सबसे पहले ये आपका फ्लटर फ्लो है, वो एक तरह से लो कोड और नो कोड ऐप बिल्डर है। अब मैं 2 चीज़ बोल रहा हूँ, आप ध्यान देना, नो कोड और लो कोड। इसमें अंतर क्या होता है? लो कोड का मतलब होता है कि आपको कई सारी चीज़ें विज़ुअल डेवलपमेंट कर लेते हो, ठीक है? विज़ुअल डेवलपमेंट करते हो, मतलब जैसे देखो आप नीचे यहाँ पे, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है? लेकिन लो कोड में एक चीज़ और होता है कि आप कस्टम कोड भी कर लेते हो, ठीक? जैसे कस्टम कोड का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखो आप कस्टम कोड कर रहे हो, मतलब आपको एक तरह से विज़ुअल डिज़ाइन भी कर रहे हो और साथ-साथ में आपने कस्टम कोड भी रखा हुआ है। आप कोड भी लिख रहे हो, तो इसलिए बोलते हैं लो कोड, ठीक? अब नो कोड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अगर आपके ऐप में बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं चाहिए, तो आप सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐप को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक? तो मैं बोलता हूँ कि फ्लटर फ्लो जो है आपका, वो एक तरह से लो कोड और नो कोड ऐप बिल्डर है। ऐप बिल्डर नहीं मतलब बिल्डर है, ठीक है? ऐप बिल्डर मैं किस इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें वेब भी डिज़ाइन होता है। हमारा इसमें सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन होते हैं जो कि विंडोज़ पे भी चलते हैं, मैक ओएस पे भी चलते हैं। तो एक तरह से फ्लटर फ्लो जो है आपका वो एक हाइब्रिड डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म है जो ब्राउज़र के ऊपर चलता है, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐप बना सकते हो, ठीक है? समझ में आया फ्लटर फ्लो क्या है? और फ्लटर फ्लो काम कैसे करता है? जैसे देखो आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे होगे कि सिर्फ़ हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, राइट? देखो जैसे यहाँ पे एलेक्स ने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देखो एंड्रयू ने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक? बस आपको ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे आपने पेंट यूज़ किया होगा ना बचपन में, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है? जैसे आपने फिग्मा यूज़ किया होगा, बिल्कुल वैसे ही है, बस आपको उठा के एलिमेंट्स को रखना है कैनवास में और जो इसका कोड होगा, वो पीछे जनरेट हो जाएगा, ठीक? तो ये हमारा एक तरह से जो हमारा होम पेज था, उसमें यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। थोड़ा-सा नीचे आते हैं, नीचे में आएँगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रस्टेड बाय यूज़र, मतलब इतने यूज़र्स ने इसको ट्रस्ट किया है, जैसे गूगल का भी है, क्योंकि जो फ्लटर है ना आपका, वो एक तरह से गूगल का फ्रेमवर्क है। 1 मिनट मैं आपको थोड़ा-सा और कन्फर्म कर दूँ कि फ्लटर फ्लो काम किस पे करता है, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो आपका फ्लटर फ्लो है, वो आपके फ्लटर फ्रेमवर्क के ऊपर काम करता है। अगर आपने फ्लटर पहले नहीं सुना हो कभी, तो मैं थोड़ा-सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ, कि जो आपका फ्लटर है ना, वो एक तरह से हाइब्रिड फ्रेमवर्क है, जिसका यूज़ आप कर सकते हो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। मतलब एक कोड लिखोगे आप, एक प्लेटफ़ॉर्म का कोड लिखोगे, वो कोड सभी प्लेटफ़ॉर्म पे रन करेगा। ठीक है? मतलब आपने सिर्फ़ अगर एंड्रॉयड के लिए कोड लिखा है, तो वो जो कोड होगा, वो आपका आईओएस पे भी रन करेगा, वो आपका मैकओएस पे भी रन करेगा। ठीक है? तो उसी का फ्रेमवर्क का यूज़ करता है आपका फ्लटर फ्लो। और जो ये कोड जनरेट करता है, वो कोड होता है डार्ट। डार्ट क्या है? आपकी बेस लैंग्वेज है फ्लटर की। ठीक है? ये तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हो गया आपके फ्लटर के बारे में। लेकिन अगर आप बिल्कुल लो कोड जाना चाहते हो, तो आप फ्लटर फ्लो का यूज़ कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके पहले फ्लटर सीखो, डार्ट सीखो, ये सारी चीज़ें। आप अगर बिल्कुल नए हो तो आप इसको सीख सकते हो, ठीक है? थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे नो कोड इज़ प्रो कोड पावर, ठीक है? इसने अपना टैगलाइन डाला हुआ है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा-सा। बिल्ड यूआई एंड लॉजिक विज़ुअली। इसमें जो बताया जा रहा है ये कहता है कि जो आपका यूआई है, आप उसको देख के बिल्ड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, तो सेम चीज़ वही है। आप इसमें लॉजिक भी बिल्ड कर सकते हो। देन नीचे आते हैं इंटीग्रेटेड लॉजिक एंड कनेक्शंस। अगर आपके ऐप में कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है या तो फिर आपको बैकएंड ऐड करना है, तो आप यहाँ पे उसे भी विजुअली कर सकते हो। ठीक? देन आता है आपका बिल्ड रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन, मतलब जो आपका एप्लीकेशन होगा वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऐप है, वो सिर्फ़ ऐप फ़ोन पे दिखे, तो आप फ़ोन का भी साइज़ डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ़ वेब पे दिखे, तो वेब का भी साइज़ डिज़ाइन कर सकते हो आप, एक ही डिज़ाइन में। देखिए जैसे यहाँ पे अभी देखो इन्होंने ये चेंज करेंगे, साइड में देखना आप ध्यान से। ये देखो डिज़ाइनर्स ने इसको चेंज किया आईफ़ोन प्रो पे, ठीक है? तो ये जो साइज़ है इसकी वो चेंज हो गई। तो इस तरह से आपका जो फ्लटर फ्लो है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी देता है, ठीक? अब नीचे आते हैं थोड़ा-सा कस्टमाइज़ एवरीथिंग। जो मुझे सबसे प्यारा फीचर लगा फ्लटर फ्लो का वो यही है कि आप जो है फ्लटर फ्लो के अंदर किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें कोई वेंडर लॉकिंग नहीं है, मतलब वेंडर लॉकिंग का मतलब होता है जैसे कई बिल्डर्स क्या करते हैं कि कोड को लॉक कर देते हैं कि आप अगर इस चीज़ को चेंज कर दिए तो आपका कोड जो है वो रिवर्ट हो जाएगा या तो वो कोड काम नहीं करेगा, ठीक? लेकिन आपका जो फ्लटर फ्लो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। आप इसके कोड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और साथ-साथ में आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है? साइड में देखते हैं यहाँ पे हैंडल कॉम्प्लेक्स लॉजिक विज़ुअली, मतलब आपके ऐप में अगर कई सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगे हुए हैं तो आप उसे विज़ुअली डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? अनलिमिटेड कोड
पॉसिबिलिटीज़, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतना ही कोड सिर्फ़ ऐड करो, आप इसमें अनलिमिटेड कोड ऐड कर सकते हो। देन लोकलाइज़ेशन आता है, लोकलाइज़ेशन का मतलब होता है कि आपका जो ट्रांसलेशन होता है ना, अगर आप कोड लिख के कर रहे हो तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि सिर्फ़ जो ट्रांसलेट करना है अपने ऐप को, वो सीधे आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है? गूगल ट्रांसलेट इसमें यूज़ होता है। देन नीचे आते हैं, बिल्ड वन्स डिप्लॉय एवरीवेयर, मतलब आपको एक बार बिल्ड करना है, आप उसे कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, चाहे आपका फ़ोन हो, आईपैड हो या तो फिर आपका मतलब वेब हो, ठीक? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं और ये थोड़ा-सा डेमो है। आप अगर देखना चाह रहे हो फ्लटर फ्लो में कैसे ऐप डेवलप होते हैं या तो फिर किस तरह से कैसे-कैसे ऐप डेवलप हुए हैं, तो आप यहाँ पे डेमो पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है? नीचे आते हैं और नीचे अभी कुछ है नहीं, थोड़ा-सा अब चलते हैं ऊपर। अब आते हैं सिर्फ़ फीचर्स में, ठीक है? तो फीचर्स में हम लोग इसका देखेंगे कि फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर आता है, वो ये है आपका एनिमेशन का। आपकी ऐप में देखो जैसे इस तरह यहाँ पे लोडिंग का दिख रहा है आपको, तो अगर आपको इस तरह से एनिमेशंस ऐड करने हैं, तो इसमें एक फीचर होता है फ्लटर फ्लो में, जहाँ पे आप एनिमेशंस ऐड कर सकते हो, ठीक है? देन आता है पुश नोटिफ़िकेशंस, अगर आपके यूज़र को कुछ नोटिफ़िकेशन भेजना है, तो आप फ्लटर फ्लो में आके नोटिफ़िकेशंस भी पुश कर सकते हो। देन आपका जो थर्ड फीचर है, वो आता है आपका है लाइट एंड डार्क मोड का, मतलब अगर आपको चेंज करना है अपने ऐप को लाइट और डार्क मोड में, तो आप सिंपल एक सिंगल क्लिक पे एक एक्शन बना के चेंज कर सकते हो। देन आता है चैट एंड ग्रुप चैट। अगर आपके पास कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो जहाँ पे आपको चैट और ग्रुप चैट की ज़रूरत है, तो आप इस फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? देन आता है आपका बिल्ड कोलैबोरेटली, मतलब आप अगर टीम के साथ काम कर रहे हो, तो एक के साथ कई सारे यूज़र्स इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट का लिंक। टीम्स मोड है, मतलब 2-3 लोग एक ही पेज पे काम कर सकते हैं। देन आता है वर्ज़न कंट्रोल, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर है वर्ज़न कंट्रोल। इसमें ये होता है कि आप जब भी कुछ डिज़ाइन करते हो तो उसका 10 मिनट बाद वो सेव कर लेगा, ठीक है? जिससे कि अगर आपके डिज़ाइन में कभी भी कोई चेंज हुआ रहेगा या तो कुछ एरर आ गया और आपको देखना है कि यार पुराना वाला एरर क्या, मतलब पुराना वाला जो ऐप चल रहा था सही से, वो कैसे चल रहा था, तो आप इसमें वर्ज़न कंट्रोल में जाके आप चेक कर सकते हो कि जो आपका ऐप है, वो कहाँ पे इश्यू आया है, वो कहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? देन आते हैं हम लोग अपने एक्सपोर्ट क्लीन कोड में, मतलब जो आपका ये ऐप है, जो अभी आप इसमें डिज़ाइन करोगे, उसका आप क्लीन कोड जो होता है, मतलब जो कोड होता है, आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कोई वेंडर लॉकिंग नहीं है, मतलब आपका इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप कोड देख लो, आप इसको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप इसमें चेंज भी कर सकते हो। ईज़िली मैनेज एंड डिज़ाइन सिस्टम, मतलब इसमें टॉपोग्राफ़िक का एक थोड़ा-सा अलग सेक्शन बना के रखा रहता है, जिससे कि आपका जो ऐप है, उसमें आपको बार-बार फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट थीम ये सारी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह पे आप जाओगे, वहाँ पे जो भी ऐप का फ़ॉन्ट साइज़ होगा, फ़ॉन्ट थीम होगा, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी, ठीक है? देन आता है मैनेज थीम कलर। जैसे देखो आपके ऐप में कई सारे कलर्स होते हैं, तो उसे भी आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। देन आते हैं एटॉमिक लेवल स्टाइलिंग, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो कुछ-कुछ डिज़ाइन्स हैं, जैसे आपका टेक्स्ट का डिज़ाइन हो गया, आपके बटन का डिज़ाइन हो गया, आपके इमेज का डिज़ाइन हो, वो हर जगह पे सेम रहे, ठीक है? सेम रहेगा मतलब सेम रहे, लेकिन वो हर जगह यूज़ हो रहा है। मतलब एक तरह से आप रीयूज़ेबिलिटी इसमें ला रहे हो, ठीक है? रीयूज़ करना चाह रहे हो एक ही डिज़ाइन को बार-बार, तो आप इसमें एक एटॉमिक लेवल स्टाइलिंग कर सकते हो कि ये जो हमारा जो ऐप है, मतलब ये वाला जो विजेट है या ये वाला जो एलिमेंट है, उसे हम ये वाला डिज़ाइन दे देंगे, जिसको कि हम लोग हर जगह पे यूज़ करेंगे, ठीक है? देन आता है सेव एंड शेयर डिज़ाइन लाइब्रेरीज़, मतलब आप इसमें काम मतलब सेव भी कर सकते हो आप डिज़ाइन लाइब्रेरीज़ को। मतलब एक तरह से ये ऐसा है कि जैसे आपने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है? जैसे आपने स्टाइलिंग दे दी, आपने टाइपोग्राफी दे दी, आपने थीम कलर भी चूज़ कर लिया, तो आप उसे सेव करके और डिज़ाइन लाइब्रेरीज़ को शेयर भी कर सकते हो, ठीक? शेयर का मतलब आप कई सारे ऐप्स में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक? अब थोड़ा नीचे आते हैं, अब इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से कौन-कौन से मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको फ्लटर प्रो में मिलते हैं। सबसे पहला आता है आपका फायरबेस। जो आपका फायरबेस होता है, वो बेसिकली आपका डाटाबेस और ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। डाटाबेस का मतलब जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होगा, और ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है यूज़र का साइन अप, रजिस्टर करना, सारा चीज़ फायरबेस मैनेज करेगा। देन आता है आपका गूगल मैप। गूगल मैप में आप लोकेशन दिखा सकते हो यूज़र का, लोकेशन के बेसिस पे आप डाटा फ़िल्टर करा सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं गूगल मैप में।
ठीक है? उसके बाद आता है कोड मैजिक। कोड मैजिक क्या करता है कि आपका जो ऐप है, अगर आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल हो, तो आपका जो ऐप रहेगा, उसे आप सीधे फ्लटर फ्लो से अपने ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो। ठीक है? देन आता है स्ट्राइप। अगर आपको अपने ऐप के अंदर ई-कॉमर्स फीचर डालने हैं, तो आप स्ट्राइप यूज़ कर सकते हो। देन रेवेन्यू कैट। रेवेन्यू कैट जो होता है, वो आपका इन ऐप सब्सक्रिप्शंस और परचेज़ के लिए होता है। ठीक है? देन अल्गोलिया आता है। अल्गोलिया क्या करता है कि जो आपका ऐप है, अगर उसमें आपको सर्च फंक्शनैलिटी डालनी है, सर्च फंक्शनैलिटी का मतलब जैसे आपको ऐप के अंदर सर्च कराना है ना, जैसे कई सारे मान लो मेनूज़ हैं, कई सारे हैं, उसमें आपको सर्च करना है कि ये वाला फूड कहाँ पे है, ये वाला आर्टिकल कहाँ पे रखा है, तो वो जो सर्च वाला फंक्शनैलिटी होता है, उसको आप एल्गोलिया से मैनेज कर सकते हो। देन आता है आपका ओपन एआई। ओपन एआई का यहाँ बहुत अच्छा यूज़ हुआ है कोड जनरेट करने में। मतलब अगर आप नॉन टेक्निकल हो, आपको कोड नहीं आता, तो आप एआई को बताओ कि मुझे ये वाला कोड चाहिए, मुझे अपने ऐप में ये वाला फीचर ऐड करना है। जैसे मान लो मुझे क्या करना है कि मुझे एक तरह से करेंसी कन्वर्टर बनाना है, ठीक है? तो आप न ओपन एआई से बोलो कोड में लिख के कि आई हैव टू क्रिएट अ करेंसी कन्वर्टर ऐप, क्रिएट कस्टम कोड फॉर इट। तो वो क्या करेगा, कोड आपका क्रिएट कर देगा, ठीक है? देन आते हैं सुपाबेस। सुपाबेस एक तरह से आपका डाटा टेबल एसक्यूएल बेस्ड डाटाबेस है, जहाँ पे आप रो और कॉलम में डाटा सेव करते हो, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप फायरबेस यूज़ किया करो। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंसी चाहिए, तो आप सुपाबेस पे जाओ। इसमें आप हर एक कॉलम्स को मतलब हर एक कॉलम्स को कंट्रोल कर सकते हो, साथ-साथ में उसे मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है? देन आता है गिटहब। अब गिटहब का सबसे बड़ा यूज़ यहाँ पे इसलिए होता है कि जो भी आप कोड लिखते हो ना, उसे आप अपने रिपॉज़िटरी में सेव कर सकते हो। जिससे कि फ्यूचर में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े कोड का, तो आपको बार-बार फ्लटरफ्लो पे आने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधे वहाँ से जाके कोड डाउनलोड करके उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है? देन आते हैं कोड प्लेटफ़ॉर्म फीचर, मतलब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म फीचर जो कि सभी में होते हैं। जैसे होता है रेस्पॉन्सिव ऐप डिज़ाइन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मतलब अगर आप फ़ोन पे चला रहे हो या कि जो आपका ऐप है वो वेब पे चल रहा है, तो उस तरह से अपने जो आपका ऐप है, उस तरह से अपने डिज़ाइन को सेट कर ले। ठीक है? स्टोरी बोर्डिंग मतलब होता है एक तरह से आवर न्यू स्टोरी बोर्डिंग विल अलाउ यू टू विजुअलाइज़ द डिज़ाइन एंड नेविगेटिंग योर एंटायर एप्लीकेशन। स्टोरी बोर्ड का मतलब होता है एक तरह से आपने फिग्मा में देखा होगा, जब आप स्टोरी बोर्ड पे क्लिक करते हो तो आपका जो नेविगेशन होता है ना, मतलब ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज बी से कनेक्ट है, फिर पेज बी पेज सी से कनेक्ट है, वो सारी चीज़ें लाइन बना के वहाँ पे दिखा देता है। ठीक है? और ये सारे फीचर जो हैं वो नए फीचर्स हैं। देन आता है आपका वेब डेवलपमेंट, मतलब अगर आपको वेब डेवलप करना है, वेब ऐप डेवलप करना है, तो आप फ्लटर फ्लो पे उसे कर सकते हो। देन है आपका रेज़र पे। रेज़र पे मतलब आप अब इंडियन पेमेंट गेटवेज़ का यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक ई-कॉमर्स ऐप बनाना है तो। देन आपका है सुपाबेस ऑथ। आप सुपाबेस के अंदर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो, जिस तरह से आप फायरबेस में ऑथेंटिकेशन करते थे। एडिट मल्टीपल विजेट साइमल्टेनियसली, मतलब आप मल्टीपल विजेट को मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ एडिट कर सकते हो सेलेक्ट ऑल करके। ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और रीयूज़बिलिटी जिसको बोलते हैं, वो भी ज़्यादा रहेगी इसमें। देन ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, जैसे मैंने आपको शुरू-शुरू में दिखाया था कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐप को डेवलप कर सकते हो। देन प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी होते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो कि पहले से डिज़ाइन्ड होते हैं, आप सिर्फ़ उसको अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर लोगे, वो चीज़ काम करना शुरू कर देगा। रन एंड टेस्ट योर ऐप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए कि आप जो अपना ऐप बना रहे हो, उसे रन करके चेक कर लो कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन आता है आपका फायरबेस कंटेंट मैनेजर। फायरबेस कंटेंट मैनेजर क्या करता है कि अगर आपको ऐप में कुछ चेंज करना है, मतलब सॉरी ऐप कह रहा हूँ, मतलब डाटाबेस में कुछ चेंज करना है, तो आप विज़ुअली चेंज कर सकते हो उसको, ठीक? देन कमेंटिंग इन प्रोजेक्ट, मतलब आपके प्रोजेक्ट में अगर 5-6 लोग काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप एट द रेट लिख करके कमेंट करवा सकते हो कि ये चीज़ जो है, वो किसका है और बी वाली चीज़ किसकी है, मतलब एक तरह से आप कमेंट कर सकते हो, ऐसे समझो, ठीक है? देन आते हैं डेवलपमेंट एंड टीम फीचर। डेवलपमेंट और टीम फीचर में क्या है, आप इम्पोर्ट एपीआई डेफिनिशंस, मतलब आप स्वैगर या ओपन एपीआई डेफिनिशंस को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो फ्लटरफ्लो के प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे क्या होगा कि आपको कई सारे एपीआईज़ को बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक? रियल टाइम कोलैबोरेशन भी आ गया है, मतलब आप रियल टाइम एक से ज़्यादा यूज़र के साथ काम कर सकते हो। देन आपका आता है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी ऐप के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ होती है। इसलिए जो आपका फ्लटर फ्लो है उसमें स्टेट मैनेजमेंट भी इंटीग्रेट किया हुआ है, जिससे कि आप यूज़र का स्टेट मैनेज कर सकते हो। मतलब कि वो लॉग्ड इन है या नहीं है, या तो फिर आपको कुछ कैचे में सेव कराना है, तो आप ऐसे सेव करा सकते हो।
देन आपका आता है फायरबेस इंटीग्रेशन, जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया था कि आप इसमें फायरबेस इंटीग्रेट कर सकते हो। देन कस्टम विजेट है। कस्टम विजेट मतलब आपको अगर खुद से विजेट बनाना है कोई जो कि फ्लटर फ्लो में नहीं है, तो आप खुद से कोड करके विजेट बना सकते हो। देन कस्टम फंक्शंस आते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो फ्लटर फ्लो में नहीं है अभी, तो आप उसे कस्टम कोड कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब आते हैं इसके प्राइसिंग पे। प्राइसिंग में जो है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल प्राइसिंग है क्योंकि बबल तो बहुत ज़्यादा महँगा है, लेकिन जो हमारा फ्लटर फ्लो है, वो काफ़ी कम प्राइसिंग पे है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपका जो फ्री होगा उसमें आप 100 पेज ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएँगे आपको, बिल्ड मोबाइल वेब ऐप, एपीआई डाटा इंटीग्रेट कर सकते हो और वेब पब्लिशिंग कर सकते हो, ठीक है? जो आपकी आपका फ्री है। फिर अगर आप 900 पे जाते हो, तो 900 पे जो फ्री वाले फीचर्स जो इतने आपको दिख रहे हैं, वो सारे फीचर्स इसमें रहेंगे। साथ-साथ में आप क्या कर सकते हो, कोड डाउनलोड कर सकते हो, एपीके डाउनलोड कर सकते हो उसका, कस्टम डोमेन वेब पब्लिशिंग कर सकते हो। मतलब अपना जो वेब ऐप है, उसे कस्टम डोमेन पे पब्लिश कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रो पे जाओगे तो प्रो में आपको क्या होगा, स्टैंडर्ड फीचर मतलब ये जो हमारा फीचर है प्लस फ्री फीचर, ये दोनों मिला के सोर्स रिपॉजिटरी इंटीग्रेशन कर सकते हो, मतलब गिटहब का इंटीग्रेशन कर सकते हो आप यहाँ पे। वन क्लिक लोकलाइजेशन भी कर सकते हो, मतलब अगर आपके ऐप को कई सारी भाषा में यूज़र्स देख रहे हैं तो आप कई सारी भाषाओं को एक ही बार में इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है? गिटहब का इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, वन क्लिक ऐप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, मतलब आप कोड मैजिक का यूज़ करके फ्लटर फ्लो से ही अपने ऐप को ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपका आता है टीम्स वाला। टीम्स वाला भी सेम है, बस आपको यहाँ पे सीट ऐड करनी रहती है, ठीक? इसमें क्या होता है, प्रो फीचर तो आपके रहते ही हैं, साथ-साथ में रियल टाइम कोलैबोरेशन भी आ जाता है। रियल टाइम कोलैबोरेशन का मतलब एक ऐप के ऊपर कई सारे लोग काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लेवल एक्सेस कंट्रोल आ जाता है, मतलब ये वाला जो मतलब मान लो आपके पास 5 प्रोजेक्ट है, तो आप उसमें एक्सेस दे सकते हो कि किस प्रोजेक्ट को कौन-सा टीम मेंबर एक्सेस कर सकता है, ठीक? देन 7 डे ऑडिट लॉग रहता है, मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं आपके ऐप के अंदर, उसको आप देख सकते हो, ठीक है? सेंट्रलाइज़्ड बिलिंग रहता है, मतलब एक बंदे को बिल करना रहेगा, बाकी सारे लोग यूज़ करते रहेंगे उसको, ठीक है? तो कुछ इस तरह से है कि लेकिन एक तरह आप देखो कि आपका जो फ्लटर फ्लो है ना, वो ज़्यादा महँगा नहीं है, ठीक? अगर आप सीखना चाह रहे हो तो आप शुरू-शुरू में फ्री में डिज़ाइन कर लो पूरा ऐप, उसके बाद अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो फिर आप प्रो वर्ज़न लेके आप नॉर्मली एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये तो हो गया आपके फ्लटर फ्लो के बारे में, ठीक है? अब इसमें ऐप कैसे क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो सीधे क्लिक करना है हमें स्टार्ट फॉर फ्री पे, ठीक? यहाँ पे अगर आप पहली बार साइन इन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आप गूगल से कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट से कर सकते हो, चाहे तो आप अपना ईमेल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे सीधे आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे, तो आपका जो अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक? अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है, तो आप यहाँ पे सीधे लॉगिन पे क्लिक करके उस अकाउंट में लॉगिन हो सकते हो, ठीक है? अब मेरे पास पहले से अकाउंट था लॉग्ड इन, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे, वैसे ही आपको ये चीज़ दिखेगा, ठीक? अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो जैसे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है अभी फ़िलहाल में इस टैग के अंदर, तो यहाँ पे मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आपके पास प्रोजेक्ट होंगे, तो कुछ इस तरह से दिखाएगा आपको, ठीक है? तो करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे साइड में कई सारी चीज़ें दिख रही हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या है। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे। उसके बाद आता है आपका माय ऑर्गनाइज़ेशन। माय ऑर्गनाइज़ेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास टीम्स हैं, तो आप टीम को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसमें। जैसे टीम कोड लाइब्रेरी शेयर कर सकते हो, ठीक है? जो भी कस्टम कोड होगा सब यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में पड़े रहेंगे। टीम मीडिया एसेट्स शेयर कर सकते हो कि अगर आपके टीम के पास कई सारे मीडियाज़ हैं जिनको आप हर प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हो, ठीक है? और टीम डिज़ाइन लाइब्रेरी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टाइपोग्राफी हो गया, थीम हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको सभी ऐप्स के अंदर शेयर करनी है या तो सिलेक्टिव ऐप के अंदर शेयर करनी है। सिलेक्टिव ऐप का मतलब आप चाहते हो कि 10 ऐप में ना हो, 5 ऐप में हो, 2 ऐप में हो, तो आप उसको कस्टम तरह से उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक? देन आता है आपका टीम एपीआई लाइब्रेरी, मतलब यहाँ पे अपना एपीआई लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो जिसमें कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जो भी एपीआई रखोगे वो हर प्रोजेक्ट के अंदर चली जाएगी, आप उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? देन आता है आपका मार्केट प्लेस। अगर आपको कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स परचेज़ करने हैं या प्री बिल्ट कोड परचेज़ करना है, तो आप यहाँ से मार्केट प्लेस से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? अब इसमें आते हैं प्रोजेक्ट में और यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, जैसे मान लो अगर आप नए-नए हो तो अभी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट फॉर लर्निंग, ठीक है? यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक।
ठीक है? जो आपका प्रोजेक्ट हो गया था वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आएगा वेलकम टू फ्लटर फ्लो, ये थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन देगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे तो ये बताएगा कि कैसे-कैसे ऐप क्रिएट करना है और अपना जो ट्यूटोरियल है टूर ऑफ फ्लटर फ्लो, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप सीधे करो स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है? आप स्टार्ट बिल्डिंग करोगे तो जो आपका ऐप है, वो यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने जो ऐप होंगे, उसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब इसमें आपको कई सारे चीज़ दिख रही होंगी, तो एक-एक करके सारी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर देखोगे, यहाँ जो आपका हेडर है, उसमें कई सारे टूल्स दिए हुए हैं, वो क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो, तो आप सीधे होम पेज पे चले जाओगे, ठीक है? आप अगर यहाँ पे थोड़ा-सा हॉवर करोगे माउस को, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा, प्रोजेक्ट का आईडी दिखेगा। उसके बाद फ्लटरफ्लो कौन से वर्ज़न में है और कब रिलीज़ हुआ था, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी और साथ-साथ में आप देखोगे जो आपका फ्लटर फ्रेमवर्क है ना, उसका भी वर्ज़न यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है? देन यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपका हेल्प मेन्यू है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स सर्च कर सकते हो, फ्लटरफ्लो कम्युनिटी जॉइन कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, बग रिपोर्ट है, ट्यूटोरियल्स है, एफएक्यूज़ एंड डॉक्स हैं और व्हाट्स न्यू और करंट स्टेटस भी देख सकते हो कि आपका जो फ्लटरफ्लो है, उसमें उसका स्टेटस क्या है, मतलब सर्वर डाउन तो नहीं है या तो कुछ एलिमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो आपको ये हाइड चैट है ना, ये वाला जो चैट है आपका, उसे आप यहाँ पे क्लिक करके हाइड करा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ हाइड चैट तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है? देन यहाँ पे आते हैं, ये कीबोर्ड का शॉर्टकट्स हैं, अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करना जानते हो और चाहते हो कि शॉर्टकट से सारा काम हो जाए, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? देन यहाँ पे सर्च करना है, अगर आपको फ्लटरफ्लो के अंदर ही सर्च कराना है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे आपको कंटेनर यूज़ करना है, ठीक है? सॉरी कंटेनर कह रहा हूँ, मतलब ऐसे मान लो आपको यहाँ पे डुप्लिकेट करना है किसी पेज को, तो डुप्लिकेट कर सकते हो यहाँ से, डुप्लिकेट पेज, डुप्लिकेट विजेट, ठीक? देन यहाँ पे आता है आपका रेस्पॉन्सिव साइज़, मतलब ये आपका फ़ोन का है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो और आपको यहाँ पे दिखेगा कई सारे फ़ोन्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे और अगर मैं आईफ़ोन 14 प्रो पे क्लिक करता हूँ, तो उसका साइज़ एडजस्ट कर लेगा। आईफ़ोन 14 प्रो के साइज़ के हिसाब से प्रो मैक्स में कर लेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे साइज़ेस चेंज चेंज कर सकते हो अपने फ़ोन के, जो आपका ये डिवाइस दिख रहा है, उसकी साइज़ चेंज हो जाएगी यहाँ से। देन ये जो आपका है, उसके बगल में ये है टैबलेट, ठीक है? जो भी आपकी टैबलेट की साइज़ेज़ होती हैं, सब यहाँ पे आ जाएँगी, जैसे आपका आईपैड प्रो है। उसके बाद नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपका है डिवाइस ओरिएंटेशन। डिवाइस ओरिएंटेशन मतलब आपका जो डिवाइस है, वो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, वो भी चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक? देन आता है आपका पीसी। इसका हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हम लोग को कोई वेब ऐप डिज़ाइन करना रहता है, ठीक? तो यहाँ पे आपको कई सारे वेब ऐप्स के साइज़ेज़ मिल जाएँगे, जैसे आपका 2K मॉनिटर्स हो गए, ठीक है? 2K के बाद 4K मॉनिटर्स हो गए, ठीक है? आप एक चीज़ और देखो यहाँ पे मैकबुक प्रो एयर 13 भी है, जिसका जो साइज़ है वो इस तरह से है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपको ऐप डेवलपमेंट करना है। अगर आपको फ़ोन में करना है तो फ़ोन का कर लो, अगर आईपैड का करना है तो आईपैड चूज़ कर लो, नहीं तो आपको अगर वेबसाइट का करना है तो यहाँ पे वेब का चूज़ कर सकते हो। और इससे बाद भी आपको एक फीचर मिलता है, यहाँ पे जब क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे अपने हिसाब से साइज़ और विड्थ दे सकते हो, ठीक है? जैसे मान लो मैं अगर 900 रख दूँ और विड्थ कर दूँ 800, तो ये आपका अपने आप साइज़िंग हो जाएगी इसकी। मैं 800 करता हूँ इसको, 800 इंटू 800 करता हूँ, ये देखो आपका साइज़ अपने आप इसने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है? उसके बाद आते हैं अपने वर्ज़न पे। देखो अभी आपको V1 दिख रहा होगा, तो मर्जब मतलब जो है हमारा कि हम लोग के पास यहाँ पे वर्ज़न कंट्रोल भी है। अगर मैं वर्ज़न सेव करता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो हमें यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, जैसे टेस्ट फॉर वर्ज़न 2 सेव वर्ज़न करता हूँ, तो जो हमारा वर्ज़न 1 था वो सेव हो गया, अब हम लोग वर्ज़न 2 पे काम कर रहे हैं। मान लो जैसे हमें यहाँ पे एक टेस्ट रखा हमने, ठीक है? इसको हमने सेव कर दिया वर्ज़न 3 के नाम से, मैंने वर्ज़न सेव 2 सेव किया, अब आते हैं वर्ज़न 3 पे, टेस्ट वर्ज़न 3। अब हमारा जो था वो वर्ज़न 3 चल रहा है, ठीक? अगर हम लोग को अब पीछे जाना है, मान लो हमने ये हटा दिया, ठीक है? और सेव कर दिया हमने हटाने के बाद। देन अगर मान लो हमें जाना है अब वर्ज़न 2 पे, तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे यहाँ पे पीक कर सकते हो। पीक करने का मतलब आप देख सकते हो कि सेकंड वाले वर्ज़न में क्या था, ठीक है? ये देखो सेकंड वाले वर्ज़न में ये चीज़ थी यहाँ पे, लेकिन आप इसको एडिट नहीं कर सकते, बस यही चीज़ आपका थोड़ा-सा अभी कम है इसमें। आप नहीं तो पीक वर्ज़न में आपको एडिट करना है अगर, तो आप सीधे यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे अगर आप पीक वर्ज़न हम लोग एडिट कर सकते थे, तो हम लोग क्या करते कि सीधे इसको कॉपी कर लेते। कॉपी करने के बाद सीधे यहाँ पे आके इसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अलाउ कर देना, यहाँ पे आपका ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक? अगर आपको पुराने वर्ज़न में वापस जाना है, तो आप सीधे कर लो यहाँ पे रिस्टोर, ठीक है? जिससे ये होगा कि आपका जो पुराना वाला वर्ज़न है, वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है?
देन यहाँ पे आता है स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स जो होते हैं वो हर 10 मिनट में सेव होते रहेंगे, जिससे कि आपको चेंजेस करने में या तो कोई चेंज कर दिया आपने और फ्यूचर में आपका एरर आने लगा तो आप यहाँ स्नैपशॉट देख के चेंजेस कर सकते हो। ये देखो आपका सॉरी ये 10 मिनट में सेव नहीं होता है, ये मतलब हर मोमेंट पे सेव होता रहता है। तो आप यहाँ पे पिक कर सकते हो इसको भी कि चेंजेस क्या थे 1 मिनट पहले और मोमेंट एगो का जो चेंज था वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। चाहो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो 3 मिनट पहले का क्या चेंजेस था, वो सारी चीज़ें, ठीक है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे पिक करता हूँ 3 मिनट पहले का, तो 3 मिनट पहले का अगर मैं करूँगा यहाँ पे पिक करके देखूँगा, तो हमारे पास फ़ोन दिख रहा था, ठीक है? हमने वेब चूज़ नहीं किया था यहाँ से, ठीक? तो इस तरह से आप वर्ज़न कंट्रोल देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है कमेंट करने का, अगर आपको कमेंट ऐड करना है तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ कमेंट, कमेंट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो हमारा जो कमेंट था वो ऐड हो गया है। उसके बाद साथ-साथ में आता है सिलेक्टेड कमेंट, असाइन्ड कमेंट और रिज़ॉल्व्ड। मतलब अगर मान लो आपका ये रिज़ॉल्व हो गया, यस करते हैं तो ये रिज़ॉल्व में चला जाएगा, मतलब जो आपका ये कमेंट है वो रिज़ॉल्व हो चुका है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो आपका मतलब मेन्यू है, ये आपका शो करता है कि आपके ऐप में कुछ ऑप्टिमाइज़ेशंस का इश्यू आ सकता है या कुछ यूआई एनहांसमेंट करना है, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ दिखा देगा, ठीक है? मतलब ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब होता है आपने मान लो कई सारे कॉलम्स यूज़ कर लिए, कई सारे रोज़ यूज़ कर लिए, तो हो सकता है कि आपका यूएक्स खराब हो जाए, यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो जाए, तो वो अपने आप यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है कि ये चीज़ आप चेंज करोगे तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया आपका। उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें अगर कोई इश्यूज़ आएगा या कोई वार्निंग आएगी तो आपको यहाँ पे दिखेगी वो सारी चीज़ें। देन यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपका ब्रांचिंग का फीचर है। ब्रांचिंग का फीचर होता है मतलब आप कई सारे ब्रांच बना के काम कर सकते हो। मान लो मैंने एक फीचर बनाया, जहाँ पे मैंने टू डू ऐप में टेक्स्ट एडिटर को ऐड कर दिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हम ब्रांच दूसरा बनाएँगे जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एडिटर को और एनहांस करेंगे, ठीक? हमने 2 ब्रांच बना लिया, मतलब अब ब्रांच 1 पे काम नहीं हो रहा, ब्रांच 2 पे काम हो रहा है, ठीक है? जो भी चेंज होगा वो ब्रांच 2 पे होगा। बाद में हम दोनों ब्रांच को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ हमारे ब्रांच क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे सीधे, क्रिएट न्यू ब्रांच, ब्रांच का नाम ले लेता हूँ, मान लो टेस्ट, क्रिएट ब्रांच करता हूँ, ठीक है? ये जो आपका टेस्ट वाला ब्रांच था वो क्रिएट हो रहा है। आप यहाँ पे देखोगे हम लोग अब किस ब्रांच में काम कर रहे हैं, टेस्ट वाले ब्रांच में काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मान लो हमारा जो हेलो वर्ल्ड है, इस पे मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक? और सेव करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं ब्रांच अगर मर्ज करूँ, मर्ज टेस्ट इनटू मेन, ठीक है? यहाँ पे क्लिक कर दिया, मर्ज टेस्ट इनटू मेन, सेटिंग अप मर्ज कर रहा है, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। जब आप ब्रांच मर्ज कर लोगे तो कुछ इस तरह से दिखाएगा कि अगर कोई मर्ज में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है? देयर आर 0 कॉन्फ्लिक्ट, ठीक? अब यहाँ पे सीधे क्लिक कर लो आप मर्ज ब्रांच को, तो थोड़ा-सा टाइम लेगा ये भी। ये आपका मर्ज होने में काफ़ी टाइम ले रहा था, इसलिए मैंने क्विट कर दिया है, ठीक है? क्विट करने से फ़ायदा क्या होगा कि मैं फिर से वापस आ गया हूँ टेस्ट वाले ब्रांच पे। आप यहाँ पे क्लिक करके मर्ज टेस्ट इनटू ब्रांच कर सकते हो, ठीक है? आप उसके बाद अगर आपको ब्रांच भी चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे मेन पे क्लिक करके ब्रांच चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक? ये जो आपका मर्जिंग का है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो अगर आपको करना होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके सॉरी यहाँ वाले पे डायरेक्ट क्लिक करके आप इसको मर्ज कर सकते हो, ठीक है? अभी हम आ गए हैं अपने मेन ब्रांच पे, टेस्ट वाले ब्रांच से हट के मेन वाले ब्रांच पे आ गए हैं, ठीक है? अब इसके बगल में क्या है कि यहाँ पे डेवलपर्स मेन्यू है। डेवलपर्स मेन्यू में क्या-क्या ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे व्यू कोड का है। अगर आपको कोड व्यू करना है इस पेज का, तो आप यहाँ पे वहाँ पे क्लिक करके व्यू कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे इस पेज इसका कोड व्यू करना है, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ। इसका कोड व्यू करना है, तो यहाँ पे आपका कोड व्यू हो रहा है, ठीक है? पेज टाइटल का करना है, तो ये हमारा कोड है, ठीक? वापस आएँगे, वापस आने के बाद कनेक्ट ये गिटहब रिपॉज़िटरी अगर आपको गिटहब कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो अपना गिटहब का जो रिपॉज़िटरी का जो यूआरएल होता है, उसको देके। वैसे मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो किस तरह से आपको गिटहब कनेक्ट करना है अपने ऐप के अंदर। देन अगर आपको डाउनलोड कोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड एपीके करना है, चाहते हो कि हमारा जो एपीके है वो डाउनलोड हो जाए, तो आप यहाँ पे डाउनलोड एपीके पे क्लिक करके एपीके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद आपका अभी नया फीचर आया है फ्लटर फ्लो सीएलआई का, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट का इस फीचर है। इससे क्या होगा कि आप इसको सीधे कॉपी करके अपने टर्मिनल के अंदर जब चलाओगे इसको, टर्मिनल या वीएस कोड के अंदर जब चलाओगे इसको, तो वो जो चीज़ है वो अपने आप प्रोजेक्ट जो है आपका कोड के साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है?
अब इसके बगल में आते हैं, अगर आपको मान लो शेयर करना है तो आप यहाँ पे पब्लिक कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को। सीधे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप मेक पब्लिक पे क्लिक करके इसको कॉपी करके आप किसी भी यूज़र को भेजोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसे वो क्लोन कर सकता है, ठीक? देन यहाँ पे आता है आपका ऊपर प्रीव्यू ऐप। अगर आप चाहते हो कि हमारा ऐप कैसा दिख रहा है वो इनिशियल स्टेज पे देख देख पाना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। प्रीव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपका जो ऐप होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक? ये हो गया आपका ऐप, प्रीव्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं साइड में आपका टेस्ट मोड। अगर आप चाहते हो कि हमारा ऐप टेस्ट मोड में रन हो, जहाँ पे एक्शंस भी परफ़ॉर्म हो पाएँ और साथ-साथ में हमारा डाटाबेस कनेक्शन भी बन पाए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। वैसे एक चीज़ आपको डिफ़रेंस बतानी है कि जो आपका प्रीव्यू मोड है और जो आपका टेस्ट मोड है ना, वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अलग-अलग कैसे हैं? प्रीव्यू मोड में आपका कभी भी डाटाबेस इंटीग्रेशन नहीं चलता है, ना कि कोई एक्शन चलता है, ठीक है? लेकिन टेस्ट मोड में सारी चीज़ें चलती हैं एक्सेप्ट आपका एपीआई कॉल हो सकता है या तो फिर ऑथेंटिकेशन कॉल हो सकता है, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं वहाँ पे, ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखोगे कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिल गई, जैसे आपका फ्लटरफ्लो लोकल रन आ गया है, एक नया फीचर अभी रिसेंट में ये आया है, जहाँ पे आप फ्लटरफ्लो में लोकल रन कर सकते हो। मान लो अगर आपके पास मैकबुक है, आपके पास विंडोज़ है, तो आप यहाँ से फ्लटरफ्लो का ऐप जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप लोकल रन कर सकते हो। मतलब अगर आपके फ़ोन कनेक्ट हैं आपके डिवाइसेज़ से, तो आपका जो ऐप होगा वो सीधे आपके फ़ोन पे रन होगा। मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी फ़िलहाल के लिए इतना देखो कि इसमें फ्लटरफ्लो लोकल रन करता क्या है, ठीक है? देन यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्ज़न रन करना है, मतलब अगर प्रोजेक्ट में कई सारे वर्ज़न्स हैं, तो आप उसको वर्ज़न में रन कर सकते हो, ठीक? और यहाँ पे अगर आपको रन कराना है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर आपका जो ऐप होगा, वो बिल्ड करके रन कर देगा और टेस्ट मोड में आपका टेस्ट मोड में रन करेगा। मतलब इसमें देखो डिफ़रेंस क्या-क्या है, तीनों में बता देता हूँ दोबारा एक बार। ये जो आपका प्रीव्यू मोड है, उसमें बैकएंड कनेक्शंस नहीं बनते, उसमें एक्शंस परफ़ॉर्म नहीं होते, उसमें मतलब कोई भी ऐसा फंक्शंस परफ़ॉर्म नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो आपका टेस्ट मोड है, उसमें क्या होता है, हमारे पास 30 मिनट का टेस्ट मोड ऑन होता है, जिसमें हमारा बैकएंड परफ़ॉर्म होगा, एक्शंस परफ़ॉर्म होंगे, लोकलाइज़ेशंस परफ़ॉर्म होंगे, सारी चीज़ें परफ़ॉर्म होंगी एक्सेप्ट एपीआई कॉल। आई थिंक एपीआई कॉल होता है, बट जहाँ तक मैंने देखा है एपीआई कॉल होता नहीं सही से, तो एपीआई कॉल हो सकता है परफ़ॉर्म ना हो पाए, ठीक है? लेकिन जो आपका रन मोड है ना, वो एक तरह से पूरे ऐप को बिल्ड कर देता है, ठीक है? देन आप वो परफ़ॉर्म कराता है वेब के ऊपर। उससे क्या होता है कि जितने भी आपके एपीआई कॉल्स हो गए, चाहे आपके लोकल रन करा कस्टम कोड हो, कस्टम वेट हो, सारी चीज़ वहाँ पे वो परफ़ॉर्म होगी, ठीक? लेकिन अब जब से ये फ्लटरफ्लो का लोकल रन आया है, तब से आप इसको अपने फ़ोन में भी रन कर सकते हो, लेकिन मैं इसका प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इसका वीडियो बनाने में मेरे को, ठीक है? तो ये जो ऊपर वाला जो चीज़ था, आपका हेडर था, वो क्लियर हो गया ना आप लोग को? ठीक है। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब साइड में आते हैं, हमारा जो लेफ्ट साइड में है सबसे ज़्यादा नीचे, जहाँ पे बिल्ड और कनेक्ट लिखा हुआ है, इसमें आते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसमें कुछ मेन्यूज़ दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको आइकॉन दिखेगा विज़िट नाम से। उसके बाद आपका ये है विज़िट ट्री, देन है आपका पेजेज़ का और है स्टोरी बोर्ड का, ठीक है? तो बिल्ड में क्या है कि जितने भी आप यूआई एलिमेंट्स यूज़ करोगे, जितने भी आपका डिज़ाइन्स के लिए यूज़ होगा, वो सारी चीज़ें इस चारों में हैं, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएँगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका विज़िट ट्री दिखेगा। विज़िट ट्री मतलब जो इस वाला पेज है उसमें क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं और कैसे-कैसे इस्तेमाल हुई हैं, वो चीज़ दिखेंगी, ठीक? जैसे आपका ऐप बार के अंदर टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है, वो चीज़ आपको ऐसे दिखेगी ट्री फॉर्म में। ट्री मतलब होता है कि मतलब पैरेंट, चाइल्ड, चिल्ड्रन फिर उसके सब चाइल्ड, उसके सब चिल्ड्रन ऐसे-ऐसे करके एक ट्री फॉर्म बनता है, ठीक? यहाँ पे क्लिक करते हैं पेज सेलेक्टर में, तो जितने भी आपने पेजेज़ बना के रखे होंगे, सारे पेजेज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे। और यहाँ पे आओगे जब आप, तो ये सारे पेजेज़ दिखेंगे और यहाँ पे साथ-साथ में आपको जो कंपोनेंट्स बनाओगे, वो दिखेंगे। अब देखो कंपोनेंट्स क्या हैं फ्लटरफ्लो में, वो भी एक बार मैं क्लियर कर दूँ। कंपोनेंट्स एक तरह से छोटे एलिमेंट्स हैं, जो कि रीयूज़बिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। मतलब आप कंपोनेंट बना दो जैसे लोडिंग स्क्रीन का, तो वो लोडिंग स्क्रीन आप कहीं भी शो करा सकते हो, ठीक है? आपको बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आपको लोडिंग स्क्रीन डालना है 3 पेज में, ठीक? तो आप 3 पेज में 3 बार लोडिंग लोडिंग स्क्रीन डाल रहे हो, ठीक है? तो वो जो होगा वो क्या करेगा कि जो आपका एक तरह से जो आपका रैम साइज़ होगा उसको बढ़ा देगा क्योंकि वो 3 बार बिल्ड होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप कस्टम कंपोनेंट बनाए हो, ठीक है? कस्टम कंपोनेंट जब बना लिए हो, तो आप उसको 1 बार बनाए हो, आप उसको 3 जगह पे यूज़ कर रहे हो। आप डिफ़रेंस समझो, 3 बार बनाना और 1 बार बना के 3 जगह यूज़ करना। इससे क्या होगा कि आपका जो रैम साइज़ है, जो आपका बिल्ड साइज़ है वो भी कम होगा, ठीक है? और साथ-साथ में जो आपका यूएक्स होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो कस्टम कंपोनेंट हम तभी बनाते हैं जब हम लोग को रीयूज़ेबिलिटी का आता है, मतलब रीयूज़ेबल हम लोग को करना है किसी विज़िट को।
देन आपका यहाँ पे आता है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड में जैसे आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपका कोई एक और पेज रहता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक और पेज ऐड कर देता हूँ। वैसे रुक जाओ, पेज नहीं ऐड करता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे किस तरह से ऐड किया है मैंने। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे एक और पेज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वो कनेक्शन बना देता है कि ये वाला पेज इस वाले पेज में जा रहा है, ठीक? अब नीचे आते हैं कनेक्शंस में। इसमें सारे हमारे बैकएंड हैं, यहाँ पे हमको बैकएंड कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप फायरबेस कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स है फायरबेस की, यहाँ पे फायरबेस की कलेक्शंस मिलेंगी हमें। यहाँ पे क्लिक करके आप कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक? अब फायरबेस पे कैसे यूज़ करना है, क्या होता है, वो भी मैं आगे आने वाली सीरीज़ में आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, किस तरह से फायरबेस यूज़ करते हैं, फायरबेस क्या होता है, इसकी एक्सटेंशंस क्या-क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब इसमें आते हैं, ये हमारा डाटा टाइप हो गया। डाटा टाइप मतलब एक तरह से आप कस्टम डाटा स्कीमास बना सकते हो, ठीक है? जिसका आप यूज़ पेज स्टेट में कर सकते हो, स्टेट मैनेजमेंट के लिए कर सकते हो। डाटा टाइप आएगा, उसके बाद इनम आएगा। इनम जो आपका डाटा टाइप होता है, मैं एक बार क्लिक करके डाटा टाइप बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने टेस्ट बनाया, ठीक? ऐड फ़ील्ड करते हैं यहाँ पे टेस्ट का। डाटा टाइप क्या होगा हमारा? स्ट्रिंग हो गया। तो अब ये जो है, ये ओवरऑल सभी जो हमारे ऐप्स होंगे, जो हम लोग ऐप बना रहे हैं, उसमें ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहेगा। हम लोग जब मन करे तब इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है इनम्स। अगर हम लोग इनम्स क्रिएट करते हैं तो ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट कर देगा, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पे मान लो कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे, मान लो टेस्ट क्रिएट कर दिए। तो ये अब क्रिएटेड रहेगा हमारा पूरे ऐप के लिए, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग ऐप वैल्यूज़ में। अब इसमें जो हमारा है ऐप स्टेट है और कांस्टेंट है। ये जो हमारा स्टेट मैनेजमेंट होता है वो यहाँ से कंट्रोल होता है आपके ऐप स्टेट से और कांस्टेंट से। ऐप स्टेट क्या करता है, आपके फ़ोन में एक कैशे शेप कर लेता है, ठीक है? कैशे सेव करने के बाद वो क्या करता है, जब भी आप फ़ोन में ऐप को रन करोगे तो वो अपने आप उसी कैशे से गेट कर लेगा उस चीज़ को, ठीक? इसके बारे में एडवांस डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। देन आपका आता है एपीआई कॉल्स, यहाँ पे आप एपीआई कॉल्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका मीडिया एसेट आते हैं, मतलब जो भी प्रोजेक्ट के अंदर मीडिया यूज़ होंगी वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। देन अगर आपको कस्टम कोड करना है तो आप कस्टम कोड कर लो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे है क्लाउड फंक्शंस। क्लाउड फंक्शंस एक तरह से अगर आप अपने ऐप के अंदर एआई, एमएल का कुछ परफॉर्मेंस डालना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो उस चीज़ को, ठीक? उसके बाद आता है आपका टेस्ट। अगर कुछ टेस्ट करना है, मतलब यूज़र बिहेवियर के ऊपर कुछ टेस्ट रन करने हैं, तो टेस्ट केसेज़ आप यहाँ से रन कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका थीम सेटिंग, जहाँ पे आपको मिलेगा कलर, टाइपोग्राफी, आइकॉन, डिज़ाइन सिस्टम और थीम विज़िट, ठीक है? कलर्स में आप प्रोजेक्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हो, थीम्स को चेंज कर सकते हो, देन टाइपोग्राफी आएगा। टाइपोग्राफी में जैसे मैंने आपको बताया था शुरू-शुरू में, कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप चेंज करोगे वो इफ़ेक्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट को। मान लो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है आपको, लेटर स्पेसिंग चेंज करना है, फ़ॉन्ट वेट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप नॉर्मल तरह से चेंज कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले आपका जो फ्लटर फ्लो जब आप ओपन करोगे, जब आपका डैशबोर्ड ओपन होगा ना, तो सबसे पहला चीज़ आपको ये दिखेगा, ठीक है? ये एक तरह से हमारा जो है विज़ेट पैलेट है, ठीक? विज़ेट पैलेट मतलब जहाँ पे कई सारे विज़ेट्स रखे हुए हैं। अब विज़ेट्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा-सा उसके बारे में बता देता हूँ कि जो आपने ऐप में जो भी चीज़ें देखी होंगी, जैसे आपका इमेज हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया, आपका कलर हो गया, कंटेनर हो गया, ठीक है? ये सारी जो होती हैं वो एलिमेंट्स होती हैं, ठीक? और फ्लटर में उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं विजेट। तो ये विजेट पैलेट है जहाँ पे आपका जो भी यूज़्ड विजेट होते हैं, मतलब जितना भी विजेट इस्तेमाल होता है एक ऐप बनाने में, सारे विजेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है? अब आप इसके अंदर कई सारी चीज़ें देखोगे, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे विजेट्स दिखाएगा और यहाँ पे आएगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आप ऐप में बनाते हो, ठीक है? ऐप के अंदर बनाते हो कि उसको आप बार-बार यूज़ कर पाओ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाया, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि यार कंटेनर तो हमारा हर जगह यूज़ हो रहा है, तो क्यों ना हम एक कस्टम कंपोनेंट बना दें, मतलब जो हमारा एक कंपोनेंट है वो बना दें और वही सेम कंटेनर हम लोग बार-बार यूज़ करें। जैसे मैं आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि आपने नेम का एक कार्ड बनाया, ठीक है? नेम प्रोफ़ाइल नाम से आपने एक कार्ड बनाया, जैसे मैं यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ, तो ये मैं कंटेनर रखता हूँ, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रखा और यहाँ पे मैं एक इमेज रख देता हूँ। जस्ट एक सिंपल सा मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे इमेज रखी। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेम चीज़ हर पेज में दिखे, ठीक है? तो हर पेज में दिखने के लिए हम लोग बार-बार तो डिज़ाइन करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग एक बार इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट बना देंगे, ठीक है? इस कंटेनर को बना देंगे यहाँ से कंपोनेंट। अब ये क्या होगा, जैसे मैंने कंपोनेंट बना दिया, जैसे मान लो मैं इसको कर देता हूँ नेम, जो कंपोनेंट हमारा बन गया, ठीक है? अब मैं इसमें आऊँगा और इसको मैं पिकअप करूँगा और यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है? जैसे मान लो मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, दोबारा यहाँ पे रखना चाहूँ तो रख दूँगा, ठीक? अब अगर मैं किसी और पेज में जाऊँगा तो सेम हमारा जो कंपोनेंट होगा वो भी इसी तरह उसमें भी हम लोग रख सकते हैं।
तो कंपोनेंट का सबसे अच्छा यूज़ होता है कि रीयूज़ कर सकते हो इस चीज़ को आप, ठीक है? मतलब आपको अगर एक ही डिज़ाइन बार-बार बनानी है तो आप कंपोनेंट बना के उसे रीयूज़ कर सकते हो। इससे एक फ़ायदा और होता है कि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ऐसे कि जैसे देखो आप बार-बार अगर डिज़ाइन बना रहे हो हर पेज में जाके, मान लो आपके पास 4 पेज है, राइट? और 4 पेज में आपको नेम के साथ इमेज चाहिए कंटेनर के अंदर, ठीक है? तो आप 4 जगह बनाओगे। जब आपका ऐप चलेगा तो वो 4 जगह अलग-अलग करके लोड होगा, राइट? लेकिन अगर आप एक बार कस्टम कंपोनेंट बना दोगे, मैं कस्टम कंपोनेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले इसका नाम कस्टम कंपोनेंट था, ठीक है? अब कंपोनेंट हो गया है, तो एक तरह से देखो कस्टम कंपोनेंट लिखा भी है, अगर आप चलो ठीक है, अगर आप कस्टम कंपोनेंट बना दोगे, तो आपका क्या होगा कि एक ही बार बिल्ड होगा, ठीक? मतलब जब भी आपका ऐप रन करेगा, वो एक बार बिल्ड होगा और वो हर पेज पे दिख जाएगा, ठीक है? अब आप खुद सोचो कि अगर कोई चीज़ आप 10 बार कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कि आप अगर एक ही चीज़ को करके रख चुके हो और उसे 10 जगह पे यूज़ कर रहे हो, कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली अगर आप एक चीज़ बना के रखे हो, अगर उसे आप 10 जगह यूज़ कर रहे हो, तो वो ज़्यादा एफ़िशिएंट रहेगा और कम टाइम लगेगा बिल्ड होने में। और बिल्ड होने का मतलब आपका जो रैम होता है फ़ोन का, उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? इसलिए मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग कस्टम कंपोनेंट बनाने की कोशिश किया करो, जब भी आप फ्लटर प्रो पे कोई ऐप बनाया करो तो, ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मतलब होते हैं कि जो भी आपने टेम्पलेट्स बनाए होंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको दिख जाएँगे, ठीक है? जैसे मान लो आपका टेम्पलेट बना दिया आपने, जैसे कि मान लो मैंने जो आपका नेम वाला बनाया था ना अभी रिसेंट में मैंने कंपोनेंट वाला, ठीक है? इसी को मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं चलता हूँ बैक होम पेज पे और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। अगर मैं इसको चाहूँ सेव एज़ अ टेम्पलेट कर दूँ, ठीक है? कैन नॉट क्रिएट टेम्पलेट फॉर विज़ार्ड ओके, कोई बात नहीं, हम लोग हटा सकते हैं इसको, ठीक है? कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको कंपोनेंट ओके, एक बार मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आते हैं कंटेनर में, अगर हमें इसको टेम्पलेट बनाना है, तो मैं यहाँ पे मान लो अगर छोटा-सा इमेज रख दूँ एक, सर्कल इमेज ले लेते हैं यहाँ से, सर्कल इमेज, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? अब मुझे मान लो इसको बनाना है टेम्पलेट, तो यहाँ पे आऊँगा कंटेनर पे राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद सेव एज़ अ टेम्पलेट, टेम्पलेट का नाम डाल दूँगा मैं, जैसे कि आपका हो गया ये नेम विद इमेज कर देता हूँ, ठीक है? अब आपने एक बार टेम्पलेट सेव कर लिया, तो आप जब इस पे आओगे, तो यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स आपने सेव किए हैं, सब आपको दिखा रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा-सा नीचे आते हैं, नेम विद इमेज का हमारा टेम्पलेट यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब इसको मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तो यहाँ पे हमारा वो चीज़ आ जाएगा। जैसे मैं इसको हटाता हूँ और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये देखो आपका टेम्पलेट जो था, वो आ गया है, ठीक है? अब इससे आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हो, जैसे मान लो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, 3 से 4 प्रोजेक्ट बना लिए हैं और आप चाहते हो कि टेम्पलेट हमारा जो यहाँ पे टेम्पलेट है, जो यहाँ पे थीम है, वो भी वो चीज़ वहाँ पे चली जाए, तो आप सीधे टेम्पलेट क्रिएट कर दो, वो हर प्रोजेक्ट में आपको अवेलेबल दिख जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया था, कोई फूड डिलीवरी ऐप का था आई थिंक, ये बनाया था मैंने, तो ये यहाँ पे आ गया है, ठीक? अब हमको जब भी किसी प्रोजेक्ट में हमको अगर यूज़ करना है, तो हम लोग सीधे उसको पिकअप करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो समझ गए आपका टेम्पलेट्स क्या है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं थीम विजेट्स। अब थीम विजेट्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप एक तरह थीम में यूज़ करते हो। जैसे आपका सेटिंग के अंदर आपका आता है थीम विजेट, ठीक है? ये थीम विजेट है, अगर मैं क्रिएट विजेट करता हूँ, तो ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल है, मैं सोच रहा हूँ इसको बाद में बताऊँ, ठीक है? तो अभी तक यहाँ पे तक जान जाओ कि ये चीज़ें क्या करती हैं और इसका मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि जितने भी आप विजेट्स बाय थीम मतलब जो विजेट्स के थीम क्रिएट किए होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखेंगी, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? और अगर इस पेज पे क्लिक करते हो आप, तो ये आपको तो दिखता है कि आपका जो कैनवास है वो दिख रहा है और साइड में प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, राइट? देन आते हैं इस पे। ये जो है आपका एक तरह से विज़ेट ट्री है। विज़ेट ट्री का मतलब होता है कि एक तरह से हायरार्की बना दिया है। हायरार्की मतलब समझते हो ना आप लोग? जैसे कि आप एक नॉर्मल भाषा में समझो हायरार्की मतलब होता क्या है? जैसे आपके घर में आपके दादाजी सबसे ऊपर हैं, देन आपके पापा हैं, देन आप हो, उसके बाद आपके बेटे होंगे, राइट? तो वही हायरार्की इसमें भी होती है कि सबसे पहला जो होता है हमारा होम पेज होगा, ठीक है? जो मेन पेज होगा, बेस पेज जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका ऐप बार जो कि सबसे ऊपर है। उसके बाद आपका टेक्स्ट जो कि ऐप बार के अंदर है, ठीक है? अगर इसको आप क्लोज़ करोगे तो ये देखो ऐप के ऐप बार के अंदर। अगर मैं और कोई चीज़ रखता हूँ, जैसे कंटेनर रख दिया मान लो यहाँ पे मैं, ठीक है? तो ये देखो आप होम पेज के अंदर क्या आ गया आपका कंटेनर आ गया, ठीक? अब यहाँ पे मैं थोड़े से जैसे मैंने आपके दादाजी के और इन सब चीज़ों के बारे में समझाया है, वैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका ये जो होम पेज है वो दादाजी हैं, ठीक है? अब ये आपके पापा हैं, आपके पापा के बाद आप हो, ठीक? उसके बाद ये आपके पापा के मतलब भाई हैं, आई मीन चाचा हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे है।
तो इस तरह से आप हायरार्की बना सकते हो, हायरार्की देख सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको आपके पास मान लो कई सारे विजेट्स हैं। जैसे एक मैं थीम से इम्पोर्ट करता हूँ अपने, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। थीम से नहीं सॉरी, मैं टेम्पलेट से इम्पोर्ट इम्पोर्ट करता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये है, ठीक है? अब अगर ये है, ये चीज़ रखा हुआ हूँ, तो ये देखो आप, इससे क्या होगा कि हमें सब कुछ दिख रहा है कि कौन-सी चीज़ किसमें है और कहाँ-कहाँ पे है। मान लो हमको ये चूज़ करना है, तो हम लोग सीधे यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखो सर्कल इमेज हमारा ये रहा और एक सर्कल इमेज हमारा यहाँ पे रहेगा। जैसे ये हमारा सर्कल इमेज ये रहा, ठीक है? एक यहाँ पे आ गया। तो हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कौन-सी चीज़ किसके अंडर रखी हुई है, ठीक है? किसके अंडर रखी हुई है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया है ना? अगर कोई इश्यू हो तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प के साथ आप लोग उसे पिन कर देना, क्योंकि मैं उसको देख पाऊँ कि क्या इश्यू है और आप लोग को उसमें कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं जो थर्ड पार्ट होगा मैं उसमें भी आपको समझा दूँगा, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमें? दिखाता हूँ आपको। आगे जो है हमारा ये है पेज सेलेक्टर। तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था कि पेज सेलेक्टर क्या होता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि जो आपका पेज सेलेक्टर होता है, उसका मतलब होता है कि जितने भी आपने पेजेज़ बनाए हैं अपने ऐप के अंदर, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है? चाहे वो आपका कंपोनेंट हो, चाहे आपका पेज हो। अब यहाँ पे भी आपको कई सारे चूज़ करने का ऑप्शन होता है, जैसे आप मान लो अगर ये करते हो तो ये पेज और कंपोनेंट सब दिखाएगा, जो मैंने अभी को नेम वाला कंपोनेंट बनाया था, वो यहाँ पे दिख रहा है हमें। उसके बाद अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो सिर्फ़ पेज दिखाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको दिखेगा एक ग्रिड व्यू टाइप का, जिसमें आपको सभी पेजेज़ दिखाएँगे जो कि आपने ऐप में बनाया होगा, ठीक? और इस पे आते हैं, ये सिर्फ़ कंपोनेंट दिखाएगा आपको। जो भी आपने अपने ऐप के अंदर कंपोनेंट बनाए होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएँगी, ठीक है? यहाँ पे आते हैं व्यू ऑल कंपोनेंट, वही सेम चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे साइड में क्या है कि आपका फ़ोल्डर है, ठीक है? फ़ोल्डर करता क्या है कि ये कई सारे पेजेज़ को आप इकट्ठा कर सकते हो। मान लो आपने 3 पेजेज़ बनाए हैं ऑथेंटिकेशन के। ऑथेंटिकेशन मतलब साइन इन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड और वेरीफाई पासवर्ड। इन सारी चीज़ों के आपने एक 4-5 पेजेज़ बना लिए। तो आप यहाँ पे एक ऑथ फ़ोल्डर बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जितने भी पेजेज़ होंगे, उसको उसके अंदर रख दोगे, तो पहचानने में आसान होगा कि कौन-सा पेज किसके लिए बनाया है हमने, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्ड मतलब होता है कि जैसे आप किसी पेज पे नेविगेट करके जा रहे हो, तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये जो पेज है, वो किस पेज से कनेक्टेड है, ठीक है? जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे अगर एक पेज बना देता हूँ, यहाँ पे क्रिएट बैंक कर लेता हूँ टेस्ट नाम से, और इस पेज में नेविगेट करके जाता हूँ दूसरे पेज पे। जैसे इस पेज पे आ गया मैं नेविगेट करके, तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये जो पेज टाइटल है वो कनेक्ट है किसके, इस वाले पेज से, जिससे कि आपको आसानी होगी ये देखने में कि यार कौन सा पेज कहाँ पे जा रहा है, ठीक है? नहीं तो अगर आप बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि यार ये वाली चीज़ कहाँ पे जा रही है, या तो फिर ये पेज नेविगेट होके किस पेज पे जा रहा है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको समझने में आसानी होती है, ठीक है? तो ये जो आपका बिल्ड वाला पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो गया, और जो आपका ये बिल्ड वाला पार्ट है ना, ये बेसिकली आपका डिज़ाइन करने के लिए है कि किस तरह से आप डिज़ाइन करोगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद आता है कनेक्ट करने का। कनेक्ट मतलब होता है आपका जो बैकएंड का पार्ट होता है, ठीक है? जो आपका डाटा फेच करेगा, या तो फिर आपको बैकएंड से कुछ चेंजेस कराना होगा, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस पे आते हैं हम। अब आते हैं यहाँ पे जो हमारा कनेक्ट है इसके अंदर, तो सबसे पहला हमारा आता है फायरस्टोर। फायरस्टोर जैसा कि आपको पता होगा कि एक तरह से ये बैकएंड कनेक्शन है होता है आपके फ्लटर फ्लो के अंदर, जहाँ पे आप अपना डाटाबेस मैनेज करते हो, ठीक है? फायरबेस पे मैं एडवांस लेवल में आऊँगा, लेकिन अभी बेसिक के लिए ये जो हमारा टैब है, उसमें हम लोग फायरस्टोर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या जो हमारे कलेक्शंस होते हैं, उन सबको हम सेव करते हैं, ठीक है? जिससे कि हमारा जो ऐप का डाटा है, वो दिख पाए, या तो वो लोड हो पाए हमारे ऐप के अंदर। क्योंकि आपका जो ऐप होता है ना, वो सेट ऑफ डाटाज़ होता है, मतलब डाटा कई सारे दिखते हैं हमारे उसमें। मतलब हमने यूआई बना दिया, अब उसके अंदर हम लोग को डाटा पास करना पड़ता है। तो जो डाटा पास करते हैं हम लोग, वो चीज़ यहीं से आती है। अब इसमें भी आपको 2 चीज़ मिलेगी। सबसे पहला आएगा आपका फाइलस्टोर कलेक्शन का, जहाँ पे लिस्ट ऑफ कलेक्शंस रहेंगी, मतलब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेंगी, या तो आप इस तरह से कह सकते हो कि लिस्ट ऑफ फ़ोल्डर्स रहेगा, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स रहेंगी और फाइल्स के अंदर हमारा डाटा रहेगा। तो अभी के लिए कुछ इस टाइप से समझो। अगर आप पूरा प्रोफ़ेशनल में समझना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारे पास कलेक्शंस रहेंगे, जिसके अंदर कई सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम लोग फाइलस्टोर सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे सेटिंग्स के अंदर आपका आता है फाइलस्टोर सिक्योरिटी रूल्स, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको
बेसिक खत्म होने के बाद बताऊँगा, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं इसमें और उसके बाद जैसे आप कलेक्शन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपका आएगा ऐड न्यू कलेक्शन का। मान लो अगर आपको न्यू कलेक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट करके नया कलेक्शन बना सकता हूँ। वैसे अभी देखो हमारे पास कोई भी फायरबेस हमारा कनेक्टेड नहीं है, तो हमको यहाँ पे ऐसा एरर दिखा रहा है, लेकिन जब भी हमारा फायरबेस कनेक्ट हो जाएगा, तो जो हमारा एरर है, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आते हैं इसको डिलीट करते हैं। वैसे आपको मैं चीज़ थोड़ा-सा और बता देता हूँ इसमें, जैसे आपने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट कर लिया, तो कलेक्शन क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर हमें डाटा भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मान लो हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, मान लो हमको यहाँ पे नेम दिखाना है, ठीक है? तो ये आपका डाटा का फ़ील्ड का नाम हो गया, उसके अंदर आप डाटा रखोगे, वो आपका फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के बाद होता है। बस आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको स्कीमा डिफाइन करना होता है। स्कीमा मतलब होता है कि जैसे आपका डाटाबेस है, उसमें डाटा का फ़ील्ड होता है, मतलब डाटा लेबल होता है और डाटा होता है। तो यहाँ पे आप जो लेबल होता है, वो दे रहे हो यहाँ पे, मतलब अगर मैं इस तरह से बताऊँ आपको कि जो डाटा लेबल होता है, मतलब हर एक डाटा का एक नाम होता है, मतलब जैसे आपका नाम सेव है कहीं, तो उसका एक न फ़ील्ड का नाम होगा ना, जैसे नेम में सेव होगा आपका नाम, रोल नंबर में आपका रोल नंबर सेव होगा, तो उसी टाइप का है ये, ठीक है? क्योंकि फायरबेस जो होता है ना, वो आपका रो और कॉलम पे नहीं चलता। अगर आपने एसक्यूएल किया होगा, तो आपको पता होगा कि उसमें हम लोग रो और कॉलम्स में देखते हैं, तो रो का नाम होता है, सॉरी, कॉलम्स का नाम होता है, तो सेम कॉलम के नाम जैसे आपने देखा होगा एसक्यूएल में, वही चीज़ यहाँ पे है, बट जो आपका फायरबेस होता है, वो एसक्यूएल नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा डाटा होता है, उसका फ़ील्ड का नाम होता है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा टाइप, जो आपका डाटा इसमें एंटर करोगे, उसका टाइप क्या है? अब टाइप में मैंने कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप उसे देख सकते हैं, या तो मैं फिर थोड़ा-सा एक छोटा-सा मतलब आपको समझा दूँ कि क्या-क्या होता है इसमें। पहला डाटा टाइप जो है आपका, वो है इंटीजर का। इंटीजर मतलब 0 टू 9, ठीक है? मतलब आपका इसमें पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है? तो वो होता है इंटीजर। डबल आता है, डबल में आप पॉइंट यूज़ कर सकते हो, जैसे 1.1 हो गया, 1.3, 1.5 इस तरफ से। देन आता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वो चीज़ होती है जिसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हो, ठीक है? मतलब जैसे आपका नाम हो गया, या आपका नाम के साथ-साथ टेक्स्ट जो आपका टेक्स्ट हो गया, और ऐसे समझो कि नाम के साथ-साथ आपका नंबर हो गया, तो वो भी आप स्ट्रिंग में रखोगे, तो जो भी चीज़ आप स्ट्रिंग में रखोगे, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख के दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मान लो ये टेक्स्ट रखा हुआ है, अगर आप इसको स्ट्रिंग बनाते हो, तो कुछ इस तरह से सेव होगा फाइल, ठीक? जैसे मैं हाय लिख देता हूँ, तो ये चीज़ आपकी स्ट्रिंग हो गई। साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ इसका मैं। यहाँ से मैं 50 की साइज़ करता हूँ, तो ये जो आपकी चीज़ है, वो स्ट्रिंग में हो गई है, ठीक है? मतलब जो आप डाटा बना रहे हो, उसका जो टाइप है, वो स्ट्रिंग है। या मैं फिर से लिख देता हूँ, नेम मान लो। देन आते हैं बूलियन पे। बूलियन मतलब होता है ट्रू या फ़ॉल्स, ठीक? मतलब जो भी डाटा आप इस पे एंटर करोगे, वो सिर्फ़ ट्रू या फ़ॉल्स हो सकता है, ठीक? उससे उसके अलावा कुछ नहीं होगा आपका। देन आएगा कलर्स। कलर्स में क्या होगा कि कलर कोड आप इसमें एंटर कर सकते हो, इस डाटा टाइप के अंदर, ठीक है? उसके बाद आता है आपका इमेज पाथ। अगर आपको कुछ इमेज दिखाना है, तो आप यहाँ पे इमेज पाथ दे सकते हो। ज़्यादातर वो यूआरएल होता है, जिससे कि आसानी होती है कि आइडेंटिफ़ाई करने में कि जो आपने मतलब पाथ दिया है, वो यूआरएल है या नहीं है, ठीक? अगर आपको कुछ वीडियोज़ के लिंक को सेव कराना है, तो आप वीडियो पाथ यूज़ कर सकते हो। अगर ऑडियो का लिंक कराना है, तो ऑडियो पाथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है कि आपको मेन चीज़ डॉक्यूमेंट रेफ़रेंस। डॉक्यूमेंट रेफ़रेंस मतलब होता है जो आप इस फ़ील्ड के अंदर डाटा एंटर करोगे, वो किस डॉक्यूमेंट का है। मान लो हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट हैं, जैसे हम लोग एक कलेक्शन दूसरा बना देते हैं यहाँ पे, टेस्ट 2, ठीक है? अब मैं इसमें एंटर करता हूँ, आपका मान लो जैसे नेम है, और इसको मैं ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट रेफ़रेंस। अब हमें यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन दे देगा कि हमारा जो ये फ़ील्ड है, ठीक है? जो इसके अंदर डाटा रखा जाएगा, वो किस कलेक्शन का है, या मतलब किस डॉक्यूमेंट का है, ठीक है? तो हम लोग मान लो डॉक्यूमेंट 2 चूज़ कर लेते हैं, तो हमारा जो भी ये डाटा होगा, वो आएगा कहाँ से? आपके डॉक्यूमेंट 2 से, मतलब जो हमारा कलेक्शन नाम से है, टेस्ट 2 नाम से है, उससे आएगा, ठीक है? उसके बाद आपका आता है डेट एंड टाइम, मतलब जो भी डाटा आप इसमें एंटर करोगे, वो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में रहेगा। जैसे कि आपका 2 अप्रैल ऐसे हो सकता है, या तो फिर आपका टाइम हो सकता है जैसे 12:03, 12:04, ठीक है? उसके बाद आता है आपका लैट और लैंग आता है। लैट लैंग मतलब होता है आपका एक तरह से कोऑर्डिनेट, मतलब आपका जो लोकेशन होता है, करंट लोकेशन, वो उसके लैट लैंग लॉन्ग के अंदर आती है, ठीक है? मतलब अगर आप इसको चूज़ करोगे, तो जो डाटा इसमें आप रखोगे, वो डाटा हमेशा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में आएगी। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है जो आपका करंट लोकेशन होता है, या तो फिर किसी भी एड्रेस का एक लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, जब भी आप मैप में देखोगे देखोगे, ठीक है?
देन आता है आपका डाटा टाइप। डाटा टाइप थोड़ा-सा एडवांस है, इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इसमें जो होता है वो एरे के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ठीक है? आपको मैं बाद में बताऊँगा कि एरे क्या होता है, मैप क्या होता है, ठीक है? देन आता है आपका इनम। इनम भी एक नई फ़ील्ड आई है जो कि थोड़ा-सा एडवांस लेवल की है, तो इसको मैं डाटा टाइप और इनम जो है बाद में बताता हूँ, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे थोड़ा-सा आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। यहाँ पे आपका टेस्ट नाम से कलेक्शन हो गया है, यहाँ पे मैनेज कंटेंट है। मान लो अगर आपने फायरबेस से कनेक्ट किया है आपका प्रोजेक्ट, तो अगर आपको मैनेज कंटेंट करना है, तो ये आपको क्लिक करके ले जाएगा आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे, जहाँ पे आप मैनुअली इंटर कर सकते हो डाटा, ठीक है? अगर मान लो आप टेस्टिंग मोड में हो, तो आप मैनुअली इंटर करा सकते हो। देन यहाँ पे क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो इस कलेक्शन को, देन डुप्लीकेट कर सकते हो, उसके बाद डिलीट कर सकते हो, ठीक है? कॉपी मतलब अगर कॉपी करोगे, तो यहाँ पे आके आप सॉरी, यहाँ पे आई थिंक आप आके पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं टेस्ट डाल देता हूँ, तो ये टेस्ट 3 डालता हूँ, तो ये जो कलेक्शन होगा हमारा, वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो डाटा हमने क्रिएट किया, फ़ील्ड का नाम जो भी हमने क्रिएट किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये डिलीट भी हो जाएगा। उसके नीचे देखोगे कि आप यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, टेस्ट करते हैं यहाँ पे, मान लो स्ट्रिंग रखते हैं, तो और ये हमारा लिस्ट है। अगर आप इसको ऑन करते हो, तो जो आपका ये टेस्ट नाम से फ़ील्ड है, इसमें जो डाटा एंटर होगा, वो लिस्ट के फॉर्म में एंटर होगा, ठीक है? अगर आप इसको नॉर्मल बंद रखते हो, तो ये लिस्ट के फॉर्म में नहीं होगा। लिस्ट के फॉर्म में और नॉर्मल में क्या अंतर होता है? जैसे जो आपका डाटा है, मान लो ये नॉर्मल में है, ठीक है? अगर आप इसमें एक डाटा और एंटर कराते हो, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ बाय, तो ये आपका हो गया लिस्ट के फॉर्म में, मतलब एक ही डाटा के अंदर, मतलब एक ही फ़ील्ड के अंदर कई सारे डाटा आ रहे हैं। मैं फिर से कन्फ्यूजन आप लोग का क्लियर कर देता हूँ। फ़ील्ड मतलब फ़ील्ड का नाम, जो एक्चुअली क्या है, फ्लटर फ्लो में थोड़ा-सा जो आपका नेमिंग का चीज़ है ना, जो नेम वाली चीज़ है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट कर दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्योंकि अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करते तो आपको सही से समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा-सा डिफरेंट रखा है। तो आप अभी ऐसे समझो, जो फ़ील्ड नेम मतलब फ़ील्ड का नाम, ठीक है? जिसके अंदर आपका फायरबेस के, मतलब जिसके अंदर आपका फायरबेस में डाटा सेव होगा, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे फ़ील्ड नेम दे देता हूँ, नेम। ये आपका जो फ़ील्ड का नाम है, वो नेम आ गया। उसके बाद डाटा टाइप के अंदर आप डाटा टाइप चूज़ कर सकते हो। देन अगर आप इस लिस्ट करोगे, तो लिस्ट के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे क्लिक करके सेव कर दोगे, ठीक है? तो फ़ील्ड नेम आपका हो गया नेम, डाटा टाइप हो गया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक? तो अगर आप मैं फ्यूचर में कभी बोलूँ कि फ़ील्ड नेम चेंज करना है, तो आपको सिंपली समझ जाना है कि किसी कलेक्शन के अंदर मैं बोल रहा हूँ। मतलब नाम ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे आपका कलेक्शन जो है वो टेस्ट नाम का है, उसके अंदर जो फ़ील्ड नेम है, नेम नाम की, ठीक है? उसे आप चेंज कर दो, तो मतलब ये आपको सीधे ये चीज़ चेंज करनी है, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद आते हैं इस पे, डाटा स्कीमा पे। मतलब एक तरह से डाटा स्कीमा जो है आपका, वो इसमें लोकली सेव होता है। डाटा स्कीमा में आपको 2 चीज़ मिलती है। सबसे पहला आता है क्या, डाटा टाइप। डाटा टाइप जो होता है, वो मैप के फॉर्म में सेव करता है। मान लो जैसे देखो, आपको यहाँ पे टेस्ट डाटा टाइप बनाता हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि आप यहाँ पे करते हो टेस्ट 1, या तो मैं फिर नेम लिख देता हूँ, ठीक है? नेम 1, डाटा टाइप सेम जैसे आपका वहाँ पे था, स्ट्रिंग कर लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ। अब दूसरा फ़ील्ड ऐड करता हूँ, उसमें लिख देता हूँ मैं आपका रोल नंबर कर देता हूँ, डाटा टाइप आपका स्ट्रिंग कर देता हूँ, इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब ये देखो, इस डाटा टाइप के अंदर 2 चीज़ अलग से आ गई, नेम और रोल नंबर, ठीक है? लेकिन जो आपका एक कलेक्शन है, उसके अंदर सिर्फ़ एक चीज़ आ रही है ना? जैसे ये एक चीज़ आ गई, फिर इसके बाद मैं रोल नंबर लिखता हूँ, तो ये दूसरी चीज़ आ गई, ठीक है? बट इसमें और इसमें अंतर ये होता है कि जैसे देखो, आपका यहाँ सारी चीज़ें 2 चीज़ें हैं, तो ये जो होगा, ये चीज़ को जो आपका डाटा टाइप बनाए हो आप, उसे आप सेव कर सकते हो इसके अंदर भी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ और यहाँ पे डाटा टाइप में टेस्ट डाल देता हूँ, ठीक है? और इसे लिख लेता हूँ मैं डाटा, और इसको मैं सेव करता हूँ, तो एक मैप के फॉर्म में बन जाएगा। मैप का फॉर्म का मतलब होता है, अभी तक जैसे आपका फायरबेस होता है ना, उसमें नॉर्मली सेव कैसे होता है डाटा, मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने टेस्ट नाम से फ़ील्ड का नाम बनाया, उसके बाद मैंने वहाँ अपना नाम डाल दिया। तो नॉर्मली में ऐसे सेव होता है, जो आप फाइलस्टोर कलेक्शन का यूज़ करके करते हो। मतलब अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है? इस कलेक्शन का यूज़ करते हो, तो डाटा आपका कुछ इस तरह से सेव होता है। लेकिन अगर आप डाटा टाइप का यूज़ करते हो, तो कैसे सेव होता है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाटा नाम का फ़ील्ड बनाया था, ठीक है? अब जो डाटा सेव होगा, कुछ इस फॉर्म में सेव होगा, ठीक है? तो इसको डिलीट करता हूँ, ये रहा आपका डाटा। अब जो डाटा सेव हो रहा है, वो आपका कुछ इस टाइप से होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या डाला था, चलते हैं यहाँ पे चेक करते हैं। टेस्ट में नेम डाला था, ठीक है? तो ये जो नेम होगा आपका, वो एक बन जाएगा आप एक तरह से आपका की, ठीक है? और ये कुछ इस तरह से सेव हो जाएगा।
ठीक है? मैं यहाँ पे रोल नंबर भी दिखा देता हूँ, ये आपका रोल नंबर था, ठीक? तो आपका जो डाटा टाइप में अगर यूज़ करते हो तो डाटा आपका कुछ इस तरह से सेव होता है, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक आपको? हो सकता है कि इससे अलग भी हो सकता है, वो आपका अपडेट के अकॉर्डिंग होता है, अगर हो सकता है कि फ्यूचर में फ्लटर फ्लो कुछ नया बना दे इसमें, बट अभी के लिए इसी तरह से है, ठीक है? और ये जो होता है आपका लिस्ट में होता है। अगर आप इसका लिस्ट करना चाहते हो तो लिस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे नॉर्मली छोड़ सकते हो, ठीक? समझ में आया यहाँ तक? डाटा टाइप और फाइल स्टोर कलेक्शन में अंतर। अब दूसरे में आते हैं इनम। इनम क्रिएट करते हैं तो मान लो यहाँ पे मैं टेस्ट नाम से इनम क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देता हूँ। वैल्यू ऐड करता हूँ मतलब मान लो मैं श्रेयांश लिख देता हूँ, ठीक है? अब ये जो आपका इनम है ना, एक तरह से ये प्रोजेक्ट में हर जगह यूज़ भी होगा और साथ-साथ में इसकी भी जो वैल्यू होगी अगर आप एक बार सेट कर दिए तो सेट रहेगी। समझ में आया? जो आपने इनम यहाँ पे क्रिएट कर दिया हमेशा के लिए क्रिएटेड रहेगी पूरे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक? ये मतलब एक तरह से ग्रुप ऑफ कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल में थोड़ा-सा अंतर बता देता हूँ आप लोगों को कि जो आपका कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन जो आपका वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक? तो जो आपका इनम होता है, वो ग्रुप ऑफ कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू वैल्यू जो होगी, वो थ्रू आउट प्रोजेक्ट जो है सेम रहेगी, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू डाटा टाइप। न्यू डाटा टाइप का नाम डालता हूँ यहाँ पे, मान लो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट 2 डालता हूँ, तो ये देखो आपका यहाँ पे टेस्ट 2 आ गया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इनम क्रिएट करूँगा तो टेस्ट नाम से टेस्ट 1 नाम से देखो आपका इनम आ गया दूसरा वाला, ठीक है? वैसे सेम चीज़ यहाँ पे भी है, कॉपी डाटा टाइप कर सकते हो, डिलीट डुप्लिकेट डाटा टाइप कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो इसको। देन यहाँ पे आते हैं ऐड फील्ड में, मान लो यहाँ पे मैंने टेस्ट डाला, डाटा टाइप जैसे आपको बताया था कि इसमें आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसको लिस्ट में दिखाना है तो यहाँ पे आप लिस्ट को ऑन कर सकते हो, ठीक है? देन आते हैं नीचे, यहाँ पे जो आपका है ऐप वैल्यूज़। ऐप वैल्यूज़ क्या होती हैं कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? जो इस मतलब इसके अंदर आप जो देख रहे हो, ये क्या करता है कि आपके फ़ोन के कैचे में डाटा को सेव कर देता है, कि जिससे आपका जो ऐप है अगर वो रीलोड होता है, तो जो ये वैल्यू है वो अपने आप रीलोड होके सेव मतलब दिख जाए हमें। इसका फ़ायदा इसलिए मतलब इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो आप कभी म्यूज़िक प्लेयर बना रहे हो, ठीक है? और जब म्यूज़िक प्लेयर बना रहे हो तो उसमें जो आपका म्यूज़िक लोड होगा, वो आप लोकल कैचे में सेव कर लो, जिससे कि बार-बार आपको सर्वर पे लोड ना करना पड़े म्यूज़िक। जिससे एक फ़ायदा और होगा कि बार-बार बफर नहीं होगा, बफर मतलब यूज़र मान लो अगर 1 मिनट तक सुन लिया और 1 मिनट तक ही लोड हुआ है आपका म्यूज़िक तो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? इसलिए हम लोग पहले जो म्यूज़िक आता है वो अपने कैचे में सेव कर लेते हैं, फिर उस कैचे से यूज़र को वो म्यूज़िक सुनाते हैं, ठीक है? समझ में आया? तो आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो, क्रिएट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऐप स्टेट का नाम डालना है, जैसे टेस्ट हो गया, ठीक? उसके बाद आपको टाइप डालना है, जो मैंने आपको टाइप बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर इसको आपको लिस्ट में दिखाना है तो लिस्ट कर सकते हो ऑन और परसिस्टेंट कर सकते हो। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आपका फ़ोन रीस्टार्ट होता है, ठीक है? सॉरी फ़ोन नहीं मतलब आपका जो अगर ऐप है तो अगर वो रीस्टार्ट होता है, तो ये जो डाटा है वो सेव रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? जो नॉर्मली होता है वो ये है कि जो आपका डाटा होता है, जब भी आप ऐप को बंद कर देते हो मतलब जो मिनिमाइज़ से अगर आप हटा देते हो ऐप को, तो जो डाटा होता है, जो कैचे होता है वो हट जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो आपका जो कैचे होगा वो सेव रहेगा, वो हटेगा नहीं, ठीक? और अगर इसको आप ऑन कर देते हो तो आपके जो ऐप होता है, उसके अंदर मतलब ऐप अगर आपका रूटेड है या फ़ोन रूटेड है अगर, तो उसके अंदर भी ये चीज़ फ़ील्ड का नाम नहीं दिखाएगा मतलब कैचे का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे, ठीक है? तो कैचे का ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट चीज़ें रखने के लिए, जैसे आपका ऑथेंटिकेशन टोकन हो गया, अगर आप अपने साइड से सेव कराना चाहते हो या तो थोड़ा-सा आप लोकल साइट अगर ऐप बनाना चाहते हो कि मान लो नेट का ज़रूरत ना पड़े जिसमें, उनके लिए आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? मान लो अगर आपका नेट नहीं चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि यूज़र पहले से बुकिंग करके रखे और जैसे ही नेट ऑन हो, वो चीज़ हमारा सर्वर पे अपलोड हो जाए, तो आप कैचे में सेव करा दो। उसके बाद जैसे ही नेट ऑन होता है, कैचे में सेव्ड चीज़ को आप सीधे सर्वर पे अपलोड करा दो, तो कैचे हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं सही से। ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट जैसे मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट एक बार अगर आप बना दिए, तो ये बना रहेगा और हमेशा के लिए थ्रू आउट प्रोजेक्ट आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो ऐड कांस्टेंट करते हैं, मान लो टेस्ट नाम से फिर बना देता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ नेम। तो अब पूरे प्रोजेक्ट में ये जो कांस्टेंट है ना, वो सेव रहेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा देखोगे कि यहाँ पे एक बटन बनी हुई है एडिट करने की, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो जो आपका कांस्टेंट का नाम होता है बस उसे ही चेंज कर पाओगे आप,
ठीक है? और यहाँ से आप ऐड कर पाओगे, यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है? अब थोड़ा-सा आते हैं नीचे, आते हैं हमारे एपीआई कॉल पे। एपीआई कॉल का एक तरह से मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस होता है, जिससे कि 2 या 2 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आपस में बात करते हैं। क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन होता है वो तो एक इंसान तो है नहीं कि आपका वो जाके किसी और से बात करेगा, ठीक है? तो आपस में डाटा शेयर करने के लिए हम लोग एपीआई बनाते हैं और यहाँ पे आप एपीआई कॉल्स इंटीग्रेट कर सकते हो। एपीआई कॉल इंटीग्रेट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके ऐप में एक्स्ट्रा फ़ीचर आ जाते हैं, थर्ड पार्टी फ़ीचर्स भी आ जाते हैं। ठीक है? मतलब अब आपका ऐप जो होगा वो लिमिटेशन नहीं होगा उसमें कि आप बस इतनी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप एपीआई इंटीग्रेट करोगे, आपका जो लिमिटेशन होता है, वो एक्सीड हो जाता है मतलब सॉरी, लिमिटेशन जो होता है वो घट जाता है और आपकी जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। मतलब एक तरह से अगर आप अपने ऐप में एपीआई यूज़ करते हो, तो आपकी जो ऐप की परफ़ॉर्मेंस है, परफ़ॉर्मेंस नहीं कह सकते मतलब ऐप का जो रीच है या तो फिर आप ऐप की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है? जिससे कि आप थर्ड पार्टी यूज़र्स को डाल सकते हो इसमें। थर्ड पार्टी यूज़र मतलब थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशंस हो गया, थर्ड पार्टी कोई सर्विस हो गई, उससे भी आप अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो। अब इसमें कैसे काम करना है, इसको मैंने एपीआई कॉल का एक पार्टिकुलर वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है? या तो मैं फिर से कभी कोई पार्टिकुलर वीडियो बना बना दूँगा इसके लिए, क्योंकि एपीआई भी जो आपका है वो एडवांस लेवल का है। तो इससे थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, बेसिक में हैं अभी। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट एसेट है। प्रोजेक्ट एसेट मतलब जितने भी मीडिया फाइल्स या तो आपका टेक्स्ट फाइल जितने भी यूज़ हुए होंगे, सब यहाँ पे आपको दिख जाएँगे। ठीक? देन आते हैं टीम एसेट। टीम एसेट में वो सारी चीज़ें हैं जो आपके टीम मेंबर ने ऐड करके रखा होगा। प्रोजेक्ट एसेट ऐड करने के लिए आप सीधे यहाँ पे क्लिक करके प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का जो एसेट होता है उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको इमेज चूज़ करना है, फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है। समझ में आया? जैसे आपने अपलोड कर दिया तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे डिलीट का ऑल अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। ठीक? उसके बाद नीचे आते हैं, अगर आपको कुछ कस्टम कोड डालना है अपने ऐप के अंदर तो उसको आप यहाँ पे इसका यूज़ करके आप कस्टम कोड कर सकते हो, ठीक है? करना क्या होता है, यहाँ पे सीधे आपको क्लिक करोगे, कस्टम फंक्शन में आओगे और यहाँ पे फंक्शन का नाम डालोगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सेव फंक्शन कर लोगे आप, मतलब आपका जो कस्टम फंक्शन था वो क्रिएट हो गया और सेम चीज़ हमारा होता है आपके विजेट के लिए भी, कस्टम एक्शन के लिए भी। उसके बाद कस्टम फाइल में आपका एक मेन डॉट डॉट फाइल है, ये आपकी सबसे मेन फाइल होती है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपका ऐप लोड होता है, वैसे ही सारी चीज़ इसमें जो होती हैं वो रन करने लगती हैं, ठीक है? मतलब एक तरह से आप ऐसे समझो कि जो आपका ऐप जब लोड होता है, तो सबसे पहली फाइल यही रन होती है। तो मान लो अगर आपके इसके अंदर कोई एक्शन लगाना है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि आपके ऐप लोड होते ही वो परफ़ॉर्म होगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। पैकेज डॉट जेसन क्लाउड फंक्शन होता है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का है, तो इसको मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा। बस थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका कि जो आपका क्लाउड फंक्शन होता है, वो एक गूगल क्लाउड का एक फीचर है, जहाँ पे आप सर्वर साइड चीज़ों को रन कर सकते हो, ठीक है? मतलब वो आपके ऐप पे नहीं रहेगी, बल्कि वो एक सर्वर पे रहेगी, जहाँ से आप उन चीज़ों को रन करके अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? देन आता है आपका ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग का थोड़ा-सा नया फीचर आएगा, जो कि एडवांस लेवल का है। आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको ऑन करना है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मान लो टेस्ट लिख देते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख देंगे, जैसे टेस्ट कर लेते हैं, प्री कंडीशन हमें चूज़ करनी होगी। कंडीशन क्या है? अगर यूज़र लॉग्ड इन है या तो लॉग्ड आउट है या तो ईमेल पासवर्ड से टेस्ट करना है, तो ऐसे कर सकते हो आप, या तो एंट्री पेज आपको चूज़ करानी है यहाँ पे, तो होम पेज पे है। स्टेप करना है, इंटरैक्ट विद विजेट, एक्शन टाइप, टैब, सिलेक्शन मेथड, सेट फ्रॉम यूआई बिल्डर, मान लो इस पे करना है आपको, कन्फर्म करते हैं, यहाँ पे करते हैं ऐड टेस्ट, ठीक है? ये टेस्ट हमारा ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, मूव टेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरह से आपको टेस्टिंग का यूज़ करना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे टेस्टिंग बना दी है, अब यहाँ पे अगर आप होम पेज में आओगे, ठीक है? होम पेज में यहाँ पे आके वैल्यू या की से ले सकते हो आप, या तो मैं फिर से नई चीज़ देखता हूँ कोई। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आएँगे तो हमको हमारे पास मिलेगा थीम सेटिंग, मतलब जो आपका ऐप का जो थीम है, उसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है? जैसे पहले में आता है हमारा कलर्स, कलर्स में वो सारे कलर्स हैं जो कि हमारे थीम में यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे लाइट मोड में इस्तेमाल इतने सारे कलर्स हो रहे हैं या डार्क मोड में ये सारे कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? अगर आपको एक्सप्लोर प्रोजेक्ट कलर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे कलर्स मिल जाएँगे। एक्सप्लोर पे क्लिक करके आपको जैसा भी कलर चूज़ करना है जो प्री बिल्ट हैं,
वो यहाँ पे दिख जाएँगे आपको, ठीक है? यहाँ पे आता हूँ, ये देखो सारे कलर्स जो हैं हमारे वो दिख गए, ठीक? अगर आप इम्पोर्ट फ्रॉम कलर्स करना चाहते हो तो ये एक कलर्स नाम की वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, किस तरह से क्रिएट करना है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पे आ गए, ठीक? मैं इसका आपको लिंक दे दूँगा, आप इसका कलर यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कलर्स पे आता हूँ, ठीक है? एक्सप्लोर ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग प्लेट्स कर लेता हूँ यहाँ पे। मान लो मुझे ये चीज़ दिखना है और मैं इसको ओपन प्लेट कर लेता हूँ, प्रायोरिटी जो होता है हमारा। अब ये आपका कलर है, ठीक है? वैसे या तो मैं कोई और कलर चूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये रहा, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इसको हम लोग देखते हैं एक बार थोड़ा-सा, इसको हम लोग नीचे आते हैं, ओपन पैलेट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, वैसे हमारा साइनिंग नहीं हो सकता कि एक्सपोर्ट ना हो, बट मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा कोड, कोड को हम लोग कर सकते हैं यहाँ से कॉपी, या तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, नीचे आते हैं, ये एक्सएमएल में है, ये नहीं चाहिए हमें सीएसएस नहीं चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा इसका, वैसे हमें कोड ही चाहिए होगा, देखता हूँ यहाँ पे क्या मांग रहा है ये, ठीक है। कोड चाहिए तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको कर लेता हूँ यहाँ तक सेव, सॉरी कॉपी कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ पेस्ट और इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एरर फिर पार्सिंग, ओके कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं ज़रा, यहाँ पे आई थिंक कलर इस तरह से नहीं पास करना है हमें, सीएसएस पे क्लिक करते हैं, सीएसएस भी ऐसे नहीं होता है, हमारे पास सीएसएस नहीं होगा, हो सकता है मैं लॉगिन नहीं किया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम लॉगिन करके कर देंगे तो हमारा जो इशू होगा वो ही रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक। यहाँ पे आपको एक वीडियो बना के दिया भी हुआ है किस तरह से आपको करना है इसे। ओके, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, कोड पे जाना है, ठीक है। और कोड पे जाने के बाद हमें क्या चूज़ करना है, ऑब्जेक्ट, ओके कोई बात नहीं, हम इसमें आते हैं, एक्सपोर्ट पे आते हैं, कोड पे आते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है नीचे ऑब्जेक्ट नाम से, ओके सॉरी ये रहा हमारे पास मिल गया। कॉपी करते हैं, यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे और इम्पोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा कलर्स था वो सारे यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इमेज, अगर आपको इमेज से कलर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कोई इमेज चूज़ कर लेता हूँ, जैसे आपका ये वाला इमेज है और चूज़ करता हूँ इसको। अब जो भी आपका कलर होगा इस इमेज का वो सारी चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई है। एक्सटेंड एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो कलर्स होगा जितने भी हमने इमेज से एक्सट्रैक्ट किए थे वो सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाएँगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डन करोगे यहाँ पे सेव हो जाएगा वो चीज़। क्लोज़ करते हैं, येस करता हूँ, क्लोज़ करने के बाद उसके बाद आपका आता है जनरेट विद एआई। अगर आप चाहते हो कि आपका कलर एआई से जनरेट हो तो वो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ सिंपल एंड क्लीन कलर फॉर फूड ऐप, ठीक है। ये क्रिएट कर रहा है, थोड़ा-सा टाइम लेगा ये देखो आपका जो कलर था वो यहाँ पे उसने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर सकते हो, तो यहाँ पे किसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अगर आपको कलर चूज़ भी करना है तो आप यहाँ पे कस्टम कलर अपना ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैं मान लो मैं ऐड कलर पे क्लिक करता हूँ तो हमारा एक कस्टम कलर ऐड हो गया और यहाँ पे चूज़ करके आप कलर्स भी देख सकते हो। ये आपका कलर पैलेट है जहाँ पे आपको कलर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे आपको यहाँ पे अगर ड्रैग करोगे तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। उसके बाद अगर आप इसको इधर करोगे तो ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। जैसे मान लो आपका यहाँ पे फुल मतलब जो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है यहाँ पे, अगर आप जैसे यहाँ पे आ जाओगे, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका आता है यहाँ पे नीचे में रिसेंट कलर। रिसेंट कलर मतलब अभी जो रिसेंट में आपने कलर्स यूज़ किए हैं, वो है ये, ठीक है? देन यहाँ पे आपका आरजीबी लिखा हुआ है, अगर आपको आरजीबी पता होता है क्या होता है, तो यहाँ पे आप इसको सीधे डाल सकते हो। जैसे मान लो मेरा जो कलर कोड था, अगर मैं इसको यहाँ पे आ जाऊँ, हेक्स में लिखूँगा, मुझे क्या-क्या चाहिए होगा आरजीबी, तो यहाँ पे मैं क्लिक कॉपी करता हूँ, तो ये देखो आपका आरजीबी सारा चीज़ दिखा दिया यहाँ पे। पेस्ट करूँगा तो नहीं दिखाएगा क्योंकि हमको यहाँ पे हेक्स कोड में है ये। तो हेक्स को मैं कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी के बाद यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ये देखो आपका जो कलर है वो आ गया, यूज़ कलर करते हैं, ठीक है? ऊपर का जो सेम कलर है और जो आपका यहाँ पे जो आरजीबी दिखा रहा है ना वो ये चीज़ है आरजीबी ए। ए होता है जो आपका ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद नीचे आओगे आप, यहाँ पे देखोगे अगर आपको डार्क मोड आपको बंद करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डार्क मोड बंद कर सकते हो, ठीक है? अब नीचे आते हैं टाइपोग्राफी एंड आइकॉन्स पे। टाइपोग्राफी मतलब जो भी आपके टेक्स्ट यूज़ हो रहे हैं आपके
ऐप के अंदर उसे किस तरह से आपको दिखाना है यूज़र को, वो चीज़ आप यहाँ पे सारी चीज़ों को सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आपका स्टाइल नेम दिखा रहा है, मतलब किस तरह से आपका टेक्स्ट दिखेगा। यहाँ से आपका फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ कर सकते हो, जो कि सभी ऐप, मतलब जो आपका पूरा ऐप है, ठीक है? उसके लिए चेंज हो जाएगा। लेटर स्पेसिंग करना है तो आप यहाँ पे लेटर स्पेस कर सकते हो। मतलब एक तरह से ऐसा है कि आप यहाँ से सारा चीज़ चेंज कर दोगे तो आपको टाइपोग्राफी में बार-बार जाके टेक्स्ट का हाइट, टेक्स्ट का विड्थ, टेक्स्ट का लाइन हाइट, ये सारी चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? और इससे क्या होता है कि जो आपका ऐप होता है वो जल्दी-जल्दी डेवलप होता है। मतलब मतलब एक तरह से ऐसे है कि हर चीज़ चेंज नहीं करनी है। बस एक जगह से आप सारी चीज़ चेंज कर दो, वहाँ पे आपका जो लाइव चल रहा है उसमें सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। मतलब लाइव डिज़ाइन में, आई मीन। इटैलिक करना है तो आप इसको इटैलिक कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट कैसा रखना है, नॉर्मल, मीडियम, बोल्ड, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। कलर रख सकते हो, ठीक है? कलर आपको रखना है तो यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हो इसका। देन आता है आपका फ़ॉन्ट फैमिली। ये फ़ॉन्ट फैमिली का पिकर है, जहाँ पे आप पिक कर सकते हो कि कैसे फ़ॉन्ट रखने हैं और फ़ॉन्ट का फैमिली क्या होगा। जैसे आपका गूगल फ़ॉन्ट यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे कस्टम फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हो तो कस्टम फ़ॉन्ट आप अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या तो अगर आपको थीम का फ़ॉन्ट यूज़ करना है जो कि यहाँ से इस थीम से आ रहा है, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट कर लेता हूँ, ये कर लूँगा रॉबडो का, ठीक है? रॉबडो में ये चीज़ आपकी आ जाएगी। उसी टाइप से अपना यहाँ पे कलर भी चूज़ कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ करना है, वो सारी चीज़ कर सकते हो। देन आता है आपका कस्टम फ़ॉन्ट। कस्टम फ़ॉन्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कस्टम फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है? अगर यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट ऐड करना है तो एक काम करते हैं, हम लोग फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, फ्लटर फ़ॉन्ट में आते हैं, ठीक है? यूज़ कस्टम फ़ॉन्ट में आते हैं, देखते हैं कोई वेबसाइट हमारे पास मिल जाए यहाँ से फ़ॉन्ट के लिए स्पेशली। फ्लटर फ़ॉन्ट देखते हैं, फ्लटर आइकॉन नाम से है, ये तो आपका शायद आइकॉन है, ये फ़ॉन्ट नहीं है, ठीक है? हमें फ़ॉन्ट चाहिए होगा तो फ़ॉन्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखता हूँ, ठीक है? गूगल फ़ॉन्ट में आते हैं, देखते हैं यहाँ से अगर हमें मिल जाए तो। चलो जैसे मान लो हमें कुछ फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं, जैसे ये आपका है, गेट फ़ॉन्ट में क्लिक करते हैं, डाउनलोड ऑल करते हैं यहाँ पे, टैग 1 में आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ मिला है हमारे पास यहाँ पे, डॉट ज़िप फ़ाइल है, इसको हम लोग ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक? इसमें आते हैं, ये आपका डॉट टीटीएफ मिल गया, ठीक है? मैं ऐड फ़ॉन्ट में आऊँगा, उसके बाद अपलोड फाइल्स में जाऊँगा, अपलोड फाइल्स में जाने के बाद डाउनलोड्स में आऊँगा, टैग 1, ये हमारा टैग 1 नाम से डॉट टीटीएफ फाइल आ गई है फ़ॉन्ट की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैग, अपलोड हो रहा है और इसको मैं कर लेता हूँ ऐड फ़ॉन्ट, ठीक है? तो हमारा जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे वो ऐड हो गया है। चाहो तो आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो, जैसे आपको मीडियम रखना है तो आप मीडियम कर लोगे, और अगर मैं इसमें आ जाऊँ, कस्टम फ़ॉन्ट में आता हूँ, ये चूज़ करता हूँ, तो ये देखो आपका आ गया है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाएगा नहीं क्योंकि आपको जो ये फ़ॉन्ट है ये बाहर का फ़ॉन्ट है, ठीक? वैसे ही आपको कस्टम आइकॉन अगर अपलोड करना है तो आप यहाँ पे कस्टम आइकॉन भी अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं इसमें आता हूँ, फ्लटर आइकॉन, ठीक है? फ्लटर आइकॉन में आते हैं यहाँ पे, उसके बाद मान लो हमें कुछ आइकॉन्स चूज़ करना है, जैसे यहाँ पे मैं हार्ट पे आता हूँ, ठीक? अगर हम चाहो तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन सेटिंग में क्लिक करके क्या करना है हमें, जैसे आपका यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट जो फ़ॉन्ट आइकॉन होगा वो आपका अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो आपका फ्लटर माई ऐप आइकॉन डॉट डॉट नाम से आ गया है। तो यहाँ पे आते हैं अपलोड फाइल पे आते हैं, यहाँ पे बैक आएँगे डाउनलोड में, फ्लटर आइकॉन आ गया, फ़ॉन्ट में ये आते हैं डॉट टीटीएफ। वैसे ये आपका कस्टम आइकॉन है, राइट? ये आपका फ़ॉन्ट नहीं है। वैसे अपलोड, हाँ, इसमें आते हैं, इसमें डाउनलोड में आएँगे, ये रहा, ये डॉट फाइल हो गई, ओपन करते हैं इसको, ये देखो आपका आइकॉन आ गया है। ऐड आइकॉन कर लेते हैं तो आपका जो कस्टम आइकॉन होगा वो यहाँ से ऐड हो जाएगा, ठीक? उसके बाद आते हैं डिज़ाइन सिस्टम पे। डिज़ाइन सिस्टम में आपका सारा डिज़ाइन है जो कि आप एक ऐप में यूज़ करोगे, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे फिग्मा इंपोर्ट करना है तो आप फिग्मा इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि मैं किसी दिन किसी एडवांस वीडियो में जाके बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है? और यहाँ पे आप अपनी डिज़ाइन लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हो, जिसका यूज़ आप हर प्रोजेक्ट में कर सकते हो, राइट?
मतलब मान लो अगर आप 5-6 प्रोजेक्ट बना रहे हो और डिज़ाइन सेम रखना है, तो आप यहाँ से डिज़ाइन लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपकी डिज़ाइन लाइब्रेरी है, उसका यूज़ कर सकते हो आप। डिज़ाइन लाइब्रेरी अगर आपको क्रिएट करनी है, तो टेस्ट नाम से डिज़ाइन लाइब्रेरी क्रिएट कर लो। अब जो भी चीज़ आप इसमें डिज़ाइन करोगे ना, वो हमारे प्रोजेक्ट में चली आएगी, ठीक है? जैसे मान लो हमने ये डिज़ाइन किया था, तो ये हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएगी। जैसे मैं कंटेनर रख लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, बैक आता हूँ मैं प्रोजेक्ट पे अपने, ठीक? इसमें अगर हम डिज़ाइन लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, डिज़ाइन सिस्टम में आते हैं ज़रा, ये टेस्ट में डिज़ाइन लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, ठीक है? द थीम नाउ कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द डिज़ाइन सिस्टम एंड इज़ ओनली रीडेबल, ठीक? मतलब ये रीडेबल है और जो डिज़ाइन लाइब्रेरी आ रही है, अब इसमें आप डिज़ाइंस को चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो मतलब अगर आपको डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करना है अपने ऐप थ्रू आउट ऐप में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। रिमूव कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? देन नीचे आपका आता है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट मतलब होता है एक जो डिवाइस होता है उसकी साइज़ क्या है, मतलब मैक आप विड्थ क्या है, मैक्स विड्थ क्या है उसकी। जैसे कि आपको कई सारी चीज़ें मिल रही होंगी मोबाइल का, जैसे 479 आपकी ब्रेक पॉइंट है, विड्थ है। टैबलेट की 767 है, लैंडस्केप टैबलेट की 991 है और डेस्कटॉप की इनफाइनाइट है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप कोई ऐप बनाओगे, उसमें रेस्पॉन्सिवनेस डाल सकते हो आप, ठीक है? अगर आपका फ़ोन जो आपका स्क्रीन है आई मीन वो छोटा हो रहा है, तो फ़ोन के साइज़ में आ जाएगा, जो भी आप ऐप बना रहे हो। अगर स्क्रीन थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, 479 और 767 के बीच में आ रहा है, तो टैबलेट के साइज़ में आ जाएगा, ठीक? तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा रेस्पॉन्सिवनेस आ जाता है ऐप के अंदर। देन आते हैं लोडिंग इंडिकेटर। लोडिंग इंडिकेटर मतलब होता है जब भी आपका ऐप लोड करता है, तो ये थोड़ा-सा दिखाता है ना सर्कल टाइप का लोडिंग का आइकॉन, वो चीज़ है यहाँ पे। आप यहाँ पे कई सारी चीज़ें को चूज़ भी कर सकते हो, जैसे आवर ग्लास कर सकते हो आप यहाँ पे, उसके बाद रिंग में कर सकते हो इसको। मतलब जो भी आपको अपने हिसाब से करना होगा, आप यहाँ पे उसे कर सकते हो, ठीक है? देन आपको अगर कलर देना है इसका, तो कलर दे सकते हो यहाँ से और डिस्प्ले साइज़ में डायमीटर दिखाना है, तो आप डायमीटर भी चूज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ 3000 ज़्यादा हो गया, 300 कर दूँगा, कुछ इतना बड़ा दिखेगा हमें, ठीक? नीचे आते हैं स्क्रॉल बार थीम, जो आपका स्क्रॉल बार दिख रहा है, इसका थीम क्या रखना है? थंब कलर मान लो अगर मैं कर देता हूँ ये रेड, तो ये रेड आपको दिखना चाहिए। थंब कलर मतलब अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये रेड कलर का दिखेगा, राइट? इसको मैं 2 करता हूँ और मैं थिकनेस थोड़ा-सा इसको हटा दूँगा और इस पे आ जाऊँ। बॉर्डर रेडियस इसका चेंज कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस मतलब ये साइड में आपको कोने में दिख रहा है ना, ये थोड़ा-सा चेंज हुआ है, वो चीज़ है। मिनिमम थंब लेंथ 37 कर लेता हूँ। मैक्सिमम एक्सिस साइज़ हो जाएगा आपको ये, क्रॉस एक्सिस मार्जिन कितना रखना है, ठीक है? ऑलवेज़ थंब विज़ुअल, अगर मैं इसको ऑलवेज़ थंब विज़ुअल कर लेता हूँ, ये देखो आपका, मैं इसको अगर होवर करूँगा ना, ये देखो आपका जैसे ये थंब विज़ुअल मतलब ये अब हमेशा दिखता रहेगा, अगर आप इसको बंद कर के दोगे तो ये हाइड हो जाएगा जब तक आप स्क्रॉल नहीं ऑन करते। मतलब एक तरह से आपका ऐसा है कि अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आप थंब मतलब जो आपका स्क्रॉल बार है उसको दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ आप, ठीक है? जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया आपका। अगर ट्रैक को दिखाना है कि जिस पे स्क्रॉल हो रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो। अगर और इंटरैक्टिव बनाना है तो आप इंटरैक्टिव भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको थंब होवर कलर रखता हूँ, ये वाला, देखो चेंज हुआ ना? मतलब जब मैं होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है। अगर मैं ड्रैग करूँ तो कलर चेंज करना है, ये देखो ड्रैग करते समय कलर इसका चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे ब्लू इसलिए दिखा रहा है कि आई थिंक ये सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। फेडरल हाउस का कलर करता हूँ या तो फिर मैं एक काम करता हूँ थोड़ा-सा ये कलर करता हूँ, ये देखो आपका कलर चेंज हो रहा है जब ड्रैग हो रहा है तो, राइट? तो इस चीज़ को आप कर सकते हो। देन आता है आपका पुल टू रिफ्रेश स्टाइल, मतलब जो आप किसी लिस्ट में जब किसी चीज़ को पुल करके नीचे लेके आते हो, तो ये आपका थोड़ा-सा रिफ्रेश वाला आइकॉन दिखाता है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। उसका आप कलर भी चूज़ कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे रेड करना है तो रेड आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर आपको कैसा रखना है, वो चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। स्ट्रोक का विड्थ रख सकते हो कि क्या जो आपका बीच में जो लोडिंग इंडिकेटर दिखा रहा है ना, उसको आप विड्थ दे सकते हो, ठीक है? देन आते हैं मटेरियल थीम। मटेरियल थीम क्या है ना कि आपका एक गूगल का लेगेसी थीम है। मतलब एक तरह से जो गूगल का ऑफ़िशियल थीम होता है मटेरियल थीम, राइट? अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जो आपका ऐप है ना, उसके अंदर मटेरियल थीम आ जाएगी, जिससे कि आपका जो ऐप है, वो एक तरह से नेटिव लगेगी। मतलब नेटिव का मतलब होता है जैसे देखो, जो आपका फ्लटर है ना, ये हाइब्रिड कोड है। इसका कोड आप आईओएस में भी चला सकते हो, एंड्रॉयड में भी चला सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे मटेरियल थीम का यूज़ करते हो, तो जो नेटिव का लुक आता है ना, वो चीज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है?
उसके बाद आते हैं आपका थीम विज़िट में। अब थीम विज़िट जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल का है, तो मैं इसको किसी दिन बाद में बताऊँगा, बट थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आप थीम्स क्रिएट कर सकते हो विज़िट का। मान लो हमें एक टेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है, उसे हमें रेड दिखाना है, ठीक है? और एक टेक्स्ट को हमें ब्लू दिखाना है, एक टेक्स्ट को हमें व्हाइट दिखाना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे उसका थीम चूज़ कर सकते हो, थीम बना सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे क्रिएट विज़िट करता हूँ और मैं टेक्स्ट का थीम बनाता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट थीम और क्रिएट करता हूँ इसको मैं। तो जो आपका ये थीम होगा, आप इस टेक्स्ट का कलर प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो यहाँ से। जो प्रॉपर्टीज़ होगी ना, वो मैं आपको किसी और दिन मतलब एक एडवांस वीडियो में बता दूँगा, बट अभी तक इतना समझो कि इसमें आप थीम डिज़ाइन कर सकते हो उसका। और थीम कैसे चूज़ करना है, यहाँ पे आप आके थीम दे सकते हो ऐप का। सॉरी, ऐप कह रहा हूँ मतलब उस विजेट का। अब हमें क्या करना है, हमें सेटिंग्स पे आके डिस्कस करना है कि सेटिंग्स वाला पैनल जो है उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे-कैसे उन सबको हमें मैनेज करना है। सबसे पहले आएँगे हम लोग जनरल में, जो आपका ऐप सेटिंग का सबसे पहला मेन्यू जो है वो है आपका ऐप डिटेल्स। अब ऐप डिटेल्स के अंदर आपको देखोगे कि प्रोजेक्ट नेम मिल रहा है, पैकेज नेम मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब जो आपके ऐप का बेसिक चीज़ होती है, बेसिक डिटेल्स होती है, वो यहाँ पे है, ठीक है? जैसे आपका प्रोजेक्ट नेम हो गया, प्रोजेक्ट नेम मतलब जो फ्लटर फ्लो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसका नाम क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टेस्ट प्रोजेक्ट फॉर लर्निंग, तो सेम प्रोजेक्ट का नाम होगा आपके फ्लटर फ्लो के अंदर। अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे लर्निंग फ्लटर फ्लो, ठीक है? तो ये आपका प्रोजेक्ट का नाम हो गया। देन नीचे आते हैं पैकेज नेम। ये जो पैकेज नेम होता है, पैकेज नेम एक तरह से आपके ऐप को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करता है, किसी भी ऐप स्टोर के ऊपर। मतलब जब भी आप कोई ऐप अपलोड करते हो प्ले स्टोर पे, चाहे ऐप स्टोर पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो जो आपका ये पैकेज नेम होता है, इसकी वजह से आपका जो ऐप होता है, वो यूनिकली आइडेंटिफ़ाई कर हो जाता है कि ऐप को किसने बनाया है और मतलब कौन इसको पब्लिश कर रहा है, ठीक है? जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे पैकेज नेम कॉम डॉट ज़ोमैटो रख दिया, ठीक है? तो हो सकता है कि ज़ोमैटो का खुद का एक ऐप हो जहाँ पे पैकेज नेम कॉम डॉट ज़ोमैटो हो और वो पब्लिश्ड हो। तो जब आप पब्लिश करने जाओगे अपना ऐप प्ले स्टोर पे तो वो पब्लिश नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे एक पहले से पैकेज नेम का सेम पैकेज नेम का एक ऐप अवेलेबल है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका ये पैकेज नेम है, वो हमेशा यूनिक हो। आप ये मत ट्राई करने लगना कि मैं किसी पॉपुलर पैकेज नेम डाल दूँ किसी पॉपुलर ऐप का तो वो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना कि ये आपका यूनिक रहे, ठीक है? आप इसको यूनिक बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना डोमेन नेम यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका जो डोमेन नेम होता है वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है? तो उसी डोमेन नेम को आप उल्टा करके यहाँ पे लिख दो, या तो आप आगे लिख सकते हो अपना नाम, या तो अपनी कंपनी का नाम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल के इसको यूनिक बना सकते हो, ठीक है? एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि जो आपका पैकेज नेम होता है, वो आपके ऐप को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करता है। यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करने का मतलब होता है, जो आपका ऐप है, ठीक है? उस पैकेज नेम से पहले से कोई ऐप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे ना प्रेज़ेंट हो। अगर सेम पैकेज नेम से कोई ऐप प्रेज़ेंट होती है ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो आपका ऐप जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? देन आते हैं डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम वैसे आपका ऑप्शनल है। ये इसका जो हमारा यूज़ होता है डिस्प्ले नेम का, वो ये होता है कि जो अब आप ऐप स्टोर पे अपना एप्लीकेशन पब्लिश करते हो, तो जो आपको वहाँ पे नाम दिखता है, वो चीज़ आपको यहाँ से एंटर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूँगा लर्न, तो ये लर्न नाम से वहाँ पे जो आपका प्ले स्टोर होगा या ऐप स्टोर होगा, वहाँ पे ये नाम से दिखेगा। देखो यहाँ पे अब आप होवर करोगे ना, मतलब इसके ऊपर जब माउस ले जाओगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, द डिस्प्ले नेम दैट विल अपीयर इन ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर एज़ वेल एज़ ऑन द यूज़र्स डिवाइस इफ एम्पटी, द प्रोजेक्ट नेम विल बी यूज्ड। मतलब अगर ये एम्प्टी है, मतलब अगर इसको आप खाली रख दिए हो, तो जो आपका ये प्रोजेक्ट नेम है, वो दिखेगा, नहीं तो आपका जो ये नाम है, वो दिखेगा, ठीक है? समझ में आया? अब आते हैं इनिशियल पेज पे। इनिशियल पेज मतलब होता है कि अगर आपके ऐप के अंदर कई सारे पेजेज़ हैं, तो जब ऐप को आपका यूज़र ऑन करता है, तो उसे सबसे पहला पेज कौन-सा दिखना चाहिए, ठीक है? उसे आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास 2 पेज है, अगर मैं होम पेज करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा होम पेज आ जाएगा, और अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जब भी आपका यूज़र ऐप ऑन करेगा, वो अपने आप यहाँ पे टेस्ट मोड पे, मैं सॉरी टेस्ट मोड कह रहा हूँ, मतलब टेस्ट पे आ जाएगा, टेस्ट वाले पेज पे। मैं एक काम करता हूँ, पेज नेम यहाँ से चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था पेज नेम चेंज करना, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग पेज नेम को चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
वेलकम, ठीक है? अब यहाँ पे आऊँगा, अगर मैं चाहूँ इसको पेज नेम को चेंज करना मतलब जब भी आपका यूज़र लॉगिन करे या तो यूज़र पहली बार आपका ऐप ओपन करता है तो उसे कौन-सा पेज दिखना चाहिए? तो मैं यहाँ पे हटा के वेलकम कर देता हूँ या तो यहाँ पे हटा के मैं होम पेज कर देता हूँ, ठीक है? तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ इसको, इनिशियल पेज आपके ऐप ओपन करते समय कौन-सा पेज दिखाना है उसे बताता है, ठीक है? समझ में आया? देन आते हैं फ़ोल्डर ऑर्गनाइज़ेशन पे। फ़ोल्डर ऑर्गनाइज़ेशन मतलब होता है कि जो आपका पेजेज़ होते हैं, आपको उसे फ़ोल्डर में रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो मैं अगर कई सारे फ़ोल्डर्स बना दूँ, तो मैं सभी पेज को इकट्ठा कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने ऑथ का बना दिया, तो इसके अंदर मैं वेलकम को रख दूँ। तो अगर इस टाइप से आपको अपने ऐप के पेजेज़ को मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे फ़ोल्डर बना सकते हो, ठीक? बस आप इसको ऑन कर दो, ठीक? देन आते हैं डाउनलोड सेटिंग में। अब डाउनलोड सेटिंग में आपका थोड़ा-सा फ्लटर का नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका फ्लटर होता है, वो डार्ट लैंग्वेज पे चलता है, ठीक? जब ये डार्ट लैंग्वेज पे चलता है तो हम लोग एक कमांड रन करते हैं जिसका नाम है डार्ट फिक्स। अगर कोई इशू होता है तो आपका ये जो डार्ट फिक्स कमांड है वो इशू को रिज़ॉल्व कर देता है, ठीक है? या अगर रिज़ॉल्व नहीं कर पाएगा तो आपका जो ऐप होता है वो डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो थोड़ा-सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में बट आप जब इसको लेके कहीं और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाओगे जैसे आपका वीएस कोड हो गया या तो एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया तो वहाँ पे कोई आपको एरर नहीं दिखेगा, ठीक है? देन आते हैं डाउनलोड अनयूज्ड प्रोजेक्ट एसेट मतलब वो सारे एसेट जो यूज़ नहीं हुए प्रोजेक्ट में अगर आप उन्हें भी डाउनलोड कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके उन्हें डाउनलोड करा सकते हो। वैसे मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा ये करने के लिए क्योंकि आपका जो ऐप है ना वो ज़्यादा लोड ले लेगा। मतलब अगर आपके पास 100 इमेजेस हैं और आपने सिर्फ़ यूज़ किया है 2 तो जो आपका ऐप साइज़ होगा वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। हो सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट साइज़ हो वो भी इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है? देन नीचे आते हैं, यहाँ पे है राउटिंग एंड डीप लिंकिंग का। राउटिंग एंड डीप लिंकिंग मतलब होता है जो आपके ऐप में यूआरएल होते हैं। देखो, आप चाहे वेब चलाओ, चाहे मोबाइल ऐप चलाओ, उसमें हर पेज का एक पाथ होता है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जैसे देखोगे आप, अगर मान लो मैं आता हूँ वेलकम वाले पेज पे, तो यहाँ पे देखो रूट सेटिंग, ठीक है? इस पे मैं नीचे आ जाऊँगा, तो ये आपका रूट है मतलब जो आप ऐप चला रहे हो, उसका एक पाथ है, ठीक है? मतलब ये आपका जो पेज है, उसका एक पाथ हो गया है। तो उसी ची उन चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप। पहला आपका आता है ओवरराइड डिफ़ॉल्ट ट्रांज़िशन मतलब आपके जो डिफ़ॉल्ट ट्रांज़िशन होते हैं मतलब एक पेज से दूसरे पेज में अगर मूव करते हो, तो जो ट्रांज़िशन दिखता है ना आपको, जैसे एनिमेशन जो होता है मतलब राइट से स्वाइप हो रहा है, लेफ्ट से स्वाइप हो रहा है या तो फिर ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब टॉप टू डाउन आ रहा है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो। तो ट्रांज़िशन टाइप कैसा रखना है आपको, यहाँ पे चूज़ कर लो इंस्टेंट है, फेड है, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट या स्केल करके। ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे इसका ड्यूरेशन भी दे सकते हो कि कितने टाइम में ये ट्रांज़िशन होना चाहिए, ठीक? देन आता है आपका यूज़ फायरबेस डायनामिक लिंक। फायरबेस डायनामिक लिंक जो होता है वो एक तरह से आपका वेबसाइट टाइप में लिंक दे देता है, जिसका आप यूज़ करके अगर कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आपको शेयर वाला फीचर डालना है, ठीक है? शेयर वाला फीचर का मतलब जैसे आपने कोई इमेज शेयर करानी है व्हाट्सऐप पे, तो आप शेयर बटन पे क्लिक करके व्हाट्सऐप पे उसे भेज दोगे और जैसे ही यूज़र उस लिंक पे क्लिक करेगा, वो ब्राउज़र में जाएगा, ब्राउज़र से वो फिर रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके ऐप के अंदर, ठीक है? तो फाइव-बेस्ड डायनामिक लिंक का काम वही होता है, ठीक? समझ में आया यहाँ तक? देन आता है एडवांस रूट सेटिंग। एडवांस रूट सेटिंग में क्या है आपका पेजेज़ आर द सब रूट ऑफ द रूट पेजेज़ मतलब अगर मान लो आप पेज ए से जा रहे हो बी पे, ठीक है? तो जो आपका यूआरएल होगा वो a/b होगा। मतलब आप पेज ए पे थे उसके बाद आप बी पे गए। तो इस टाइप से है आपका सब रूट ऑफ द रूट पेज, ठीक? जैसे इफ ट्रू एनी टाइम यू लोड पर्टिकुलर पेज द रूट होम पेज विल लोड बिहाइंड इट एंड बी अवेलेबल to navigate back to. For example, imagine a social app where user opens deep link to a post page. If setting is true, the normal back button will still work and navigate to the home page. Otherwise, you will have to manage logic yourself. मतलब एक तरह से आप ऐसे समझिए जैसे मैंने बताया अभी आपको इससे पहले कि आपका पेज जो आपका ये रूट होगा, पेज रूट जो होगा वो एक तरह से आपके पेरेंट रूट को लेके चलेगा, ठीक है? मतलब अगर आप ए से बी पे जा रहे हो तो वो अपने आप a/b कर देगा। मतलब आप जब बैक प्रेस करोगे तो फिर से आपके ए वाले पेज पे आ जाएगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए इसको बंद करते हैं क्योंकि हमारा फायरबेस इंटीग्रेटेड नहीं है तो इसको भी बंद कर देंगे। जो हमारा एरर था वो रिमूव हो गया है। मैंने आप लोग को सारा एरर दिखाना बताया देखना बताया है। अगर मान लो मैं इसको ऑन कर देता हूँ
और यहाँ पे ऊपर अगर कोई एरर आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि एरर क्या आ रहा है। सबसे पहला एरर क्या था आपका, अ वैलिड यूआरएल स्कीम मस्ट बी स्पेसिफाइड इफ फायरबेस डायनामिक लिंक्स आर इनेबल्ड। ठीक है? मतलब आपको यहाँ पे एक यूआरएल स्कीमा देना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है? तो ये हमारा एक यूआरएल स्कीम हो गया, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं बंद यहाँ से। ठीक है? आपको ऐप डिटेल्स के बारे में समझ में आ गया? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक थोड़ा-सा छोटा-सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको समराइज़ कर देता हूँ। जो आपका ऐप डिटेल होता है, वो आपके ऐप की बेसिक डिटेल्स को कंटेन करता है। जैसे आपका प्रोजेक्ट नेम हो गया, पैकेज नेम हो गया, डिस्प्ले नेम हो गया। डिस्प्ले नेम का मतलब जो आपके प्ले स्टोर पे, आपके ऐप स्टोर पे या तो यूज़र के डिवाइस में जो नाम दिखेगा आपके ऐप का वो, ठीक है? देन इनिशियल पेज हो गया, इनिशियल पेज के अंदर आता है कि जब भी आपका यूज़र आपके ऐप को ओपन करे, तो उसे सबसे पहला पेज कौन-सा दिखना चाहिए, ठीक है? देन आता है फ़ोल्डर ऑर्गनाइज़ेशन, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर फ़ोल्डर वाइज़ पेज को ऑर्गनाइज़ करना चाहते हो, तो आप फ़ोल्डर ऑर्गनाइज़ेशन का यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड सेटिंग पे आते हैं, डाउनलोड सेटिंग में आपको 2 ऑप्शंस थे, पहला रन डॉट फिक्स है। रन डॉट फिक्स से क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड करोगे, तो ये कमांड लाइन का एक प्रॉम्प्ट रन करेगा। उससे क्या होगा कि जो भी आपके इश्यू होंगे फ्लटर प्रो में, या तो कोड एक्सपोर्ट करते समय कोई भी अगर इश्यू आ रहा है, तो उसको फिक्स फिक्स कर देगा। अगर फिक्स नहीं हो पाएगा, तो वो आपका जो एरर है, उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद वो आपको बता देगा कि ये वाला एरर है यहाँ पे, आप वहाँ पे जाके उसको सही कर सकते हो। देन आता है आपका डाउनलोड अनयूज्ड प्रोजेक्ट। डाउनलोड अनयूज्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है अनयूज्ड प्रोजेक्ट एसेट्स, सॉरी, डाउनलोड अनयूज्ड या प्रोजेक्ट एसेट्स है। इसका मतलब ये है कि जो भी एसेट्स आपके यूज़ नहीं हुए हैं, अगर आप उनको भी डाउनलोड कराना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसको इनेबल करके डाउनलोड करा सकते हो। देन आता है आपका रूट एंड डीप लिंकिंग। रूट एंड डीप लिंकिंग का मतलब होता है, आप अपने ऐप के अंदर जो यूआरएल देखते हो, मतलब अगर आप वेब पे हो, चाहे अगर ऐप पे हो आप, तो हर पेज का एक अपना यूआरएल होता है। तो उसी यूआरएल किस तरह से मैनेज करते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहला आता है ओवरराइड डिफ़ॉल्ट ट्रांज़िशन, मतलब अगर आपके ऐप के अंदर एनिमेशन लगा हुआ है, तो आप उसको ओवरराइड करके खुद का मैनुअली आप ट्रांज़िशन दे सकते हो, ठीक है? देन आता है फायरबेस डायनामिक लिंक्स, मतलब फायरबेस कुछ डायनामिक लिंक्स प्रोवाइड करता है, जिनको आप कभी भी अगर वेब पेज पे ओपन करोगे, तो यूज़र वो रिडायरेक्ट करके आपके ऐप पे आ जाएगा, ठीक है? देन एडवांस रूट सेटिंग आता है। एडवांस रूट सेटिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पेजेस को सब रूट में भी डिवाइड करना है, तो आप इसको ऑन करके डिवाइड कर सकते हो। मतलब अगर आप पेज ए पे हो, पेज ए से पेज बी पे गए हो, या तो मान लो ऐसे कि आपने कोई यूआरएल शेयर करा व्हाट्सएप पे अपने ऐप से, और यूज़र जब उस यूआरएल को क्लिक करता है, तो वो वेब पेज पे जाएगा। वेब पेज के बाद आपके ऐप पे आ रहा है। अब वो जिस पेज से गया था, उस पेज से पहले वाला जो पेज है, अगर वो बैक प्रेस करता है, तो उस पे आ जाएगा। ठीक है? मतलब ए से बी पे गया, ठीक? और बी से अगर उसने बैक प्रेस किया, तो ए पे आ जाएगा, राइट? या तो आप ऐसे समझो, अगर ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ठीक है? अगर उसने सी से प्रेस किया बैक बटन, और आपका सब रूट्स ऑफ रूट पेजेस ऑन है, तो वो क्या होगा कि सी से सीधे वो ए पे आ जाएगा, मतलब सबसे पहले वाले पेज पे आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बस इतना है कि अगर आप पेजेस आर सब रूट ऑफ रूट पेज ऑन करते हो, तो हमेशा पेरेंट पेज पे आपका यूज़र आ जाएगा जब भी वो बैक बटन को प्रेस करेगा, ठीक है? अब आते हैं ऐप एसेट्स पे। ऐप एसेट्स के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला आता है आपका स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जो आपके यूज़र को सबसे पहले दिखती है जब भी वो अपना ऐप ओपन करता है। और यहाँ से आप उसमें इमेजेस डाल सकते हो, जैसे जो भी आपको इमेज दिखानी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जितने भी आपके मीडिया एसेट्स हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आप उन्हें चूज़ कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से आप मीडिया एसेट्स अपलोड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, राइट? तो उन्हीं चीज़ में से आपको यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे वही सारी जो इमेजेस हैं वो आपको दिख जाएँगे। तो यहाँ पे क्लिक करके हमें इमेज चूज़ कर लेना है। जैसे मान लो मुझे सबसे पहले जब भी ऐप यूज़र ऑन करे, तो हमें ये सोर्स दिखाना है। तो इस पे क्लिक कर दूँगा मैं, ठीक है? क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखोगे प्रीव्यू आ रहा है कि किस तरह से आपका इमेज दिखेगा। तो अगर हम इमेज फीड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह से होगा। जैसे मैंने आपको इमेज का प्रॉपर्टीज़ बताया था बहुत सारी वीडियोज़ में, वैसे यहाँ पे भी है। आपका फिल है, फिल मतलब आपका जितना प्रॉपर स्पेस है उसे फिल कर देगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपकी इमेज को कंटेन कर देगा, मतलब जितना उसका हाइट है, जितना विड्थ है, बस वहीं तक रखेगा, ठीक है? उसके बाद सभी साइड से ये एक तरह से
स्पेस दे देता है। देखो आप एज़ लार्ज एज़ पॉसिबल व्हाइल स्टिल कंटेनिंग द विज़ार्ड एंटायरली विदिन द अवेलेबल स्पेस मतलब जितना स्पेस है उसी के अंदर रखेगा और जो आपका हाइट और विड्थ है इमेज का उतना ही मेंटेन करके वो रखा रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये कवर कर लेगा मतलब इससे क्या होगा कि जो आपकी इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा और एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा, ठीक है? और एज़ स्मॉल एज़ पॉसिबल व्हाइल स्टिल कवरिंग द एंटायर अवेलेबल स्पेस मतलब एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है जितना स्पेस उसे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल विड्थ कर देता है। फुल विड्थ मतलब जितनी आपकी विड्थ है आपके इमेज की उतनी विड्थ ये ले लेगा। या तो आप ऐसे भी समझो कि जितनी भी विड्थ आपके मोबाइल स्क्रीन की रहेगी उतनी विड्थ ले लेगा, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिट हाइट कर लेगा मतलब जितनी हाइट आपके मोबाइल स्क्रीन की है उतनी हाइट में ये अपने इमेज को फिट कर लेगा, ठीक? उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब होता है नो स्केल मतलब कुछ नहीं करेगा, जैसा इमेज है वैसा उठा के उसको रख देगा। देन यहाँ पे आते हैं स्केल डाउन का मतलब सेंटर द विज़िट एंड स्केल इट डाउन अंटिल फिट्स विद इन द अवेलेबल स्पेस मतलब इसका ये होता है कि स्केल डाउन कर देगा मतलब जो इसकी साइज़ है उसको कम कर देगा और फिट करेगा जितने अवेलेबल स्पेस है उसका, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे खुद से विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं 10 पिक्सल करता हूँ यहाँ से तो बहुत छोटा हो जाएगा और अगर मैं इसको इंक्रीज़ करते चला जाता हूँ, मान लो अगर मैं 200 कर दिया तो ये देखो आपका 200 का विड्थ ले लेगा और 200 का हाइट ले लेगा, ठीक है? देन यहाँ पे साइड में आता है आपका मिनिमम ड्यूरेशन मतलब कितने सेकंड में इसको लोड कराना है। तो अगर मैं 200 मिलीसेकंड करता हूँ तो 200 मिलीसेकंड तक ये लोड होगा, ठीक है? यहाँ पे सेट मिनिमम ड्यूरेशन फॉर व्हिच स्प्लैश स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड मतलब जितना मिलीसेकंड के लिए आपकी स्प्लैश स्क्रीन डिस्प्ले करानी है आपको उतना आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपका है 1000 मिलीसेकंड तो अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा कर दूँ तो 2000 मिलीसेकंड मतलब 2 सेकंड तक आपकी जो स्क्रीन है वो दिखेगी। ठीक है? देन आता है आपका बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या होता है, जो इसके पीछे का कलर दिख रहा है ना आपको व्हाइट वाला, उसको सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर पैलेट मिल जाएगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, किस तरह से आपका थीम कलर चूज़ होता है। वहाँ से जो आपके कलर्स आते हैं थीम के, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने कस्टम कलर्स भी चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कस्टम कलर भी मिल जाएगा। जैसे मान लो मुझे रेड करना है, तो मैं यूज़ कलर करूँगा, तो जो बैकग्राउंड स्क्रीन होगी वो रेड आ जाएगी, ठीक? देन आते हैं प्रीलोडिंग कलर मतलब ये प्रीलोडिंग कलर व्हेन द ऐप इनिशियली ओपन्स देयर इज़ अ ब्रीफ टिपिकल 500 मिलीसेकंड एम्प्टी स्क्रीन एज़ अ फ्लटर इंजन लोड मतलब जब भी आपका ऐप लोड होता है उससे 500 मिलीसेकंड के अंदर आपका ऐप मतलब एक इंजन मतलब सॉरी इंजन कह रहा हूँ मतलब फ्लटर बिल्ड जो होता है वो लोड करता है, ठीक है? ऐप इंजन को लोड करता है। तो उससे पहले अगर आपको प्रीलोडिंग कलर दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो उसका कलर कैसा होगा वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है? मतलब एक नॉर्मल सा प्रीलोडिंग कलर दिखाता है वो। मतलब जब भी आप कोई ऐप लोड करते हो तो हो सकता है कि पूरा ब्लैंक दिखाता हो या तो पूरा व्हाइट दिखाता हो। आप कभी नोटिस करके देखना अपने ऐप कोई भी ऐप ओपन करके, ठीक है? देन यहाँ पे आते हैं लॉन्चर आइकॉन मतलब आपका जो ऐप होगा उसका लॉन्चर आइकॉन क्या होगा? जैसे आपने सभी ऐप में देखा होगा कि सबका अपना-अपना एक आइकॉन होता है जिससे कि आप उन्हें पहचान पाते हो कि ये ऐप किस चीज़ का है। ठीक है, जैसे ज़ोमैटो का हो गया, स्विगी का हो गया, यूट्यूब का हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो यहीं से सेट होती हैं जो आपका होता है लॉन्चर आइकॉन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें लॉन्चर आइकॉन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मान लो मैं ये वॉच कर लेता हूँ तो मुझे लॉन्चर आइकॉन में ये वॉच दिखेगी। ठीक है? देन आता है नीचे आपका एरर इमेज। एरर इमेज मतलब अगर आपके ऐप के अंदर कोई एरर आता है तो उसमें हमें कौन-सा इमेज दिखाना है। तो अगर मान लो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, तो ये हमारी जो होगी एरर इमेज होगी, ठीक है? मतलब जब भी कुछ फ़ेल होगा या तो कुछ सही से काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारी ये वाली इमेज दिख जाएगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं नेविगेशन बार एंड ऐप बार में। इसमें आपको 2 चीज़ मिल जाती है, नेविगेशन बार एंड ऐप बार। और थोड़ा-सा मैं डिफ़रेंस बता दूँ नेविगेशन बार और ऐप बार में, कि जो आपका ऐप बार होता है, वो हेडर होता है, मतलब सबसे ऊपर रहता है, सबसे टॉप पे। किसी भी ऐप में सबसे टॉप पे रहता है और जो नेविगेशन बार होता है वो सबसे बॉटम में रहता है, ठीक है? मतलब जैसे देखो, आपका जो ये चीज़ है, ये ऐप बार है मतलब सबसे टॉप में है। अगर कोई भी चीज़ इस साइड में है, यहाँ पे अगर है, ठीक है? यहाँ पे अगर है, तो वो आपका नेविगेशन बार है, ठीक है? मतलब फ्लटर फ्लो के अंदर वो नेविगेशन बार है। अब हो सकता है किसी और लैंग्वेज में कहीं कुछ और मतलब होता हो नेविगेशन बार का, बट फ्लटर फ्लो के अंदर नेविगेशन बार सबसे बॉटम में होता है। अब एक-एक करके हम लोग ऑन करते हैं। सबसे पहले आएँगे शो नेविगेशन बार ऑन करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारे पास एक एरर देगा कि
नेविगेशन बार रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पेज, ठीक है? कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके 2 नेविगेशन बार ऑन कर देते हैं, ठीक है? एक इस वाले पेज पे और एक इस वाले पेज पे, ठीक है? अब हमारे पास 2 पेज आ गए, तो देखो आपको नेविगेशन बार नीचे दिखना शुरू हो गया है। फिर से सेटिंग पे आएँगे और सेटिंग पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन बार का पूरा जो कस्टमाइज़ेशन है, उसका चीज़ हमें यहाँ पे दिखने लगा है। तो इसको जब आप ऑन करोगे तो साइड में आपको मिलेगा रेस्पॉन्सिव विज़िबिलिटी, मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके उन सभी डिवाइसेज़ को हाइड कर सकते हो जहाँ पे आपको इसे नहीं दिखाना है। जैसे मान लो अगर मुझे फ़ोन में इसे नहीं दिखाना तो मैं फ़ोन में बंद कर सकता हूँ इसको, ठीक है? अगर मैं फ़ोन में बंद करता हूँ तो ये देखो आपका नेविगेशन बार नहीं दिखेगा, ठीक है? अगर मैं टैबलेट में बंद करूँगा तो टैबलेट में नहीं दिखेगा। मैं टैबलेट में आता हूँ, ये देखो आपका टैबलेट में नहीं दिख रहा है। ये एक्चुअली टैबलेट आपका जो वर्टिकल में है, ठीक है? और अगर मैं हॉरिज़ॉन्टल में बंद करता हूँ तो अभी भी दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं कुछ चूज़ करता हूँ, ओके, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है इस पे, बट ये फ़ोन में जो है प्रॉपर तरह से काम कर रहा है, ठीक है? देन आते हैं अपने पीसी पे। पीसी में हमें अगर बंद करना है तो हो सकता है ये पीसी में भी ना दिखे। देखो, यहाँ पे पीसी में हमारे नहीं दिख रहा है, ठीक है? और फिर हम फ़ोन पे आते हैं और यहाँ से फ़ोन का नेविगेशन बार ऑन कर देते हैं, मतलब हमें इसको फ़ोन पे विज़ुअल कराना है, टैबलेट पे भी कराना है और अगर आप चाहो तो लैंडस्केप पे भी करा सकते हो। देन आपका पीसी में आते हैं तो पीसी में भी ऑन कर देते हैं अभी के लिए, वैसे पीसी में कोई नेविगेशन बार तो दिखाता नहीं है, ठीक है? अब नीचे आओगे यहाँ पे तो लेआउट में आओगे आप लोग, लेआउट में आपको क्या-क्या मिलेगा, फ्लटर का यहाँ पे कई सारे नेविगेशन बार के टाइप मिल जाएँगे। सबसे पहला जो आपका आता है फ्लटर डिफ़ॉल्ट नेविगेशन बार। फ्लटर डिफ़ॉल्ट नेविगेशन बार का मतलब ये है कि फ्लटर लैंग्वेज के अंदर, फ्लटर फ्रेमवर्क के अंदर है, ठीक है? आपका कुछ डिफ़ॉल्ट नेविगेशन बार होते हैं, ठीक है? मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप देखोगे नेविगेशन बार हर लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको, चाहे वो आप कोटलिन करो, चाहे जावा करो, चाहे आपका स्विफ्ट आईओएस करो, सब में आपको नेविगेशन बार मिल जाएगा जो उनका खुद का बनाया हुआ होता है। तो वैसे ही फ्लटर में आपका खुद का बनाया हुआ नेविगेशन बार है जो कि आप यहाँ पे अभी इनिशियल इनिशियल लेवल पे देख पा रहे होगे, ठीक है? अब इसका पहले मैं प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आगे क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएँगे रीऑर्डर पेज आइकॉन, मतलब अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो आप यहाँ से रीऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे आके हम लोग, तो यहाँ पे देखोगे स्टाइलिंग आता है। स्टाइलिंग में क्या-क्या है आपकी चीज़ें? तो लेबल, मतलब जो भी यहाँ पे नेविगेशन बार सिलेक्टेड होगा, उसका अगर लेबल दिखाना है आपको, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके ऑन कर सकते हो, ठीक? मतलब ये आपका होम पेज है, तो ये आपका होम दिखा देगा और अगर चाहते हो कि शो लेबल्स में अनसिलेक्टेड वालों का भी दिखाए, तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो। अभी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा कि इसे कहाँ से चेंज करें ना, जो आपका ये आइकॉन दिख रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग आएँगे कहाँ पे, अपने पेज में। अब जब पेज में आ जाएँगे तो हमारे पास देखो होम पेज पे हैं, तो हमारा ये होम दिखा रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लो कर देता हूँ होम दूसरा टाइप का, जैसे मान लो मैं ये कर दिया होम, तो ये देखो आपका आइकॉन चेंज हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आता हूँ वेलकम में, वेलकम में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं वेलकम करता हूँ, या तो मैं लिख देता हूँ हाय, वेब कर देता हूँ, या तो वेब एंड करता हूँ, वेब एंड का कुछ करता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये देखो आपका, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम, ठीक? तो यहाँ पे सेटिंग में आओगे, देखोगे आपका ये आइकॉन जो है चेंज हो गया है। ठीक है? उसके बाद नीचे आते हैं नेविगेशन बार पे, मतलब जो आपका ये नेविगेशन बार है उसका कलर क्या होना चाहिए? तो अगर आप व्हाइट देखोगे, अभी बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइट ही रहता है, बट आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं देखो यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये अपने आप यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है आपका सिलेक्टेड आइकॉन कलर, मतलब जो यहाँ पे नेविगेशन बार के बटन जो हैं, मतलब या तो मेन्यू जो हैं, अगर वो सिलेक्टेड हैं तो किस तरह से आपको उसका आइकॉन कलर दिखाना है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे इसका व्हाइट दिखाना है तो ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है? दिख रहा है ना आपको? मतलब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये व्हाइट हो जा रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि अनसेलेक्टेड का भी कलर दिख जाए, तो आप यहाँ से भी इसको चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको कर देता हूँ येलो कलर का, ठीक है? तो मतलब जो आपका अनसेलेक्टेड है वो उसका कलर येलो हो गया है, ठीक है? अनसेलेक्टेड का मतलब होता है आपका जो कि जिस मतलब जो सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है? मैं इस पे आता हूँ और अगर इसको मैं एक बार प्रीव्यू करूँ, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो उस चीज़ को। मान लो मैं अभी होम पेज पे हूँ, तो मेरा होम पेज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? होम पेज व्हाइट आ गया। अगर मैं फिर से चलता हूँ वेलकम वाले पेज पे, तो ये हमारा वेलकम वाले पेज व्हाइट हो गया और जो अनसिलेक्टेड है, वो आपका यहाँ पे येलो कलर का हो गया, ठीक है? अब आता हूँ मैं इस पे क्लिक करके गूगल नेविगेशन बार में। अब गूगल नेविगेशन बार क्या है कि गूगल ने भी अपना खुद का नेविगेशन बार बना के रखा है फ्लटर के लिए, क्योंकि जो आपका फ्लटर है, वो एक तरह से गूगल का ही प्रोडक्ट है।
ठीक है? तो उसने भी अपना नेविगेशन बार यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखोगे आपका जो यूआई है वो काफ़ी ख़राब हो गया है, मतलब कुछ इस तरह से दिखा रहा है। अब इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी, तो हम लोग सबसे पहले इसे सही कर देते हैं। जैसे इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है? सिलेक्टेड आइकॉन एंड टेक्स्ट कलर हमें देना है, मतलब जो आइकॉन सिलेक्टेड होंगे उनका टेक्स्ट कलर और आइकॉन कलर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है? अनसिलेक्टेड का क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा ग्रे कर देते हैं इसको, ठीक है? अब सिलेक्टेड बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आपको, मतलब जो चीज़ सिलेक्टेड है उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होगा। जैसे मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये चीज़ सिलेक्टेड थी हमारी, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से आ गया, मतलब रेड कलर आ गया। अगर आपको फिर से यहाँ पे बॉर्डर विड्थ देनी है तो आप यहाँ पे बॉर्डर विड्थ दे सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ या तो फिर मैं इसको सीधे 400 कर दूँ, तो यहाँ का जो ये बॉर्डर विड्थ है वो 400 हो गई है। या आपको यहाँ पे अगर देना हो बॉर्डर रेडियस तो आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो बॉर्डर रेडियस हमारी 10 हो गई। उसके बाद हमको बॉर्डर कलर देना है तो आप यहाँ से सीधे बॉर्डर कलर दे सकते हो। ठीक है? इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ कि आपका जो बॉर्डर रेडियस है वो बिना बॉर्डर कलर दिए हुए काम नहीं करता है। तो इसको मैं 20 करता हूँ अगर, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है? अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस थोड़ा-सा छोटा कर दूँ, तो ये देखो आपका कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर बॉर्डर विड्थ मैं थोड़ा-सा कम करूँ और कम करूँ, या तो मैं 5 कर देता हूँ, तो ये देखो आपका बॉर्डर रेडियस कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। या तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा-सा इसको कलर चेंज करता हूँ, तो देखो आपका जो बॉर्डर विड्थ है, वो इस कलर का हो गया, राइट? देन अगर आपको शो अनसिलेक्टेड बॉर्डर में भी दिखाना है, मतलब इसका भी अगर आपको बॉर्डर दिखाना है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो कि जिससे क्या होगा कि आपका जो ये वाला बॉर्डर है, मतलब जो अनसिलेक्टेड मतलब जो सिलेक्टेड नहीं है, उनका ही बॉर्डर आपको दिखने लगेगा। देन नीचे आते हैं, नेविगेशन बार पैडिंग है, नेविगेशन बटन पैडिंग मतलब आप इनकी पैडिंग दे सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं इसको यूनिफ़ॉर्म पैडिंग देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके, तो ये देखो आपका सभी साइड से 10 की पैडिंग हो गई है। उसको अगर हमको यहाँ पे नेविगेशन बटन का मार्जिन करना हो तो मार्जिन दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मार्जिन देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि जो आपका पैडिंग होता है और जो मार्जिन होता है उसमें बहुत डिफ़रेंस होता है, ठीक है? पैडिंग का मतलब होता है इनर स्पेस, ठीक है? उसके अंदर का स्पेस, और जो आपका मार्जिन होता है वो साइड से होता है हमेशा, मतलब आउटलाइन से होता है, ठीक है? मतलब इस एलिमेंट के बाहर से मार्जिन होगा, मतलब इस साइड से, इसके इधर से, इसके डाउन से, इसके अप से, ठीक है? लेकिन आपका जो पैडिंग होगा, वो आपका एक तरह से अंदर से होता है, ठीक है? सेट पैडिंग्स ऑफ द विड्थ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है नेविगेशन बटन अलाइनमेंट, मतलब जो आपका ये नेविगेशन बटन दिख रहा है, उसकी अलाइनमेंट क्या रखनी है आपको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये दोनों स्पेस इवनली कर लेंगे, मतलब हर साइड से अपना प्रॉपर स्पेस ले लेंगे, मतलब एक तरह से इवन स्पेस ले लेंगे। अगर आप सेंटर में करते हो, तो दोनों सेंटर में आ जाएँगे, दोनों बीच में आ जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो क्या करेंगे, ये साइड से कम स्पेस देके बीच से स्पेस जो होता है वो बढ़ा देते हैं। और अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो स्पेस बिटवीन कर देते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा सबसे ज़्यादा होगा और साइड से स्पेस सबसे कम हो जाएगा, ठीक है? देखिए नेविगेशन बटन का अलाइनमेंट है ना, इसको मैं आपको कॉलम के अंदर समझाऊँगा तो उसमें कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, गैप बिटवीन आइकॉन एंड टेक्स्ट, मतलब जो ये आपका आइकॉन और टेक्स्ट दिख रहा है ना, इसके बीच में अगर आपको गैप देना है तो यहाँ पे आप गैप दे सकते हो। अगर मान लो मैं 10 करता हूँ तो ये देखो आपका यहाँ पे इतना गैप आ गया है, ठीक है? उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब जो आपका ये एनिमेशन दिख रहा है आपको, इसका ड्यूरेशन क्या रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2000 सेकंड, मिलीसेकंड, मतलब ये देखो आपका 2 सेकंड में ये एनिमेट हो रहा है, ये देखो आपका, ठीक है? अगर मैं इसको कर देता हूँ 100 मिलीसेकंड तो ये देखो आपका तुरंत हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है आपका हैप्टिक फीडबैक। हैप्टिक फीडबैक का मतलब होता है जब भी यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो हल्का-सा वाइब्रेट करेगा फ़ोन, ठीक है? जिससे कि थोड़ा आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अगर आप हैप्टिक फीडबैक ऑन करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोन होगा वो हल्का-सा वाइब्रेट करेगा जब भी कोई यूज़र नेविगेशन बार पे क्लिक करता है तो। और एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हैप्टिक फीडबैक जो होता है वो हर फ़ोन में नहीं होता, तो जिसमें सपोर्ट नहीं करेगा उसमें आपका ये वाला फीचर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर जिसमें सपोर्ट करेगा तो काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दे देगा यूज़र को। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं थर्ड वाले जो नेविगेशन बार है उस पे, फ्लोटिंग नेविगेशन बार, मतलब जो आपका ये नेविगेशन बार है ये फ्लोटिंग रहेगा, मतलब एक तरह से जैसे आपका देखो ये आपका इमेज दिख रहा है ना, जब आप इसको फ़ोन में देखोगे, जैसे आपका ये फ़ोन है, अगर मान लो मैं इसके नीचे अगर एक कंटेनर लगा देता हूँ और
वो मैं सबसे ज़्यादा नीचे करता हूँ, तो ये देखो आपका ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है? मतलब ये कहीं से आपके बॉटम से अटैच नहीं है, ठीक है? जिससे क्या होगा कि जो आपके नीचा है नीचे है, उससे आपको जो आपका विज़िट है वो दिखेगा साफ-साफ, ठीक? मतलब एक तरह से फ्लोट कर रहा है ये, राइट? उसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेम आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपने गूगल नेविगेशन बार में देखा है, बट एक छोटा-सा डिफरेंस ये होता है कि जो सिलेक्टेड आइकॉन होता है, उसका बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं होता, ठीक है? जैसे आप अपना सिलेक्टेड आइकॉन का कलर चेंज कर सकते हो, बट आप इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं दे सकते। जैसे कि आपने गूगल में दिया हुआ था, गूगल नेविगेशन बार ऑन करोगे तो ये देखो आपका, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपका नहीं है, बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। तो अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आते हैं हम लोग ऐप बार के ऊपर। ऐप बार जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सबसे टॉप पे दिखता है किसी भी ऐप में, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमारा जो ऐप है इसमें सबसे टॉप पे दिख रहा है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें किस तरह से कस्टमाइज़ करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो एक-एक चीज़ करके मैं बताऊँगा आप लोग को। सबसे पहले आप जब इसको ऑन करोगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई नया पेज ऐड करते हो तो उसमें ऑटोमैटिकली जो आपका ऐप बार ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो आप इसको ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है? देन आता है आपका रेस्पॉन्सिव विज़िबिलिटी। रेस्पॉन्सिव विज़िबिलिटी का मतलब होता है जैसे मैंने आपको इसमें बताया था अभी को नेविगेशन बार वाले मेन्यू में कि आपका जो रेस्पॉन्सिव विज़िबिलिटी है मतलब किस पे आपको इस ऐप बार को दिखाना है, किस पे नहीं दिखाना है, मतलब किस डिवाइस पे आपको इसको दिखाना है और किस डिवाइस पे नहीं दिखाना है। जैसे इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है आपका फ़ोन। अगर आप चाहते हो कि फ़ोन पे ना डिस्प्ले हो तो आप इस पे क्लिक करके आप हाइड कर सकते हो। देन आता है आपका टैबलेट। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो ऐप बार है वो टैबलेट पे ना दिखे तो आप ऐसा यहाँ से आप इसको क्लिक करके हाइड कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे देखोगे 2 चीज़ मिलेगा आपको, एक टैबलेट में होता है पोर्ट्रेट मोड, एक होता है लैंडस्केप मोड और इन सब दोनों चीज़ों का अलग-अलग दिया हुआ है। तो अगर आप चाहोगे कि हमारा जो ऐप बार है वो सिर्फ़ पोर्ट्रेट पे दिखाई दे, लैंडस्केप में ना दिखाई दे, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके लैंडस्केप से उसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है? देन आता है आपका पीसी। अगर आप चाहते हो कि जो आपका ऐप बार है वो पीसी पे ना दिखाई दे, मतलब पीसी आई मीन वेबसाइट पे, ठीक है? अगर वेबसाइट पे ना दिखाई दे तो आप यहाँ से उसपे भी हाइड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग हाइड कर देते हैं उसे। बट अभी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि कोई भी हाइड ना हो, ठीक? तो मैं सबको अनहाइड कर दूँगा यहाँ से। देन उसके बाद आते हैं हम लोग स्टाइलिंग पे। स्टाइलिंग का मतलब है, जो आपका ऐप बार है वो कैसा दिखेगा, ठीक है? तो इसमें कई सारे टाइप्स दिए हुए हैं, अराउंड 4 टाइप्स का स्टाइलिंग दिया हुआ है। सबसे पहला आपका आता है लार्ज हेडर, मतलब सिर्फ़ आपका हेडर दिखाई देगा जहाँ पे आपका सिंगल पेज नेम होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो अभी, ठीक है? उसके बाद इसको मैं थोड़ा-सा बंद कर देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है? ये देखो सबसे पहला आपका था लार्ज हेडर जो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ़ पेज टाइटल दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। देन आते हैं आपका लार्ज हेडर प्लस बैक बटन, मतलब इसमें बैक बटन भी रहेगी और साथ में आपका हेडर जो रहेगा उसके बैक बटन के नीचे जो है आपका पेज टाइटल दिखेगा। जैसे यहाँ पे आता हूँ और अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करके मैं अगर लार्ज हेडर करता हूँ तो ये आपका जो हेडर है वो लार्ज दिखाई देगा और इसके नीचे आपका जो बैक बटन है उसके नीचे एक टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है? जहाँ पे पेज टाइटल लिखा हुआ होगा। देन फिर सेटिंग पे आते हैं, उसके बाद आएँगे आप आपके बैक बटन, देन सेंटर टाइटल पे, ठीक है? बैक बटन और सेंटर टाइटल का मतलब है कि बैक बटन दिखाई देगा प्लस आपका जो टाइटल होगा वो सेंटर में दिखाई देगा, ठीक है? देन आएँगे आपका बैक बटन और लेफ्ट साइड, मतलब जो आपका बैक बटन भी होगा साथ में और साथ में क्या होगा कि ये चीज़ जो होगा आपके बटन के पास में होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है? मतलब लेफ्ट में सारी चीज़ें अरेंज्ड होंगी, ऐसे समझो आप। और इसमें क्या होगा सेंटर में टाइटल होगा, राइट? और इसमें क्या होगा बैक बटन होगी सबसे टॉप पे, उसके नीचे टाइटल होगा। देन इसमें लार्ज हेडर में सिर्फ़ टाइटल होगा, ठीक है? मतलब एक तरह से समरी बता दिया सबका कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होगा, ठीक? और अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे से एक बार बता देना टाइम स्टैम्प कमेंट करके कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया है। मैं एक बार उसे जो हमारी 4th वाली सीरीज़ होगी, ठीक है? उसमें मैं आपको सही से उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। अब आता हूँ स्टाइल के हाइट में। अगर आपको इसकी हाइट देनी है तो आप यहाँ से हाइट डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे मैं 30 करूँगा अगर, तो काफ़ी छोटी हाइट हो जाएगी ये। और अगर मैं इसको थोड़ा-सा और इंक्रीज़ करता हूँ अराउंड अगर मैं 50 कर देता हूँ तो 50 भी छोटी है। मान लो मैं इसको कर देता हूँ 100, ठीक है? तो जो आपका हाइट होगा वो 100 यहाँ से हो जाएगा और हाइट को भी आप पिक्सल और परसेंटेज में दे सकते हो और पिक्सल और परसेंटेज में देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिव हो जाता है।
रेस्पॉन्सिव का मतलब ये आपका जो स्क्रीन साइज़ होता है, उसके हिसाब से अपनी हाइट को एडजस्ट करता है, ठीक है? अगर मैं इसको 15 करता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपकी जो हाइट है, वो दिखेगी। अभी मैं फ़िलहाल चीज़ हटा देता हूँ, जो नॉर्मल आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हाइट विड्थ होती है, वो स हाइट विड्थ यहाँ पे ले लेगा। देन आते हैं एलिवेशन में। एलिवेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कंटेनर के केस में कई सारे वीडियोज़ में कि इसका मतलब होता है थोड़ा-सा उठा हुआ, ठीक है? जैसे मान लो मैं इसका एलिवेशन डाल देता हूँ 5, ठीक है? और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं एलिवेशन दिखाता हूँ, ये चीज़ देखो आप, ये थोड़ा एलिवेटेड लग रहा है ना आपको? चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से ना लगे तो मैं इसको थोड़ा-सा और एलिवेशन देता हूँ, इसे 20 का एलिवेशन देता हूँ। ये देखो आपका ये उठा-उठा लग रहा है, ठीक है? ठीक? अगर आपको इसको ध्यान से देखोगे तब आपको दिखेगा, हो सकता है वीडियो में ना दिखे इतना ज़्यादा सही से ये। अगर एलिवेशन मैं 0 करता हूँ तो ये देखोगे आप पूरा प्लेन लग रहा है, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे एलिवेशन नहीं नहीं दिखेगा हो सकता है आपको। मैं इसको अगर कुछ इस तरह से करूँ और एलिवेशन अप डालूँ यहाँ पे अराउंड 50 का, ये देखो आपका ये थोड़ा-सा उठा-उठा लग रहा है ना? तो इसी चीज़ को हम एलिवेशन बोलते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके ऐप बार में हल्का-सा अपलिफ्ट टाइप का अगर कुछ डिज़ाइन दिखाई दे ऐप बार का, तो आप यहाँ पे एलिवेशन डाल सकते हो। या अगर बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन रखना है तो आप यहाँ पे उसे 0 कर सकते हो, ठीक है? इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, आई डोंट थिंक ये दिखेगा आपको, लेकिन सॉरी, ऐसे नहीं दिखेगा। वो आप जब ऐप रन करोगे ना तभी आपको सही से दिख पाएगा एलिवेशन, ठीक है? देन आते हैं आपके बैकग्राउंड कलर पे। अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है अपने ऐप बार को तो यहाँ से आप दे सकते हो। अगर मैं इस पे क्लिक करके कलर चेंज करता हूँ तो कलर अपने आप जो हमारे ऐप बार का होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से आके इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इस पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ऐप बार ऐड करता हूँ, तो ये देखो आपका कलर चेंज हो गया है, ठीक है? देन आते हैं डिफ़ॉल्ट आइकॉन पे, मतलब जिन ऐप बार के अंदर जिन मतलब ऐप बार स्टाइल के अंदर आइकॉन है, तो उसका अगर आप डिफ़ॉल्ट आइकॉन चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैं मान लो अगर इसको मैं राइट करता हूँ, तो ये राइट साइड का आइकॉन आपको दिखेगा। देन आइकॉन साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो उन सारी चीज़ों का। देन आइकॉन कलर है, मतलब आइकॉन का जो कलर होगा, उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। देन आता है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब जो भी आपके ऐप बार के अंदर टेक्स्ट दिख रहा है, उसे आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले क्या आता है आपका फ़ॉन्ट फ़ैमिली। फ़ॉन्ट फ़ैमिली क्या होती है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया हूँ। तो आई बटन पे आप क्लिक करके फ़ॉन्ट फ़ैमिली क्या होती है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको डिफ़ाइन करना है, वो सारी चीज़ों को आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है? फ़ॉन्ट फ़ैमिली मान लो अगर हमें चेंज करनी है तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? देन आपका फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो फ़ॉन्ट साइज़। देन आता है टेक्स्ट कलर, मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसका कलर क्या है, उसे आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो इस टेक्स्ट कलर को चेंज करके टर्सरी कलर करना है, तो ये देखो आपका टर्सरी कलर हो गया यहाँ से। देन आता है आपका थीम टेक्स्ट स्टाइल। अब थीम टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ पे जाके थीम सेटिंग के अंदर जो टेक्स्ट स्टाइल है, उनकी जब वीडियोज़ देखोगे आप, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर मान लो मैं इसका थीम टेक्स्ट स्टाइल चेंज करता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ डिस्प्ले लार्ज, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? ये तो हो गया हमारा नेविगेशन बार एंड ऐप बार के बारे में। देन आते हैं हम अपना वॉक थ्रू के बारे में। वॉक थ्रू पे आते हैं, तो वॉक थ्रू अभी एक नया फीचर आया है आपके फ्लटर फ्लो के अंदर, जिसका यूज़ करके आप यूज़र को बता सकते हो कि आपका ऐप कैसे काम करता है, ठीक है? मतलब आपने कई सारे ऐप्स में देखा होगा कि जब भी आप ऐप को पहली बार ऑन करते हो, तो वहाँ पे एक वॉक थ्रू दिखता है कि मतलब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो होम पेज पे जाओगे, या मतलब ऐसे होता है कि उसमें सब कुछ पहले आपको करके दिखाता है कि किस तरह से आपको ये ऐप चलाना है, ठीक है? तो उसी सेम चीज़ को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप अगर वॉक थ्रू क्रिएट किए हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सीधे उस चीज़ को सर्च कर सकते हो, अगर या तो अगर आपके पास नहीं है, ठीक है? मतलब अगर आपके पास वॉक थ्रू कोई नहीं बना हुआ है, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके नया क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे वॉक थ्रू का नाम डाल देता हूँ, नाम डालता हूँ टेस्ट, ठीक है? पेज क्या हमें चूज़ करना है? वेलकम वाला। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, दिस इज़ अ टेस्ट, मतलब थोड़ा-सा टेस्ट है ये। अब ऐड स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें यहाँ पे कंपोनेंट चूज़ सॉरी स्टेप 1 पे आएँगे, तो मतलब हमारा पहला स्टेप है जो स्टेप का नाम दे रहा है। देन विजेट हमें चूज़ करना है कि कौन-सा विजेट हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो अगर मान लो हमको आइकॉन बटन है, तो हम यहाँ पे आइकॉन बटन क्लिक करेंगे और उसके बाद करेंगे क्या? कन्फर्म, ठीक है? तो हमारा आइकॉन बटन जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक कंटेंट में कंपोनेंट चूज़ करना पड़ेगा, मतलब जब भी वॉक थ्रू होगा तो
कंपोनेंट क्या होगा उसे चूज़ करना होगा। मतलब वही चीज़ हमें वहाँ पे दिखानी है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेम में कंपोनेंट चूज़ करेंगे। उसके बाद कंटेंट अलाइनमेंट क्या होगा, टॉप होगा कि बॉटम, मतलब टॉप मतलब सबसे ऊपर होगा, ठीक है? मैं स्टार्ट प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखो आपका सबसे ऊपर दिख रहा है ना, ठीक है? और अगर मैं इसको करता हूँ बॉटम में, तो ये देखो आपका बॉटम में दिखेगा, ठीक है? उसके बाद अगर मैं करता हूँ इसको लेफ्ट में, तो ये चीज़ आपकी लेफ्ट में दिखेगी। लेफ्ट मतलब ये बाहर दिख रहा है, तो आपको दिखेगा नहीं ऐसे। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे करता हूँ, नहीं दिखेगा, ठीक है? लेफ्ट मतलब बाहर आ गया है, और अगर मैं इसको राइट करता हूँ, तो राइट साइड में आपका दिखेगा ये, ठीक है? ये तो मैं थोड़ा-सा काम करता हूँ, ये थोड़ा-सा साइड चेंज कर दूँ इसका। आप देखो आपको दिख रहा है राइट साइड में? तो इस टाइप से आपका वॉक थ्रू क्रिएट होता है। उसके बाद आते हैं आपका फ़ोकस शेप, मतलब जो अभी को सर्कल दिख रहा था ना आपको, उसे भी आप चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, फ़ोकस शेप आप यहाँ से चेंज करोगे। सबसे पहले आपका फ़ोकस शेप जो है, वो है सर्कल का। तो जब आप सर्कल अभी देखे हो, कैसे दिख रहा है सर्कल आपका? अगर आप उसे रेक्टेंगल में करते हो, तो रेक्टेंगल को यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है? स्टॉप रिव्यू करता हूँ। स्किप अलाइनमेंट, ठीक है? अलाइनमेंट ऑफ द स्किप बटन ऑन द स्क्रीन, मतलब जो आपका स्किप बटन है इस स्क्रीन पे, उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए? मतलब यहाँ पे देखो आपको अभी एक स्किप बटन भी दिखेगी। ये देखो आपका स्किप बटन है ना ये, इसकी जो अलाइनमेंट है वो कहाँ रखनी है? जैसे मान लो अगर हमें टॉप लेफ्ट में रखना है और स्टार्ट प्रीव्यू करता हूँ, तो ये आपका देखोगे यहाँ पे स्किप बटन आ गई, ठीक है? इस पे क्लिक करूँगा तो ये स्किप हो जाएगा, ठीक? तो कुछ इस तरह से आप अपना वॉक थ्रू ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप वॉक थ्रू जो है सक्सेसफुली अपना ऐड कर लोगे। तो जब भी आपका अब ऐप यूज़र पहली बार देखेगा तो उसे वॉक थ्रू दिखेगा, ठीक है? अब हम लोग बैक आते हैं। अब आएँगे हम लोग पेज सेटअप में, जो हमारा फ्लटर फ्लो का बैकएंड से कनेक्ट करने का तरीका होता है, वो सारी चीज़ तरीके इसमें हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर। तो अब इसको देखना शुरू करते हैं। अब प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर हमारे पास मिलता है सबसे पहला ऑप्शन कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन मतलब होता है, अगर आप अपने ऐप के अंदर एक से ज़्यादा यूज़र को रखना चाहते हो कि जो साथ में आपके उसे बिल्ड कर पाए, तो आप यहाँ पे उसे रख सकते हो। तो उसको रखने के लिए क्या करना होता है, हमें सीधे इनवाइट यूज़र करना होता है। लेकिन यहाँ तक ना चल के सबसे पहले मैं थोड़ा-सा ऊपर से एक्सप्लेन करते आता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो सबसे पहले आपका आता है ऑर्गनाइज़ेशन शेयरिंग का। ऑर्गनाइज़ेशन शेयरिंग मतलब होता है, अगर आपके पास कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, तो यहाँ से आप उसे अपने ऑर्गनाइज़ेशन में शेयर कर सकते हो, ठीक है? मतलब एक तरह से आपका अगर टीम अकाउंट है, तो आप वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को टीम के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है? देन अगर आपको यहाँ पे यूज़र को इनवाइट करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यूज़र का ईमेल एड्रेस डाल के वो इनवाइट हो सकता है। तो इनवाइट होते ही आपको एक नया यूज़र यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे अभी मेरा जो यूज़र है वो ये है, तो मैं अभी यहाँ पे स्टेटस ओनर दिखा रहा है मेरा, ठीक है? जब आपका दूसरा यूज़र ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका भी स्टेटस दिखाने लगेगा। जैसे मान लो मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, जैसे सॉरी मैं अपना ईमेल नहीं डालूँगा, ठीक है? उस प्राइवेसी कंसर्न के हिसाब से मैं अपना ईमेल नहीं डालूँगा, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दूसरा यूज़र यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है? देन आता है ब्रांचिंग परमिशन। ब्रांचिंग परमिशन का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका यूज़र है, वो ब्रांच को यूज़ कर पाए, मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाए, तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हो, मतलब फुल एक्सेस दे सकते हो ब्रांच में मर्ज करने का, परमिशन रीड करने के, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है? देन आते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटी। प्रोजेक्ट एक्टिविटी में क्या आता है आपका कि जैसे जो भी यूज़र प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसने अगर कुछ भी चेंज किया है, तो यहाँ पे आपका वो चीज़ दिखने शुरू हो जाएगी, ठीक है? मतलब अगर मान लो मैंने कुछ ऐड नेविगेशन बार में चेंज किया, मान लो मैंने यहाँ से ऐड ऐप बार ऑन न्यू पेज बंद कर दिया। यहाँ पे देखोगे कि आपको वो सारी चीज़ दिखने शुरू हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे टीम मैंने अभी तो देखा था अपडेटेड टीम, या अभी कुछ टाइम बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती हैं। जैसे देखो ये देखो आपका हुआ ना अपडेटेड नैप बार, मैंने नैप बार बंद किया तो यहाँ पे वो चीज़ दिख गई मेरे को। तो यहाँ पे एक तरह से लॉग आ जाता है कि मतलब आपका जो यूज़र है उसने आपके ऐप में क्या-क्या किया है, वो चीज़ आप सॉरी ऐप कह रहा हूँ, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या-क्या किया है वो दिख जाता है, ठीक है? देन आते हैं फायरबेस पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका यूज़ करके आप अपने ऐप के अंदर डाटाबेस को कनेक्ट करते हो, ठीक है? तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले में क्या करते हैं कि आप चाहो तो यहाँ से आके ऑटोमैटिकली जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। क्या करना होगा, सीधे वहाँ पे क्लिक करना है बटन पे, ठीक है? क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम पूछेगा, मतलब आपको क्या प्रोजेक्ट का नाम डालना है, वो चीज़ चूज़ करोगे यहाँ से आप।
उसके बाद आपको पूछेगा कि अब जो आपका प्रोजेक्ट है मतलब फायरबेस है, उसका उस प्रोजेक्ट का रीज़न क्या रखना है? रीज़न मतलब उस प्रोजेक्ट को कहाँ स्टोर कराना है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आपका प्रोजेक्ट हो आपके यूज़र जो हैं उनके सबसे नज़दीक हो, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपका ऐप में डाटा लोडिंग का जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा और यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा आपका, ठीक है? तो हम लोग अगर इंडिया में है तो मैं यहाँ पे एशिया साउथ मुंबई कर लेता हूँ। ठीक है? उसके बाद आपको साइन इन विद गूगल करना है। जैसे ही साइन इन विद गूगल करोगे आप, वैसे ही आपका एक फायरबेस में प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? अभी मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपना पर्सनल आईडी शो नहीं करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप साइन इन विद गूगल करोगे, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तो आपको मैं किसी और वीडियो में बता दूँगा किस तरह से फायरबेस में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और थोड़ा-सा ये एडवांस लेवल का है, तो सोच रहा हूँ कि इसको मैं स्किप करता हूँ और इसको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में जहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन बना के दिखाऊँगा, उसमें हम लोग फायरबेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग वहाँ पे उसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है? देन आते हैं अपने लैंग्वेजेज़ में। अगर आपको अपने ऐप के अंदर एक से ज़्यादा लैंग्वेज रखनी है, तो आप यहाँ से उसे चूज़ कर सकते हो। जैसे देखो मेरा यहाँ पे पहले से दिखा रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लैंग्वेजेज़ डाल दी थी। बट अगर आपको नहीं दिखाएगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करके ऐड लैंग्वेज पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है? लैंग्वेज लिखते ही जैसे ही ये आपका ऐड होगा, उसी समय आपका जो ये प्राइमरी लैंग्वेज और डिस्प्ले लैंग्वेज है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? अब मान लो मुझे प्राइमरी लैंग्वेज अपना थोड़ा-सा चेंज करना है, तो मुझे ये कन्फर्मेशन देना पड़ेगा, तो येस करूँगा यहाँ से। अब मैं अगर इसको हिंदी करता हूँ, तो जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है, वो हिंदी हो जाएगी और डिस्प्ले लैंग्वेज भी हमारी हिंदी हो जाएगी, ठीक है? अगर मान लो मुझे फिर से इसे इंग्लिश करना है, तो मैं इसको इंग्लिश कर सकता हूँ। यहाँ से चूज़ करता हूँ इंग्लिश, तो हमारी जो ऐप लैंग्वेज है, वो इंग्लिश हो गई और सेकि एक और लैंग्वेज हमने ऐड किया था अभी को हिंदी वाली। अब देखो, अब क्या करना है हमें, जैसे मान लो हमारा तो इंग्लिश और हिंदी ऐड हो गया, ठीक है? लेकिन अब वो ट्रांसलेट कैसे होगा? तो ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रांसलेट ऑल। तो ट्रांसलेट कर लेता हूँ, थोड़ा-सा टाइम लेगा ट्रांसलेशन में। ये देखो जितनी भी हमारी लैंग्वेजेज़ थी वो ट्रांसलेट हो गई हैं, मतलब जितने भी टेक्स्ट लिखे थे सब ट्रांसलेट हो गए हैं, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे इंग्लिश में आता है आपका पेज टाइटल और हिंदी में आ गया पृष्ठ का शीर्षक, ठीक है? मतलब पेज टाइटल। और यहाँ पे देखो आपका होम लिखा है ना, तो यहाँ पे आपका घर लिख दिया है। तो आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, अगर आप ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। बट यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, मैं उसको आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या-क्या है। सबसे पहले आप जब ट्रांसलेशन में आओगे, तो यहाँ पे साइड में दिखेगा परसिस्ट सिलेक्शन। परसिस्ट सिलेक्शन का अगर आप ऑप्शन ऑन करते हो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपके यूज़र ने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लिया है और अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लिया है ऐप की लैंग्वेज को, तो अगर वो ऐप को रिस्टार्ट करता है, तब भी उसकी चेंज्ड लैंग्वेज ही दिखाएगी वो, ठीक है? अगर आप इसको बंद रखते हो, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट फिर से इंग्लिश आ जाएगा, भले यूज़र आपका हिंदी चूज़ करके रखा हो ऐप में। तो ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा जब भी आप लैंग्वेज वाला ऑप्शन यूज़ किया करो, तो हमेशा परसिस्ट सिलेक्शन ऑन करके रखा करो, जिससे कि ऐप का जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नहीं तो बार-बार यूज़र को लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी पड़ जाएगी, ठीक है? देन उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे आईओएस परमिशन है, मतलब अगर आप आईओएस में परमिशंस कुछ माँग रहे हो, तो यहाँ पे अगर उसका मैसेज चेंज करना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है? ठीक है? अब ऐसे परसिस्ट इन ऐप मैसेज का भी है, मतलब अगर आपको इन ऐप के अंदर कोई मैसेजेस को ट्रांसलेट कराना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसलेट करा सकते हो। ठीक है? ट्रांसलेशन फ़ील्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट ये मतलब इसलिए दे रहा है क्योंकि आपका जो परमिशंस हैं, वो सारी चीज़ें अभी हमने अटैच नहीं किया है अपने प्रोजेक्ट से, तो यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा होगा। और जब नीचे आओगे, तो यहाँ पे आपको जितने पेजेज़ में जहाँ-जहाँ पे टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है, वहाँ-वहाँ का टेक्स्ट ये चेंज करेगा। जैसे मान लो अगर मैं पेज टाइटल हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, हाय, वेलकम कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ वेलकम करता हूँ, सेटिंग पे आता हूँ, अगर अब इसको मैं चेंज करूँ, जैसे ये आपका हाय हो गया, अब मैं फिर से एक बार यहाँ पे ट्रांसलेट ऑल करता हूँ। देखो आपको अभी पेज टाइटल दिखा रहा है, वेलकम में आते हैं, हाय वेलकम, ये वाला पेज है हमारा, ये दिखा रहा है आपका हाय वेलकम, स्वागत है, ठीक है? ये चीज़ समझ में आया? देन आते हैं आपके फिक्स्ड पे। अगर आप चाहते हो कि ये फिक्स रहे, मतलब हमेशा के लिए ये फिक्स रहे, तो आप इसको फिक्स कर सकते हो कि ये बार-बार आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है? पृष्ठ का शीर्षक अगर लिखा है, तो ये चीज़ लिखा रहेगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप किसी तरह से इसको चेंज होगा ही नहीं, ठीक है? देन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से अभी फ़िलहाल मतलब इनिशियल लेवल पे आप चेंज कर लो। ठीक है? तो हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेते हैं दोबारा। ये देखो अभी आपका फिक्स्ड है, तो ये ट्रांसलेट भी नहीं होगा। एक बार फिर से हम ट्रांसलेट करते हैं इसको। ये देखो आपका पृष्ठ का
शीर्षक आ गया। आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो हमें पेज टाइटल को हमेशा इंग्लिश में ही दिखाना है, तो आप यहाँ पे फिक्स ऑन कर दो, ठीक है? फिक्स ऑन कर दो और इसको हटा दो आप, ठीक है? अब जब आप ट्रांसलेट करोगे तो ये आपका चेंज नहीं होगा, हमेशा वो इंग्लिश वाला ही दिखाएगा आपको। मतलब एक तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको सिर्फ़ इंग्लिश दिखाना है, आपको हिंदी ट्रांसलेटेड नहीं दिखाना है उस पार्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, तो आप यहाँ पे फ़ील्ड ऑन कर दो जिससे कि सिर्फ़ एक लैंग्वेज दिखाए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। मतलब जो भी फ़ील्ड होगा, मतलब जिसमें भी कुछ डाटा होगा वो दिखाएगा और जिसमें डाटा नहीं होगा वो चीज़ नहीं दिखाएगा, ठीक है? देन अब आते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे। अब प्लेटफ़ॉर्म्स मतलब होता है कि आपका जो ये ऐप है, मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसे किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे चलाना है। सबसे पहले आपका एंड्रॉयड जो और आईओएस जो है वो हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है? देन आते हैं वेब पे। अगर आपको वेब पे भी चलाना है तो यहाँ पे वेब कर सकते हो। देन अगर आपको मैकओएस पे चलाना है, मतलब .dmg का सॉफ्टवेयर बनाना है मैकओएस के लिए, तो आप यहाँ पे मैकओएस पे टेस्ट कर सकते हो। साथ-साथ में अगर आपको विंडोज़ पे चलाना है तो विंडोज़ का भी ऑन कर सकते हो और लिनक्स का भी यहाँ पे सपोर्ट आ गया है, ठीक है? देन आते हैं एडवांस एंड्रॉयड सेटिंग में। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ एडवांस एंड्रॉयड सेटिंग्स मिल जाएँगी, जैसे आपका होता है कॉटलिन वर्ज़न। कॉटलिन जो होता है वो आपके ऐप का नेटिव लैंग्वेज होता है, मतलब एंड्रॉयड का नेटिव लैंग्वेज होता है। अगर आपको उसका वर्ज़न चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो कि ज़्यादातर हमें यूज़ करना होता है जब हम लोग डिप्लॉय करते हैं ऐप स्टोर पे, तो कभी-कभी वर्ज़न का इश्यू आता है या तो फिर वेब पे पब्लिश करते समय वर्ज़न का इश्यू आता है, तो उसे आप यहाँ से सीधे चेंज कर सकते हो, ठीक है? वैसे ही आपका एसडीके वर्ज़न भी है, टारगेट एसडीके वर्ज़न, ये सारी बहुत एडवांस चीज़ें हैं जो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा। अब आते हैं परमिशन में। अब जो आपका परमिशन होता है ना, वो एक तरह से कंसेंट होता है यूज़र से। मतलब अगर आप उनका कैमरा यूज़ करना चाहते हो फ़ोन का, तो आप उनसे एक परमिशन लोगे कि हम आपका कैमरा यूज़ करना चाहते हैं, आप हमको अलाउ करो। जैसे आपने कई सारे ऐप्स में देखा होगा कि जब भी आप कुछ सेव करते हो अपने डिवाइस में, तो आपको स्टोरेज एक्सेस का परमिशन माँगता है और जब आप अलाउ कर देते हो, तभी वो चीज़ सेव हो पाती है आपके डिवाइस में। तो वही सेम चीज़ है, अगर आपको कुछ परमिशन लेना है यूज़र से फ्लटर ऐप के अंदर या तो अपने ऐप के अंदर, तो यहाँ से आप परमिशन सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे ब्लूटूथ का एक्सेस लेना है, तो मैं यहाँ पे परमिशन का मैसेज लिख दूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ प्रोवाइड मी द परमिशन टू यूज़ ब्लूटूथ, ठीक है? ब्लूटूथ कर देता हूँ, ठीक? तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन हो जाएगा। तो जब भी आप ब्लूटूथ का कुछ एक्शंस परफ़ॉर्म कराओगे अपने ऐप के अंदर, तो सबसे पहले वो परमिशन माँगेगा कि एक मतलब एक तरह से बॉटम शीट नीचे से ऊपर आएगी, वहाँ पे आपको परमिशंस देगा ये मैसेज के साथ, और वहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाएगी, अलाउ का और कैंसल का। अलाउ का और डिनाय का होता है, तो आप उसी परमिशन का यूज़ करके अपने ऐप में फंक्शंस बना सकते हो। जैसे मान लो अगर आपके ऐप में परमिशंस है और यूज़र उसको डिनाय डिनाय कर देता है, मतलब मना कर देता है परमिशन देने से, तो आप वहाँ पे कुछ और दिखा सकते हो कि आपने परमिशन डिनाय कर दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली परमिशन का यूज़ वही होता है कि आप यूज़र से परमिशन लेना चाहते हो, उसके फ़ोन के कुछ फीचर्स यूज़ करने के लिए। और साथ-साथ में आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आपको कुछ कस्टम परमिशंस ऐड करानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके परमिशंस ऐड कर सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको अगर परमिशन करानी है किसी चीज़ की, जैसे आपको लेना है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लेना है, कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे ऑलरेडी है, जैसे आपको लेना है वाई-फाई का एक्सेस, ठीक है? तो आईओएस परमिशन कीज़ मिलती हैं आपको, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप की डाल दो, यहाँ पे परमिशन का नाम डाल दो और परमिशन मैसेज डाल दो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके वो चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है? देखो आपका जो कस्टम परमिशन था वो आपका ऐड हो गया है। ठीक है? तो परमिशन समझ में आया कैसे ऐड करना है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं ऐप सेटिंग के अंदर। अब ऐप सेटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे कि आपका ऐप जो है फंक्शनल, मतलब जो फंक्शनैलिटी होती है वो इम्प्लीमेंट होती है। जैसे आपका इसमें सबसे पहला चीज़ आता है आपका ऐप ऑथेंटिकेशन आता है, ठीक है? जिसमें ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ऐप में साइन इन, लॉगिन या क्रिएट अकाउंट का जो फीचर होता है, हमारा ऑथेंटिकेशन में आता है। जब आप इसको ऑन करोगे, तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला आपको दिखेगा ऑथेंटिकेशन टाइप, मतलब जो आप ऑथेंटिकेशन ऐड करना चाहते हो, उसका टाइप क्या है? जैसे सबसे पहला है आपका फायरबेस। अगर आप फायरबेस से ऑथेंटिकेशन ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप फायरबेस चूज़ करोगे, ठीक है? जैसे ही आप फायरबेस चूज़ करोगे, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस और मिल जाएँगे, जैसे आपका इनिशियल पेज। इनिशियल पेज मतलब, अब इनिशियल पेज में जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऐप डिटेल्स के अंदर कि अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है आपके ऐप में,
तो यहाँ पे इनिशियल पेज सिर्फ़ एक चीज़ पूछता है, जो है आपका एंट्री पेज। लेकिन अगर आपके ऐप में ऑथेंटिकेशन ऐड है, तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ पूछेगा। सबसे पहला होगा आपका एंट्री पेज, मतलब यूज़र जब लॉग्ड इन नहीं है या साइन अप नहीं है आपके ऐप में, तो वो किस पेज पे जाएगा? तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो वो पेज, जैसे आपका वेलकम पेज, ठीक है? अगर अब लॉग्ड इन है यूज़र, मतलब यूज़र ने अकाउंट क्रिएट कर लिया है या तो रजिस्टर हो गया है, तो लॉगिन किया है, तो वो वाला पेज कौन-सा रहेगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ से होम पेज, ठीक है? मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग्ड इन पेज, मतलब जब यूज़र लॉग्ड इन है, तो वो किस पेज पे जाएगा? अब क्या होगा, जैसे ही ऐप का यूज़र ऐप को रीस्टार्ट करेगा, तो वो अपने आप इस पेज पे चला जाएगा, ठीक है? जो हमारा होम पेज है। अब थोड़ा-सा नीचे आते हैं, यहाँ पे कई सारे स्पेसिफ़िक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कैसे आपको गूगल इंटीग्रेट करना है, एप्पल इंटीग्रेट करना है, ईमेल इंटीग्रेट करना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन फ़ेसबुक के लिए आपको यहाँ पे फ़ेसबुक का ऐप नेम और फ़ेसबुक का ऐप आईडी डालना पड़ेगा, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगा, जो कि थोड़ा-सा एडवांस लेवल का है, राइट? अभी तो मैं सिर्फ़ बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? मतलब जो आपका ऑथेंटिकेशन वाला मेन्यू है, इसमें आप आके अपने ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है? ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है लॉगिन, क्रिएट अकाउंट, रजिस्टर, ये सारी चीज़ें, ठीक? देन आते हैं पुश नोटिफ़िकेशन में। अगर आप चाहते हो कि आपके यूज़र को नोटिफ़िकेशंस मिलें, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है? जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला आता है आपका अलाउ शेड्यूलिंग का, मतलब आप शेड्यूल कर सकते हो नोटिफ़िकेशन, मतलब आपको मान लो आपने नोटिफ़िकेशन शेड्यूल की बनाया आज का, मतलब जैसे हमने नोटिफ़िकेशन बनाया है, क्रिएट किया है 10 पीएम का और हमें भेजना है 11 पीएम पे, तो आप यहाँ पे उसे शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है? शेड्यूल करने के बाद क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक करके डिप्लॉय कर देना है। लेकिन ये तभी डिप्लॉय होगा जब आपका फायरबेस का जो प्रोजेक्ट होगा वो ब्लेज़ प्लान पे होगा, मतलब अपग्रेडेड प्लान पे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप जब आपका फायरबेस अपग्रेडेड प्लान पे हो, तब आप यहाँ पे क्लिक करके उसे डिप्लॉय कर सकते हो। जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आपको डिप्लॉयमेंट करना है और किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल का है, राइट? तो अभी हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इतना समझ लो कि जो हमारा ये वाला मेन्यू है, वो पुश नोटिफ़िकेशंस का होता है और आप इसमें नोटिफ़िकेशंस सेंड कर सकते हो यूज़र को। देन नीचे आते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट में आएँगे तो आपको यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट का चीज़ें होती हैं सब दिखेगा, जैसे आपका डेवलपमेंट सोर्स क्या है आपका, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपका डेवलपमेंट गिटहब से हो, तो आप यहाँ पे गिटहब इंटीग्रेट करके अपना गिटहब अकाउंट का आईडी डाल के सीधे डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अपने ऐप का वर्ज़न लेना है, जैसे वर्ज़न का मतलब होता है, जैसे आपने कई सारे ऐप्स में देखा होगा कि जैसे मान लो ज़ोमैटो का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो ज़ोमैटो में आपका कई सारे ऐप्स के वर्ज़न आते हैं, जैसे वर्ज़न 1 आता है, वर्ज़न 2 आता है, वर्ज़न 3 आता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो अपने ऐप के लिए, ठीक है? देन यहाँ पे आता है आपका रिसीवर आईडी, ऐप स्टोर में अगर आपको डिप्लॉय करना है डायरेक्ट फ्लटर फ्लो से, तो आप यहाँ पे से डिप्लॉय कर सकते हो, जो कि थोड़ा-सा एडवांस लेवल का है, ठीक है? अब इसके बाद जो भी चीज़ें आएँगी एडवांस लेवल की हैं, तो मैं थोड़ा-सा सबको स्किप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, जैसे आपका इस पे आता हूँ मैं, इंटीग्रेशंस पे, इसको बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं सुपरबेस पे। सुपर इंटीग्रेशंस हैं, इंटीग्रेशन वाले जो हमारा सेक्शन है, उसके अंदर हर थर्ड पार्टी सर्विसेज़ हैं, जिसको आप अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। सबसे पहला आता है आपका सुपरबेस। सुपरबेस क्या होता है कि एक तरह से फायरबेस की तरह है, ठीक है? और ये भी डाटा स्टोर का काम करता है, ये भी फाइल्स स्टोर करता है, ठीक है? लेकिन अंतर क्या होता है फायरबेस और सुपरबेस में? जो आपका सुपरबेस होता है वो एसक्यूएल में होता है। एसक्यूएल मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में होता है, राइट? जो आपने पढ़ा होगा बचपन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आपका फायरबेस होता है वो नो एसक्यूएल होता है, मतलब उसमें एसक्यूएल नहीं होता, उसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाटा स्टोर रहते हैं, ठीक है? आप जैसे इसको इनेबल करोगे, यहाँ पे आपको एसक्यूएल जो हमारा सुपरबेस है उसका एपीआई यूआरएल और एनएन जो की होती है उसे डालना पड़ेगा। देन यहाँ पे क्लिक करके आप उसका स्कीमा गेट कर सकते हो, ठीक है? अभी तो इसमें मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा इसको, तो अभी फ़िलहाल में बंद करते हैं और जो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा, जो हमारा थोड़ा-सा बेसिक है, उस पे आ जाते हैं। गूगल एनालिटिक है। गूगल एनालिटिक का मतलब होता है, अगर आपको अपने ऐप के अंदर ट्रैक करना है कि यूज़र क्या कर रहा है या तो फिर यूज़र का बिहेवियर ट्रैक करना है, तो आप गूगल एनालिटिक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे ऑन करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब अगर आपको ऑन पेज लोड का एक्शंस काउंट कराना है, मतलब आपको चेक करना है कि कितनी बार पेज लोड हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको ऑन कर सकते हो। या तो किसी एक्शन स्टार्ट पे आपको गूगल एनालिटिक में लॉग दिखाना है। लॉग मतलब होता है कि जैसे आपके यूज़र कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहा है यूज़र, या तो फिर कहाँ पे यूज़र क्लिक कर रहा है, वो सारी चीज़ें को आप यहाँ से अपने हिसाब से दिखा सकते हो, ठीक है?
आप अगर ऑन ऑथेंटिकेशन करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक रिकॉर्ड बना देगा गूगल एनालिटिक के अंदर कि आपका जो ऐप है उसके ऊपर एक ऑथेंटिकेशन हुआ है, ठीक है? ऑन ईच इंडिविजुअल एक्शन करोगे तो मतलब जो भी एक्शन परफ़ॉर्म होगा आपके ऐप के अंदर वो सारा चीज़ रिकॉर्ड होता चला जाएगा, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे ऐड मॉब है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऐप के अंदर एड्स दिखाई दें और आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओ तो यहाँ पे आप ऐड मॉब का यूज़ कर सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको चीज़ मिलेगा शो जीडीपीआर कंसेंट डायलॉग एट द ऐप लॉन्च। मतलब यहाँ पे अगर आपको जीडीपीआर कंसेंट दिखाना है अपने ऐप के अंदर तो आप इसको ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपने जैसे वेबसाइट्स में देखा होगा कि जीडीपीआर कई यूरोपियन कंट्रीज़ में कंपल्सरी हो गया है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हो कि मान लो अगर आपका ऐप जो है वो बाहरी कंट्रीज़ में ज़्यादा चल रहा है, तो आपको ये चीज़ डालना कंपल्सरी हो जाएगा, नहीं तो आपका हो सकता है कि ऐप टर्मिनेट हो जाए या तो फिर ऐड मॉब टर्मिनेट हो जाए, ठीक है? तो ये काफ़ी सही चीज़ है, आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो और जैसे ही आपका ऐप लॉन्च होगा ना, वैसे ही ये अपने आप एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा फर्स्ट टाइम, हमेशा नहीं दिखाएगा, फर्स्ट टाइम दिखाएगा बस। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको एडमॉब का आईओएस ऐप ऐप की और एंड्रॉयड का ऐप की डालना है। आपका जो एडमॉब है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अभी आपको साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो एक-एक करके मैं डिस्कस करता हूँ क्या-क्या है ये। इसमें तो पहली बात आपका जो एलिमेंट वाला जो सेक्शन है ना, वो डिवाइड किया गया है अराउंड 4 पार्ट में, ठीक है? लेआउट एलिमेंट, बेस एलिमेंट, पेज एलिमेंट और फॉर्म एलिमेंट। उसके बाद ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है, तो उसको अभी लीव करते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी 4 जो डिवीज़न है उसमें मिल जाएगा, ठीक? तो इसको हम लोग बंद करते हैं। पहले आते हैं लेआउट में। अब लेआउट एलिमेंट्स में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक लेआउट डिज़ाइन करने के काम में आते हैं, ठीक है? लेआउट डिज़ाइन मतलब जो हमारा लेआउट होता है, मतलब एक तरह से जो अपीयरेंस डिज़ाइन होता है ना, जिसको हम लोग यूज़र इंटरफ़ेस बोलते हैं, वो डिज़ाइन करने के काम में आता है। जैसे मान लो ये हमारा ऐप बार है, ठीक है? तो ये लेआउट है, तो इसको डिज़ाइन करने में जो काम में आता है, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब सबसे पहला आता है आपका कंटेनर। कंटेनर आता है, इसको करना क्या है, कंटेनर को सीधे आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। कंटेनर का यूज़ होता है जहाँ पे हमें कई सारे बॉक्सेस बनाने होते हैं, ठीक है? आप बॉक्सेस का यूज़ करते हो, जैसे आपको मान लो प्रोफ़ाइल इमेज बनानी है, प्रोफ़ाइल का बॉक्स बनाना है या तो फिर कोई बटन बनानी है, तो आप कंटेनर का यूज़ करते हो, ठीक है? तो आप कंटेनर को इस तरह से समझो कि जो कंटेनर होता है, उसका इस्तेमाल होता है बॉक्सेस बनाने में, ठीक है? और जो भी इसकी चीज़ अंदर रखोगे, वो इसी के अंदर रहेगी, मतलब वो कंटेन करके रखेगा उस चीज़ को। ठीक है? अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो हमारा जो राइट साइड साइड में जो प्रॉपर्टीज़ है, उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं आप सबकी और वो हर विजेट्स में मिलेगी, हर एलिमेंट्स में मिलेगी, वो है आपका पहली बात तो विजेट स्टाइलिंग है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा जब हम लोग थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे जाएँगे तब, ठीक है? आते हैं दूसरी कॉमन प्रॉपर्टीज़ पे जो आता है आपका विज़िबिलिटी। विज़िबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपका ये एलिमेंट है, उसे कब दिखाना है और कब नहीं दिखाना है, ठीक है? सबसे पहला आता है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है कि किसी कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे इसकी विज़िबिलिटी रखना चाहते हो। मतलब अगर a = 1 है, ठीक है? मतलब यहाँ पे मैं टेक्स्ट रखता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे आप समझ पाओ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ एक। मान लो अगर a = 1 है, तभी आपको ये एलिमेंट दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है। तो आप कंडीशनल विज़िबिलिटी का यूज़ करते हो, ठीक है? मतलब कंडीशन के हिसाब से अगर आपको शो करना है कोई चीज़, तो आप कंडीशनल विज़िबिलिटी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? देन आते हैं रेस्पॉन्सिव में। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपको किस डिवाइस के ऊपर इस एलिमेंट को दिखाना है। मान लो अगर हमें फ़ोन पे इसको नहीं दिखाना, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं, ठीक? अब ये सिर्फ़ आपका टैबलेट पे दिखेगा, जो कि वर्टिकल टैबलेट पे, उसके बाद हॉरिज़ॉन्टल पे दिखेगा और डेस्कटॉप पे दिखेगा, ठीक है? अगर आप इन सबको बंद करना चाहते हो, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करके इन सबको भी बंद कर सकते हो, ठीक है? अगर हम लोग फिर से डिवाइस का यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑन करते हैं, तो ये आपका ऑन हो गया, ठीक? मतलब यहाँ पे आप दिख रहा है ये। देन आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब होता है एक तरह से ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? कितना ओपेसिटी रखनी है, मतलब कितना ट्रांसपेरेंसी रखनी है। मान लो अगर इसको हम लोग 0 कर देते हैं, तो ये बिल्कुल हट जाएगा स्क्रीन से। मतलब एलिमेंट तो रखा रहेगा वहाँ पे, बट ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है? वो पता नहीं चलेगा कि रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, ठीक? समझ में आया? अब आते हैं नीचे, ओपेसिटी आपको समझ में आ गया। नीचे है हमारा पैडिंग एंड अलाइनमेंट, ठीक है? तो पैडिंग का मतलब होता है कि इस एलिमेंट के आउटर साइड में कितना हमें स्पेस रखना है, ठीक है? आउटर साइड मतलब इसके बाहर के साइड से कितना स्पेस रखना है, तो आपको यहाँ पे 4 चीज़ दी हुई हैं। जैसे आपका ये टी मतलब होता है टॉप,
आर मतलब होता है राइट, बी मतलब है बॉटम और यल मतलब है लेफ्ट, ठीक है? जैसे मान लो अगर हमें ऊपर से 10 का स्पेस रखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके 10 का स्पेस दे सकते हैं, ठीक? यहाँ पे हमें लेफ्ट से करना है 10 का स्पेस दे देंगे, यहाँ से करना है तो राइट से भी 10 स्पेस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से बॉटम से भी 10 का स्पेस आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया हमारा पैडिंग। लेकिन आप अगर एक साथ सबको देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यूनिफ़ॉर्म पैडिंग भी मिलेगी, जहाँ पे आप इसको सीधे ड्रैग करोगे ना, जैसे इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये अपने आप यूनिफ़ॉर्म पैडिंग मतलब सभी साइड से ये पैडिंग देता चला जाएगा, ठीक है? आप इसको सेट भी कर सकते हैं, मान लो अगर मुझे 50 करना है तो मैं 50 दे सकता हूँ, तो अपने आप जो है लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट से पैडिंग ये दे देगा। ठीक है? समझ में आया? उसके बाद आपको यहाँ पे एक और बटन मिलेगी कॉपी करने का। मान लो अगर आपने यहाँ पे पैडिंग दी हुई है 10 की, आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो और अगर दूसरा कोई एलिमेंट रखे हो आप यहाँ पे, तो इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? समझ में आया? ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना आपकी, ये सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हर विजेट के अंदर मिलेंगी आपको। उसके बाद आता है हमारा अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किस तरह से इसको अलाइन करना है। एक तरह से समझो कि पोज़ीशन क्या रखनी है इस एलिमेंट की, ठीक है? जैसे यहाँ पे 2 अलाइनमेंट होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिज़ॉन्टल होता है। मतलब वर्टिकल आपका ये वाला अलाइनमेंट जो आप ऐसे से देख रहे हो, जैसे 1, 2, 3 है, ठीक है? उसके बाद होता है हॉरिज़ॉन्टल, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक? इसमें भी आपको 2 चीज़ मिलता है, एक्स एक्सिस एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिज़ॉन्टल होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल होती है, ठीक है? अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये देखो आपका एक्स एक्सिस अगर मैं चेंज करूँ यहाँ से, तो ये चेंज तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं मान लो इसके अंदर एक और कंटेनर रखता हूँ और इसको मैं रैप कर देता हूँ कॉलम के अंदर, ठीक है? हमारा एक कंटेनर हो गया, एक बार चेक करके देखते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी रखते हैं और जिसकी एक्स एक्सिस है उसको मैं चेंज करूँ अगर, ये देखो आपका, हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ठीक है? अगर हम इसी चीज़ को वर्टिकल करेंगे करना चाहेंगे तो इसमें हमको वाई एक्सिस चेंज करना पड़ेगा, जो कि वाई एक्सिस ऐसे चेंज नहीं होगा, ठीक है? मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसे और वाई एक्सिस चेंज करके देखता हूँ चेंज होता है कि नहीं होता है। वैसे आई डोंट थिंक ये चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम में रखा हुआ है और कॉलम सिर्फ लेफ्ट और राइट ही एक्सचेंज करता है, मतलब लेफ्ट और राइट में ही सिर्फ चेंज करता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको जरा करके देखते हैं एक बार। ये देखो आपका जो पेरेंट कंटेनर है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है? तो मतलब अलाइनमेंट जो होता है वो दो तरह से होता है, पहला वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ से भी सेट कर सकते हो, जैसे अगर मान लो इसको टॉप पे करूँगा तो ये कॉर्नर टॉप पे आ जाएगा, ठीक है? मैं छोटा कर दूँ इसको, ये देखो आपका कॉर्नर टॉप पे है। इधर करूँगा तो बॉटम आ जाएगा, बॉटम राइट में आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है? ये आपका कंटेनर है, कंटेनर पे आते हैं यहाँ से क्लिक करके, ये बॉटम राइट में है, ये टॉप में आ जाएगा, टॉप लेफ्ट, ठीक है? टॉप राइट, उसके बाद लेफ्ट बॉटम, ये आ गया बॉटम पे, ये आ गया सेंटर में, लेफ्ट राइट, ठीक है? तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है? आप वाई एक्सिस भी दे सकते हो यहाँ से। समझ में आया आपको अलाइनमेंट क्या होता है? अब आते हैं टेक्सटिंग पे। टेक्सटिंग जो होता है ना, आपका थोड़ा-सा वैल्यू और की मतलब ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो इसको मैं कभी और बताऊँगा। बट आज की वीडियो में इसको रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है? अब आते हैं दोबारा हम लोग कंटेनर के अंदर। कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बता दिया था। अब सीधे आएँगे हम लोग कंटेनर के अंदर, तो मैं सबको हटा देता हूँ, जैसे पैडिंग भी हटा देता हूँ इसकी मैं और अंदर से हटा देता हूँ इन सब चीज़ों को, ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है? अब कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो आपको 2 चीज़ मिलेगा। पहला आता है नॉर्मल कंटेनर, ठीक है? एक बॉक्स आता है रेक्टेंगुलर का। उसके बाद आता है आपका सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप मतलब होता है अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है? आप अगर रेक्टेंगुलर शेप रखते हो तो रेक्टेंगल में रहेगा बिल्कुल ये। उसके बाद आता है आपका विड्थ और हाइट, ठीक है? विड्थ मतलब कितनी चौड़ाई रखनी है इसकी, हाइट मतलब कितनी हाइट रखनी है, मतलब कितनी ऊँचाई रखनी है इसकी। ठीक है? अब मान लो अगर मैं विड्थ यहाँ पे चेंज करके 100 करता हूँ, तो ये देखो 100 की विड्थ ले लिया और हाइट अगर मैं चेंज करना चाहूँ, तो ये हाइट आपकी चेंज हो गई है। अब हाइट और विड्थ को भी आप वेरिएबल से दे सकते हो। वेरिएबल मतलब आपका डाटा कहीं स्टोर है, आप वहाँ से हाइट और विड्थ देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसे दे सकते हो। ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे आपको देखो 2 चीज़ मिलेगा, पिक्सल और ये परसेंटेज में है। ठीक है? ये पीएक्स लिखा है उसका मतलब होता है पिक्सल। तो अगर आप पिक्सल में देते हो, तो जो आपका विड्थ और हाइट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे जो भी स्क्रीन साइज़ हो आपकी, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पे परसेंटेज में देते हो, तो अगर मान लो यहाँ पे 10% मैंने दे दिया, ठीक है? तो आपके स्क्रीन साइज़ के हिसाब से ये 10% एक्वायर करता चला जाएगा। मतलब
आपकी अगर स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है, तो छोटी स्क्रीन के हिसाब से 10% ले लेगा ये, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है स्क्रीन, तो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से 10% ले लेगा, ठीक है? मतलब एक तरह से रेस्पॉन्सिव फीचर दे देता है आपको कंटेनर, अगर आप इसमें परसेंटेज का यूज़ करते हो तो। और हम लोग ऐसे मान लो इसको अगर कर लेते हैं 40% करता हूँ, ठीक है? थोड़ा इसको मैं चेंज करता हूँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे इस कंटेनर को हाइड करके रखा था टैबलेट से, तो इसको पहले मैं सही कर लेता हूँ। हटाते हैं इसको, ठीक है? अब मैं यहाँ पे चेंज कर, तो ये देखो आपका साइज़ सही कर ले रहा है, मतलब अपने आप से साइज़ मेंटेन कर ले रहा है इसका, ठीक है? और सेम चीज़ हमारा हाइट में भी होता है, अगर आप हाइट को भी परसेंटेज में दे दोगे तो हाइट स्क्रीन विड्थ के हिसाब से, सॉरी, स्क्रीन हाइट के हिसाब से ये अपने आप को मेंटेन करता रहेगा, ठीक है? आप इसको वेरिएबल्स भी दे सकते हो, वेरिएबल्स देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सेट फ्रॉम वेरिएबल कर सकते हो इसे, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं फिल कलर पे। फिल कलर मतलब इसके अंदर का जो कलर है, आप अभी व्हाइट देख रहे हो, आप इसके अंदर कलर क्या रखना चाहते हो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? प्राइमरी कलर चूज़ करता हूँ, तो इसको हम लोग जो कलर है अंदर का उसे चेंज कर सकते हैं फिल कलर का यूज़ करके, ठीक है? देन आता है बॉर्डर कलर, मतलब जो ये आपका कंटेनर है ना, उसका जो बॉर्डर है, उसको अगर आपको कलर देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो ब्लैक रखना है, ये हमारा जो बॉर्डर है देखो ब्लैक में आ गया, ठीक है? अब आते हैं नीचे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब होता है कॉर्नर से कितना रेडियस रखना है, कॉर्नर का रेडियस क्या रखना है, मतलब ये आपका कॉर्नर है ना, इसको कितना रेडियस रखना है इसका। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने मान लो यूनिफ़ॉर्म किया, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म करने के बाद मैं 20 कर लिया, तो ये देखो हल्का-सा कर्व आ गया ना यहाँ पे 20 रेडियस का। तो अगर आप कर्व देना चाहते हो अपना, अगर आप कोई बॉक्स बना रहे हो उसमें कर्व देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का यूज़ करके कर्व दे सकते हो, ठीक है? इसको कर लेते हैं हम लोग सेंटर में, और यहाँ पे आते हैं, देखते हैं नीचे। ये हमारा यूनिफ़ॉर्म था और ये वाला इंडिपेंडेंट रेडियस है। आप अगर यहाँ से भी डिफ़ॉल्ट चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं इसको 60 कर लेता हूँ और इसको ऐसे रहने देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब जो आपका टॉप लेफ्ट है, उसका हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया और किसी का बॉर्डर रेडियस नहीं दिया, तो अलग से डिज़ाइन हमारी यहाँ पे दिखने लगी है। ठीक, अब आते हैं नीचे, हमारा बॉर्डर विड्थ है। आप जो बॉर्डर अभी कलर दिए थे, उसका विड्थ क्या रखना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो बॉर्डर का विड्थ, ठीक है? देन आता है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कि जेड एक्सिस कितना देना है। जेड एक्सिस आप समझते हो, जैसे आपका नॉर्मल जो ग्राफ होता है उसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है, लेकिन जब आप 3D में जाते हो तो उसमें जेड एक्सिस आती है, ठीक है? आप ऐसे समझो आप कितना डेप्थ देना चाहते हो इसको, ठीक है? या सब कुछ भूल जाओ, बस इतना समझो आप कितनी ऊँचाई देना चाहते हो इसको आप। जैसे मान लो अगर मैं इसका बॉर्डर विड्थ 0 कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको मैं एलिवेशन देता हूँ, तो ये देखो आपका ये हल्का-हल्का सा उठा हुआ लगेगा। दिखाते हैं आपको, ये देखो आप, उठा हुआ लग रहा है नहीं? मैं एक बार इसको जो बॉर्डर कलर इसको भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब देखो ये उठा हुआ लग रहा है, ठीक है? बॉर्डर विड्थ हटाते हैं पूरा, 84 का मैंने यहाँ पे दिया था, इसको मैं करता हूँ पहले 0। तो ये देखो आपका जो साइड से डार्क कलर दिख रहा था ना, वो हट गया है, लेकिन अगर मैं जैसे ही यहाँ पे 2 करूँगा तो ये देखो उठा हुआ लग रहा है हल्का-सा, ठीक है? या 50 करूँगा तो ये देखो, ठीक है? मतलब एक तरह से ये ऊपर उठा हुआ लगेगा, ठीक है? समझ में आया ये क्या है एलिवेशन आपका? उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे है आपका मिनिमम विड्थ, मतलब कितनी मिनिमम विड्थ आपको देनी है, मतलब कितनी कम से कम विड्थ देनी है इस कंटेनर की। मान लो अगर मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ, ठीक है? 20% कर लेता हूँ और हाइट जो है आपकी ये भी 20% कर लेता हूँ, ठीक है? 20 नहीं, वैसे 10% कर लेता हूँ, ठीक? अब इससे कम विड्थ आपकी नहीं जाएगी। आपने यहाँ पे 40 दिया होगा, अगर मैं इसको कम करने की कोशिश करूँ और, तो ये 20 से कम नहीं जाएगा, ठीक है? मतलब 20 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 20 से कम नहीं जाएगा ये, और फिर सेम आपका हाइट भी है, ये 10 से कम नहीं जाएगा। ये देखो आपका, मैं कितना भी कम कर लूँ, यहाँ पे आपकी हाइट 0 हो गई है, लेकिन ये अभी तक हाइट मेंटेन करके रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10% मिनिमम विड्थ दे के रखी है कि मतलब इससे कम आपको नहीं जाना है, ठीक? अब आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ, आप कितना ज़्यादा विड्थ ले जाना चाहते हो, मतलब इससे ज़्यादा विड्थ नहीं जाएगी, मतलब मैक्सिमम विड्थ है ये, ठीक है? मान लो यहाँ पे मैं अगर 80 कर लेता हूँ, ठीक है? और हाइट जो है मैं 50 कर लेता हूँ, तो ये देखो आप, ठीक है? ये देखो आपकी हाइट विड्थ और चेंज नहीं हो रही। मिनिमम विड्थ कितना था हमारा? 20 था। 20%, सॉरी, ये मैं परसेंटेज में दिया था, मैं इसको 40 कर लेता हूँ और इसको परसेंटेज में 50 करता हूँ, 50 नहीं, अराउंड 80 कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैक्सिमम विड्थ हाइट है आपकी, और मैक्सिमम विड्थ कितनी है? 40 है। अब विड्थ मैंने यहाँ पे कितना दिया हुआ था? 88, इसको मैं मान लो कर लेता हूँ 30, और विड्थ ले जाना चाहता हूँ मैं और बड़ी, और ये देखो 40 से ऊपर ये विड्थ आपकी नहीं जाएगी, ठीक है? मान लो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 60,
और अब इसकी मैं विड्थ 20 रखता हूँ, ठीक है? अब इसको ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ 60 से, तो ये देखो 69 से ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है? 69 पे ये फिक्स हो गया है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो जब भी आपको कंटेनर को या आपने जो भी बॉक्स बनाया है, उसे एक पार्टिकुलर विड्थ जहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम देना है, आप वहीं पे अगर रखना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन आता है आपका क्लिप कंटेंट। क्लिप कंटेंट का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ इसके अंदर रखी रहेगी, तो वो इसी के अंदर जो इसका बॉर्डर है उसी के अंदर दिखे। मतलब दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे इमेज रखना है एक, तो इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज रख दिया, ठीक है? तो अब आप इमेज देखोगे कि जो आपका कंटेनर है ना उससे बाहर जा रही है। ये देखो आप, यहाँ पे बाहर चला गया है और यहाँ पे देखोगे ये बाहर आ रहा है, ठीक है? तो एक काम कर देंगे, जैसे हम लोग कंटेनर के अंदर क्लिप कंटेंट ऑन करेंगे, तो ये देखना अभी आप, ये देखो क्लिक कर दिया, मतलब अब ये कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा, मतलब जहाँ तक आपका इसका बॉर्डर रेडियस है, जहाँ तक बॉर्डर है, वहीं तक रखेगा, उससे बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है? समझ में आया? मतलब एक तरह से क्लिप कर देता है कंटेंट को अपने पेरेंट विज़र के ऊपर। जा उसको करने से इसका फ़ायदा ये होता है कि उस पार्टिकुलर रेडियस से या उस पार्टिकुलर एरिया से वो चीज़ बाहर नहीं जाएगी, ठीक है? देन आता है बॉक्स शैडो। अब अगर आपको कोई बॉक्स बनाया हो आपने या तो कंटेनर बनाया है आपने कहीं पे भी, उसको अगर शैडो देना चाहते हो, उसकी परछाई देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको ऑन करके दे सकते हो। जैसे यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक करके कर लेता हूँ स्मॉल शैडो, ठीक है? और फिल कलर में आ जाता हूँ प्राइमरी बैकग्राउंड, ठीक है? तो ये देखो शैडो साइड में आ रहा है आपका। अगर मैं इसको शैडो को चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से और लार्ज शैडो करना चाहता हूँ, तो ये देखो आपका दूसरा शैडो आ गया है, ठीक है? वैसे ही सेम है जैसे आपने वर्ड में यूज़ किया होगा फ़ॉन्ट, शैडो, ये सारी चीज़ें सेम है। आप यहाँ से ब्लर भी दे सकते हो, ब्लर का मतलब होगा जितना ब्लर आप दोगे उतना पीछे से ब्लर करता चला जाएगा सबको। स्प्रेड करना मतलब कितना फैलाना है शैडो को, ये देखो आप 39 करोगे इतना ज़्यादा फैल जाएगा शैडो शैडो जो है आपका, ठीक है? देन ऑफसेट आएगा, एक्स एक्सिस पे कितना रखना है, देन वाई एक्सिस पे कितना रखना है, सब सारी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे वाई एक्सिस मतलब कितना वर्टिकल में आपको शैडो को शिफ्ट करना है, ठीक है? देन आते हैं नीचे बैकग्राउंड इमेज। अब आप कंटेनर के ऊपर बैकग्राउंड इमेज कैसे रख सकते हो? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो इमेज रखा था, मैंने एक नया एलिमेंट का यूज़ किया था इमेज नाम से, उसको मैंने रख दिया था। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है, जब भी आप कंटेनर यूज़ करते हो तो इसमें आपको प्रॉपर्टी मिलती है कि बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका कंटेनर एक बार लोड होगा और उसी साथ में आपकी इमेज भी लोड हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप बार-बार इमेज यहाँ पे रखते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इमेज रख दिया, अब आपका जो फ़ोन है वो क्या करेगा, पहले कंटेनर लोड करेगा, फिर इमेज लोड करेगा, ठीक है? उससे क्या होगा कि रैम के ऊपर ऑब्वियस से प्रेशर पड़ेगा, या तो आप ऐसे समझो जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सीधे बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज जो देना है आपको, उसमें आप 2 टाइप से दे सकते हो। सबसे पहला, और यहाँ पे 3 टाइप दिया हुआ है। सबसे पहला होता है नेटवर्क इमेज, आप किसी यूआरएल से इमेज देना चाहते हो। एसेट मतलब जो आपने सेव करके रखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उससे देना चाहते हो, या तो फिर आप अपलोडेड फाइल देना चाहते हो, मतलब आपने कोई फाइल अपलोड की है इस पेज के ऊपर, उसे आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे आप दिखा सकते हो। ठीक है? नेटवर्क इमेज आप नॉर्मली जैसे आप कहीं से इमेज ले लिए हो, इमेज का यूआरएल कॉपी किया आपने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल है। देन आप यहाँ पे कैचेड भी ऑन कर सकते हो। कैचेड का मतलब होता है कि जब भी आपकी ये इमेज लोड होगी, वो आपके कैचे ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है? फ़ोन में स्पेस होता है, एक मेमोरी होता है, जो कैचे सेव करता है। उससे क्या होगा कि जब भी आपका ये पेज लोड होगा, अपने आप वो इमेज लोड होके यहाँ पे आ जाएगी। जिससे ये फ़ायदा होता है कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस होगा, वो ख़राब ना हो, ठीक है? मतलब वो इमेज लोड होने में टाइम ना लगे और यहाँ पे ब्लैंक ना दिखे। ठीक है? देन आता है आपका एसेट, एसेट में भी 2 चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे, सेट डार्क मोड, मतलब अगर आपका फ़ोन डार्क मोड के लिए भी जो आप मतलब ऐप बना रहे हो, अगर वो डार्क मोड के लिए भी सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे सेट डार्क मोड का इमेज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे लाइट मोड में ये इमेज दिखानी है, ठीक है? और डार्क मोड में दूसरी इमेज दिखानी है, जैसे कि मान लो ये दिखानी है, ठीक है? और जैसे ही मैं डार्क मोड शिफ्ट करता हूँ, तो ये देखो आपका इमेज डार्क मोड में आ गई है, ठीक है? देन आता है आपका बॉक्स फिट। अब बॉक्स फिट का मतलब होता है कि जो आपका ये बॉक्स है, मतलब जो कंटेनर है, उसमें कैसा फिट रखना है इमेज को। अब आते हैं बॉक्स फिट के ऑप्शंस में कि यहाँ पे क्या-क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है आपका फिल। फिल का मतलब होता है ये जो आपका इमेज आपने यूज़ किया है, उसे एंटायर विज़िट में रख देगा, ठीक है? एंटायर विज़िट करने का मतलब है जैसे कि आपका जो इमेज है वो बस इतना ही बड़ा था, ठीक है? जैसे मैं मान लो अगर इमेज छोड़ के ये वाला आता हूँ, ठीक है? तो ये देखोगे आप, ये पूरा स्पेस ले लिया है, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर, सॉरी रेड कर लेता हूँ, ठीक? अब नीचे आऊँगा तो ये देखो फिल किया है तो इसने पूरा स्पेस ले लिया कंटेनर का,
ठीक है? अब जैसे ही मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, इसने क्या किया, जितना ओरिजिनल साइज़ था इमेज का, ठीक है? उतना लिया है और साइड-साइड से जो है, इसने स्पेस छोड़ दिया है। मतलब इसने पूरा तरह से कंटेन नहीं किया उस चीज़ को। मतलब कंटेन का मतलब पूरी तरह से उसको एक्वायर नहीं किया स्पेस को, इसने स्पेस छोड़ के रखा है साइड से। देन आता है आपका कवर। कवर में क्या करेगा कि ये आपका जो इमेज होगा, उसे मतलब लार्ज कर देगा और ये पूरा स्पेस लेगा। मतलब जितना भी इसका पैरेंट विज़ार्ड का स्पेस है, उसे पूरा ये फ़िल कर देगा। ठीक है? देन आते हैं यहाँ पे फिट विड्थ। मतलब जो भी इमेज का विड्थ होगा, जो भी आपका पैरेंट का विड्थ होगा, उसे ये पूरा फ़िल कर लेगा। चाहे आपका इमेज फटे या खराब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है? देन आता है आपका फिट हाइट। अब ये क्या करेगा, जितना भी आपने हाइट दिया होगा अपने पैरेंट का या तो जितना भी इमेज का हाइट होगा, उसे ये पूरी तरह से फ़िल कर देगा, ठीक है? देन आता है आपका नन, मतलब जैसा इमेज का साइज़ है, जैसा इमेज का विड्थ है, वैसा इसे रख देगा, ठीक है? देन आता है स्केल डाउन। स्केल डाउन का मतलब होता है जो आपका इमेज है उसे सेंटर में रखेगा और जो बगल से स्पेस होगा उसे वो जैसा है वैसे ही रहने देगा, ठीक है? आपसे मैं रिकमेंड करूँगा जो आपका ये बॉक्स फिट है ना, उसे आप खुद एक बार ट्राई करना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि बॉक्स फिट का थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना इसको आप लोगों को। देन आते हैं आपका इस पे इमेज अलाइनमेंट पे, ठीक है? जैसे आपने विजेट अलाइनमेंट किया था वैसे सेम आपका इमेज अलाइनमेंट भी है कि जो आपका इमेज है उसे कैसे अलाइन करके रखना है। ठीक है? इसमें भी 2 तरह से मिलेगा आपको, सबसे पहला आएगा आपका एक्स एक्सिस, देन आएगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब होता है आपका हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? इसमें आते हैं हम लोग दोबारा, इसको अगर हम लोग हॉरिज़ॉन्टल करते हैं तो यहाँ से हॉरिज़ॉन्टल होगा नहीं इस तरह से ये, ठीक है? ये देखो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा और ये आपका इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया हुआ है, ठीक है? आपने कोई यहाँ पे अलग से इमेज नहीं रखी है, लेकिन इसमें बस 2 चीज़ होगा जैसे कि आपका इसमें टॉप पे कर रहे हो तो ये बिल्कुल टॉप पे आ जा रहा है। अगर आप इसे बॉटम करोगे ना, चाहे लेफ्ट करो चाहे राइट करो, ये बिल्कुल बॉटम में ही रहेगा, ठीक है? वैसे मैं अगर इसको साइड भी करूँगा तो ये ऐसे ही दिखेगा। अगर मैं थोड़ा-सा इसको चेंज करूँ, अगर मान लो ब्लैक कलर में आता हूँ इसके और इसको मैं चेंज करता हूँ, तो ये आपका जैसा है वैसे ही दिखेगा, ठीक है? तो आप अलाइनमेंट ऐसे समझो कि आपका जो अलाइनमेंट है इमेज का, वो एक तरह से लेफ्ट और राइट में है, सॉरी लेफ्ट और राइट कह रहा हूँ, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आप कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ़ इमेज का ध्यान रखना, इमेज का अलाइनमेंट हो रहा है ये, ठीक है? अगर मान लो आपका जो ये इमेज है ना, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, इसको मैं इमेज दे देता हूँ नेटवर्क इमेज कोई, ये हमारा इमेज है, देखते हैं यहाँ पे कोई इमेज अगर आ जाता है तो, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इमेज, जैसे आपका ये वाला जो इमेज है इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक, आपका ये इमेज है, इसको मैं कर लेता हूँ फुल, ठीक है? फिल कर लेता हूँ इसको। अब देखो मैं अगर इसको चेंज करूँ अलाइनमेंट तो इसके अंदर का जो चीज़ है ना वो चेंज होता रहता है, ठीक है? इसके अंदर का कंटेंट चेंज होता रहेगा, ये देखो आप। साइड में अगर इधर से करूँगा तो इधर आ गया, मतलब जो आपका इमेज है वो चेंज होगा, ठीक है? देन आते हैं चाइल्ड अलाइनमेंट पे। चाइल्ड अलाइनमेंट मतलब जो इसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं उसे हम लोग बोलते हैं चाइल्ड। जैसे मैं आता हूँ इस पे, मैं बैकग्राउंड विज़ेट का जो इमेज है उसको हटा देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है? अब इसके अंदर मैं रखता हूँ एक चाइल्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एक टेक्स्ट या आइकॉन रखता हूँ सिंपल सा। आइकॉन उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? अब ये देखो बीच में आपका आइकॉन है, ये आइकॉन है, ठीक है? अब आते हैं कंटेनर के ऊपर, ये हमारा कंटेनर है, इसमें आते हैं, ठीक है? नीचे आएँगे, तो ये देखो मैं चाइल्ड अलाइनमेंट अगर करूँ यहाँ पे टॉप पे करूँगा तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? मतलब टॉप लेफ्ट में आ गया, देन बॉटम लेफ्ट में आ गया, बॉटम राइट, ठीक है? तो आप इस तरह से जो आपका चाइल्ड है, उसे आप मैनेज कर सकते हो। चाइल्ड का मतलब जब किसी एलिमेंट के अंदर आप किसी एलिमेंट को रखते हो, तो जो आपका सेकंड एलिमेंट जिसके अंदर आप रख रहे हो, वो हो जाता है पैरेंट एलिमेंट और जो रख रहे हो, वो हो जाता है चाइल्ड एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे ये कंटेनर था, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने क्या रखा था, एक आइकॉन रखा, ठीक है? तो जो हमारा आइकॉन है, वो हो गया चाइल्ड एलिमेंट। आपका जो कंटेनर हो गया, वो हो गया पैरेंट एलिमेंट, ठीक है? तो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, उसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो चाइल्ड एलिमेंट से। देन आता है आपका इम्प्लिसिट एनिमेटेड। इम्प्लिसिट एनिमेटेड का मतलब होता है कि जब भी आपका हाइट या विड्थ चेंज हो या कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो कंटेनर की, तो वहाँ पे ये एनिमेशन दिखाए, ठीक है? ये आपको जब आप रन करोगे तब आपको दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हो कि जो आपका एनिमेशन होगा वो कैसा दिखना चाहिए। जैसे आपका ईज़ इन है, ईज़ इन आउट है, इलास्टिक है, लीनियर है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका ड्यूरेशन, मतलब जो आपका एनिमेशन चलेगा उसका ड्यूरेशन क्या रखना है आपको, ठीक है? ये तो हो गया आपका कंटेनर का। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, कंटेनर के बाद आते हैं, यहाँ पे आएँगे, अब हमारे पास है रो।
रो का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी चीज़ को हॉरिज़ॉन्टल अलाइन करने के लिए, ठीक है? मतलब एक से ज़्यादा आप विजेट इसमें दिखा सकते हो हॉरिज़ॉन्टली। हॉरिज़ॉन्टली मतलब होता है इसको आप हॉरिज़ॉन्टल लाइन में दिखा सकते हो एक से ज़्यादा विजेट, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे मैं कंटेनर रख लेता हूँ और 2-3 कंटेनर यहाँ पे रख देते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है? थोड़ा-सा आइटम स्पेस कर लेता हूँ इसके बीच में, ये देखो आप, इसको आप हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट दे सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी चीज़ इसके अंदर रखोगे उसे हम लोग चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है? मतलब जो आपका रो के अंदर जो एलिमेंट्स रखे जाएँगे वो चिल्ड्रन एलिमेंट होते हैं, ठीक है? चिल्ड्रन का मतलब होता है एक से ज़्यादा चाइल्ड। तो जैसे हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 चीज़ें रखी हुई हैं, तो मतलब ये हमारा चिल्ड्रन रखा हुआ है, ठीक है? समझ में आया? अब आते हैं इसके रो के प्रॉपर्टी पे। रो का समझ में आ गया ना क्या होता है? ये हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट के लिए होता है और इसमें एक से ज़्यादा आप वेट्स को रख सकते हो, ठीक है? अब नीचे आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा दे देता हूँ, क्या कर सकते हो इसको। जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट रखना है, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट रखना है एक और यहाँ पे आपको रखना है एक आइकॉन। जैसे आपने वहाँ पे व्यू ऑल का देखा होगा ना, जैसे 1 मिनट दिखाता हूँ इसे। ये हो गया आपका, ठीक है? मैं सभी साइड से दे देता हूँ पैडिंग। मान लो यहाँ पे मैं 10 की पैडिंग दे देता हूँ सभी साइड से, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे कर लेता हूँ आइकॉन रख देते हैं और इसको क्रॉस कर देता हूँ इस साइड। तो आपने कुछ इस तरह से देखा होगा कि व्यू ऑल के बाद यहाँ पे एक आइकॉन होता है, जो कि दूसरे पेज पे ले जाता है, ठीक है? किसी भी आपने आपने ऐप में देखा होगा, ठीक? तो उसी के लिए होता है, आप उसको हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट के लिए आप रो रख सकते हो वहाँ पे, ठीक है? अब इसके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में आपको मिलेगा मेन एक्सिस साइज़। अब मेन एक्सिस साइज़ क्या होती है कि जो आपका मेन एक्सिस हो गया, फिर से ध्यान से सुनना, जो आपका रो होता है ना, उसमें जो मेन एक्सिस होता है, उसका मतलब हो जाता है आपका हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? जो हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस है, उसकी साइज़ क्या रखनी है। अगर आप मिनिमम करते हो तो सबसे कम से कम हाइट ले लेगा, मतलब कम से कम हाइट में क्या लेगा ये, सबसे कम से कम साइज़ लेगा, हाइट नहीं है ये, साइज़ लेगा, ठीक है? सबसे कम साइज़ का मतलब होता है, जैसे कि आपका जो चिल्ड्रन है ना, उसने कितनी हाइट, कितनी विड्थ ली है, ठीक है? उसके हिसाब से ये अपना साइज़ जो है मेंटेन करके रखेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो अपना टेक्स्ट रखा हुआ है ना, इसको अगर मैं पैडिंग दे दूँ सभी साइड से, तो आपका जो रो है, वो भी जो पैडेड साइज़ है, उसे भी ले लेगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ कर दूँ, तो जितना भी पैरेंट का साइज़ है, उतना ये ले लेगा, ठीक है? यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि जो आपका रो है, उसे मिनिमम साइज़ लेना है या मैक्सिमम साइज़ लेना है, ठीक है? अब आते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट पे। मेन एक्सिस अलाइनमेंट का काम तब आता है जब आपके रो के अंदर एक से ज़्यादा चाइल्ड रखे हों, मतलब चिल्ड्रन रखे हों। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा देखो चिल्ड्रन रखा हुआ था और ये एक दूसरे के बीच में स्पेस दिया हुआ है, ठीक है? अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपका इसको स्टार्ट में भेज देगा। यहाँ से मैं पैडिंग हटा देता हूँ, ठीक है? और आइटम स्पेस भी हटा देता हूँ बीच में। ये देखो आपका ये आ गया बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है? शुरू-शुरू में आ गया बिल्कुल। देन इसमें आते ही ये होता है आपका सेंटर, तो ये सेंटर में कर देगा। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा एकदम एंड में। और अगर यहाँ पे क्लिक करते हो आप, तो स्पेस इवनली कर देगा, मतलब जितने भी आपके चिल्ड्रन हैं, सबके बीच में और सबके साइड से एक इवन स्पेस दे देगा, मतलब बराबर-बराबर स्पेस दे देगा सभी साइड से, ठीक है? उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें क्या करेगा कि जो आपका साइड का स्पेस होगा, दोनों साइड से बराबर कर देगा, लेकिन जो आपका बीच का स्पेस होगा, उसे ये इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है? देन आएँगे आपके लास्ट वाले में, जो है आपका स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही बीच से स्पेस ज़्यादा करके साइड्स का जो स्पेस होता है उसे कट कर देगा, ठीक है? अब आता है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमेशा होता है वर्टिकल। मान लो अगर मैं ये आपका जो आइकॉन है, इसको मैं कर लेता हूँ साइज़ 50। अब देखोगे यहाँ पे कि आपका ये जो चीज़ है वो भी सेंटर में दिख रहा है, देखो इसके सेंटर में दिख रहा है ना पूरा प्रॉपर, ठीक है? अगर मान लो मैं इस पे करता हूँ, तो ये क्या करेगा कि इसे वर्टिकल ऊपर कर देगा, ठीक है? आपके रो के अंदर इसको वर्टिकली अरेंज करना शुरू करेगा, जिससे कि ये इसे ऊपर कर देगा, ठीक है? ये आपका सेंटर तो आपने देख ही लिया। उसके बाद आते हैं बॉटम। अब बॉटम में क्या करेगा, बॉटम यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो एंड में क्या करेगा कि जो भी आपका रो होगा, इसके अंदर जो वर्टिकल अलाइनमेंट होगा, उसे बिल्कुल एंड में कर देगा, ठीक है? ये इस्तेमाल होता है स्पेस बिटवीन के लिए, मतलब एक से ज़्यादा कोई चिल्ड्रन है आपके रो के अंदर, उसे स्पेस बिटवीन कर लेगा, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे किया था, सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी है, ठीक है? यहाँ पे स्पेस बिटवीन की जगह स्ट्रेच लिखा हुआ है कि जितना भी आपका वर्टिकल एक्सिस पे जितना भी स्पेस हो, सबको ये फ़िल कर लेगा। एक तरह से आप ऐसे समझो कि ये आपका जो स्पेस बिटवीन था, वैसे ही काम करता है ये, ठीक है? मतलब बीच में स्पेस ज़्यादा देके साइड से स्पेस कट कर देगा, ठीक है? देन आता है आपका स्क्रॉलेबल। स्क्रॉलेबल क्या करता है
कि मान लो अगर आपका यहाँ पे एक से ज़्यादा चिल्ड्रन रखा हुआ है, जैसे मैं इसे डुप्लिकेट करता हूँ, ठीक है? आप चाहते हो कि इसको स्क्रॉल करके हम लोग और भी चीज़ों को देख पाएँ, तो आप यहाँ से सीधे स्क्रॉलेबल ऑन कर सकते हो, ठीक है? जिससे कि ये स्क्रॉल हो पाएगा। स्क्रॉल करते हैं, ये देखो आपका ये स्क्रॉलिंग काम कर रहा है, ठीक है? देन आते हैं आइटम स्पेस। अब जो आपके चिल्ड्रन हैं, उनके बीच में आप बार-बार तो पैडिंग दोगे नहीं, ठीक है? इसलिए क्या करोगे आप यहाँ पे सिंपली आइटम स्पेस कर दोगे। आइटम स्पेस से फ़ायदा क्या होगा कि अपने आप सभी जो चिल्ड्रन हैं आपके, उनके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है? देन आते हैं स्टार्ट स्पेसिंग। स्टार्ट स्पेसिंग मतलब जहाँ से आपका रो शुरू हो रहा है, अगर उसमें आप स्पेस देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्पेस दे सकते हो, ठीक है? देन आता है आपका एंड स्पेसिंग। एंड स्पेसिंग का मतलब होता है जो आपका एंड वाला स्पेस है, मतलब इस साइड से आप स्पेस अगर देना चाहते हो, जहाँ पे आपका रो खत्म हो रहा है, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पे सबसे सही चीज़ और भी है, जैसे अप्लाई टू स्टार्ट एंड एंड। मतलब जो भी आप यहाँ पे स्पेस दोगे ना, वो स्टार्ट में भी अप्लाई होगा और एंड पे भी अप्लाई होगा। जैसे कि आप यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म पैडिंग दिया करते थे, सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी है कि आप यहाँ पे आइटम स्पेस दे दोगे तो ये आपका स्टार्ट में भी स्पेस कर देगा, एंड में भी स्पेस कर देगा और बिटवीन का भी स्पेस करेगा, ठीक है? ये तो हो गया आपके रो के बारे में और सेम चीज़ कॉलम के भी बारे में होता है। मैं यहाँ पे कॉलम रख लेता हूँ। अब आपका जो कॉलम होता है वो क्या करता है कि सारी चीज़ को वर्टिकली अरेंज करता है, ठीक है? मतलब एक से ज़्यादा चिल्ड्रन को वर्टिकल अरेंज करेगा। जैसे कि यहाँ पे डुप्लिकेट करते चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आइटम स्पेस। ये देखो सारी चीज़ को वर्टिकली ये अरेंज किया हुआ है, ठीक है? जैसे मान लो आपको लिस्ट ऑफ नंबर दिखाने हैं, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जैसे ये कॉलम यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट लिखते हैं टेक्स्ट, ठीक है? यहाँ पे डुप्लिकेट करते जाता हूँ, यहाँ पे मान लो 1, 2 दिखाना है, 3 दिखाना है, ठीक है? 4 है और उसके बाद आपको 5 दिखाना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स दिखा सकते हो कॉलम का यूज़ करके जो कि वर्टिकली वर्टिकली अरेंज होगा, ठीक है? इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी, तो इसलिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। आपको बस इतना इसमें थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जो आपका इसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है, वो होता है वर्टिकल। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो वर्टिकली सारा चीज़ अरेंज्ड है, ठीक है? तो ये वर्टिकल हमेशा करता है, आपका मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, जो रो होता है, उसके अंदर आपका जो अलाइनमेंट होता है मेन एक्सिस का, वो देखो हॉरिजॉन्टल सारे आइकॉन्स हैं, ठीक है? आपका जो अगर आप कॉलम में आओगे, तो ये वर्टिकल आइकॉन हो गया, मतलब रो के अंदर हॉरिजॉन्टल होता है मेन एक्सिस और वर्टिकल होता है हमेशा आपके कॉलम के अंदर। अब आते हैं स्टैक के अंदर, तो स्टैक को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और जो स्टैक का काम होता है सिंपल सा होता है। जैसे हम लोग अगर ओवरलैप कराना चाहते हैं किसी चीज़ को, किसी विजेट को या किसी एलिमेंट को, तो हम लोग यहाँ से उसे करा सकते हैं। जैसे ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा एलिमेंट रखना। जैसे मान लो मुझे ये इमेज रखना है, ठीक है? इमेज रखना है और इसके ऊपर मुझे एक रखना है कंटेनर, तो मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर कंटेनर रख सकता हूँ और सबसे अच्छा फीचर इसका ये है कि मैं इसको जहाँ मन करे वहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? ये देखो अगर मैं चाहूँ इसको इधर एडजस्ट करने के लिए इधर एडजस्ट हो जाएगा या तो फिर डाउन में करना चाहूँ तो यहाँ पे डाउन में हो जाएगा, ठीक है? तो एक तरह समझिए आप इसमें सिर्फ़ हमारा होता है कि आप एक के ऊपर दूसरा विजेट आप रख सकते हो। विजेट और एलिमेंट दोनों सेम होते हैं। फ्लटर में हम लोग विजेट बोलते हैं बट फ्लटर फ्लो में इसे हमने हमने एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं विजेट बोलूँ या एलिमेंट बोलूँ दोनों सेम चीज़ है। ठीक? तो आप एक के ऊपर दूसरा एलिमेंट रखने के लिए इस्तेमाल करते हो स्टैक का। अब स्टैक की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं जल्दी-जल्दी। तो यहाँ पे विड्थ है, विड्थ ऑब्वियस से कितना आपको विड्थ देना है स्टैक का, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो उसे और यहाँ पे हाइट भी सेट कर सकते हो, कितना स्टैक की हाइट रहनी चाहिए, यहाँ पे आप अप डाउन कर सकते हो यहाँ से भी, ठीक है? देन आते हैं इसके मेन चीज़ में जो होता है आपका डिफ़ॉल्ट चाइल्ड अलाइनमेंट मतलब जो भी इसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, उनका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए? बॉटम अगर करोगे ये बॉटम में आ जाएगा, वैसे ये ऐसे काम नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, राइट? इसको मैं हटा देता हूँ और मैं अगर मान लो इसको भी हटाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आता हूँ तो ये देखो बॉटम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे करूँगा तो ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है? तो ये आप समझ गए क्या है ये? देखो, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं ना, जैसे आपका हाइट हो गया, विड्थ हो गया, चाइल्ड अलाइनमेंट हो गया, ये सारी चीज़ मैंने एक बार बता दिया, तो मैं बार-बार तो नहीं बताऊँगा इस चीज़ को ना। तो आप प्लीज़ इसके लिए ध्यान रखना कि इसको मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा, तो आप एक बार समझ जाओ चाइल्ड का अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर रखा हुआ चीज़ को कहाँ पे अलाइन करना है, ठीक है? को कहाँ पे अलाइन करना है, फिर से सुन लो। जो चीज़ आप अपने एलिमेंट के अंदर रखे हो, उसे कहाँ पे अलाइनमेंट कराना है, उसे हम लोग करते हैं चाइल्ड अलाइनमेंट से, ठीक है? विड्थ मतलब होता है कितनी चौड़ाई देनी है, हाइट मतलब कितनी उसकी ऊँचाई देनी है, ठीक है? अब इसको हटाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कार्ड के ऊपर।
कार्ड जो होता है वो एक तरह से आपका कंटेनर जैसा ही है, बट थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है इसमें कि जो आपका कार्ड होता है ना, वो आपके चाइल्ड के विड्थ और चाइल्ड के हाइट के हिसाब से खुद को चेंज करता रहता है, ठीक है? और एक फ़ीचर और इसमें होता है कि आप इसमें 3D इफ़ेक्ट भी डाल सकते हो। देखो आप यहाँ पे थोड़ा-सा 3D इफ़ेक्ट लगा हुआ है, ठीक है? एलिवेशन है इसमें, ठीक? और कर्व भी है, ऑटोमैटिकली कर्व है और इसमें ये जो होता है आपका विड्थ और हाइट नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने जो चाइल्ड होता है उसके हिसाब से ही अपना हाइट और विड्थ एडजस्ट करता रहता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कंटेनर रखता हूँ, ठीक है? अब मैंने कंटेनर रख दिया, अब इसको मैं दे दूँ अगर साइड से सभी पैडिंग यहाँ पे, तो ये देखो अपने आप इसने हाइट चेंज कर लिया। अगर मैं इसका विड्थ चेंज करूँ तो अपने आप कार्ड भी अपना विड्थ चेंज करते चला जा रहा है, ठीक है? तो आप कार्ड का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ ऐसा चीज़ डिस्प्ले करना है जिसकी विड्थ और हाइट डायनामिकली चेंज होती रहे। जैसे आपको मान लो एड्रेस दिखाना है, ठीक है? मान लो मैं एक टेक्स्ट रख लेता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट रखता हूँ उठा के यहाँ पे। अब इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं है और मुझे कुछ चीज़ें लिखनी है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये अपने आप हाइट और विड्थ टेक्स्ट के हिसाब से ये चेंज करता चला जाएगा, ठीक है? तो या तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा-सा कार्ड टाइप का इफ़ेक्ट दिखाना हो या तो फिर कुछ टेक्स्ट दिखाना हो जहाँ पे हमें टेक्स्ट की जो टेक्स्ट होता है उसकी हमें ला लेंथ ना पता हो या तो साइज़ ना पता हो हमें, ठीक है? कितना तक आएगा वो। ठीक, कार्ड समझ गए, कार्ड में आते हैं, कार्ड की प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल है, कलर पुट करना है तो कौन-सा कलर रखना चाहते हो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। एलिवेशन क्या रखना चाहते हो, आप अगर इसको 0 कर दोगे तो बिल्कुल एलिवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर आप इसको 4 या इसको अगर 10 कर दो तो एलिवेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये। देन आते हैं बॉर्डर रेडियस मतलब जो आपका ये बॉर्डर है उसका रेडियस दे सकते हो आप यहाँ से, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज होता जाएगा, ठीक है? अब कार्ड को हटाते हैं, देन आते हैं लिस्ट व्यू के अंदर। अब लिस्ट व्यू जो है आपका, अगर आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स शो करना चाहते हो तो लिस्ट व्यू का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट मतलब आप एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट शो कराना चाहते हो तो आप लिस्ट व्यू का यूज़ कर सकते हो। अब लिस्ट व्यू में और कॉलम में भी अंतर होता है कि आपका जो लिस्ट व्यू होता है ना, उसका अपना खुद का स्क्रॉलेबल होता है। मतलब जब भी ये लिस्ट व्यू के बाहर कोई चीज़ जाएगी इसमें, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, आइटम स्पेस कर लेता हूँ, ठीक है? जब भी लिस्ट व्यू के बाहर बाहर कोई चीज़ जाएगी तो अपने आप ये स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। लेकिन आपका ये कॉलम में नहीं होता, ठीक है? आपको कॉलम में ऑन करना पड़ता है इस चीज़ को। और इसका फीचर एक ये होता है कि आप इसमें इसे हॉरिज़ॉन्टल भी कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे चेंज कर दोगे तो ये हॉरिज़ॉन्टल भी अरेंज हो जाएगा, ये देखो आप, ठीक है? तो लिस्ट व्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपको दिखाना है लेकिन लिस्ट में, समझ में आया? जैसे लिस्ट ऑफ नंबर हो गया, लिस्ट ऑफ इमेज हो गया या तो जैसे आपका कॉन्टैक्ट होता है ना आपके फ़ोन में, जो लिस्ट में दिखाता है सभी कॉन्टैक्ट नंबर 1, कॉन्टैक्ट नंबर 2, कॉन्टैक्ट नंबर 3 ऐसे जो सभी कॉन्टैक्ट्स दिखाते हैं आपको, वो लिस्ट व्यू के अंदर आते हैं, ठीक है? अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दिखा दी कि इसकी एक्सिस क्या रखनी है, हॉरिज़ॉन्टल रखनी है कि वर्टिकल रखनी है, ठीक है? उसके बाद आते हैं आइटम स्पेस, जैसा कि मैंने आपको कॉलम में बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आइटम स्पेस कर लोगे 30 का तो जितने भी चिल्ड्रन हैं इसके बीच के, सबके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है? देन स्टार्ट स्पेसिंग जैसा मैंने आपको उसमें बताया था कि स्टार्ट स्पेसिंग का मतलब होता है जहाँ से लिस्ट आपकी शुरू हो रही है, या तो जो फर्स्ट आइटम है आपका, उसके पहले स्पेस दे देगा। यहाँ पे मान लो मैं 10 करता हूँ, तो ये देखो इसके पहले स्पेस आ गया। या 50 करूँगा इसके पहले स्पेस आ जाएगा, ठीक है? और एंड स्पेस भी होता है, एंड स्पेस का मतलब जो लास्ट वाला आइटम है, उसके बाद स्पेस ये दे देगा 50 का, ठीक है? तो ये देखो हमारा स्पेस आ गया 50 का। देन आते हैं श्रिंक रैप में। अब श्रिंक रैप का मतलब होता है कि जहाँ तक आपका चिल्ड्रन ने स्पेस लिया हुआ है या तो जहाँ तक आपका चिल्ड्रन है, वहाँ तक उस चीज़ को श्रिंक कर देना, मतलब वहाँ तक ही उसकी हाइट रखना। जैसे मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? ये भी हटा देता हूँ, यहाँ तक हटा देता हूँ, ठीक? अभी तक क्या है हमारे पास कि लिस्ट हमारी जो इतनी बड़ी है, अगर इसको श्रिंक कर दूँ तो ये जहाँ तक आपका चिल्ड्रन है वहाँ तक की ये हाइट ले लिया है, ठीक है? देन आते हैं प्राइमरी पे। अब प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जैसे देखो आपका यहाँ पे अगर पीछे कॉलम भी लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे हमारा लिस्ट व्यू सेव रखा हुआ है, अगर अगर मैं इसको रैप कर दूँ कॉलम के अंदर, ठीक है? तो आपका यहाँ कॉलम भी है और कॉलम के अगर आपने यहाँ पे स्क्रॉलेबल ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है? कॉलम को आपने स्क्रॉलेबल ऑन करके रखा हुआ है और लिस्ट भी स्क्रॉलेबल है। इससे क्या होगा कि जब भी आपका यूज़र जो है स्क्रॉल करके नीचे आएगा ना, वो वहाँ पे स्टक हो जाएगा। मतलब ना तो आप कॉलम स्क्रॉल हो पाएगा, ना तो लिस्ट स्क्रॉल हो पाएगी। या तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका जो यूज़र है अगर वो सबसे नीचे आ गया, ठीक है? मान लो जैसे मेरा ये लिस्ट है, उसके ऐप में 4-5 लिस्ट है, ठीक है? 4-5 लिस्ट है, अब ये इसको स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन अगर मान लो हमने इसको प्राइमरी बंद कर दिया, ठीक है? इसको हमने प्राइमरी बंद कर दिया और इसे भी प्राइमरी बंद कर दिया। अब क्या होगा
ये देखिए देखो अभी तो स्क्रॉल हो रहा है प्रॉपर तरह से आपका, क्योंकि अभी आप इसमें प्रीव्यू मोड में चल रहे हो, ठीक है? मान लो इसका प्राइमरी बंद है और यहाँ पे आते हैं इसका हम लोग सॉरी इसका जो प्राइमरी है इसको ज़रा हम ऑन करते हैं। हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर पाऊँ तो बहुत सही चीज़ है, नहीं तो आपको इसका खुद एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अपने फ़ोन में रन करके इसे। ये देखो अभी तो चलो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है? लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो आपका यूज़र यहाँ पे है, ठीक? अब वो स्क्रॉल करके ऊपर जाना चाह रहा है, तो क्या होगा कि लिस्ट व्यू में हैं आप, मान लो आपका लिस्ट व्यू है यहाँ पे, ठीक है? तो बार-बार सिर्फ़ ये लिस्ट स्क्रॉल होगा, ठीक है? आपका कॉलम स्क्रॉल नहीं होगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कॉलम के अंदर लिस्ट व्यू का यूज़ करो, तो हमेशा आप प्राइमरी इसको ऑन करके रखो, ठीक है? कि जब भी यूज़र इसके ऊपर आए तो ये पीछे वाले का जो कॉलम का स्क्रॉलेबल है उसको ले ले, इसको ना ले, ठीक है? देन आप यहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि जो आपकी लिस्ट है, वो उल्टी दिखाई दे। मान लो अगर 1 2 3 करके आपने लिस्ट भी जनरेट किया हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि 3 2 1 दिखाई दे, तो आप इसको यहाँ से रिवर्स कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका रीऑर्डरेबल। रीऑर्डरेबल का मतलब होता है कि जो आप लिस्ट है, अगर आप चाहते हो कि जो हमारा यूज़र है उसे रीऑर्डर कर पाए, तो आप यहाँ पे उसे रीऑर्डर करा सकते हो इसको ऑन करके, ठीक है? यहाँ पे आपको एक एक्शन बनाना पड़ेगा ऑन रीऑर्डर का। मतलब जब आपकी लिस्ट रीऑर्डर होती है तो क्या हमें परफ़ॉर्म कराना है। वैसे मैंने अभी एक्शंस की कोई चीज़ें बताई नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है? अभी सिर्फ़ हम लोग विजेट्स और एलिमेंट्स देख रहे हैं अपना। विजेट्स और एलिमेंट्स वैसे सेम है, कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग। लिस्ट व्यू हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, लिस्ट व्यू हो गया, ग्रिड व्यू। अब ग्रिड व्यू क्या होता है कि जैसे आपने गैलरी देखा होगा, ठीक है? मतलब लिस्ट ऑफ आइटम है लेकिन 2 डायमेंशन में है, एक वर्टिकल और एक हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? आपने गैलरी देखा होगा, तो गैलरी कैसे होती है? मतलब एक साइड 4 इमेजेज़ इधर होती हैं, 4 इमेजेज़ डाउन में होती हैं, मतलब कुछ इस तरह से होता है, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? कुछ इस तरह से गैलरी होता है ना आपका। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड व्यू, ठीक है? मतलब एक तरह से ये लिस्ट ही है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल लिस्ट है, जहाँ पे आपका वर्टिकली भी सारी चीज़ें अलाइन रहेंगी और हॉरिज़ॉन्टल भी सारी चीज़ें अलाइन रहेंगी, ठीक है? और इसमें 2-2 ऑरिजिन होता है, क्रॉस एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों इसमें होता है, ठीक है? देन इसमें आते हैं हम लोग ग्रिड व्यू के फीचर में आते हैं, तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ है, आपका एक्सिस वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल तो मिलेगा ही आपको, जहाँ पे आप वर्टिकल भी रख सकते हो और हॉरिज़ॉन्टल भी रख सकते हो, ठीक है? देन आते हैं क्रॉस एक्सिस काउंट, मतलब आपको एक क्रॉस एक्सिस मतलब जो आपका हॉरिज़ॉन्टल वाला चीज़ है, उसमें कितने आइटम्स रखने हैं। जैसे हमको अगर मान लो 5 रखने हैं, तो हम यहाँ पे 5 क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ये 5 आइटम्स यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। देन आता है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, मतलब इन दोनों के बीच में कितना स्पेस रखना है, ठीक है? मतलब जो हमारे हॉरिज़ॉन्टली अरेंज्ड चिल्ड्रन हैं, उनके बीच में कितना स्पेस रखना है, आप इसे यहाँ से दे सकते हो। जैसे मान लो मैं 40 करता हूँ, तो सभी के साइड में 40 स्पेस आ जाएगा, ठीक है? देन आता है मेन एक्सिस स्पेसिंग। मेन एक्सिस मतलब वर्टिकल में कितना स्पेस रखना है, तो आप यहाँ पे 20 कर दो, तो वर्टिकल में भी आपका स्पेस आ जाएगा इतना। देन आते हैं चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो। अब जो चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो होता है ना, एक तरह से परसेंटेज में हाइट और विड्थ डिफाइन करता है आपको ग्रिड व्यू का, ठीक है? चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो का मतलब वही होता है, जैसे मान लो अगर हम इसको चेंज करते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है? तो ये देखो आपका जितने भी चिल्ड्रन थे सबकी हाइट चेंज कर दिया इसने, ठीक है? और 1 पॉइंट अगर मैं 9 करूँ तो ये अभी चेंज हो गया, अगर 0.9 करूँ, 9 कर लूँ या 0.9 कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये देखो आप इसके हाइट एडजस्ट कर सकते हो चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो का यूज़ करके, ठीक है? देन आते हैं स्टार्ट स्पेसिंग और एंड स्पेसिंग, दोनों चीज़ सेम है इसमें, ठीक है? स्टार्ट स्पेसिंग मतलब ऊपर से स्पेस देना है, एंड स्पेस मतलब नीचे से स्पेस देना है, ठीक? श्रिंक रैप आपको बता दिया है कि जहाँ तक आपका चिल्ड्रन रहेगा, वहाँ तक ये श्रिंक करके खुद को रख लेगा कि उससे ज़्यादा हाइट और विड्थ उसकी ना जाए। जैसे मान लो अभी तक आप देखोगे फुल में है, लेकिन मैं इसको श्रिंक रैप करता हूँ, तो ये इतने में ही आ जाएगा, ठीक है? देन आते हैं प्राइमरी। प्राइमरी आपको जैसे मैंने बताया है कि अगर आप किसी स्क्रॉलेबल एलिमेंट के पीछे भी कोई स्क्रॉलेबल एलिमेंट इस्तेमाल करते हो, तो हमेशा इसको प्राइमरी करके रखो कि जब भी यूज़र आपका स्क्रॉल बिहेवियर में आए, तो उसे स्टक होने की जो प्रॉब्लम होती है, वो फेस ना करना पड़े उसे, ठीक है? अब आते हैं थोड़ा-सा और नीचे स्पेसर में। स्पेसर का छोटा-सा काम होता है 2 एलिमेंट्स के बीच में स्पेस देना। जैसे कंटेनर रख लेता हूँ और डुप्लिकेट करता हूँ इसको, ठीक है? तो ये हमारा दोनों कंटेनर हो गया। अगर मैं इसके बीच में स्पेस डाल देता हूँ, तो ये स्पेस आ जाएगा। जैसे इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ, ये देखो आपका स्पेसर आ गया, ठीक है? मतलब 2 एलिमेंट्स के बीच में स्पेस देना है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग फ्लेक्स भी दे सकते हैं, बट फ्लेक्स ऐसे काम नहीं करता इसमें, ठीक है? अब क्या करना है हमें, डिवाइडर रखना है। तो डिवाइडर का मतलब नॉर्मल होता है कि आपको 2 एलिमेंट के बीच में अगर डिवाइडर छोटा-सा दिखाना है या तो बॉर्डर हल्का-सा दिखाना है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे ये हो गया, 2 एलिमेंट्स रख लेते हैं, ठीक है? ये रहा हमारा डिवाइडर।
ठीक है? इसमें भी आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें है आपका सॉलिड, डॉटेड अगर दिखाना है आपको, इसको मैं थोड़ा-सा रेड कलर करता हूँ, ये देखो आपका डॉटेड में आ गया। डैश में दिखाना है, डैश का टाइप का आ जाएगा, देन डैश डॉट आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आते हैं आपके कलर में। कलर में आपका मिल जाएगा वही प्राइमरी, सेकेंडरी जो भी आपका होता है कलर। देन आप यहाँ पे थिकनेस दे सकते हो, कि जो आपका ये डिवाइडर है, उसका थिकनेस क्या होगा, ठीक? देन आप इसकी हाइट डिफाइन कर सकते हो, 10 करना है, 20 करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। विड्थ डिफाइन कर सकते हो इसकी, कि हमें इसकी विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है? देन आता है इंडेंट। इंडेंट मतलब होता है कितना स्पेस रखना है स्टार्ट में और कितना स्पेस रखना है एंड में। जैसे मान लो यहाँ पे 40 कर लेता हूँ, तो 40 का स्पेस ले लेगा ये स्टार्ट से। अगर मैं इस साइड से 50 कर लेता हूँ, ये 50 का स्पेस ले लेगा एंड से, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? और वर्टिकल डिवाइडर भी सेम काम करता है, और ये वर्टिकल डिवाइडर होता है सिर्फ़ वो आपका लगता है रो के अंदर। जब भी आप रो यूज़ करोगे तो वर्टिकल डिवाइडर का आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो आपका वर्टिकल डिवाइडर आ गया। सेम फंक्शनैलिटी इसकी भी है और सेम प्रॉपर्टीज़ इसमें भी हैं, ठीक है? विड्थ हमें देना होगा, हाइट दे सकते हैं हम लोग, मान लो 900 कर लेता हूँ, तो ये देखो आपके जो आपका पेज है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब आते हैं टैब बार पे। तो जो आपका टैब बार होता है, इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है? ये आपका टैब बार आ गया, तो आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो आपका टैब बार है, वो हॉरिज़ॉन्टल रोज़ ऑफ टैब होता है, ठीक है? टैब मतलब जैसे आपने व्हाट्सऐप में देखा होगा कि ऊपर टैब दिखाता है आपका स्टेटस का हो गया, मैसेज का हो गया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे होता है स्टेटस का, ठीक है? यहाँ पे होते हैं चैट्स, ठीक है? यहाँ पे होते हैं कॉन्टैक्ट या तो सेटिंग का टैब हो गया। तो कुछ इस तरह से जो टैब बनता है आपके व्हाट्सऐप के अंदर, वो सेम चीज़ होता है यहाँ पे भी, आप उस इसका यूज़ करके उस तरह से आप यूआई बना सकते हो। और हर टैब का अपना खुद का कंटेंट होता है, ठीक है? मतलब हर टैब का अपना-अपना सेक्शन होता है, आप एक तरह से अपना-अपना कंटेंट बना सकते हो, ठीक है? आपने इसका एग्ज़ाम्पल अगर लेना है तो आप ई-कॉमर्स ऐप में देखे होंगे कि जो आप स्क्रॉल करके जब नीचे आते हो तो वहाँ पे यूज़र रिव्यू दिखा रहता है, कैटेगरीज़ दिखी रहती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप टैब बार का यूज़ करके बना सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ये है आपका लेबल पैडिंग, ठीक है? जो आपने यहाँ पे लेबल दिखा हुआ है, इसका पैडिंग कितना रखना है। मान लो अगर मैं 10 कर देता हूँ, तो ये 10 की पैडिंग आ जाएगा सभी साइड से, ठीक है? अब आता है सिलेक्टेड कलर, जो आइटम यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, उनका कलर क्या रखना है। जैसे मान लो मैं इसका कलर देता हूँ रेड, ठीक है? जब भी इस टैब पे यूज़र आएगा, तो इसका जो कलर होगा, वो रेड हो जाएगा, ठीक है? अनसिलेक्टेड का कलर ग्रे कलर का है, जैसे इसको सेलेक्ट करोगे, ये चेंज हो जाएगा कलर इसका, ठीक है? अब नीचे आते हैं थोड़ा-सा, लेबल स्टाइल मतलब लेबल का स्टाइल क्या रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट मीडियम रखा हुआ है, डिस्प्ले लार्ज करना है तो आप यहाँ पे लार्ज कर सकते हो इसको, ठीक है? मीडियम ही रखते हैं हम लोग, ठीक? फ़ॉन्ट वेट कितना रखना है, मतलब बोल्ड है, इटैलिक है, कैसा रख मतलब बोल्ड रखना है, सेमी बोल्ड रखना है, थिन रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है? मीडियम पे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में ही बता दी थी, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। फिर आते हैं फ़ॉन्ट साइज़ मतलब फ़ॉन्ट की साइज़ कितना रखना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो में, तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हो। अब आते हैं टैब की प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है हमारा टैब प्रॉपर्टीज़। टैब प्रॉपर्टी से पहले भी थोड़ा एक चीज़ है यहाँ पे कस्टम अनसिलेक्टेड लेबल स्टाइल मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो लेबल स्टाइल जो सिलेक्टेड नहीं है आइटम्स, उनको आप कस्टम तरह से दे सकते हो। जैसे मान लो आपका ये वाला चीज़ जो अनसिलेक्टेड है, ठीक है? इसमें आते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं थिन, ठीक? थिन कर लिया, लाइन हाइट चेंज करना, लाइन हाइट चेंज कर सकते हैं, हम लेटर स्पेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? जो चीज़ सिलेक्टेड नहीं है आपकी, ठीक है? अभी तो मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ टैब बार प्रॉपर्टीज़ पे। टैब बार प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको टैब बार का स्टाइल। अभी जो आपका टैब बार है इसका स्टाइल क्या रखना है, ठीक है? नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो मिलेगा इंडिकेटर, बटन मिल जाएगा, बटन कुछ इस टाइप से लगेगी आपको। उसके बाद टॉगल बटन, अब इसमें आप टॉगल बटन में क्या होगा कि एक बटन रहेगा जिसके अंदर टॉगल वाला फीचर होगा, जैसे मतलब जिस पे क्लिक करोगे वो वाला चीज़ एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारे इनएक्टिव हो जाएँगे, ठीक है? देन आता है नीचे फिल कलर तो आप जानते ही, बॉर्डर कलर जानते हो, बॉर्डर विड्थ, एलिवेशन सब कुछ जानते हो आप लोग, मैंने इसे पहले बताया हुआ है। देन आते हैं इनिशियल टैब इंडेक्स पे, ठीक है? इनिशियल टैब इंडेक्स मतलब जब भी आपका पेज ये लोड होगा, तब यूज़र किस टैब पे रहेगा, मतलब जैसे हमारा जो इंडेक्स होता है 0, 1, 2 होता है, ठीक है? 0 से शुरू होता है किसी भी चीज़ का इंडेक्स, तो मान लो अगर यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, तो जब भी इस पेज पे यूज़र आएगा, तो हमेशा वो चैट वाले पेज पे ही रहेगा, ठीक है? चैट वाला जो टैब है उसके ऊपर रहेगा। अब बाहर आते हैं, फिर से टैब में आते हैं यहाँ पे, ठीक? अब टैब बार का पोज़ीशन क्या रखना है, जो हमारा ये टैब बार दिख रहा है आपको, उसका पोज़ीशन क्या रखना है, टॉप रखना है या बॉटम? अगर हम टॉप रखेंगे ऊपर रहेगा, बॉटम में नीचे आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद आता है टैब बार स्क्रॉलेबल। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे 3 से ज़्यादा टैब बार है,
ठीक है? तो आप इसको स्क्रॉलेबल रख सकते हो। इससे क्या होगा कि जितना भी टैब होगा वो अपने आप यहाँ पे स्क्रॉलेबल में आ जाएगा, ठीक है? देन आप यहाँ पे उसे अलाइनमेंट भी कर सकते हो कि लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ठीक है? उसके बाद आप इसकी पैडिंग दे सकते हो कि कितना पैडिंग रखना है टॉप, बॉटम और मीडियम से। देन आते हैं अलाउ स्वाइपिंग टू स्विच टैब, मतलब अगर आप चाहते हो कि स्वाइप करके यूज़र स्विच कर पाए, मतलब जैसे स्वाइप करे इसको दूसरे टैब पे आ जाए, फिर स्वाइप करे थर्ड टैब पे आ जाए, तो आप इसको यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। ठीक? देन आता है कीप स्टेट अलाइव, मान लो अगर यूज़र चैट वाले टैब पे गया, ठीक है? और उसके बाद दूसरे पेज पे चला गया। अगर वापस आता है वो इस पेज पे दोबारा, तो आप चाहते हो कि ये वाला जो टैब है वो मतलब रहे यहाँ पे, ठीक है? वो चेंज ना हो, तो आप यहाँ से उसको फीचर ऑन करके कर सकते हो कि जब भी इस पेज पे यूज़र आएगा, तब अपने आप ये चीज़ ऑन रहे, मतलब सेलेक्टेड रहे, ठीक है? अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, टैब वाले पे, जहाँ पे आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो, ओपेसिटी मैंने बता दिया था आपको। लेबल में आप इसका लेवल चेंज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लेवल चेंज कर लो, टेक्स्ट लिख दो, ठीक है? आइकॉन दे सकते हो आप, ठीक? अब आइकॉन को आप हॉरिज़ॉन्टल भी अलाइन कर सकते हो, अगर मान लो आपको जो आइकॉन है उसको हॉरिज़ॉन्टल में रखना चाहते हो, तो हॉरिज़ॉन्टल कर सकते हो आप। देन यहाँ पे आइकॉन की साइज़ दे सकते हो। देन यहाँ पे आप आइकॉन का कलर भी डिफ़ाइन कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आप मार्जिन दे सकते हो। मान लो आपको अगर मार्जिन देना है, इसके बीच में स्पेस रखना है, जैसे जो आपका ये टेक्स्ट रखा हुआ है ना नीचे, इसके आइकॉन और टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना है, तो आप यहाँ पे 20 का स्पेस दोगे, तो 20 का स्पेस यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? ये तो हो गया आपके टैब बार के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मिलता है आपको पेज व्यू, ठीक है? अब पेज व्यू पे आते हैं, तो पेज व्यू एक तरह से आपका स्वाइपेबल पेजेज़ होता है, मतलब ये एक तरह से पेजेज़ होते हैं जिनको आप स्वाइप कर सकते हो, ठीक है? जैसे आपने वीडियोज़ देखा है, शॉर्ट वीडियोज़ जो इंस्टाग्राम का रील होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है, यहाँ पे आप स्वाइप करने का फीचर देखते हो कि जब भी आप ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो, तो आपके वीडियोज़ चेंज होते रहते हैं, तो सेम फीचर ये भी होता है, जहाँ पे आप स्वाइपेबल का यूज़ करते हो, ठीक? यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो यहाँ पे विड्थ और हाइट सेम होता है, एक्सिस क्या रखनी है, वर्टिकल रखनी है कि हॉरिजॉन्टल रखना है। मान लो अगर मुझे इसको वर्टिकल रखना है, तो ये वर्टिकल स्वाइप होगा, जैसा आपका इंस्टाग्राम रील्स में होता है या यूट्यूब शॉर्ट्स में होता है, ठीक है? अलाउ स्वाइप स्क्रॉलिंग, मतलब अगर आप चाहते हो कि यूज़र आपका स्वाइप करके स्क्रॉल कर पाए, तो इसको आप ऑन रखोगे, नहीं तो आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है? अपडेट पेज ऑन स्वाइप, मतलब अगर आप चाहते हो कि जो आपका यूज़र अगर स्वाइप करता है, तो वहाँ पे आपका अगर कोई पेज अपडेट हो, तो आप यहाँ पे इसको ऑन करके अपडेट करा सकते हो। जब भी इसको आप ऑन करोगे, तो यहाँ पे एक आपका एक्शन ऐड हो जाएगा, ऑन पेज स्वाइप, ठीक है? ऑन पेज स्वाइप, उसके बाद होता है एक और एक्शन ऐड हो जाता है, ऑन अपडेट, ऑन पेज अपडेट, ठीक है? नीचे आते हैं, अब हमको दिखना क्या है यहाँ पे, शो इंडिकेटर, अगर आप इंडिकेटर को दिखाना नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर आते हैं, मार्जिन है। अब मार्जिन में क्या है आपका, इसको मैं थोड़ा-सा बंद करता हूँ। मार्जिन में जो आपका ये पेज व्यू है ना, और जो पेज व्यू के अंदर के एलिमेंट हैं, उनको आपको मार्जिन कितना देना है पेज व्यू से, तो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं 10 करता हूँ, तो ये 10 का मार्जिन हो जाएगा। मैं सेकंड पेज पे चलता हूँ, जैसे पेज हमको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड पेज पे आता हूँ और हमको पेज व्यू पे आना है, तो अगर मार्जिन मैं 10 दे देता हूँ, तो यहाँ पे 10 की मार्जिन आ जाएगी। अगर मैं इसको हटाऊँगा, तो ये फुल ले लेगा, फुल पेज ले लेगा, ठीक है? अब आते हैं इनिशियल पेज इंडेक्स पे। जैसे मैंने आपको टैब बार में बताया है कि हर पेज का अपना-अपना इंडेक्स होता है, तो इसमें 3 पेज है, तो 0, 1, 2 होगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, तो सेकंड पेज पे हमेशा ये ओपन रहेगा, जब भी इसको यूज़र किसी और पेज से आके इस पे विज़िट करेगा, या तो फिर ऐप लोड करता है दोबारा, तो फिर हमेशा इसी पेज पे उसे मिलेगा, ठीक? देन आता है शो इंडिकेटर। शो इंडिकेटर का मतलब होता है, जो आपका इंडिकेटर रेड कलर का दिख रहा है ना, इसको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, अगर इसको बंद कर दोगे तो ये हट जाएगा, नहीं तो ये दिखता रहेगा ऐसे। अगर हम इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ पे कई सारे हमको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं कि जैसे इंडिकेटर अलाइनमेंट क्या रखना है। अभी तो मैंने इसको रखा हुआ है लेफ्ट बॉटम में, अगर मैं इसको कर दूँ टॉप में, तो ये टॉप में चला जाएगा। सेंटर में करना चाहूँगा सेंटर में हो जाएगा, या तो बॉटम करना चाहूँगा तो बॉटम में आ जाएगा, ठीक है? देन आता है पैडिंग। आप इसको पैडिंग भी दे सकते हो, जैसे कि आप सारे एलिमेंट्स में देते हो, यहाँ पे पैडिंग दे सकते हो इसको। एक्टिव कलर, अगर जिस पेज पे है यूज़र, उस पेज को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्टिव कलर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर इस पेज पे है, तो हमें इसको व्हाइट दिखाना है, नहीं तो सारे पेज को हमें एक्सेंट कलर का दिखाना है, ठीक है? या तो हमको सारे पेज रेड कलर के दिखाने हैं, ठीक? मतलब जो पेज पे यूज़र होगा, वहाँ का इंडिकेटर जो होगा वो व्हाइट कलर का दिखाएगा, नहीं तो सारे पेजेज़ का जो इंडिकेटर होगा वो रेड कलर का दिखाएगा, ठीक? देन आता है डॉट विड्थ। डॉट विड्थ का मतलब होता है कि जैसे जो आपने यहाँ पे इंडिकेटर रखा है, इसका विड्थ क्या देना है। यहाँ पे मान लो मैं चेंज करता हूँ विड्थ, तो ये देखो विड्थ चेंज होगा। डॉट हाइट भी अगर चेंज करना चाहो, तो डॉट हाइट भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है? एक्सपेंशन फैक्टर क्या रखना है, अगर 2 रखोगे, तो मतलब कितना इसको एक्सपेंड करना है, बेसिकली वही है। यहाँ पर कितना इसको, इस चीज़ को एक्सपेंड करना है, ठीक है? स्पेसिंग दे सकते हो आप, बीच में स्पेस कितना रखना है।
देन आता है आपका बॉर्डर रेडियस को चेंज करो यहाँ से आप, ठीक है? मतलब जो आपका ये इंडिकेटर है उसका बॉर्डर रेडियस क्या रखना है। आपको अगर आउटलाइन देना है तो सिर्फ़ आप आउटलाइन दे सकते हो यहाँ से, ठीक है? आउटलाइन मतलब जो अंदर का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो एक्टिव कलर होगा, मतलब जो एक्टिव टैब होगा आपका या तो एक्टिव पेज व्यू कह लो, जो आपका एक्टिव पेज व्यू होगा उसका कलर रहेगा बस, और बाकी सारी चीज़ों का कलर होगा वो हट जाएगा, ठीक है? ये तो हो गया आपके पेज व्यू का। अब चलते हैं कैरोज़ल पे। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। कैरोज़ल पे आते हैं। कैरोज़ल एक तरह से आपका गैलरी ही होता है जहाँ पे आप सारी इमेजेस को ऑटोमेट स्क्रॉल कर सकते हो। मतलब इसमें आपको क्या होगा, जैसे आपने ई-कॉमर्स ऐप्स में देखा होगा या तो प्रोडक्ट इमेजेस में देखा होगा कि अपने आप जो इमेजेस होते हैं हमारे वो स्क्रॉल होते रहते हैं, ठीक है? तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, आप इसका यूज़ करके उन सारे फीचर्स को बना सकते हो, ठीक? एक तरह से गैलरी ही होती है, लेकिन ये लिस्ट ऑफ इमेजेस दिखाता है जो एनिमेट करके ऑटो मोड में स्क्रॉल होता रहता है, ठीक? यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, विड्थ और हाइट आप जानते ही हो, एक्सिस क्या रखना है आपको पता है, वर्टिकल है और हॉरिज़ॉन्टल है। वर्टिकल तो उस टाइप से रहेगा और हॉरिज़ॉन्टल कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है? देन आते हैं हम लोग इनिशियल इंडेक्स, तो आपको पता है किस पे रखना है इसे। मान लो अगर हम 0 कर देते हैं तो ये पहला वाला आ जाएगा, 2 करेंगे तो थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद ये सारी चीज़ें लोड होती रहेंगी हमारी। अब आता है हमारा लूप कैरोज़ल कंटेंट, मतलब जो हमारा कैरोज़ल कंटेंट है इसको अगर हमें लूप में चलाना है, मतलब हमेशा चलता रहना है, इस चलाते रहना है इसको, तो हम इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक? देन रैप आइटम इन सेंटर विजेट, अगर आप इसको करते हो तो जितने भी आइटम्स हैं आपके उस वो सेंटर में आ जाएँगी अपने आप। ठीक है? देन आता है व्यू पोर्ट फ्रैक्शन, मतलब जो आपका ये व्यू आ रहा है ना उसका फ्रैक्शन क्या रखना है? अगर मान लो इसे चेंज करता हूँ 9 कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हट गई हैं, सिर्फ़ ये दिखा रहा है आपको। अगर मैं 5 करता हूँ तो बाकी सारी चीज़ें आ जाएँगी। 8 करूँगा तो साइड-साइड से सारी चीज़ें हट जाएँगी। श्रिंक फैक्टर भी करता हूँ यहाँ से, अगर मान लो मैं इसको 1 कर लेता हूँ तो सारी चीज़ें हट जाएँगी। 3 करते हैं, 2 करते हैं या तो 9 करते हैं तो बिल्कुल हट जाएगा ये। 0, 2 करता हूँ, ठीक है? मतलब एक तरह से कितना स्पेस रखना है आपको सेंटर वाले जो इमेज दिखाना है यूज़र को और साइड वाली इमेज से। फिर आता है ऑटो प्ले, अगर आप इनेबल ऑटो प्ले करोगे यहाँ पे तो अपने आप ये प्ले होता रहेगा, ठीक है? थोड़ा-सा व्यू पोर्ट फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, मान लो इसको हम लोग 9 कर लेते हैं, श्रिंक फैक्टर को थोड़ा चेंज करते हैं अराउंड 3 के, व्यू पोर्ट को हम लोग चेंज करते हैं 0.9, 95 ज़्यादा हो जाएगा, 0.3 बहुत कम हो जाएगा, 0.69, या तो एक काम करो जितना बाय डिफ़ॉल्ट है उतना रहने देते हैं हम लोग इसको। नीचे आते हैं, इनेबल ऑटो प्ले करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा ड्यूरेशन, मतलब कितना ड्यूरेशन तक प्ले करना है इसको। ये सारी चीज़ मिलीसेकंड में है, ध्यान रखना सेकंड में नहीं है, तो 800 मिलीसेकंड का मतलब हो गया 8 0.8 सेकंड आई थिंक, और डिले कितना रखना है, 4 सेकंड का डिले रखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपको? कोई अगर इश्यू हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक? तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, इसको एक्सपेंडेबल, ठीक है? इसको उठाना है हमको और यहाँ पे रख देना है, ठीक? अब इसके बारे में थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि जो आपका ये एक्सपेंडेबल होता है ना, वो एक ऐसा विज़ेट है जो एक्सपेंड और क्लोज़ हो सकता है। क्लोज़ करने का मतलब ये है कि जो अभी आप देख रहे हो तो वो क्लोज़ स्टेट में है। एक तरह से ऐसे समझो कि कोलैप्स हो सकता है, ठीक है? जैसे आपने कई सारे ऐप्स में देखा होगा ना कि व्यू मोर नाम का एक ऑप्शन होता है, ठीक है? जिस पे क्लिक करते ही वो सारा चीज़ जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक? तो सेम चीज़ आपका एक्सपेंडेबल भी करता है। इसमें आपके पास होता है हेडर, देन होता है कोलैप्स्ड व्यू होता है, देन एक्सपेंडेड व्यू। अभी जो आप देख पा रहे हो ये देखो आप यहाँ पे ऊपर जो रखा हुआ है ये हेडर है इसका, ठीक है? जो कि एक टाइटल का काम कर रहा है, ठीक? उसके बाद ये सब हेडर है, या तो आप ऐसे कहो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में कि ये टाइटल किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा, आप इसको भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये देखो जैसे मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, दिस इज लिख देता हूँ, दिस इज सब टाइटल, ठीक है? तो आप इसको चेंज कर सकते हो जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा थोड़ा सा, जो कि आप इसको दिखाना चाहोगे कि इसमें इस एक्सपेंडेबल में क्या रखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे टाइटल हो जाएगा, इसे टाइटल आप चेंज कर सकते हो, दिस इज माई टाइटल लिख लो इसको, ठीक? ये आपका टाइटल हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला हमारी प्रॉपर्टीज़ मिलता है वो होता है एक्टिव व्यू, मतलब जब ये एक्टिव होगा तो उसका व्यू का क्या होना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो अभी फिलहाल में क्या है, कोलैप्स लिखा हुआ है, मतलब ये कोलैप्स है, मतलब ये बंद है, ठीक? अब जैसे इसको एक्सपेंडेड करोगे यहाँ से तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, बट अभी आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। ये देखो आपका ये चीज़ एक्सपेंड हो गया है, राइट? अब यहाँ पे देखोगे इसके नीचे आप फिर से आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनिशियली एक्सपेंडेड, मतलब जब भी ये पेज लोड हो, अगर आप चाहते हो कि ये इनिशियली एक्सपेंडेड रहे, मतलब
ये जब पेज लोड हो जाए तो ये खुला-खुला रहे, ठीक है? ये क्लोज़ ना रहे, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, कि जो आपका एक्सपेंडेबल है, जब भी ये पेज लोड होगा वैसे ही ये अपने आप ये खुला हुआ मिलेगा आपको, ठीक है? ये बंद नहीं रहेगा उस समय, ठीक? अब नीचे आते हैं टैप हेडर टू टॉगल, मतलब अगर आप हेडर पे टैप टैप करो तो ये बंद और खुलना चाहिए, ठीक? इसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अभी देखो इनिशियली एक्सपेंड हमने किया तो ये खुला हुआ है। अब जो टैप टू हेडर था, टैप ऑन हेडर था, उसमें क्या होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा और इस पे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आप उस बटन का यूज़ करके यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हो और डिसेबल कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे है टैप बॉडी टू एक्सपेंड। अब अगर आप बॉडी पे कहीं टैप करते हो तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे प्रीव्यू में चलते हैं। तो आप ये देखो, जैसे ये है, अभी तो शायद ये हेडर पे ही हो रहा है क्योंकि ये सेव नहीं हुआ होगा प्रीव्यू मोड में। नहीं, सेव हो गया है, ठीक है। अब बॉडी पे क्लिक करके ज़रा हम इसको चलते हैं, देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो आपका मैंने यहाँ पे बॉडी पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है? तो ये एक्सपेंड हो गया। तो आप इन सब चीज़ों को इनेबल कर सकते हो वहाँ से। नीचे आते हैं टाइप बॉडी टू कोलैप्स, मतलब अगर आप इस बॉडी पे क्लिक करोगे तो ये कोलैप्स भी हो जाएगा, मतलब बंद भी हो जाएगा, ठीक है? देन आते हैं यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट पे। तो आप विड्थ अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हो इसका, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सपेंड भी कर सकते हो और साथ साथ में यहाँ पे इसकी हाइट भी दे सकते हो आप, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको हाइट देनी थी, आप ये हाइट दे दो इसको, ठीक है? समझ में आया? अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब आता है हमारा बैकग्राउंड कलर, मतलब जो आप यहाँ पे कलर देख पा रहे हो वाइट कलर का, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है? तो अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है? अब आप कहोगे कि नीचे वाला क्यों चेंज नहीं हो रहा, तो वो इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आपका ये सब टाइटल है ना, इसमें कंटेनर लगा हुआ है, राइट? तो आपको इसका कंटेनर का कलर चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कंटेनर का कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? अभी इसके लिए रहने देते हैं। अभी हम लोग पे फिर से आते हैं यहाँ पे अपने एक्सपेंडेबल के ऊपर। देन यहाँ पे मिलता है हेडर अलाइनमेंट, मतलब जो आपका ये हेडर है उसका अलाइनमेंट क्या रहना चाहिए, तभी फिलहाल में आपका सेंटर है। अगर इसको मैं टॉप कर दूँ, ठीक है? ये देखो ये टॉप में रहेगा, वैसे टॉप और बॉटम यहाँ पे पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है? ये देखो आपका ये चीज़ चेंज हो रहा है। अभी मैं इसको अगर छोटा कर दूँ, अराउंड मैं 18 कर देता हूँ मान लो इसको। अब देखो ये ऊपर नीचे आई थिंक हो पाए। चलो इसको देखते हैं, सेंटर टॉप करते हैं, ये देखो आपका टॉप हो गया, ठीक है? और ये बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा, ठीक? देन आते हैं इसके आइकॉन प्रॉपर्टीज़ पे। आइकॉन प्रॉपर्टीज़ मतलब आप इसमें आइकॉन भी लगा सकते हो, जैसे कि आपका जो कोलैप्सिबल आइकॉन है, मतलब ये वाला जो आइकॉन है वो चेंज होगा। तो कोलैप्सिबल आइकॉन में आपको जो भी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कोलैप्सिबल आइकॉन है तो फिर यहाँ पे रख दो डाउन, ठीक है? तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये डाउन है। अगर एक्सपेंडेड रखना है तो आप इसको एक्सपेंडेड कर सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक? तो ये चीज़ चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे इसमें, तो यहाँ पे हमको एक्सपेंडेड मिल गया था। देन आइकॉन साइज़ क्या रखनी है, तो आप यहाँ पे आइकॉन का जो साइज़ है उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे आइकॉन नहीं भी दिखाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आराम से आइकॉन को बंद कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आइकॉन दिखाओ, ठीक है? देन आता है आपका आइकॉन पैडिंग और आइकॉन कलर। आइकॉन पैडिंग मतलब कि जो आपका ये आइकॉन है, जो आपने यहाँ पे आइकॉन रखा है, उसको कितना पैडिंग देना है आउटर साइड से। ध्यान रखना जो आपका पैडिंग होता है ना वो आउटर साइड से ही होता है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 10 करता हूँ इसको, तो 10 की पैडिंग ले लिया उधर से, ठीक है? टॉप से करूँगा टॉप से पैडिंग ले लिया, बॉटम से करूँगा बॉटम से पैडिंग ले लेगा, ठीक है? अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आइकॉन कलर अगर सेट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक? देन हम अपना यहाँ पे आइकॉन कलर को सेट कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगर अभी भी कोई इशू हो तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हो, या तो फिर हमारा आप इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ज्वाइन करके भी आप वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? एक्चुअली वो एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, तो आपको ऑब्वियस से वहाँ पे जवाब ज़रूर मिलेगा। और जितने भी नए वीडियोज़ हैं, जितने भी नए वीडियोज़ के अपडेट हैं, सब वहाँ पे आते रहेंगे, क्योंकि कौन सा वीडियो मैं लाने वाला हूँ, क्या वीडियो मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो आप प्लीज़ उसे जाके ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं अब रैप पे। देखो, अब आपका जो रैप है ना वो बहुत ही कंपल्सरी चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली चीज़ है। अब जो आपका रैप होता है ना वो एक तरह से रो और कॉलम से सिमिलर होता है, ठीक है? जैसे आपका जो रो और कॉलम होता है, जिस तरह से अपने चिल्ड्रन को दिखाता है, चिल्ड्रन मतलब जो उसके अंदर रखे हुए विजेट होते हैं उनको दिखाता है, सेम वैसे ये भी दिखाता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि मान लो अगर आपका ये रैप है ना, अगर वो यहाँ तक आता है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे कुछ रखता हूँ, कंटेनर रखता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा देता हूँ छोटा, ठीक है?
और दे देता हूँ इसको सभी साइड से यूनिफॉर्म पैडिंग। और यूनिफॉर्म पैडिंग कैसे देना है मैंने वो पिछली वाली वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे कंटेनर दे दिया, इसको मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको डुप्लीकेट करते जाऊँ तो ये देखो अपने आप ये नया रो और कॉलम क्रिएट करते चला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये सिमिलर टू रो एंड कॉलम होता है, बट इसमें अंतर ये होता है कि जैसे ही अगर स्पेस इसके पास नहीं बचता है, वो अपने आप वो ऑटोमेटिकली होता है, वो नया रो और कॉलम ऐड करते चला जाता है, ठीक। आप इसका यूज़ कर सकते हो कैटेगरीज की लिस्ट बनाने में, या तो जो आपका इंटरेस्ट शो इंटरेस्ट वाला जो होता है ना, पेजेस होते हैं जैसे शो इंटरेस्ट में से आपका, आप किसी म्यूज़िक ऐप पे देखे होंगे जहाँ पे आपको इंटरेस्ट शो करने के लिए ऑप्शन देता है कि आपका रोमांटिक म्यूज़िक पसंद है, या तो फिर आपका पॉप म्यूज़िक पसंद है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं आप उस सब चीज़ों को यहाँ पे बना सकते हो। या तो अब मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखाता भी हूँ कैसे बनाना होता है। जैसे मान लो हमारा यहाँ पे रैप रखते हैं, ठीक। रैप रख दिया हमने, और यहाँ पे मैं अगर चॉइस ले लूँ, चॉइस नहीं आपको कंटेनर बताता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ कलर इसका प्राइमरी, ठीक। इसको इतना कर देता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको दे देता हूँ पैडिंग, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, टेस्ट रखते हैं, इसको रखेंगे सेंटर में। इसको मैं रख लेता हूँ म्यूज़िक आइडियाज़, या तो म्यूज़िक टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था किस तरह से कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाओ, और ये रहा आपका टेस्ट कलर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप कलर चूज़ कर लो, ठीक है। और इसको थोड़ा दे दो बॉर्डर रेडियस की अच्छा दिखे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दो 10 का, ठीक है। अब इसको डुप्लीकेट करते चले जाओ, ये देखो आपको, ठीक। तो आप यहाँ पे चॉइसेस दे सकते हो इस तरह से। अब आते हैं रैप की प्रॉपर्टीज़ में। देखो तो रैप की प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपका स्पेसिंग और रन स्पेस। आपने रो और कॉलम में देखा होगा कि स्पेसिंग और रन स्पेस नहीं होता, वहाँ पे होता है आइटम स्पेस, एंड स्पेस और स्टार्ट स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस यहाँ पे स्पेसिंग दिया हुआ है। तो स्पेसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर आप स्पेस करोगे ना, 10 का स्पेसिंग, मतलब अगर नॉर्मल स्पेसिंग चूज़ करोगे तो जो आपका कॉलम है ना उसके बीच में स्पेस करेगा। मतलब देखो कॉलम का मतलब, सॉरी कॉलम नहीं, मतलब जो रो है उसके बीच में स्पेस करेगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 करता हूँ तो इन सब रोज जो हैं उनके बीच में स्पेस कर दिया, ठीक है। आप ऐसे देखो, समझो, छोड़ो सब, आप ऐसे समझो जो आपका स्पेसिंग होता है ना वो हॉरिजॉन्टल में स्पेस देता है, ठीक है। और जो आपका रन होता है, रन स्पेस होता है, वो वर्टिकल में स्पेस देता है, ठीक है। समझ में आया? लेकिन तभी देगा जब आपका डायरेक्शन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। अगर आप इसको वर्टिकल कर दोगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। देखो आप, जैसे मान लो यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ तो ये अब देखो ये वर्टिकल में स्पेस कर रहा है, राइट। अगर मैं इसको रन स्पेस करूँ तो ये अब हॉरिजॉन्टल में स्पेस कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो जैसे आपने रो और कॉलम में स्पेसिंग दिया होगा, वैसे सेम यहाँ पे भी है। जैसे अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन जो है आप हॉरिजॉन्टल रखते हो, तो जो आपका स्पेसिंग होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल में होता है, ठीक है। और रन स्पेस जो होता है वो वर्टिकल में होता है, ठीक। लेकिन जैसे आप यहाँ पे वर्टिकल चूज़ करते हो वैसे ये उल्टा हो जाएगा, जो आपका स्पेसिंग होगा वो होगा अब वर्टिकल में, ठीक है। मतलब जितने भी आइटम्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा और वो वर्टिकल में स्पेस होगा, राइट। और जो रन स्पेस होगा वो आपका होगा हमेशा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। देखो जो आपका डायरेक्शन अगर आपने वर्टिकल किया है तो जो आपका स्पेसिंग होगा, ठीक है, वो वर्टिकल में होगा और रन स्पेस हॉरिजॉन्टल में होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चूज़ किया है डायरेक्शन को, तो हॉरिजॉन्टल में होता क्या है कि आपका जो स्पेसिंग होता है वो हॉरिजॉन्टल में होगा और जो रन स्पेस होगा वो वर्टिकल में होगा, ठीक है। तो मैं फिर से अपना दोबारा आता हूँ, हॉरिजॉन्टल पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे होता है अलाइनमेंट, मतलब जो आपका ये अलाइनमेंट है उसे कहाँ पे रखना है, स्टार्ट में रखना है, सेंटर में रखना है। देखो अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर मान लो इसको मैं वर्टिकल कर लेता हूँ ना, अब यहाँ पे अलाइनमेंट देने की चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे भी नहीं आया, क्योंकि उतने ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्स रखे नहीं हुए हैं, राइट। इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं, बस आप ऐसा समझो कि यहाँ पे देखो हाउ चिल्ड्रन विद रन शुड बी प्लेस्ड इन द मेन एक्सिस, मतलब ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट का है आपका, ठीक है। देन आता है आपका रन अलाइनमेंट, कि रन अलाइनमेंट में कहाँ पे रखना है, ठीक। ये क्रॉस एक्सिस का यूज़ होता है। देन क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या रखनी है, सेंटर रखना है, डाउन रखना है, टॉप रखना है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। वर्टिकल डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, अप डाउन रहना चाहिए या डाउन अप रहना चाहिए, इन सब चीज़ों का भी आप चूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन कि जो आपका इसमें आइटम रखा हुआ है उसको डाउन से स्टार्ट करना है या अप से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से मैं अगर एक चीज़ हटा दूँ और इसको मैं कर दूँ अप, तो ये देखो जो आपका लास्ट वाला एलिमेंट है वो ऊपर चला गया है, ठीक है। देन आता है आपका क्लिप बिहेवियर। क्लिप बिहेवियर मतलब जैसे आपका कंटेनर में होता था कि इसके ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो, मतलब रो से बाहर कोई चीज़ ना जाए,
उसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे क्लिप बिहेवियर, ठीक है? जिसमें कि आपका क्लिप कंटेंट आता है, मतलब जो ये बॉर्डर है आपके रैप का, उसके अंदर ही सारी चीज़ें रहेंगी, उसके बाहर नहीं जाएँगे, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, जो आता है हमारा फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन पे आते हैं, इसको यहाँ पे उठा के रखते हैं, ठीक है? तो एक ये आपका जो है ना एक नॉर्मल विज़िट है, ठीक है? ये मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं, ये नॉर्मल विज़िट है जो कि ये वेरीफ़ाई करता है कि जो इसमें एलिमेंट्स रखे हैं वो टिक हैं या फ़िल्ड हैं या नहीं है। मतलब देखो, जैसे आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, ठीक? फॉर्म क्रिएट किया, आई मीन आपने एक साइन अप और साइन इन का फॉर्म क्रिएट किया, लेकिन आप चाहते हो कि वो चीज़ वैलिडेट हो। मतलब जो आपका यूज़र ने अगर फॉर्म फिल किया है कुछ, और कुछ टेक्स्ट अगर आपके रिक्वायर्ड हैं कि वो फिल होने ही हैं, तो वहाँ पे हम लोग फॉर्म वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसमें क्या होगा, जो भी इसमें टेक्स्ट रखोगे ना आप, उसको ये वैलिडेट करेगा, ठीक है? वैलिडेट करने का मतलब होता है कि उसको चेक करेगा कि इस पे यूज़र का कुछ इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने कहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्रिएट किया जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना कंपलसरी है, ठीक है? तो आपका जो यूज़र है, उसने फर्स्ट नेम नहीं लिखा लेकिन लास्ट नेम लिख दिया और वो सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी फॉर्म वैलिडेशन आपका लगा होता है जिस जो ये चेक करता है कि जो आपका टेक्स्ट फील्ड है, वो दोनों फील्ड है या नहीं फील्ड है, ठीक है? जब हम लोग टेक्स्ट फील्ड पे आएंगे तो मैं फॉर्म फॉर्म वैलिडेशन का यूज़ करके एक आपको बना के बता दूंगा, ठीक है? अब आते हैं स्टैगर्ड व्यू के ऊपर, ठीक है? तो स्टैगर्ड व्यू का क्या करना है, हमको यहाँ पे उठा के इसको मैं रखता हूँ और इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम करता है और क्या होता है। वैसे आई थिंक मैंने यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन का आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाया था, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है नहीं, जो हमारा ये विड्थ है, तो विड्थ हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं फॉर्म वैलिडेशन का, और साथ में ये ऑटोमेटिकली वैलिडेट है, मतलब जो भी एलिमेंट इसके अंदर रखेंगे वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो जाएंगे। तो बस यही सिर्फ दो चीज़ है इसमें प्रॉपर्टीज़ में, तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं इसमें, ठीक है? यहाँ पे इसको बंद करते हैं और अब फिर से आते हैं अपने स्टैगर्ड व्यू में। स्टैगर्ड व्यू को यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पे उठा के रखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपका स्टैगर्ड व्यू है ना, वो बिल्कुल आपका ग्रिड व्यू जैसा है, ठीक है? ग्रिड व्यू में भी आप ऐसे रखते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि आप इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज रख सकते हो। मतलब आप इसमें एक एलिमेंट को छोटा कर सकते हो, एक एलिमेंट को बड़ा रख सकते हो, लेकिन आपका जो ग्रिड व्यू था ना, उसमें आप सिर्फ बड़ा कर सकते थे, छोटा कर सकते थे, वो भी सब यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म रेडियस में, ठीक है? तो आप इस तरह से यहाँ पे रख सकते हो सारी चीज़ें। देखिए, देखो मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दूँ, तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है? अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में जो सेम आपका ग्रिड व्यू में मिलता है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कम है, जो कि आपका श्रिंक फैक्टर नहीं है, उसके बाद साथ साथ में आपका एक्सपेंशन रेशियो नहीं है, वो सारी चीज़ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसमें बस क्या है, क्रॉस एक्सिस काउंट कितना रखना है, मतलब जो ये काउंट है उसको कितना रखना है, दो रखना है तो दो रख सकते हैं, अगर हमको इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे हम लोग तीन रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे चार भी रख सकते हैं हम लोग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है? और यहाँ पे मैं थोड़ा कर देता हूँ ऊपर, तो हमने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4-5 जितना भी रखना है आप रख सकते हो, और साथ-साथ में यहाँ पे आता है आपका क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, मतलब इनके बीच में कितना स्पेस रखना है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग इसको स्पेस दे देते हैं, मान लो 30 रखना है तो ये 30 का स्पेस आ जाएगा यहाँ पे, वैसे 30 बहुत गंदा लगेगा यहाँ पे, तो इसके लिए हम रखते हैं यहाँ पे 10 का स्पेस, ठीक है? देन आता है हमारा मेन एक्सिस स्पेसिंग। मतलब मेन एक्सिस स्पेसिंग का मतलब होता है कि, दिखाता हूँ, रुक जाओ, ठीक है? जैसे मैंने मान लो डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है? अब कॉलम के बीच में जो ये हमारा कॉलम हो जाएगा ना, ये वर्टिकल में अरेंज है, तो कॉलम्स के बीच में जो हमें स्पेस रखना है वो हम लोग यहाँ से मेन एक्सिस अलाइनमेंट से रख सकते हैं, सॉरी मेन एक्सिस साइज से रख सकते हैं, ठीक है? देन आपका आता है स्टार्ट स्पेस, मतलब स्टार्टिंग में कितना स्पेस रखना है उसको आप रख सकते हो यहाँ से। देन आपका एंड स्पेस आता है, तो एंड से जितना स्पेस रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। देन आता है आपका श्रिंक रैप। अगर आप श्रिंक रैप कर दोगे तो जितना आपका ये पेरेंट हाइट ले रहा है उतना ही हाइट में ये अपना श्रिंक कर लेगा, ठीक है? पेरेंट का हाइट मतलब होता है जितना ये स्टैगर्ड व्यू में जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो जहाँ तक आ रहे हैं सिर्फ वहीं तक वो आपका जो हाइट होगा पेरेंट एलिमेंट का उसको ले लेगा, ठीक है? यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देखो स्क्रॉलेबल भी है और इसको ऑफ भी कर सकते हो। स्क्रॉलेबल को अगर ऑफ कर दोगे तो ये स्क्रॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको ऑन रखते हो तो ये स्क्रॉल हो जाएगा ठीक से। समझ में आया? इसको मैं कर लेता हूँ फिर से 3। मान लो इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे स्टैगर्ड व्यू में और इसको कर लेता हूँ 3। अगर मैं इसको 4 कर दूँ या 2 कर दूँ तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा। ये देखो हाइट चेंज कर दिया मैं इसकी, और भी हाइट अगर चेंज करना चाहूँ तो इसकी भी हाइट चेंज कर सकता हूँ मैं, ये देखो आप, ठीक है? तो सिमिलर ग्रिड व्यू जैसा ही होता है, बट इसमें अंतर ये होता है कि ये थोड़ा-सा फ्री हमको देता है, फ्री हैंड देता है कि आप इसमें जो मन में आए वो करो। जैसे आपका हाइट चेंज करना है, विड्थ चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है?
अब स्टैगर्ड व्यू का कंप्लीट हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो हमारे आप हमको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टैगर्ड व्यू के बाद आते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट। तो आपका जो फ्लिपकार्ट है ना, वो बिल्कुल जैसे ज़ोमैटो में होता है ना, आपका फ्लिप करने का ऑप्शन होता है। जैसे आप कार्ड पे क्लिक करते हो और फ्लिप हो जाता है। या तो आपने जुपिटर में देखा होगा, आप अगर आप में से किसी के पास जुपिटर होगा तो वहाँ पे जब आप अपने डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हो तो ये फ्लिप होता है, मतलब ये बैकग्राउंड वाला इसका ओपन हो जाता है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ मान लो अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, और चलता हूँ प्रीव्यू पे और इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये देखो आपका फ्लिप हो गया, ठीक है। मतलब इस पे क्लिक करके जो आपका बैक का पार्ट है वो आप देख सकते हो। और इसका ज़्यादातर यूज़ होता है हमको डेबिट कार्ड बनाने में। मतलब अगर हम लोग मान लो कोई अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन दे रहे हैं या वॉलेट का ऑप्शन दे रहे हैं, तो यूज़र यहाँ पे क्लिक करके उसको फ्लिप करके देख सकता है कि उसका जो कार्ड में कितना पैसा है या कार्ड का डिटेल क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, जो आपका फ्लिपेबल है उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। तो ये फ्लिप में आते हैं, फ्लिपकार्ट में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ फ्लिप ऑन टैप, मतलब अगर टैप करके फ्लिप करना है तो आप फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो एडिट बैक ऑफ कार्ड, तो ये जो आपका जो कार्ड का बैकग्राउंड है वहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। देन इसको हम लोग बंद कर देंगे तो ये आपका फ्रंट में आ जाएगा फिर से। अब आता है आपका फ्लिप डायरेक्शन, कि मतलब किस डायरेक्शन में फ्लिप करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है इसको या वर्टिकल फ्लिप करना है, ठीक है। अगर आप इसको वर्टिकल कर दोगे तो ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, हो सकता है अगर सेव हुआ हो तो ये दिखे। ये देखो आपका फ्लिप हो गया, ऊपर से नीचे हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन और है जो कि हमारा होता है एनिमेशन ड्यूरेशन का, मतलब कितने ड्यूरेशन में इसे कंप्लीट करना है। इसे मान लो अगर मैं इसको रख लेता हूँ, मान लो इसको मैं रख लेता हूँ 2 सेकंड के लिए, तो 2000 मिली सेकंड करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है फ्लिप होने में। समझ में आया। अब आते हैं अपने फ्लिप को हटाते हैं, अब दूसरे पे आते हैं जो कि है हमारा स्वाइपेबल स्टैक। आपने स्वाइपेबल स्टैक का यूज़ देखा होगा डेटिंग ऐप्स में, ठीक है, जहाँ पे आप इसको स्वाइप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका एलिमेंट इसमें रखा हुआ होगा वो स्वाइप हो सकता है। मतलब जैसे ये सब कुछ एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए हुए हैं, स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो कुछ इस तरह से आप एलिमेंट्स को बना सकते हो। मान लो अगर आपको कुछ स्वाइप करना है तो आप इधर से स्वाइप कर सकते हो, आप इधर से स्वाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो यूज़ होता है वो स्वाइपेबल बनाने के लिए होता है, कि जैसे आपने डेटिंग ऐप्स में देखा होगा कि हम लोग प्रोफाइल को स्वाइप करते हैं, तो सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें एक ऑप्शन होता है लूप का। लूप अगर आप ऑन कर दोगे तो जैसे ही आप लास्ट वाले पेज पे पहुंचोगे ना, मतलब अगर इसमें 3 पेज है तो आप अगर थर्ड पेज पे पहुंच गए तो फिर से आपका जो फर्स्ट वाला पेज है वो फिर से पीछे से ऐड हो जाएगा। मतलब ये एंड नहीं होगा। जैसे आपने वाइट पेज देख लिया, ठीक है, तो वो वाइट पेज नहीं आएगा, ये एंड नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे कार्ड डिस्प्ले काउंट, मतलब जो कार्ड है उसका डिस्प्ले काउंट कितना रखना है, 3 रखना है कि 2 रखना है। तो आप यहाँ पर 2 करोगे तो नीचे देखो, आप मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर दूँ, अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको अभी 3 दिखा रहा है ना, 1 2 3, ठीक है। अभी आप इसको बड़ा कर 5 करो तो ये देखो 5 आ गया, ठीक है, नीचे 5 आ गया। अगर आप इसको 100 कर देते हो ना तो ये देखो 100 कार्ड आ जाएंगे नीचे, ठीक। तो अभी मैं फिलहाल में 10 रखता हूँ। देन आता है आपका नेक्स्ट कार्ड स्केल, मतलब जो आपका दूसरा कार्ड है उसका स्केल कितना होना चाहिए। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये देखो फुल आ गया, अगर कम करूँगा तो ये इतने में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से स्केल चेंज कर सकते हो कि कितने में स्केल इसका रखना है, ठीक है। अब आता है स्वाइप थ्रेशोल्ड। स्वाइप कैसे करना है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा द फ्रैक्शन ऑफ द कार्ड मस्ट बी स्वाइप बिफोर इट कंसिडर्ड एज अ स्वाइप। मतलब आपको ये देखना सेट करना होगा यहाँ पे कि जो आपका कार्ड है ना वो कितना स्वाइप होना चाहिए कि उसे हम कंसीडर कर लें कि ये स्वाइप हो चुका है, ठीक है। मान लो जैसे देखो आप चाहते हो कि इतना स्वाइप होने के बाद भी अगर मान लिया जाए कि स्वाइप हो चुका है, तो आप वहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड जो अमाउंट है उसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप इतना चाहते हो कि थ्रेशोल्ड अमाउंट हो तो यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड अमाउंट को सेट कर सकते हो। मैक्स एंगल क्या रखना है, अगर मान लो मैं 90 रख लेता हूँ तो 90 डिग्री का मैक्स एंगल हमारा हो जाता है। देन बैक कार्ड ऑफसेट, बैक कार्ड ऑफसेट मतलब जो आपका ये बैकग्राउंड में कार्ड है उसका कितना हॉरिजॉन्टल में कैसे रखना है, देन वर्टिकल में कितना रखना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो आपको चाहते हो कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो वर्टिकल में माइनस नहीं लगेगा। अगर मैं इसको 190 कर लेता हूँ तो ये देखो आपका नीचे आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो ये देखो ऊपर आएगा। मैं दिखाता हूँ एक बार, हटाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ मान लो 10, नहीं 10 भी नहीं काम करेगा, 50 करता हूँ तो ये देखो नीचे आपका कार्ड आ गया।
40 करता हूँ तो ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, 47 करता हूँ तो और नीचे आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये आपके जो कार्ड थे वो अलाइन हो गए नीचे की साइड। देन आता है कार्ड का पैडिंग, जो आपका कार्ड है उसको कितनी पैडिंग रखनी है तो आप यहाँ से पैडिंग दे सकते हो। ठीक है, अगर मान लो इसको 50 की पैडिंग रखनी है तो ये 50 का पैडिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, समझ में आया यहाँ तक कार्ड का जितनी प्रॉपर्टीज़ है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आपका कार्ड होता है ना, उसका हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर डेटिंग ऐप्स में, जहाँ पे हमें प्रोफाइल स्वाइप करना पड़ता है, या तो हो सकता है हम लोग इसका यूज़ कर लें वहाँ पे जहाँ पे हमको लिस्ट ऑफ इमेजेस दिखाने हैं। ठीक, और इसमें हाँ एक और फंक्शन होता है कि अगर आप इसको लेफ्ट स्वाइप करोगे तो अलग एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, और राइट स्वाइप करोगे तो अलग एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक, समझ में आया ये। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है हमारे पास, उसमें आते हैं। देन आता है आपका डाटा टेबल। ठीक है, डाटा टेबल तो आप देख के समझ पा रहे हो कि ये क्या है। जैसे कि आपका जो डाटा टेबल होता है ना, मान लो आपने एक्सेल सीट किया होगा कभी, या तो आपने टेबल बनाया होगा, तो सेम चीज़ है कि आप यहाँ पे डाटा इंटर कर सकते हो इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मल से टेबल समझो इसे, जो कि आपने एक्सेल सीट और डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका ये कॉलम होता है, ठीक है, ये रोज़ हैं आपके, और ये हेडर है, राइट। आप यहाँ पे हेडर का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, जैसे देखो नंबर ऑफ़ कॉलम हमें रखना है, तो यहाँ पे हम कॉलम रख सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम। ठीक है, और या तो हमें अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 2 रखना है तो हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। देन हमें नंबर ऑफ़ रो रखना होता है कि कितने नंबर का रो रखना है, लेकिन इसको भी हम लोग कहाँ से रखते हैं, आपके बैक एंड से रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यूआई बिल्ड नंबर ऑफ़ रोज़, मतलब यूआई में कितने नंबर ऑफ़ रोज़ दिखने हैं आपको, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मान लो अगर आपको 10 दिखाने हैं तो आप यहाँ पे 10 दिखा सकते हो। ठीक है, अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, अब आता है यहाँ पे पेजिनेटेड। पेजिनेटेड का मतलब होता है कि अगर आपको चाहते हो कि जो ये डाटा टेबल है उसका पेजेस दिखाए कि कितने पेजेस में डाटा रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे पेजिनेशन जो है उसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आपका, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखो ऑन, तो मतलब पहले से ही ऑन रहता है, तो यहाँ पे आपका पेज दिखा रहा है 1 दिखा रहा है आउट ऑफ 10। ठीक है, इसको बंद कर दो तो नीचे इसका पूरा जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। देन आते हैं सिलेक्ट टेबल पे, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये सिलेक्ट टेबल हो जाएगा, मतलब इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन नीचे आते हैं हाइड पेजिनेटर। सो 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पे, रिबिल्ड पेज ऑन सेलेक्ट, मतलब अगर आप चाहते हो कि अगर कोई यूज़र सेलेक्ट करता है इस पर तो पेज रिबिल्ड हो सके, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करवा के पेज रिबिल्ड करवा सकते हो। ठीक है, नीचे आते हैं, अब हाइड पेजिनेटर कर देंगे अगर, तो ये आपका पेजिनेटर जो है वो हाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे आता है शो फर्स्ट एंड लास्ट बटन, मतलब फर्स्ट और लास्ट बटन, मतलब जो पहला डॉक्यूमेंट है, मतलब फर्स्ट पेज जो है उसको अगर आपको ओपन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, अगर लास्ट पेज ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इन सारी बटन्स को अगर शो करना है आपको तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, देन आते हैं लेआउट प्रॉपर्टीज़ पे, टेबल का विड्थ कितना रखना है, टेबल का हाइट कितना रखना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन आता है आपका हेडर रो हाइट, मतलब जो आपका ये हेडर है उसका रो का हाइट कितना रखना है। मान लो अगर 70 कर देता हूँ तो ये थोड़ा देखो 70 की हाइट में आ गया। डाटा रो हाइट करना है तो अगर आप इसका भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो डाटा का जो रो हाइट था वो चेंज हो गया है। ठीक है, समझ में आया। देन आता है आपका कॉलम स्पेसिंग, कॉलम के अंदर स्पेस कितना रखना है, मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस कितने रखने हैं, तो आप यहाँ से उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, देन आता है स्टाइल प्रॉपर्टीज। स्टाइल प्रॉपर्टीज में आता है आपका हेडर रो कलर। हेडर रो कलर में अगर मैं चूज़ करूँ यहाँ पे, तो ये आपका अगर सेकेंडरी करता हूँ तो जो आपका ये हेडर है ना उसका कलर चूज़ हो जाएगा। देन आता है रो कलर, मतलब जो आपका रो है उसका कलर क्या रखना है। जैसे हमने यहाँ पे सेकेंडरी बैकग्राउंड कर रखा है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से दूसरा भी कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कर देता हूँ इसको एक्सेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपका कलर यहाँ से चूज़ हो गया। उसके बाद नीचे आता है अल्टरनेट रो कलर, मतलब जो आपका अल्टरनेट रो है उसका कलर क्या रखना है, तो आप यहाँ पे भी चूज़ कर सकते हो उसे। जैसे मान लो हमको इसको ग्रीन रखना है, तो ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेट रो कलर चूज़ हो गया। अब शॉर्ट आइकॉन कलर, अभी देखो हमारे पास शॉर्ट आइकॉन नहीं है तो हम यहाँ पे अभी नहीं दिखाते, उसको बाद में दिखाएंगे जब भी हम लोग इसको बैकएंड से कनेक्ट करेंगे या तो फिर कोई हम लोग यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं, थोड़ा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना है तो बॉर्डर रेडियस दे सकते हो आप, जिसमें से आपका ये देखो साइड से ऊपर से बॉर्डर रेडियस आ गया। ठीक है, कर्व आ गया आता है। नीचे आते हैं कलर्स के बारे में जानते हो, कलर अगर प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, थिकनेस कितना रखना है कलर का, आप यहाँ पे थिकनेस दे सकते हो कलर का। ठीक है, फिर आता है ऐड बॉटम हॉरिजॉन्टल ड्राइव डिवाइडर, अगर आप इसको ऑन करते हो तो बॉटम और हॉरिजॉन्टल डिवाइडर यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐड वर्टिकल डिवाइडर करोगे तो ये आपका वर्टिकल डिवाइडर एक वाइट कलर का आ जाएगा। देन आता है सिलेक्टेबल फील्ड कलर, सिलेक्टेड फिल कलर, मतलब अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो उसका फिल कलर क्या रखना है। अनसिलेक्टेड का फिल कलर क्या रखना है इसको देख लेते हैं। सिलेक्टेड बॉर्डर कलर क्या रखना है, सिलेक्टेड बॉर्डर कलर क्या रखना है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो सिलेक्टेड हो गया। ठीक है,
ये भी सिलेक्टेड हो गया, ये देखो, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो और इसकी यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म कराना होगा वो मैं आपको बैकएंड वाली किसी वीडियो में बता दूंगा, या तो फिर आप मेरा कोई भी बैकएंड का वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने डाटा टेबल लगाया हुआ है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इसको अभी करते हैं डिलीट यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में क्या है हमारा, अब आता है बेस एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने बेस एलिमेंट्स पे। ठीक है, और बेस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है किसी भी ऐप डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे अपना टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को उठाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो सबसे पहले देखोगे कि आपको टेक्स्ट कैसे चेंज करना है। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट के लिए डालना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ श्रेयांश, ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ सेंटर में, तो ये आपका टेक्स्ट जो था वो चेंज हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो यहाँ पे आता है आपका थीम स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। मतलब देखो यहाँ पे अगर कुछ थीम्स होती हैं जिसको आप यहाँ पे पहले से क्रिएट कर सकते हो, तो चलिए उसमें पहले चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद टाइपोग्राफी एंड आइकॉन्स होती हैं हमारे। ठीक, तो हम यहाँ से उस थीम्स को चेंज कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास अगर कई सारे टेक्स्ट हैं और हम चाहते हैं कि एक प्रीसेट थीम सबके लिए हो, तो हम यहाँ पे उसको चूज़ करके वहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट का कलर चेंज करके मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आएंगे, थीम में आते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे बॉडी स्मॉल में अपने आप ये ब्लू कलर में आ जाएगा। ठीक, तो एक तरह से ये प्रीसेट होते कलर्स होते हैं एंड थीम्स होती हैं, या आप कह सकते हो फॉन्ट वेट होता है। ठीक है, जो कि आपको एक मतलब रिलायबल तरीका देता है कि बार बार सारी चीज़ ना चेंज करके एक ही बार में सब कुछ आप चेंज कर लो। नीचे आते हैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, मतलब जो ये फॉन्ट है वो क्या रखना है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे देखोगे थीम फॉन्ट में आपको ये दो फॉन्ट मिलेंगे। ठीक है, और ये दो फॉन्ट को आप जो होता है चूज़ कर सकते हो यहाँ से टाइपोग्राफी में आके, फैमिली फॉन्ट प्राइमरी वाला और सेकेंडरी फॉन्ट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ, ओपन सांस कर देता हूँ, और यहाँ पे सेकेंडरी वाला मैं कर लेता हूँ मान लो यहाँ पे ओसवाल। ठीक है, इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आप, अगर मैं इसको सेकेंडरी फैमिली किया हूँ तो यहाँ पे देखो ये अभी ओसवाल वाले में दिखा रहा है। अगर मैं इसको प्राइमरी फैमिली करूँ तो ये आपको ओपन साइंस में आ जाएगा। ठीक, आप यहाँ से भी कस्टम फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे पॉपिंस कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी मन में आए वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो उन सब चीज़ों को। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कस्टम फॉन्ट्स भी अपलोड करना है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जिसका मैंने वीडियो बहुत ही पहले बनाया हुआ था, और वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने फ़ॉन्ट अपलोड करके बताया है कि किस तरह से आपको फ़ॉन्ट अपलोड करना होता है फ्लटर फ्लो के अंदर। अगर आपको वो समझ में ना आए तो मैं एक काम करूँगा, इसके बाद में इसकी एक वीडियो और बता दूंगा जहाँ पे आपको फ़ॉन्ट अपलोड करके बताएंगे किस तरह से आप फ़ॉन्ट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया टेक्स्ट का। ठीक है, नीचे आते हैं फ़ॉन्ट साइज़ में। फ़ॉन्ट वेट होता है, फ़ॉन्ट वेट मतलब होता है कि बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, सॉरी बोल्ड रखना है, नॉर्मल रखना है, सेमी बोल्ड रखना है, तो आप यहाँ पे इसका साइज़ जो होता है, मतलब जो वेट होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने वर्ड में देखा होगा ना कि बोल्ड करना है, एक्स्ट्रा बोल्ड करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। देन आता है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के अंदर आता है कि इसको इटैलिक रखना है, कि अंडरलाइन रखना है, कि स्ट्राइक थ्रू करना है। स्ट्राइक थ्रू करोगे तो इसके बीच में क्रॉस आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक लाइन आ जाएगी। आप अंडरलाइन करोगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, और जो स्ट्राइक थ्रू होगा वो अपने आप यहाँ से हट जाएगा। आप इसको इटैलिक भी बंद कर सकते हो, अंडरलाइन भी बंद कर सकते हो। देन आता है आपका फॉन्ट साइज, मतलब जो आपके टेक्स्ट रखा होगा उसका साइज़ क्या रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे चेंज करते हो तो ये चेंज होगा। ठीक, देन आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर मतलब जो आपका टेक्स्ट रखा हुआ है उसका कलर क्या रखना है। मान लो हमको कुछ और कलर रखना है तो हम यहाँ पे कुछ और कलर चूज़ कर सकते हैं। देन आता है आपका सबसे मेन चीज़ जो होता है लाइन हाइट। मतलब अभी देखो आप एक लाइन में लिख रहे हो, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 लाइन होता है। अगर आप इसको 2 लाइन में करोगे तो ये 2 आपका 1 लाइन यहाँ पे और ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब आता है लेटर स्पेस। मतलब जो आपका ये लेटर लिखा हुआ है ना, जितना भी लेटर लिखे हुए हैं इनके बीच में स्पेस कितना रखना है। मान लो इसको मैं 10 कर देता हूँ तो 10 का स्पेस आ जाएगा। 100 कर दूंगा तो यहाँ पे 100 का स्पेस आ जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। जो आपका टेक्स्ट है उसका अलाइन किधर करना है, मान लो लेफ्ट करना है, राइट करना है, ठीक है, सेंटर करना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो। और ये तभी यूज़ होगा जब आप किसी कंटेनर में हो, या तो आपका जो टेक्स्ट है ना उसमें 2-3 चीज़ें और रखी हुई। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक चीज़ रखता हूँ, इंटर करके आर रखता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको अलाइन करना शुरू करता हूँ। देखो अगर मैं इसको इधर करूँगा स्टार्ट में तो इधर आ जाएगा, सेंटर करूँगा सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ तो राइट में चला जाएगा, और जस्टिफाई करूँगा तो ये फिर से अपने यहाँ ख़त्म हो रहा है और यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ठीक है,
देन आता है मैक्स लाइन, मतलब मैक्सिमम लाइन कितनी रखनी है। मान लो अगर हमने 1 कर दिया तो ये सब कुछ 1 में आ जाएगा और जो आपका दूसरा टेक्स्ट था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 लाइन रख सकते हो मैक्स, 3 लाइन रख सकते हो, 4 लाइन रख सकते हो। ठीक है, मतलब जितना मन में आए उतनी लाइन आप यहाँ पे रख सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं ऑटो साइज पे। ऑटो साइज आप अगर यहाँ पे ऑन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है जैसे कि ये मान लो अगर ये आपका जो टेक्स्ट है ये बहुत बड़ा जा रहा है तो आप उसको छोटा कर सकते हो। ठीक, अब आपको यहाँ पे मिनिमम ऑटो साइज का हाइट मतलब मिनिमम साइज देना पड़ेगा, तो मान लो यहाँ पे कर देता हूँ 24। ठीक है, कि 24 से नीचे ये नहीं जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ तो ये हमारे 2 मैक्स लाइन हो गई। अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो 0 तो माना नहीं जाएगा, 1 लाइन में देखो। ठीक है, अब ऑटो साइज होगा तो यहाँ पे ये होगा कि अब ये 24 साइज जो होगा फॉन्ट साइज, मतलब जो ये साइज है ना आपका 24, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं, अब आता है सिलेक्टेबल्स। अगर आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है इसे सेलेक्ट कर पाए, क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर पाए, तो आप यहाँ पे सिलेक्टेबल ऑन कर सकते हो। ठीक, देन आता है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है आप इसको कई सारे कलर्स दे सकते हो, जैसे लीनियर हो गया आपका, टाइप लीनियर मतलब लाइन से आएगा कलर। देन लेफ्ट टू राइट आपको चूज़ करना है, राइट टू लेफ्ट हो गया, टॉप बॉटम किधर से कलर देना है उधर से यहाँ पे कलर दे सकते हो। देन आता है आपका रेडियल। रेडियल मतलब एक सर्कुलर टाइप में होगा। ठीक है, और कितने रेडियस में से रखना आप यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हो। ठीक, टेक्स्ट के बारे में समझ में आ गया। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप कोई बात नहीं, अगर आप लोग एकदम बिगिनर हो तो कभी कोई इशू नहीं, आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। देन आते हैं रिच टेक्स्ट में। आप देखो टेक्स्ट और रिच टेक्स्ट में यहाँ कुछ अंतर नहीं है, बट एक जो बहुत बड़ा अंतर वो ये है कि आप जो टेक्स्ट है ना उसमें आप एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं टेक्स्ट रखता हूँ अगर एक, ठीक है, तो ये देखो आपका जो टेक्स्ट है उसको आप इसमें क्या कर सकते हो, आप एक टेक्स्ट को एक ही बार लिख सकते हो। मतलब ये देखो जैसे आपको इसको लिखना है तो आप एक ही चीज़ लिख सकते हो, राइट। लेकिन आपका जो रिच टेक्स्ट होता है ना, रिच टेक्स्ट में आप कई सारे टेक्स्ट और डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट साइज में लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो फ्लटर फ्लो है वो आपका ब्लू कलर में लिखा हुआ है और बाकी सब ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, अपनी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब जो भी इसमें टेक्स्ट रखा है आप उसको अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ देनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। जैसे मान लो मुझे इसको चेंज करना है तो मैं 30 कर लेता हूँ, तो फ्लटर फ्लो आपका देखो साइज जो था वो बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नया टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट स्पैन में नया टेक्स्ट ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया रिच टेक्स्ट क्या होता है? तो रिच टेक्स्ट के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। तो जो आपका रिच टेक्स्ट होता है ना, वो सिमिलर टू टेक्स्ट होता है, बस डिफरेंस ये होता है इसमें कि जो आपका टेक्स्ट रखा होगा, जो भी वर्ड इसमें रखा होगा, उसको खुद की अपनी खुद एक साइज, कलर, फॉन्ट फैमिली दे सकते हो। ठीक है, देन आते हैं इमेज पे। अगर आपको कुछ इमेजेस रखने हैं तो आप यहाँ पे इमेज का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्रोफाइल इमेज हो गया, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, रखना कैसे है, प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखते हैं यहाँ पे आके। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले आता है विड्थ और हाइट, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बताया तो इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। इसका मतलब नॉर्मल सा होता है, विड्थ और हाइट देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। देन आता है आपका मेम हाइट। मेम हाइट होता है मतलब शुड डिकोर एंड कैच इन मेमोरी, मतलब जो आपका मेमोरी में कितनी हाइट और विड्थ की सेव होनी चाहिए। मान लो मैं 300 करता हूँ तो एकदम ओरिजिनल आएगा। ठीक है, अगर 200 करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी आएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर मैं हाइट इसका 100 करता हूँ तो ये और ज़्यादा ब्लरी आएगा। ठीक है, मतलब जितना कैची में आपको सेव करना है उतनी कैची का यहाँ पे हाइट और विड्थ आप दे सकते हो। देन आता है बॉर्डर रेडियस। आपका जो ये इमेज है उसका बॉर्डर रेडियस कितना रखना है आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन आता है इमेज टाइप क्या है, मतलब जो आपका इमेज है उसका टाइप क्या है। वो नेटवर्क इमेज है, नेटवर्क इमेज मतलब वो यूआरएल से लिया जा रहा है या कि आपका एसेट से लिया जा रहा है। एसेट मतलब जो भी इस यहाँ पे सेव होगा वहाँ से, मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर सेव होगा वहाँ से लिया जा रहा है कि अपलोडेड फाइल है। अपलोडेड फाइल मतलब अगर कोई आपने फाइल अपलोड करके रखा है या तो कोई एक्शन क्रिएट किया फाइल अपलोड करने का, तो यहाँ से आप फाइल अपलोड यूज़ करके आप उस फाइल को यहाँ पे दिखा सकते हो। समझ में आया? अब थोड़ा सा आते हैं आगे। कैचेड होता है, कैचेड का मतलब होता है कि जो आपका ये नेटवर्क इमेज है ये आपके लोकल फ़ोन में सेव हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही लोकल फ़ोन में सेव होगा और आपको ऐसे ही ऐप लोड होता है तो अपने आप ये लोड होके दिखा देगा। जिसमें क्या होता है फ़ायदा कि जो आपका इमेज लोड होते समय यहाँ पे अगर ब्लैंक आएगा तो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो ऐप अच्छी नहीं लगेगी, राइट। तो इसके लिए हम लोग कैचेड हमेशा ऑन कर देते हैं कि मान लो अगर आपका इमेज लोड हुआ या तो नेटवर्क स्लो है या कुछ भी इशू हो जाए अगर, तो इसमें एक इमेज हमको दिखा दे, वो इमेज ब्लैंक ना हो।
ठीक है, अब यहाँ पे आता है कैचे फेड ड्यूरेशन, मतलब जो आपका कैचे है वो कितने ड्यूरेशन में यहाँ पे दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अभी तो मिली सेकेंड में चूज़ है, अगर आप इसको बड़ा करते हो 3 सेकेंड 2 सेकेंड भी कर सकते हो। देन आता है आपका शो इमेज ऑन फेलियर, मान लो अगर आपका यहाँ पे इमेज लोड नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे अगर कोई फेलियर इमेज दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो उसको। उसको कैसे सेट करना है, उसमें आते हैं सेटिंग में, ठीक है, ऐप एसेट में आएंगे और ये रहा हमारा एरर इमेज। अगर कोई एरर आता है इमेज में तो हम यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं थोड़ा, यूज़ ब्लर हैज़। ब्लर हैज़ का मतलब होता है कि जब भी पेज व्यू पोर्ट में नहीं आता, व्यू पोर्ट का मतलब जब तक उस पेज को यूज़र नहीं देखता है तब तक ये ब्लर रहेगा। ठीक है, और जैसे ही वो यूज़र देख लेता है उस पेज को तो ये ब्लर जो होगा वो हट जाएगा। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब आते हैं बॉक्स फिट। अब बॉक्स फिट क्या होता है कि जो आपका ये इमेज है ना उसको किस तरह से अलाइन करना है बॉक्सेस के अंदर। मतलब ये जो आपका ये इमेज है वो एक देखो बॉक्स टाइप में अरेंज्ड है ना, ये देखो आपका ये समझ लो एक बॉक्स है। ठीक है, आप इसको कैसे अरेंज करना है उसको देखेंगे। जैसे इसमें मान लो कर लेते हैं फुल एक्सपेंडेड, मतलब जितना भी एरिया होगा ओरिजिनल विड्थ में ये सबको फिल कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होगा कंटेन। ठीक है, जिसमें क्या होगा साइड साइड से स्पेस देखिए बीच में कंटेन कर देगा। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, देन आपका अगर यहाँ पे जो मैंने नहीं बताया था वो आता है मेक एक्सपेंडेबल। मेक एक्सपेंडेबल का मतलब होता है जब भी यूज़र इसको क्लिक करे तो ये इमेज एक्सपेंड हो जाए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं ये एक्सपेंड होता है कि नहीं होता है। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है ये सेव ना हुआ हो या तो फिर ये नहीं, देखो सेव नहीं हुआ है ना, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार और दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नहीं अभी भी सेव नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा इशू देता है ये सेव होने में। कोई बात नहीं, एक्सपेंडेबल का मतलब यही होता है कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक, देन आता है आपका हीरो एनिमेशन। हीरो एनिमेशन का मतलब होता है कि जब भी आप इस पेज से किसी और पेज पे इमेज ले जाओ तो उसमें एक एनिमेशन शो हो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं हीरो एनिमेशन। तो आप उसको चीज़ को इनेबल करने के लिए यहाँ से इसको इनेबल कर दोगे तो वो भी चीज़ आपकी इनेबल हो जाएगी, मतलब वहाँ से भी आपको वो एनिमेशन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे हीरो टैग देना पड़ता है, मतलब हर एक इमेज का एक अपना टैग होता है जो कि एनिमेशंस को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे मैं क्लिक करके लिखता हूँ टैग, मान लो टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ इस पेज किसी और पेज पे इमेज दिखाना है तो आप यहाँ पे सेम हीरो टैग उसको पास करोगे। ठीक है, जो आपने यहाँ पे टेस्ट का यूज़ किया है वही हीरो टैग वहाँ पे भी जाएगा। ठीक, अब इसको मैं फिर से प्रीव्यू करता हूँ, देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखो आपका एक्सपेंड हो गया। ठीक है, जो हमने एक्सपेंडेबल का यूज़ किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या हमारे पास है देखते हैं। यहाँ पे लेआउट एलिमेंट को बंद कर देता हूँ। देन आता है आपका सर्कल इमेज। तो इमेज सेम ऐसा ही है बट ये सर्कल इमेज है जिसमें आपको डायमीटर चूज़ करना होता है और ज़्यादातर हम लोग इसका यूज़ करते हैं प्रोफाइल इमेजेस में। ठीक है, तो नॉर्मल सा था, प्रॉपर्टीज़ एक ही आप समझो जानो इसमें, जो आपका डायमीटर है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे क्लिक करके इसको बंद करते हैं। ठीक है, देन आता है आइकॉन। अगर आपको कुछ आइकॉन्स दिखाने हैं जैसे फेसबुक के आइकॉन दिखाना है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका आइकॉन प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे क्लिक करके आप आइकॉन चूज़ कर सकते हो। ठीक, आप यहाँ पे अपना कस्टम आइकॉन भी अपलोड कर सकते हो और को कैसे अपलोड करना है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा कभी, लेकिन उसकी ऑलरेडी एक वीडियो प्रेजेंट है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बट अगर नहीं समझ में आए तो आपको मैं बताता हूँ दूसरी वीडियो में से। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब आइकॉन साइज़ देना है तो आइकॉन साइज़ दे सकते हो, जैसे आपको 600 देना है तो यहाँ पे 600 दे सकते हो। ठीक, आइकॉन कलर क्या रखना है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन आता है बटन। अब देखो जो बटन होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी ऐप में, जिससे कि आपका यूज़र इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या रखना है इसमें, मान लो अगर आपको यहाँ पे लिखना है हेलो तो ये टेक्स्ट हो गया। थीम स्टाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं बटन की जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है उस पर, डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे। ठीक है, यहाँ पे देना है विड्थ और हाइट, ये तो आपको पता है। यहाँ पे आते हैं फिल कलर में। फिल कलर में क्या करना है, जो आपका एक कलर है ना, जो आपका बटन का कलर दिख रहा है उसको क्या रखना है। इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे प्राइमरी बैकग्राउंड करूँगा तो ये देखो आपका बटन का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब फिल कलर जो अंदर का कलर है वो चेंज होगा। राइट, अब यहाँ पे एलिवेशन में आते हैं। देखो अभी देखो यहाँ पे आपका जो बटन है ना वो उठा उठा लग रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा उठा उठा लग रहा है ना, अगर इसको आपको बंद करना है तो आप इसको कर सकते हो जीरो। ये देखो पूरी तरह से बैठ गया है। ठीक है, अब आते हैं बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर हमको देना है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्राइमरी बॉर्डर कलर। तो ये आपका जो बॉर्डर होगा उसका कलर दे देगा यहाँ से। ठीक है, बॉर्डर विड्थ कितना रखना है, अगर आपको इसे जीरो रखना है तो आप जीरो रख सकते हो। ठीक, नीचे आते हैं बॉर्डर रेडियस कितना रखना है तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर सकते हो। बटन का पैडिंग कितना रखना है सभी साइड से तो आप यहाँ पे
बटन पैडिंग भी दे सकते हो, मतलब सभी साइड से जो बटन की पैडिंग होगी, मतलब जो अंदर टेक्स्ट रखा है ना उसका पैडिंग कितना है वो दे चीज़ देना है। देन आता है सो लोडिंग इंडिकेटर, मतलब जब भी यूज़र इस पे क्लिक करता है और कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो अगर आपको चाहते हो कि यहाँ पे एक लोडिंग इंडिकेटर दिखाए, मतलब वो गोल गोल जो घूमता है ना वो दिखाए, तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है। देन आते हैं बटन डिसेबल ऑप्शन। अगर मान लो आपके बैकएंड में कुछ डाटा नहीं आ रहा है, तो और आप चाहते हो कि हमारा जो बैकएंड से डाटा नहीं आ रहा है, तो हमारा जो बटन है वो डिसेबल रहे, तो आप यहाँ पे ऑन करके उसे डिसेबल कर सकते हो। अब डिसेबल करने के बाद भी आप यहाँ पे नए नए कलर्स और नए नए टेक्स्ट कलर्स दे सकते हो। जैसे डिसेबल कलर में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो डिसेबल कलर ये रहा आपका, टेक्स्ट कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब अब ये जो बटन है आपका वो डिसेबल्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे दूसरा कलर भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ये कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बटन है वो डिसेबल है और ये क्लिक नहीं होगा। ठीक है। देन आते हैं आपका बटन हॉवर स्टाइल। बटन हॉवर स्टाइल का ज़्यादातर यूज़ तब होता है जब आप इस पे ऊपर हॉवर करते हो। ठीक है, जैसे मान लो अभी तो सेव नहीं हुआ होगा, जब सेव होता है तब थोड़ा सा टाइम लगे, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो चलो सेव तो हो गया आई थिंक, ये देखो मैं नहीं, नहीं सेव नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं दोबारा, डिसेबल बंद कर देते हैं और हॉवर में फिर से हम लोग चूज़ कर लेते हैं और कुछ टाइम में दिखाता हूँ इसको कैसे चेंज होगा ये। आप यहाँ पे आइकॉन भी दे सकते हो। ठीक है, आइकॉन देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आइकॉन भी चूज़ कर सकते हो कि जो होगा बटन के आगे आपको एक आइकॉन दिख जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। और थोड़ा सा एक बार फिर क्लिक करके देखते हैं प्रीव्यू में, ये देखो आपका हॉवर कलर। ठीक है, जैसे इस पर पॉइंटर गया है ये अपने आप कलर चेंज कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे में क्या है हमारे पास, आइकॉन बटन। अब देखो बटन और आइकॉन बटन में डिफरेंस छोटा सा ये होता है, बटन में आप टेक्स्ट रख सकते हो, लेकिन जो आइकॉन बटन होता है उसमें आप टेक्स्ट नहीं रख सकते। ठीक है, समझ में आया। तो बस यही छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन काम जो होता है दोनों का सेम होता है और प्रॉपर्टीज भी दोनों की सेम होती है, राइट। बट इसमें अंतर क्या होता है कि आपका बटन का साइज देता है, मतलब यहाँ पे अगर 100 साइज रखते हो तो ये आपका थोड़ा सा एक सर्कुलर टाइप में है। ठीक है, मतलब एक कंटेनर लगा है पीछे, उसके ऊपर एक बटन मतलब आइकॉन रखा हुआ नॉर्मल सा, में हमने आइकॉन बटन तक बना लिया था। ठीक है, उसके बाद हमको बनाना था लिस्ट टाइल। तो अब इसको लिस्ट टाइल को यहाँ से उठाते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और लिस्ट टाइल को रखते हैं ज़रा बीच में। ठीक है, अब मैंने बीच में कैसे किया था, कॉलम में जाके मैंने यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो था उसको इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, अब लिस्ट टाइल क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो जो आपका लिस्ट टाइल होता है ना, एक लिस्ट व्यू टाइप का ही होता है, लेकिन इसके अंदर आपको मिलता है टाइटल, सब टाइटल, लीडिंग आइकॉन, ट्रेलिंग आइकॉन और एक बटन। ठीक है, स्लाइडेबल बटन होती है। ठीक, देखो उसको यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में आके। तो सबसे पहले हम जो स्लाइडेबल बटन की बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्लाइडेबल करता हूँ, ओपन स्लाइडेबल करूँगा, तो यहाँ पे हमको स्लाइड करके एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से हम लोग कई सारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐड एक्शन करूँ तो यहाँ पे एक और आपका स्लाइडेबल ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये जो आपका स्लाइडेबल होता है, आपने ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन में या तो कॉन्टैक्ट में देखा होगा कि आप स्लाइड करके डिलीट करने का ऑप्शन होता है या तो सेंड मैसेज करने का ऑप्शन होता है, राइट। तो सेम वैसे ही ऑप्शन आप यहाँ पे बना सकते हो इसका यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है टाइटल्स में, स्टाइल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, दिस स्टाइल जो है उसमें स्टाइल प्रॉपर्टीज़ आती है, जिसमें आता है सबसे पहला आपका बैकग्राउंड कलर, जिससे कि आप जो बैकग्राउंड कलर है लिस्ट स्टाइल का उसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका कंटेंट पैडिंग, जो आपका एक कंटेंट है उसको कितना पैडिंग करके रखना है, मतलब साइड से कितना स्पेस देना है उसको, वो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मतलब होता है जो आपका ये लिस्ट स्टाइल है उसको कॉर्नर से कितना रेडियस रखना है। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर रेडियस डाल देता हूँ, मान लो कर देता हूँ इसको 10। तो आपका जो बॉर्डर है वहाँ से देखो आप कॉर्नर में रेडियस आ गया है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ तो ज़्यादा सही दिखेगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये देखो आपका बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फिर आते हैं टाइटल में। टाइटल क्या है आपका, जो ये ऊपर वाला है वो होता है टाइटल। तो टाइटल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लो मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद टाइटल की प्रॉपर्टीज़ है, जो टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे रखी हुई हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हो कि टेक्स्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि जो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमेशा रिपीट होती हैं, तो मैं इसको बार बार नहीं बता पाऊँगा। अगर बताना शुरू कर दूंगा ना तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा दिन तक आती रहेगी और बहुत ज़्यादा पार्ट बन जाएंगे इसके। ठीक है, तो जो मैंने फीचर बता दिया है, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं जिस एलिमेंट्स की, उन सबको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करके यहाँ पे उसे देख सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग टेक्स्ट में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं कई सारे। देन आता है सब टाइटल। सब टाइटल मतलब होता है जो ये नीचे वाला है, टाइटल के नीचे वाला, अगर आप इसको हटा दोगे ना तो ये हट जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप इसको रखो ही, अगर आप हटा देते हो तो हट जाएगा ये। ठीक, अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो सब टाइटल यहाँ से रख सकते हो। जैसे आप लिख दो अगर मैसेज
यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम, फिर यूज़र का नाम लिख दो, ठीक है, कहाँ से मैसेज आया है, ठीक। और सारी जो टाइटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब आते हैं लीडिंग आइकॉन में। लीडिंग आइकॉन मतलब होता है जो सबसे पहला आइकॉन होता है, ठीक है। अब मैं इसको मान लो चूज़ करता हूँ ये, तो ये आपका लीडिंग आइकॉन हो गया, ठीक है। लीडिंग आइकॉन मतलब जो सबसे आगे रहेगा। अगर मान लो मुझे यहाँ पे रखना है मैसेज, यहाँ पे मैसेज लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैसेज का हमारा लिस्ट स्टाइल है और ये मैसेज कहाँ से आया, श्रेयांश से आया, ऊपर मैसेज आप डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक। अब आपको यहाँ पे आइकॉन साइज़ देना है तो आइकॉन साइज़ दे दोगे, जैसा कि मैंने आपको आइकॉन वाले वीडियो में बताया था किस तरह से इसका साइज़ सेट करना होता है, किस तरह से इसका कलर सेट करना होता है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग आइकॉन। ट्रेलिंग आइकॉन आपका यहाँ पे लगा हुआ है जो है एरो फॉरवर्ड iOS का, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे एरो कर सकते हो तो ये वाली एरो आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। जो आपका लिस्ट स्टाइल होता है ना, वो बिल्कुल एक लिस्ट के फॉर्म में ही होता है, बट इसमें कुछ नया फीचर होता है, जैसे कि आपका टाइटल, सब टाइटल, लीडिंग आइकॉन और ट्रेलिंग आइकॉन, जिससे कि आप स्लाइडेबल एक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको स्लाइडेबल एक्शन ऐड करना है तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। ऐड स्लाइडेबल करोगे, यहाँ पे आपको क्लोज स्लाइडेबल ऐड एक्शन करके यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका लिस्ट स्टाइल का। और वैसे ही बिल्कुल सेम होता है आपका स्लाइडेबल लिस्ट स्टाइल, ठीक है। और ये जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका हमेशा ऑन मिलेगा आपको, ठीक। तो दोनों चीज़ सेम है, स्लाइडेबल लिस्ट स्टाइल और लिस्ट स्टाइल दोनों सेम है। बस इसमें अंतर ये होता है कि ये प्री मतलब होता है प्री डिफाइंड होता है कि आपका स्लाइड होगा, ठीक है। और जो आपका लिस्ट स्टाइल होता है वो पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता स्लाइड करने के लिए। तो मतलब दोनों का चीज़ जो है वो सेम है, आप देख सकते हो। नीचे आते हैं दिखाते हैं आपको, सारी प्रॉपर्टीज़ सेम है, लीडिंग आइकॉन ट्रेलिंग आइकॉन इसमें भी है, ठीक। तो मतलब ये दोनों सेम है, बट अंतर इतना ही है कि ये पहले से ऑन होता है स्लाइडेबल और ये पहले से ऑन स्लाइडेबल नहीं होता है, ठीक। तो एक यहाँ पे आप छोटा सा चीज़ और देख लो कि यहाँ पे लिखा हुआ डेंस। डेंस का मतलब होता है अगर आप इसको ऑन करोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक। मैं बहुत लेमन लेमन भाषा में बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर समझने में दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता देना एक बार। बट डेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आपस में चिपक जाएंगे दोनों, ठीक है। इसको हम लोग फ्री कर देते हैं, थोड़ा सा फ्री फ्री लगेगा ये, ठीक। ये हो गया लिस्ट स्टाइल, हो गई स्लाइडेबल लिस्ट स्टाइल, हो गई आपकी। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, आता है आपका वीडियो प्लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो वीडियो प्लेयर होता है ना, इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम लोग वीडियोज़, अगर किसी ऐप में हमको वीडियोज़ लगाना है तो यहाँ पे वीडियोज़ हम लोग वीडियो प्लेयर का इस्तेमाल करके लगाते हैं। इसमें हम लोग दे सकते हैं इसका विड्थ। अगर मान लो विड्थ में 100 देता हूँ तो 100 का विड्थ ले लेगा, ठीक है। देन हाइट दे सकते हैं इसकी हम लोग, अगर हम चाहते हैं इसको फुल करना तो हम लोग फुल भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी हाइट और विड्थ हो गई। देन आता है एक्सपेक्ट रेशियो, मतलब इसका रेशियो क्या होगा। मान लो यहाँ पे 1 रखता हूँ, ठीक है, तो ये देखो हाफ आ गया। अगर मैं इसको रखता हूँ 5 तो ये एक्सपेक्ट रेशियो के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। 5.3 कर दूँ, 1 कर देता हूँ, 1.3, ठीक। तो एस्पेक्ट रेशियो भी दे सकते हो आप। अगर आप इसको एस्पेक्ट रेशियो नहीं दोगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन साइज में रहेगा ये। देन आता है वीडियो टाइप, मतलब जो आपका ये वीडियो है वो कहाँ से लिया जा रहा है, आपका नेटवर्क से है या फिर एसेट में रखा हुआ है, ठीक है। अगर एसेट में रखा हुआ तो आपको यहाँ पे एक वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप यहाँ से नेटवर्क में ले सकते हो वीडियो को, ठीक है। और जो इसमें सपोर्टेड फॉर्मेट होता है वो होता है आपका MP4, MOV, WAV और MPEG होता है, JPEG होता है, मोशन फ़ोटोज़ जैसे GIF फ़ोटोज़ होते हैं, उन्हें हम मोशन फ़ोटोज़ बोलते हैं। तो उसका आप ये चीज़ मतलब उसका आप यूज़ कर सकते हो इस वीडियो प्लेयर में, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर आप नेटवर्क करते हो तो आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा जो आपका वीडियोज़ जहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है ऑटो प्ले, मतलब अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जो आपकी वीडियो होगी ना ये अपने आप प्ले होगी, जैसे ये पेज लोड होगा वैसे ही ये वीडियो प्ले होने लगेगी, ठीक है। देन आता है आपका लूप वीडियो, मतलब अगर वीडियो ख़त्म हो जाती है तो फिर से आप स्टार्ट अगर करना चाहते हो तो इसको आप ऑन कर सकते हो। देन आता है शो कंट्रोल। शो कंट्रोल्स का मतलब होता है जो आपका ये कंट्रोल देख रहे थे ना, अभी को मैं फिर ऑन करता हूँ, यहाँ पे जैसे पॉज हो गया, प्ले हो गया, ये सारा कंट्रोल्स अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे शो कंट्रोल्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अलाउ फुल स्क्रीन कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे सेटिंग होता है ना कि अलाउ फुल स्क्रीन का यहाँ पे छोटा सा आता है, मतलब एक्सपेंड करने के लिए, वो आप यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद देख सकते हो। अगर इसको ऑफ कर दोगे तो वो चीज़ नहीं दिखेगा। देन आता है इंक्लूड प्लेबैक स्पीड मेन्यू। आपने वीडियोस में देखा होगा कि प्लेबैक का स्पीड मेन्यू आता है कि कितने पे वीडियोस को प्ले करना है, जैसे 2x 3x 4x 5x ऐसे करके होता है। तो उन चीज़ को इनेबल करने के लिए आपको ये चीज़ ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। देन आता है लोड ऑन पेज लोड, मतलब ये जो ऑप्शन है अगर आप चाहते हो कि जो आपका वीडियो है वो लोड हो पेज लोड के करते समय तो आप इसको ऑन कर सकते हो, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। पॉज ऑन फॉरवर्ड नेविगेशन, मतलब जब भी आप
आगे बढ़ रहे हो पेज में, मतलब इस पेज से किसी और पेज में गए, तो आप चाहते हो कि आपका जो वीडियो है ये पॉज़ हो जाए, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है? और ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप ऑन करके रखो। इससे क्या होता है, जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस होता है, साथ-साथ में जो आपका रैम यूज़ होता है, वो भी कम होता है, ठीक है? समझ में आया? इसको हमेशा ऑन करके रखा करना आप, जब भी आप कोई ऐप बना रहे हो जहाँ पे आपको वीडियो प्लेयर का यूज़ करना है, नहीं तो बैकग्राउंड में जो आपका वीडियो है, वो चलता रह जाएगा, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक वीडियो प्लेयर के बारे में। अब आते हैं यूट्यूब प्लेयर। यूट्यूब प्लेयर आपका नॉर्मल जैसे वीडियो प्लेयर होता है वैसे ही होता है, बट इसमें अंतर ये होता है कि आप इसमें यूट्यूब की वीडियोस प्ले करते हो, ठीक है? इसमें भी आपका होता है विड्थ और हाइट, जो मैंने आपको बताया था विड्थ और हाइट। मान लो मैं इसको 100 कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे हाइट दे देते हैं इसकी, ठीक है? इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं यूट्यूब प्लेस होल्डर को। देन हमको यहाँ पे यूट्यूब का जो वीडियो का यूआरएल होता है उसको देना पड़ता है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि जो आपकी जो वीडियो है वो म्यूट रहे, तो आप यहाँ पे म्यूट पे क्लिक कर सकते हो। कंट्रोल दिखाना है तो कंट्रोल्स पे कर सकते हो। कंट्रोल्स मतलब वही आता है आपका पॉज, प्ले, नेक्स्ट, ठीक है? देन अलाउ फुल स्क्रीन कंटेंट कंट्रोल, मतलब जो आपका साइड में आता है ना फुल स्क्रीन करने का, उसको आप इनेबल कर सकते हो इसको ऑन करके। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ है, पॉज़ ऑन फॉरवर्ड नेविगेशन, मतलब जब आगे बढ़ो आप, मतलब फॉरवर्ड नेविगेशन पे आ जाओ, मतलब पेज नेविगेट करके किसी और पेज पे जा रहे हो, तो यहाँ पे इसको पॉज़ कर देना है, ठीक है? स्ट्रिक्ट रिलेटेड वीडियोज़, ये नया कुछ आया है, इनेबलिंग विल दिस विल इंश्योर दैट रिलेटेड वीडियो विल कम फ्रॉम द सेम चैनल एज़ द वीडियो जस्ट प्लेस्ड। ओके, इसको अगर आप ऑन करोगे ना, तो इसमें क्या होगा कि जो आपने कभी यूट्यूब में देखा होगा कि जब यूट्यूब का वीडियोज़ खत्म होने वाले होते हैं, तो नीचे रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं, ठीक है? तो उन वीडियोज़ को अगर आप दिखाना चाहते हो सिर्फ़ उसी चैनल का, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है? नहीं तो अगर आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो दूसरे चैनल का भी वीडियो आने लगेगा यहाँ पे, ठीक है? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूट्यूब प्लेस होल्डर का इस्तेमाल होता है वीडियोज़ प्ले करने के लिए यूट्यूब की। इसमें आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। म्यूट वीडियो, जिसका काम होता है वीडियो को म्यूट रखना। शो कंट्रोल का काम होता है प्ले, पॉज़, नेक्स्ट करने का, ठीक है? और सो फुल स्क्रीन कंट्रोल का ऑप्शन जो होता है, जो हम लोग उसमें देखते हैं साइड में एक फुल स्क्रीन का बटन होता है, उसको क्लिक करके हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये बटन काम करती है, जो कि आप इसको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है? देन आता है पॉज़ ऑन फॉरवर्ड नेविगेशन, मतलब अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जो वीडियो प्ले हो रहा है वो बंद हो जाए, तो आप यहाँ पे पॉज़ ऑन फॉरवर्ड नेविगेशन कर सकते हो, ठीक है? देन आता है आपका स्ट्रिक्ट रिलेटेड वीडियोज़, मतलब अगर आप चाहते हो कि जो आपकी वीडियोज़ प्ले हो रही हैं और जैसे ही वीडियोज़ एंड में पहुँचे और वहाँ पे जब नीचे एक रिलेटेड वीडियोज़ का ऑप्शन आता है, वो ना दिख के, वो मतलब आप ही के चैनल का दिख के किसी और चैनल का ना दिखे, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है? और ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है कि आप इसको ऑन करके रखो, नहीं तो कोई और चैनल का भी वीडियोज़ आपके यूट्यूब ऐप के जो भी ऐप बना रहे हो आप, उसके अंदर चलने लगेगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारा हो गया यूट्यूब वीडियो प्लेयर, ठीक है? देन आता है कैलेंडर। कैलेंडर का आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ देखे भी होंगे, और कैलेंडर जानते भी होंगे क्या करने के काम में आता है। ये ज़्यादातर हमें काम में आता है अपना डेट और टाइम दिखाने के लिए, ठीक है? डेट दिखाने के लिए, टाइम नहीं, मतलब डेट दिखाने के लिए टाइम काम में आता है, ठीक है? अब इसका कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको देखते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आती है इनिशियल डेट, मतलब जो करंट डेट है उसको, वो क्या रखना है, मतलब इस कैलेंडर में करंट डेट क्या चूज़ कराना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डेट दे सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपका बैकएंड यहाँ पे कनेक्ट है तो आप यहाँ पे डेट दिखा सकते हो, ठीक है? देन आता है कलर, जो आपने कैलेंडर में जो सिलेक्टेड डेट है उसका कलर क्या रखना है, ठीक? तो आप कलर दे सकते हो, यहाँ पे मैंने प्राइमरी दिया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी रहता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मान लो मैं कर लेता हूँ टर्सरी, तो ये आपका ये टर्सरी कलर हो जाएगा, ठीक है? तो कलर चेंज हो जाएगा। देन आता है आइकॉन कलर, जो आपका इसमें आइकॉन यूज़ हुआ है ना, उसके कलर क्या-क्या रखने हैं आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आइकॉन कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे आपका देखो मैंने ब्लू कर दिया इसको, तो ये कलर हो गया, ये दोनों ब्लू कलर में हो गए, ठीक? देन आता है टू रो हेडर, मतलब आपका जो ये हेडर है उसमें तो एक और रो ऐड हो जाएगा, ठीक? थोड़ा तो देखोगे आप यहाँ पे, ये एक अलग रो हो गया और ये एक अलग रो हो गया, ठीक है? तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग कुछ रख भी सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ और नहीं रख सकते, ठीक है? नीचे आते हैं वीक व्यू। वीक व्यू मतलब अगर आप चाहते हो कि जो आपका ये कैलेंडर है वो वीकली दिखाई दे, तो आप यहाँ पे वीक व्यू ऑन कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ वीक दिखेगा, मतलब संडे, मंडे, सैटरडे तक दिखेगा, जितनी भी डेट आ रही है, उसके बाद को आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है? फिर आते हैं स्टार्ट वीक ऑन मंडे। अगर आप चाहते हो कि आपका वीक है वो मंडे को स्टार्ट हो, तो आप यहाँ से मंडे वीक स्टार्ट कर सकते हो। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपका संडे से स्टार्ट होता है, ठीक है? रो हाइट रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रो की हाइट रख सकते हो, ठीक है? समझ में आया? नीचे आते हैं टाइटल स्टाइल पे। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, जो आपका टेक्स्ट में प्रॉपर्टीज़ है, उन सब प्रॉपर्टीज़ को आप
चेक कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ टाइटल प्रॉपर्टी, टाइटल स्टाइल लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि आपका जो ये टाइटल है ना, उसका स्टाइल क्या रखना है। जैसे मान लो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, बोल्ड करता हूँ, तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, देन आता है डेज ऑफ वीक स्टाइल, मतलब ये जो आपका वीक लिखा हुआ है डेज, ठीक है, उसका स्टाइल क्या होगा। इसको अगर मैं थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये देखो आपका, ठीक है, छोटा हो गया। अगर इसको मैं कर देता हूँ सेमी बोल्ड, तो ये सेमी बोल्ड हो जाएगा। ठीक, नीचे आते हैं। अब आता है डेट स्टाइल। आपका जो डेट लिखा हुआ है, इसकी स्टाइल क्या रखनी है। तो मान लो मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करना है और दूसरा करना है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो इसको, फॉन्ट वेट चेंज कर सकते हो आप इसका। ठीक है, सिलेक्टेड डेट स्टाइल, मतलब जो आपका डेट सिलेक्टेड है उसका स्टाइल क्या रखना है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। मान लो सिलेक्टेड डेट हमारा 5 तारीख है, इसको मैं एक्स्ट्रा बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा यहाँ से। और साइज चेंज करना है अगर हमें, तो यहाँ पे हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, नीचे आते हैं अब इनएक्टिव डेट स्टाइल, मतलब जो डाटा जो डेट हमारे इनएक्टिव है उनका डेट सॉरी स्टाइल क्या रखना है। जैसे ये देखो, अगर मैं चेंज करता हूँ इसको, तो ये चीज़ आपका जो पुराना डेट है, मतलब जो इस महीने का ना है, जो पुराने वाले महीने का डेट है, जैसे यहाँ पे 31, 30, 29, 28, 27, 26 दिखा रहा है, तो उनका स्टाइल क्या रखना है उसको भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी आपको कैलेंडर की। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को इसको फॉरवर्ड कर, मतलब बैक आके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर विज़ेट आपको समझ में आ गया पूरी तरह से। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार मेरे कमेंट करके बता देना कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने टॉगल आइकॉन में। इस विज़ेट का क्या यूज़ होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फिर कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा आपको। तो जो ये टॉगल आइकॉन है ना, इसका मतलब होता है कि दो आइकॉन के बीच में स्विच करना। जैसे आप लोग डिसलाइक और लाइक का फंक्शन देखे होंगे किसी भी ऐप में, कि जब आप लाइक पे क्लिक करते हो तो वो डिसलाइक हो जाता है, और जब डिसलाइक पे क्लिक करते हो तो वो लाइक हो जाता है। ठीक है, तो सेम काम इस विजेट का होता है। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे क्लिक करोगे, तो ये अपना जो स्टेट होगा उसको चेंज कर लेगा। जैसे कि मैं एक बार प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अपना स्टेट चेंज करके यहाँ पे चेक बॉक्स दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो इससे पहले नॉर्मल बॉक्स है। ठीक, अब इसको कैसे करना है वो हमको मिलेगा प्रॉपर्टीज के अंदर। जैसे यहाँ पे आपको पहला मिलता है टॉगल वैल्यू। टॉगल वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू क्या रखनी है, और जो ये वैल्यू होती है ना, ज़्यादातर ऐप स्टेट से सेट होती है। मान लो हम लोग कट करते हैं इसको और यहाँ ऐप स्टेट देते हैं, जैसे कि दे देते हैं इज ट्रू। ठीक है, और ये कर देते हैं हम लोग बूलियन। ठीक, क्रिएट करते हैं इसको मान लो। तो अगर हम लोग इसके एक्शन बनाएंगे ना, तो ये हमारा देखो यहाँ पे देगा क्या, टॉगल वैल्यू में इज ट्रू। अगर मतलब ये ट्रू हो तो हमको इसको फील्ड करना है, नहीं तो फील्ड नहीं रखना है। ठीक है, इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ पे एक्शन ऐड कर सकते हो कि जब टॉगल को ऑन किया जाता है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब ऑफ किया जाता है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसको जब मैं एक बार आपको जब एडवांस लेवल का बताऊंगा, अभी तो आपको बिगिनर्स लेवल की हो, लेकिन जब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे ना, तो हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नीचे आता है डिस्प्ले वैल्यू इन यूआई बिल्डर, मतलब अगर आप देखना चाहते हो कि वैल्यू कैसी दिखेगी यूआई बिल्डर में, तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं हर्ट लिख देता हूँ, तो ये फील्ड वाला हर्ट आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं इसको हर्ट लिख के अनफील्ड वाला करूंगा, तो ये वाला नॉर्मल हर्ट आ जाएगा। ठीक है, आउटलाइन वाला। ठीक है, ये देखो आपका, अगर आप फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करोगे यहाँ पे जाके, तो आप चेक कर पाओगे कि जो आपका वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। ये देखो, ठीक है, ये आपका चेंज हो रहा है। ठीक, टॉगल वैल्यू समझ में आया। और आइकॉन की प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी, आइकॉन की प्रॉपर्टीज में आता है आपका आइकॉन, आइकॉन साइज, देन आइकॉन कलर। ठीक है, समझ में आया। ये टॉगल में क्या करना होता है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो टॉगल होता है उसका काम होता है दो आइकॉन्स के बीच में स्विच करना अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अगर ट्रू रहेगा तो ऑन करेंगे, फॉल्स रहेगा तो ऑफ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे विजेट पे, जो है हमारा ऑडियो प्लेयर। और जो ये ऑडियो प्लेयर है ना, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमको म्यूजिक प्ले करने के में। ठीक है, ऑडियो प्लेयर का आप मतलब जानते ही हो क्या होता है। जैसे आपको कोई म्यूजिक प्ले करना है अगर अपने ऐप के अंदर किसी भी यूआरएल से या किसी एसेट से, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इनकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है सबसे पहला आता है आपका टाइटल, मतलब जो आपका ये ऑडियो है उसका टाइटल क्या है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉन्ग। ठीक है, देखोगे आपका जो टाइटल है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ सॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका टाइटल चेंज हो गया। देन आता है ऑडियो टाइप। ऑडियो टाइप में आता है दो चीज़, पहला होता है नेटवर्क और दूसरा होता है एसेट। नेटवर्क मतलब अगर आपका जो ऑडियो है किसी यूआरएल पे रखा हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो नेटवर्क का। नहीं तो अगर आपके इन ऐप में है, मतलब ऐप के अंदर है, तो आप एसेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन आता है
पाथ, यहाँ पे अगर आप नेटवर्क करते हो तो यहाँ पे पाथ माँगेगा जो आप ऑडियो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो नेटवर्क इमेज का सॉरी नेटवर्क से, उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। देन आता है आपको जब आप यहाँ पे एसेट करोगे ना तो यहाँ पे पूछेगा कि अपलोड करने के लिए एक एसेट फ़ाइल, मतलब एक ऑडियो फ़ाइल आपको अपलोड करने के लिए कहेगा ये, ठीक है? अगर आपके पास कोई ऑडियो फ़ाइल होगी तो आप इसको अपलोड कर सकते हो यहाँ से। देन आता है पॉज़ ऑन फॉरवर्ड नेविगेशन, मतलब जब भी इस पेज से अगर आगे पेज पे जाएँ हम लोग तो इसको अगर आप चाहते हो कि ऑडियो पॉज़ हो जाए तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है? मतलब इस पेज से किसी भी पेज पे अगर हम मूव कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ऑडियो अपने आप पॉज़ हो जाए, तो उसको आप हमेशा ऑन रखना। देन आता है प्लेन बैकग्राउंड, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जब आपका ऐप क्लोज़ हो रहा है, मतलब आपका ऐप मिनिमाइज़ हो रहा है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऑडियो प्ले होता रहे, तो आप यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। इसमें भी 2 ऑप्शन होता है, डिसेबल्ड रिस्टोर ऑन फोरग्राउंड, मतलब अगर आप इसको चूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे ये होगा कि जब आप ऐप जो है उसको मिनिमाइज़ करोगे और वो बैकग्राउंड में आपकी ऐप है, तो वहाँ पे वो डिसेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको ऐप को फिर से ओपन करोगे, वो फिर से प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? देन आता है आपका डिसेबल एंड पॉज़। डिसेबल एंड पॉज़ मतलब डिसेबल हो जाएगा और जो ऑडियो है आपकी वो वहीं पे पॉज़ हो जाएगी, ठीक? अब आते हैं यहाँ पे फिल कलर, मतलब आपको जिस जो भी कलर इसका रखना हो आप यहाँ पे कलर इसका चूज़ कर सकते हो, ठीक है? देन आता है प्लेबैक बटन कलर, ये जो आपका बटन है उसका कलर क्या रखना है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक? एक्टिव ट्रैक कलर मतलब जो आपका ये ट्रैक है ना, ये वाला कि जितना वीडियो कि सॉरी कितना ऑडियो प्ले हुआ है उस चीज़ को सेट करने के लिए आप यहाँ पे प्राइमरी कलर करोगे तो जितना वीडियो सॉरी आपका जितना ऑडियो प्ले हुआ रहेगा वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगी। देन आता है इनएक्टिव, जितना प्ले नहीं हुआ है उसके लिए इनएक्टिव होता है, ठीक है? यहाँ पे एक्टिव कलर को आप थोड़ा-सा चेंज करोगे तो आपका यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगा। मतलब जितना ऑडियो आपका प्ले हुआ है उतना ब्लू कलर का हो जाएगा, बाकी सारा रेड कलर का रहेगा। अब एलिवेशन मतलब मैं आपको बताया था कि एलिवेशन मतलब होता है कि जेड एक्सिस से थोड़ा-सा ऊपर उठा हुआ, ठीक है? तो अगर आप इसको बंद करना चाहते हो, बिल्कुल प्लेन रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हो। तो देखोगे थोड़ा-सा चेंज हुआ है। अब ये मतलब बैकग्राउंड में कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पे एलिवेशन ऑन कर दोगे ना तो थोड़ा-सा ये उठा-उठा लगेगा, ठीक? अब नीचे आते हैं टाइटल टेक्स्ट है, मतलब जो टाइटल है उसका टेक्स्ट का थीम क्या रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, वो सारी चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? नॉर्मल यहाँ पे प्लेबैक ड्यूरेशन टेक्स्ट स्टाइल भी है। मान लो अगर आपकी ये जो ड्यूरेशन है, इसका टेक्स्ट साइज़ चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे वो आपको यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक? ऑडियो प्लेयर समझ में आया? अब आते हैं अपने वेब व्यू पे। इसको हटाते हैं यहाँ से। अब वेब व्यू को उठाते हैं और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब देखो वेब व्यू जो होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी ऐप के लिए। मान लो अगर आप ऐप के अंदर कुछ वेबसाइट शो कराना चाहते हो तो आप वेब व्यू का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? इसमें भी आपको कई सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं जिसका यूज़ करके आप अपने वेब व्यू को और अच्छा कर सकते हो, ठीक है? मान लो यहाँ पे आपका वेब व्यू है, ठीक है? आप यहाँ पे कुछ प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ का पेज दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ना कि बार-बार आपको लिखना पड़े। जैसे मान लो आपका कोई एक वेबसाइट है, ठीक है? अगर आप उस वेबसाइट की प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेजेज़ दिखाना चाहते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी को पेज का यूआरएल जो है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, अपने आप यहाँ पे जो पेज है वहाँ का वो दिख जाएगा, ठीक? अब यहाँ पे आते हैं, इसमें भी आपका आता है विड्थ और हाइट। अगर आपको विड्थ यहाँ पे देनी है इसकी तो आप यहाँ पे विड्थ दे सकते हो कि कितनी विड्थ रखनी है इसकी वेब व्यू की, ठीक है? जैसे मान लो अगर फुल कर देता हूँ तो यहाँ पे फुल विड्थ हो जाएगी। देन हाइट कितनी रखनी है, ठीक है? और हाइट भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पे हाइट दे सकते हो इसका, ठीक? देन आता है वेब व्यू यूआरएल, मतलब जो ये वेब का व्यू आ रहा है उसका यूआरएल क्या रखना है हमें, तो आप यहाँ पे अपना यूआरएल दे सकते हो। आप किसी चीज़ का भी यूआरएल दे सकते हो, ठीक है? जैसे मान लो मैं किसी और का यूआरएल देता हूँ, जैसे फ्लटरफ्लो का देता हूँ, ठीक है? flutterflow.io का देता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखो आपका जो फ्लटरफ्लो था उसका जो यूआरएल है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक? अब यहाँ पे आके क्लिक करते हैं लोड कंटेंट फ्रॉम एचटीएमएल। मान लो अगर आपको पास कुछ एचटीएमएल है, ठीक है? लेकिन आप एचटीएमएल को कन्वर्ट करना चाहते हो कंटेंट में, तो आप यहाँ पे एचटीएमएल अपना रख सकते हो। जैसे मैं सैंपल एचटीएमएल ले लेता हूँ, एक सैंपल एचटीएमएल, ठीक है? एचटीएमएल एग्जांपल्स में आते हैं। मान लो मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, मोर एचटीएमएल विद पैराग्राफ, चलो ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक? ये देखो अभी दिखा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारा जो ये एचटीएमएल है वो अभी फ़िलहाल हम लोग वेब ब्राउज़र में ही चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सही से लोड नहीं हो रहा, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, मतलब आप ऐसा समझो कि यहाँ पे आप एचटीएमएल अपना रख सकते हो, ठीक? अगर मैं थोड़ा इसको हटा भी दूँ, ये देखो आपका एचटीएमएल टैग मैंने हटाया तो ये देखो आपका सही चलने लगा। ओके, मतलब हमको यहाँ पे एचटीएमएल टैग इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? चलो यहाँ पे एचटीएमएल टैग नहीं इस्तेमाल करते हैं, सीधे बॉडी टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक? ये देखो आपका एचटीएमएल यहाँ पे दिखाने लगा। अब आता है अलाउ
फोर्स अलाउ डोमेन रेस्ट्रिक्शन मतलब सॉरी 1 मिनट यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो हट गई थी। फोर्स अलाउ वर्टिकल स्क्रॉलिंग मतलब कुछ वेब पेजेज़ में क्या होता है ना कि आपका हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल होता है, ठीक है? समझिए आप मतलब क्या कह रहा हूँ? जैसे कुछ वेब पेजेज़ में हॉरिज़ॉन्टल में आप स्क्रॉल करते हो, लेकिन जब आप इसको ऑन कर दोगे ना तो ये वर्टिकल स्क्रॉल करेगा सिर्फ़, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल में नहीं जाएगा। समझ में आया? देन आता है फोर्स अलाउ हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉलिंग मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेब पेज है वो हॉरिज़ॉन्टल में भी स्क्रॉल करे, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक? यहाँ पे इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे आता है एक नया चीज़ आपका बाईपास डोमेन रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ डोमेन्स होता है ना, मतलब कुछ डोमेन नेम होते हैं या कुछ वेबसाइट होती हैं जो वेब का व्यू होता है ना, वेब व्यू होता है उसको प्रमोट नहीं करती, मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो वो बाईपास कर देगा उस डोमेन रेस्ट्रिक्शन को, ठीक है? समझ में आया? मतलब आप उस डोमेन का भी दिखा सकते हो जिस डोमेन पे ये चीज़ एक्सेस आप नहीं कर सकते थे। जैसे मान लो मैं ये करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ ये दिखता है कि नहीं दिखता है। देखो, ये देखो आपका लोड हुआ है, लेकिन जो आपकी सीएसएस फाइल थी या तो डिज़ाइनिंग फाइल थी वो लोड नहीं हुई है, देखो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जब इसको मैंने बंद कर दिया तो ये आपका सही से दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन जब मैं इसको ऑन कर दूँगा तो ये जितने भी सीएसएस फाइल्स थी जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस लिखे हुए थे वो सारा हटा दिया है इसने, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक कैसे यूज़ करना है वेब व्यू को और वेब व्यू क्या होता है? अब आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। अब आते हैं स्टैटिक मैप पे। स्टैटिक मैप और आपका जो गूगल मैप है ना, इसको मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, बट आप कुछ ऐसी तरह समझो, जो आपका स्टैटिक मैप होता है वो एक स्टेबल मैप को दिखाता है। मतलब आपको कहीं का लोकेशन दिखाना है, मतलब एक सिंपल लोकेशन दिखाना है तो आप स्टैटिक मैप का यूज़ कर सकते हो। ठीक है? देन आता है आपका गूगल मैप। गूगल मैप का आप यूज़ करके एक रूट ट्रैकिंग या तो फिर आप रियल टाइम ट्रैकिंग ऐप बना सकते हो। ठीक है? यहाँ पे जो गूगल मैप होता है उसमें जैसे आपने वो फ़ोन्स पे अपने गूगल मैप को देखा होगा, सेम वैसे ही होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होती हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वाला जो गूगल मैप और स्टैटिक मैप है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई एंड की चीज़ होती है। मतलब आप इसको यूज़ करने के लिए एपीआईज़ यूज़ करते हो और कैसे इसको मैनेज करना है वो सारा चीज़ आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा गूगल मैप के लिए, ठीक है? उसमें बताऊँगा किस तरह से आप गूगल मैप यूज़ करते हो, कैसे आपको एड्रेसेस शो कराना है, कैसे आपको मार्कर लगाना है, ठीक? इसको भी क्लिक क्लोज़ करते हैं, मूव करते हैं आगे। देन आता है आपका ऐड बैनर। आपने ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ देखा होगा सभी ऐप्स में, सभी मोबाइल ऐप्स में, कि वहाँ पे हमको एडवर्टाइज़मेंट दिखाता है, ठीक है? और जो आपका ये ऐड बैनर है ना, ये सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग अर्निंग होता है किसी भी ऐप के लिए, ठीक? तो आप इसका यूज़ करके अपने ऐप के अंदर एडवर्टाइज़मेंट लगा सकते हो। इसमें आपको जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। सबसे पहला होता है आपका आईओएस एड यूनिट, मतलब यहाँ पे एड यूनिट आईडी डालना पड़ता है, जो कि आपको एडमॉब से मिलता है, ठीक है? देन आता है आपका एंड्रॉयड एड यूनिट, मतलब जो आपको एंड्रॉयड एड यूनिट मिलेगा एडमॉब से, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देन आता है आपका ऐड बैनर डायमेंशन, मतलब जो आपका ये ऐड बैनर है ना, उसका डायमेंशन क्या रखना है। तो 100 अगर विड्थ रखना है तो आप 100 ले सकते हो, हाइट अगर 50 रखनी है तो 50 रख सकते हो, या तो फिर आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? अब नीचे आते हैं लॉटिल एनिमेशन। लॉटिल एनिमेशन का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, किस तरह से इसको यूज़ करना है, ठीक है? आप उसको देख सकते हो, या मैं फिर से एक बार छोटा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका लॉटिल एनिमेशन होता है ना, इसका यूज़ करते हैं हम लोग अपने ऐप्स के अंदर जीआईएफ या छोटे-मोटे एप्लीकेशंस सॉरी एनिमेशंस डालने के लिए, ठीक है? जैसे आपका प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसमें अगर हमको कुछ एनिमेशन लगाना है तो हम वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें 2-3 प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती हैं। सबसे पहला आता है आपका एनिमेशन सोर्स, मतलब जो आपका ये एनिमेशन है उसका सोर्स कहाँ है, मतलब उसको लेना कहाँ से है, ठीक है? तो इसे नेटवर्क से लेना है तो आपको यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा, राइट? या तो फिर अगर आप एसेट से लेना चाहते हो तो एसेट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? अभी तो हम लोग फिलहाल के लिए यूआरएल रखते हैं। नीचे आते हैं ऑटो एनिमेट, मतलब जब भी आपका ये पेज लोड होगा, अगर आप चाहते हो कि अपने आप ये शुरू हो जाए तो ऑटो में एनिमेट आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? देन आता है आपका एनिमेशन टाइप। एनिमेशन टाइप क्या होता है कि जैसे आपका ये एनिमेशन है उसका टाइप क्या होगा, जैसे लूप है, मतलब बार-बार चलता ही रहेगा। जब भी एंड होगा फिर से वो शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इसको लूप रखते हैं, नहीं तो यहाँ पे होता है वंस। वंस में क्या होता है कि एक बार ये चला, खत्म हुआ, उसके बाद वहीं पे ये रुका रहेगा, ठीक है? देन आता है आपका बूमरैंग। बूमरैंग में भी ट्राई करके देखो कैसा होता है ये। मतलब एक बार फॉरवर्ड मूव होगा, एक बार बैकवर्ड मूव होगा, ठीक है? मतलब जहाँ तक एंड होगा वहाँ से फिर से वापस आएगा ये। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लूप में चलाते हैं, ठीक है? जैसे लगेगा कि ये दौड़ रहा है, राइट? देन आता है फ्रेम रेट, कि इसका जो फ्रेम रेट है उसको क्या रखना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे उसको चूज़ कर सकते हो। देन आता है विड्थ, मतलब जो एनिमेशन है उसका विड्थ कितना रखना है, हाइट क्या रखना है। फिर से इसमें भी वही सेम चीज़ आता है जैसे हमारा होता है बॉक्स फिट। बॉक्स फिट में कंटेन, फिल अप, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया हुआ था, तो आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है? अब इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, हमारा लॉटिल एनिमेशन हो गया। देन ब्लर। अब ब्लर का काम क्या होता है, आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि कुछ 18+ वेबसाइट हैं या तो कुछ प्रीमियम कंटेंट कोई सेल कर रहा है, वहाँ पे उस कंटेंट को ब्लर कर देता है जब तक आप कोई मेंबरशिप नहीं परचेज़ करते हो, ठीक है? तो इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग वो चीज़ बना सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक कंटेनर रखना है, मैं कंटेनर रखता हूँ, ठीक है? मैं इसको कर देता हूँ फुल विड्थ और फुल हाइट करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ मैं ब्लर। यहाँ पे आते हैं, इसमें रखते हैं ब्लर, ये ब्लर रख दिया मैंने। सॉरी, एक बार मैं ब्लर फिर से रखता हूँ यहाँ पे
पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं ब्लर, ठीक? तो ये ब्लर हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो भी टेक्स्ट रखा है ना इसके अंदर, वो चीज़ ब्लर रहेगा, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी रखता हूँ तो ये चीज़ नीचे से ब्लर हो जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे मान लो इसको 80 करता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, सॉरी 80 करता हूँ तो ये देखो पीछे से ये ब्लर है। मतलब ये कंटेंट तब तक कोई एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक हम लोग इसका ब्लर हटाएँगे नहीं। या तो फिर आप ऐसे समझो, जब आप प्रीमियम मेंबरशिप लगा रहे हो ना अपने ऐप में, तो आप ब्लर का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी प्रीमियम कंटेंट को छुपाने के लिए, ठीक है? अब आते हैं थोड़ा ब्लर की प्रॉपर्टीज़ पे। ब्लर की प्रॉपर्टीज़ में क्या मिलता है आपको? सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मिलता है। मतलब कितना ब्लर रखना है आपको एक्स एक्सिस पे, ठीक है? कितना ब्लर रखना है आपको वाई एक्सिस पे। तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन आता है शुड अप्लाई ब्लर, मतलब जो ये ब्लर इफेक्ट है उसको अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो चीज़ आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कुछ मेंबरशिप्स ऑप्शन देते हो या फिर कुछ एज रेस्ट्रिक्टेड चीज़ रखे हो, तो उस चीज़ों के लिए आप यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन लगा के कर सकते हो कि इस चीज़ को इस यूज़र को नहीं दिखाना है। देन आता है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप अगर आप ऑन करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है वेदर टू अप्लाई द ब्लर टू बैकग्राउंड, ठीक है? मतलब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो ब्लर इफेक्ट होगा, ठीक है? वो बैकग्राउंड से हट जाएगा, ठीक? समझ में आया? और बैकग्राउंड जो होगा वो फ्रॉस्टेड हो जाएगा। फ्रॉस्टेड मतलब होता है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, टर्न दिस टू ऑन गेट अ फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट। मतलब जो बैकग्राउंड है आपका, बैकड्रॉप है, जो भी इसके पीछे रखा होगा, आई मीन जैसे ये ब्लर रखा है ना, अब ब्लर के पीछे जो चीज़ रखा होगा होगा वो ब्लर इफेक्ट में आएगा, ठीक है? इसके आगे का नहीं आएगा, पीछे वाला ब्लर में आएगा, ठीक? लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब आप इसको बंद करते थे ब्लर को, मतलब जब आपने अभी ऑन किया है, जब आप इसको बंद कर देते थे ना, यहाँ पे आपका फ्रंट में दिखता था ब्लर इफेक्ट, ठीक है? लेकिन जब आप इसको बैकड्रॉप ऑन कर दोगे तो जो बैकग्राउंड का होगा वो ब्लर दिखेगा, ठीक? समझ में आया आपको? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ब्लर में आई थिंक आपको कुछ इशू होगा, तो कोई बात नहीं, मैं अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप एक बार पूछ लेना, हम ब्लर इफेक्ट को सही से क्लियर कर देंगे। देन आता है आपका ट्रांसफॉर्म। आप किसी विजेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इसका यूज़ करके। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट रखता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म हो, रोटेट हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक? या तो फिर मैं जो भी चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। रोटेट के बाद स्क्यू हो गया, स्क्यू करूँगा तो ये देखो, ठीक है? तो आप इसका यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट की डिज़ाइन या किसी भी टेक्स्ट का एनिमेशन चेंज कर सकते हो, ठीक? यहाँ पे मैंने आपको ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ भी दिखा दी थी। देन आते हैं नीचे थोड़ा-सा मीडिया डिस्प्ले। अगर आपके पास कई सारे फ़ोटोज़ हैं, तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ को डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे आप गैलरी देखे होंगे, तो सेम एक गैलरी जैसा ही होता है, जहाँ पे आप लिस्ट ऑफ इमेजेस को शो कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। प्रॉपर्टीज़ सबसे पहला मिलता है आपको मीडिया पाथ। मीडिया पाथ मतलब जो इमेज आप शो कराना चाहते हो, उसका पाथ क्या है, वो चीज़ आप यहाँ से दोगे, ठीक है? देन आता है यूआई बिल्डर व्यू। मतलब जो आपका ये यूआई बिल्डर है ना, उसका व्यू क्या रखना है, इमेज का रखना है कि वीडियो प्लेयर का रखना है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे इमेज रखना चाहते हो तो आप इमेज रख सकते हो, या तो अगर आप वीडियो प्लेयर रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप वीडियो प्लेयर रख सकते हो। आप ऐसे भी समझो इसको, जो आपका ये मीडिया डिस्प्ले है, कि आप यहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ इमेजेस हैं जिसके अंदर आपके पास वीडियोस भी हैं, तो आप उसको यहाँ पे प्ले कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है? फिर आता है इमेज प्रॉपर्टीज। अगर आपके इस मीडिया डिस्प्ले में इमेजेस हैं तो आप यहाँ की इमेज की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो, जैसे विड्थ हो गया, हाइट हो गया, या बॉर्डर रेडियस हो गया, ठीक है? अगर आपके पास वीडियोस हैं तो वीडियोस के लिए आप भी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो, जैसे आपका हाइट और विड्थ, ठीक है? देन आता है ऑटो प्ले। अगर आप इसको ऑन करते हो तो अगर आपके पास कोई वीडियो होगी ना, तो वो अपने आप प्ले होगी, ठीक है? और यहाँ पे देन आता है लूप वीडियो। मतलब अगर आपको आपके पास कोई वीडियो है तो अपने आप वो लूप में चलेगी, मतलब खत्म होते ही फिर से वो नया स्टार्ट हो जाएगी। देन आता है अलाउ फुल स्क्रीन। मैंने आपको जैसे यूट्यूब में बताया था कि फुल स्क्रीन पे अगर इसको अलाउ करना है तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाए, मतलब पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है? इंक्लूड प्लेबैक मेन्यू, स्पीड मेन्यू, ठीक? इंक्लूड प्लेबैक स्पीड मेन्यू। अगर आपको देना है कि कितना स्पीड में आपको वीडियो को प्ले करना है, तो वो आप वहाँ से ऑन करके इस सेटिंग को आप दे सकते हो, ठीक है? देन आता है पॉज ऑन फॉरवर्ड नेविगेशन। मतलब जैसे ही यूज़र इस पेज से किसी और पेज पे जाए, तो ये अगर आप चाहते हो कि वीडियो पॉज हो जाए तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? अगर देखो कोई इश्यू आ रहा हो ना तो आप लोग प्लीज़ बताया करो, ठीक है? देन आते हैं हम लोग राइव एनिमेशन। राइव एनिमेशन भी आपका सेम लॉटिल एनिमेशन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर ये होता है कि जो आपका राइव एनिमेशन है ना, इसमें आपको एक्सेस मिलता है ऑन पॉज ऑन प्ले वाले सिस्टम का। मतलब जब आप यहाँ पे जब ऐड एक्शन करोगे ना, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो आपका ये एनिमेशन है ना, यहाँ पे मैं आता हूँ एनिमेशन में, ये देखो राइव एनिमेशन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको राइव एनिमेशन 1, ठीक है? अब आप इसमें एक्शन चूज़ कर सकते हो कि आपको जो ये वीडियो है, मतलब जो एनिमेशन है, उसको जब पॉज़ होता है तो क्या करना है, जब प्ले होता है तो क्या करना है, ठीक है? उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे दे सकते हो। और इसमें आप
लेयर बाय लेयर को एनिमेट कर सकते हो। जैसे देखो लाइटिंग को अगर एनिमेट करना है, इंट्रो को एनिमेट करना है, ठीक है? तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें लेयर बाय लेयर कर सकते हो और जो आपका लॉटिल में होता है वो सब एक साथ होता है, ठीक? और यहाँ पे भी आपको जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मिलती हैं आपको एनिमेशन सोर्स, मतलब आपका जो ये एनिमेशन है वो कहाँ से लेना है आपको, नेटवर्क से लेना है या एसेट से लेना है? देखो नेट जो भी एनिमेशन सोर्स होता है या जो भी सोर्स फाइल होती है ना, उसमें हमेशा 2 चीज़ रहता है या 3 चीज़ रहता है। 2 चीज़ में अगर रहेगा तो वो पहला रहेगा आपका नेटवर्क, दूसरा रहेगा एसेट, और अगर 3 चीज़ रहेगा तो पहला रहेगा नेटवर्क, दूसरा रहेगा एसेट और थर्ड रहेगा अपलोडेड फाइल। अगर मान लो आपने उसी पेज में कोई फाइल अपलोड की है तो अपने आप वहाँ पे अपलोडेड फाइल दिखाने लगेगा आपको, ठीक है? जैसे अभी देखो यहाँ पे अपलोडेड फाइल दिखा रहा है, ठीक है? अगर आपके पास इस पेज में कोई फाइल अपलोडेड होगी तो आपको यहाँ पे तुरंत दिखा देगा उस चीज़ को, ठीक है? नेटवर्क ले लिया हमने, यहाँ पे अब वो जो चीज़ थी वो हट गई है, कोई बात नहीं, हम लोग के पास फिर से इसको रख लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मैंने रखा, ठीक है? अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं थोड़ा-सा, ये रेंडर नहीं हो रहा, हाँ, रेंडर हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखो न्यू आउटबोर्ड, और आप सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जैसे मैंने बताया कि आप लेयर वाइज़ यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो। जैसे मेन लूप अगर करोगे तो जितना भी लेयर है ना आपका, जो मेन लेयर है वो एनिमेट होगी, ठीक है? जैसे अगर आप मान लो इसको बंद कर देते हो और इंट्रो को एनिमेट करते हो, तो ये देखो आपका सिर्फ़ इंट्रो एनिमेट हो रहा है, ठीक है? देन आता है आपका एनिमेशन टाइप, इसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ है, वन्स वाला है, मतलब एक ही बार एनिमेट होगा, और ये जो है आपका लेयर के हिसाब से ही होता है। मान लो किसी लेयर में आपका जो एनिमेशन है, राइव एनिमेशन जो है, उसमें अगर वो कंटीन्यूअस एनिमेशन लगा के रखा है, तो वो आप जब प्रीव्यू करोगे तो ये कंटीन्यूअस एनिमेट करता रहेगा। देन आता है आपका ऑटो एनिमेट, अगर आप चाहते हो कि पेज लोड होते ही अपने आप एनिमेट करने लगे, तो यहाँ पे आप ऑटो एनिमेट भी ऑन कर सकते हो। देन आता है आपका विड्थ और हाइट, सेम है, विड्थ और हाइट कैसे दिया जाता है मैंने आपको बताया है कई बार, तो आप इसको सेट कर सकते हो, इसकी विड्थ और हाइट, ठीक है? अब आता है आपका एचटीएमएल व्यू। अब देखो एचटीएमएल व्यू और वेब व्यू में बहुत अंतर होता है। अगर आप वेब व्यू इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको एचटीएमएल टैग नहीं यूज़ कर पाओगे, लेकिन आप यहाँ पे एचटीएमएल टैग्स इस्तेमाल कर सकते हो, और जो भी आपको वेब कंटेंट दिखाना है या एचटीएमएल कंटेंट दिखाना है, उन चीज़ को आप यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है? इसमें बस एक ही प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है, इस एचटीएमएल व्यू में दिखाना क्या है, ठीक है? इसको बंद करते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे थोड़ा-सा पीडीएफ व्यूअर में। अगर आप चाहते हो कि अपने ऐप में कोई पीडीएफ दिखाना, जैसे आपका प्रोफाइल हो गया या तो यूज़र्स का कुछ डॉक्यूमेंट्स आप दिखाना चाहते हो यूज़र को, तो आप पीडीएफ व्यूअर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी आपको जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें मिलता है आपको सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि सोर्सेज़ में होता है हमेशा नेटवर्क, एसेट या तो फिर अपलोडेड फाइल, ठीक है? अब इसको बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसके आते हैं जो नई प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉक्सी हो गया, कस्टम प्रॉक्सी यूआरएल। प्रॉक्सी मतलब होता है, जैसे कुछ वेब पेजेज़ होते हैं, कुछ यूआरएल्स होते हैं ना, जो आप एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली अपने डोमेन से, तो आप प्रॉक्सी यूआरएल इस्तेमाल करके उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? अब पीडीएफ व्यूअर को बंद करते हैं, देन आता है हमारा प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार में आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती है। अब आते हैं प्रोग्रेस बार में, तो हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है प्रोग्रेस बार को, तो प्रोग्रेस बार का जो यूज़ होता है, उसमें आप प्रोग्रेस ऑफ किसी टास्क का, मतलब कोई टास्क हो रहा है, उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसको दिखा सकते हो। जैसे अगर आपका कोई फाइल है, वो कितना डाउनलोड हुई है या कितना अपलोड हुई है, उसको दिखाने के लिए इसके इस्तेमाल में आता है, ठीक है? इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रोग्रेस वैल्यू। ये आपकी प्रोग्रेस वैल्यू होती है ना, वो बाई 100 होती है या बाई 1000 होती है, ठीक है? मान लो आपका ऐसे प्रोग्रेस वैल्यू अगर 1 है, तो ये देखो 100% हो गया, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पे 0.1 करोगे, तो ये थोड़ा-सा फुल होगा। तो आप इसका जो वैल्यू है, इसको 0 से लेके 1 तक एंटर कर सकते हो, ठीक है? 1.0 तक। देन आता है आपको प्रोग्रेस बार का शेप क्या रहना चाहिए। जो आपका ये प्रोग्रेस बार है ना, उसका शेप क्या रखना है आपको। जैसे सर्कुलर रखना है कि लीनियर रखना है। अगर आप सर्कुलर रखते हो, तो जैसे आप देख रहे हो वैसा दिखेगा। अगर आप लीनियर रखते हो, तो लीनियर में आपको लाइन में दिखेगी, ठीक है? यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हो कि कितना विड्थ रखना है प्रोग्रेस बार का, देन थिकनेस दे सकते हो अगर आपका लीनियर है ये तो। थोड़ा थिकनेस चेंज करते हैं तो ये देखो आपका ये हाइट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? देन इन रेडियस, मतलब जो आपका ये प्रोग्रेस बार एंड हो रहा है ना, मैं आपको थोड़ा-सा इसको पैडिंग कर देता हूँ, तो आपको एंड इसका दिखेगा सही से। 40 की पैडिंग पैडिंग करता हूँ और इसको मैं ज़ूम करता हूँ। ये देखो आपका जो ये प्रोग्रेस बार है ना, उसका जो एंड है, उसका रेडियस अभी देखो 0 है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ डाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं 50 करता हूँ, तो ये देखो प्रोग्रेस बार का जो एंड है, वो रेडियस में आ गया है, ठीक? देन आप इसका टेक्स्ट दे सकते हो, ये टेक्स्ट कितना है। और हाँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, जो है आपका एनिमेट प्रोग्रेस का, मतलब जब भी आप इस पेज को लोड करोगे ना, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, शायद से ये एनिमेट करे यहाँ पे। ये देखो आपका इस तरह से आपका ये एनिमेशन हुआ है, उस चीज़ को अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, तो आपको ये एनिमेट को ऑन करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसका मैं वैल्यू करता हूँ 9, ठीक है? अब एक बार मैं फिर इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखो हो सकता है ये फिर से एनिमेट करे, ठीक है? मैं और फिर से देखता हूँ, ये देखो आपका ये जो एनिमेशन दिख रहा है, उसको आपको इनेबल करने के लिए आप ये एनिमेट को ऑन कर दोगे। देन आता है आपका प्रोग्रेस कलर, मतलब जो ये आपका प्रोग्रेस है, उसका कलर कितना रखना, उस चीज़ को आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है? देन आता है बैकग्राउंड कलर, जो आपका बैकग्राउंड है, उसका क्या कलर रखना है, मतलब इसका कलर जो ट्रैक है ना, उसका कलर क्या रखना है, आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे अल्टरनेट करते हैं, ठीक? नीचे आते हैं, तो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, ठीक? और कुछ इसमें प्रोग्रेस बार में नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सीधे आपके लैंग्वेज सेलेक्टर में।
अब लैंग्वेज सेलेक्टर के अंदर क्या है कि यहाँ पे आप अपने ऐप के अंदर कई सारी लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? उससे क्या होगा कि जब भी आपका कोई यूज़र लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा यहाँ से, वो अपने आप पूरे ऐप का जो लैंग्वेज है, वो चेंज हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ करके लैंग्वेज सेलेक्टर बना सकते हो, मतलब बना हुआ है, आप इसका यूज़ करके अपने ऐप की लैंग्वेज जो होती है, उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? देन इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में आपको नॉर्मल सा मिलेगा, विड्थ कितना रखना, हाइट कितना रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ठीक है? यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम कलर है, उसको बहुत नया है, मैं इसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी फ़िलहाल मैं एक बार इसको प्रीव्यू करता हूँ। इसमें आप देखोगे अभी आइटम कलर आपको कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप आइटम कलर को चेंज करोगे ना यहाँ पे, ये चीज़ आपको नया-नया दिखाने लगेगा। जैसे आइटम कलर हो गया, ठीक? यहाँ पे आते हैं, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे फ़िलहाल ऐप में ना एक ही लैंग्वेज है, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा इससे ज़्यादा। लेकिन जैसे आप मल्टीपल लैंग्वेज डालोगे ना, तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज कई सारी दिखाने लगेंगी। ये देखो आपका रेड कलर का हो गया, ठीक है? अभी हमारे पास सिर्फ़ एक लैंग्वेज है, तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा-सा लैंग्वेज को इंक्रीज़ करते हैं अपने ऐप की। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ लैंग्वेज। ऐप सेटिंग में लैंग्वेज ऐड करते हैं, प्राइमरी यहाँ ऐड लैंग्वेज करते हैं, पहले तो इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है? इंग्लिश करते हैं, देन हिंदी करते हैं यहाँ से, हिंदी, उर्दू कर लेते हैं, ठीक है? प्राइमरी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, सेकंड डिस्प्ले लैंग्वेज क्या है? हमारी इंग्लिश है, ठीक है? फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं एक बार करता हूँ रिफ्रेश। शायद से यहाँ पे सारा चीज़ सही से दिखाए। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया और उर्दू आ गया, ठीक है? यहाँ पे आते हैं नीचे और देन यहाँ पे आते हैं, ठीक? अब ये देखो आपका ये है फ्लैग। अगर आपको यहाँ पे फ्लैग दिखाना है, तो आप यहाँ पे फ्लैग दिखा सकते हैं। जैसे अभी आप देखो यहाँ पे ब्रिटिश दिखा रहा है, ठीक है? तो आपको अगर फ्लैग हाइड करना है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको फ्लैग दिखाना है, तो फ्लैग आप वहाँ से दिखा सकते हो। तो मैं फिर रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगा ये। ये देखो आपका ये फ्लैग दिख रहा है, ठीक है? हिंदी जैसे हम लोग कर लिए तो ये हिंदी हो गई, ये उर्दू किए तो हम लोग पाकिस्तान का दिखा रहा है, ये इंडिया का दिखा रहा है, ठीक है? तो आप इस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। देन आपका फिर से टेक्स्ट स्टाइल आता है, तो टेक्स्ट स्टाइल को आप समझते हो। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और क्या आता है, नीचे हमारा बैज। बैज में क्या होता है, जैसे कि अगर आपने नोटिफ़िकेशन बार देखा होगा अपने ऐप का, या तो आप अपने ऐप को देखते होगे, ऊपर एक 1+1 लिखा होता होगा, 2 लिखा होता होगा, उन चीज़ों को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ बैज का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे एक आइकॉन अगर रखूँगा, ठीक है? वैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये बैज होता है ना आपका ज़्यादातर नंबर ऑफ नोटिफ़िकेशंस या नंबर ऑफ मैसेज दिखाने के लिए काम में आता है, जिसके ऊपर 1 या 2 लिखा रहता है। जैसे आपने कार्ट में देखा होगा या नोटिफ़िकेशंस में देखा होगा। इसका यूज़ करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको बैज रखना है, जैसे मैंने रखा है अभी को। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आइकॉन रखना है। आइकॉन ले लेते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं आइकॉन, ठीक है? ये देखोगे तो यहाँ पे आपका एक आइकॉन के ऊपर बैज दिखा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसको करता हूँ नोटिफ़िकेशन, मान लो ये नोटिफ़िकेशन हो गया आपका, ठीक है? अब नोटिफ़िकेशन साइज़ जो थोड़ा चेंज करूँ मैं, ठीक? मतलब इससे पता चलेगा कि आपके पास 1 नोटिफ़िकेशन है या 2 नोटिफ़िकेशन आई हुई है, ठीक है? तो बैज का समझिए कैसे करते हैं इस्तेमाल। थोड़ा-सा इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हैं इसकी। नॉर्मल सी हैं, बैज में आपको जो नई प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये है कि बैज का कलर क्या रखना है, जो आपने देखा है। पोजीशन क्या रखनी है, लेफ्ट या राइट, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से पैडिंग दे सकते हो अपनी पोजीशंस की, ठीक है? देन आता है आपका एनिमेट। अगर आप चाहते हो इसका एनिमेशन देखना, तो इसको आप एनिमेट ऑन कर सकते हो। मैं एक बार प्रीव्यू करता हूँ, तो हो सकता है आपको एनिमेशन दिखे इस चीज़ का। ये देखो आपको ऐसे एनिमेशन है, उस टाइप का अगर एनिमेशन दिखना है, मतलब सॉरी देखना है आपको, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं चार्ट के अंदर। जो सबसे इम्पोर्टेंट है सभी ऐप्स के लिए, वो होता है हमारा चार्ट। जैसे अगर हम लोग को कोई डाटा दिखाना है, कोई डाटा मतलब कोई सेल डाटा है या तो कोई एनालिटिक का डाटा है, उन सबको दिखाने के लिए हम लोग चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत नॉर्मल सा चार्ट है और ज़्यादातर मैं चार्ट जो होता है ना, उसको कस्टम बनाता हूँ, कस्टम कोड करके बनाता हूँ, ठीक है? तो इस चार्ट का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट आपको बता देता हूँ कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। सबसे पहला आता है आपका लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आती है आपकी चार्ट में डाटा सोर्स, मतलब जो आपका ये डाटा है उसको कहाँ से लेना है, फाइल स्टोर डॉक्यूमेंट से लेना है कि आपके नंबर ऑफ लिस्ट से लेना है। अगर आप फाइल स्टोर डॉक्यूमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको डाटा का सोर्स देना पड़ेगा कि किस डॉक्यूमेंट से आप ये डाटा ले रहे हो, ठीक है? और ये भी आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है? अगर आप इसको कर लेते हो नंबर से, तो आपको यहाँ पे एक्स में डाटा देना पड़ेगा, नंबर लिस्ट ऑफ नंबर देना पड़ेगा, ठीक है? देन आपको लिस्ट ऑफ नंबर वाई में देना पड़ेगा। जिससे आपको पता होगा कि जो आपका चार्ट होता है ना, उसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, तो आपको वहाँ पे दोनों चीज़ का डाटा यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? नीचे आते हैं, यहाँ पे होता है कर्व लाइन, जो आप देख रहे हो ना ऊपर से कर्व है, तो उस लाइन को ऑन करने के लिए आप यहाँ पे कर्व लाइन और कर सकते हो, नहीं तो आप इसको बंद करोगे तो ये शार्प लाइन ऑन हो जाएगी, ठीक है? देन आता है सॉर्ट प्रिवेंट ओवरशूटिंग, मतलब जैसे कि ओवरफ्लो ना हो, इस चार्ट का जो विजेट है ना, अगर उस चाहते हो कि आप इससे ऊपर ना जाए, तो आप यहाँ पे प्रिवेंट ओवरशूटिंग कर सकते हो। देन आता है शो डॉट। डॉट में मतलब जहाँ-जहाँ पे आपका डाटा होगा ना, वहाँ-वहाँ पे आपका ये डॉट दिखाई देगा। देन आता है फिल बिलो लाइन, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो नीचे वाली लाइन थी ना इसकी, मतलब जितनी भी स्पेस था इस लाइन के नीचे, अगर वो फिल हो जाए, तो आप यहाँ पे फिल
बिलो लाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप उसका कलर भी दे सकते हो, ठीक है? अब नीचे आते हैं, आप एक और अगर डाटा ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से दूसरा भी डाटा ऐड कर सकते हो। देन आता है आपका चार्ट की प्रॉपर्टीज़ में आपका जो नया सीखने वाली चीज़ है वो आता है आपका शो ग्रिड। अगर ग्रिड ऑन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से चार्ट दिखेगा, मतलब जो आपका ग्रिड चार्ट पेपर होता है ना, जो ग्राफ पेपर होता है उस टाइप का आपका यहाँ पे ग्राफ दिखेगा। देन आता है शो बॉर्डर। अगर आप चाहते हो कि ग्राफ का जो आपने ग्राफ क्रिएट किया उसका बॉर्डर दिखे तो ये आपको वहाँ से शो बॉर्डर ऑन करना पड़ेगा। नीचे आते हैं इनेबल टूल टिप। टूल टिप करोगे तो यहाँ पे आपका जो टूल होता है, मतलब टूल होता है, मतलब जैसे क्या-क्या दिया हुआ है इस ग्राफ के अंदर, वो चीज़ यहाँ से ऑन हो जाएगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा नीचे आते हैं, शो लेजेंड होता है। अगर आपको दिखाना है कि ग्रीन कलर क्या कर रहा है, व्हाइट कलर क्या कर रहा है ग्राफ में शो, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे लेजेंड बोलते हो, तो लेजेंड को आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है? लेजेंड की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इंडिकेटर बॉर्डर रेडियस, मतलब आपका जो इंडिकेटर है उसका बॉर्डर रेडियस कितना रखना है, वो चीज़ आप यहाँ से शो कर सकते हो। नीचे आते हैं, देन आता है हमारा एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारी एक्स एक्सिस है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रखनी है। नॉर्मल हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइटल, देन इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। अगर आप लेबल शो करते हो तो आपका ये लेबल शो हो जाएगा, जैसे 0 हो गया, 1 से लेके 100 तक, ठीक है? और यहाँ पे आता है आपका लेबल फॉर्मेट टाइप, जो आपका ये लेबल है ना, उसका फॉर्मेट क्या रखना है। अगर नंबर रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे नंबर रख सकते हो। जैसे अगर मैं इसको कर देता हूँ मान लो कस्टम फॉर्मेट, ठीक है? अगर आप यहाँ पे करेंसी दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे करेंसी भी दिखा सकते हो, ठीक है? देन आता है लेबल इंटरवल, मतलब जो आपका ये लेबल है उसका इंटरवल कितना रखना है, मतलब कितने-कितने का गैप रखना है 2 लेबल के बीच में। तो अभी फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे 10 रखा हुआ है, तो आप 10 रख सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे 100 करना है, तो आप 100 का लेबल यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे अगर मैं 10 कर देता हूँ, 10 का लेबल दिखेगा। अगर रिवर्स साइज़ मैं करता हूँ 100, 90, 89 की, देखो आपकी 89 की रिवर्स साइज़ हो गई इसकी, ठीक है? ये तो हो गया आपका चार्ट के बारे में, और चार्ट भी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है? इसको ऐसे एक वीडियो में नहीं बता सकता जल्दी-जल्दी मैं आपको, इसको मैं आपको दूसरी कभी वीडियो में बताता हूँ। देन आता है आपका मस्क ब्रॉडकास्ट। मस्क ब्रॉडकास्ट जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मान लो अगर आपको अपने ऐप के अंदर कोई लाइव स्ट्रीम करना है, ठीक है? लाइव स्ट्रीम या लाइव स्ट्रीम वीडियो कॉल कराना है, तो आप इसका मस्क इंटीग्रेट करके यहाँ पे आप वीडियो कॉल फीचर को इनेबल कर सकते हो, ठीक है? इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जैसे लगता है आप, जैसे होता है आपका शो स्ट्रीमिंग व्यू, मतलब आप अगर कोई आपका यूज़र जो लाइव है, तो आप यहाँ से स्ट्रीमिंग व्यू ऑन कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट लेटेंसी कितना रखना है, उस चीज़ को दे सकते हो आप, जैसे स्टैंडर्ड है, रिड्यूस है या लो है, ठीक है? देन ब्रॉडकास्ट चैनल क्या रखना है आपको, ऑडियो चैनल होता है, इससे आपके ऑडियो चैनल 2 होते हैं, स्टोरी और मोनो चैनल होता है, तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक? देन आता है आपका नीचे जो होता है स्टॉप बटन। अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो कॉल में स्टॉप बटन हो, तो आप वहाँ से उसके प्रॉपर्टीज़ देख के इसको सेट कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं सेफ एरिया बंद करूँ तो ये देखो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? देन आता है फ्लिप कैमरा बटन। अगर आप इसको चाहते हो कि आपका जो फ्लिप कैमरा बटन है वो भी दिखाए यहाँ पे, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। देन आता है लेफ्ट लाइव टेक्स्ट, मतलब जो ऊपर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ लाइव, उसका कलर क्या रखना है, साइज़ क्या रखना है, वो सारा चीज़ है। देन आता है लाइव कंटेनर, मतलब ये जो आपका लाइव सर्कल जो है उसका क्या रखना है, सॉरी ये वाला जो लाइव सर्कल है क्या रखना है उसका साइज़, वो सारी चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। मतलब आपका जो ये विज़ेट है ना, इसका बस ये काम होता है कि आपके ऐप के अंदर एक लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर डालना, ठीक है? बाकी सारे जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, आइकॉन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। वैसे मैंने सारे आपके जितने भी फीचर्स थे वो सारा चीज़ मैंने बता दिया है, ठीक है? और अगर आपको अभी भी कुछ इसमें से आपको लग रहा है कि मिसिंग है, आपको या कोई नया आया है, जैसे आपका ड्रैगेबल है, मैं थोड़ा-सा इसको बता देता हूँ फिर वीडियो को एंड करता हूँ। देखो, जो आपका ये ड्रैग टारगेट और ड्रैगेबल विजेट आया है ना, ये बहुत सही चीज़ आया है। इसे देखो, ड्रैगेबल मैं रखता हूँ, मान लो यहाँ पे, तो ये चीज़ें क्या हैं और कैसे इसका यूज़ करना है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रखना होगा एक कॉलम, ठीक है? कॉलम रख लिया मैंने। नीचे आते हैं ड्रैगेबल एंड ड्रैग का। ड्रैगेबल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? ऐड अ चाइल्ड, मतलब यहाँ पे हमें एक एलिमेंट रखना पड़ेगा जिसको हम चाहते हैं कि ड्रैग हो पाए। तो यहाँ पे हम लोग मान लो आइकॉन रखते हैं एक, ठीक है? आइकॉन रखते हैं, इसको हमें ड्रैग करना है। अब हमको क्या रखना पड़ेगा नीचे, एक ड्रैग टारगेट, मतलब कहाँ पे ड्रैग करके ले जाना है उसको रखना है, ठीक है? तो इसको पहले मैं सेंटर में कर दूँ, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ सेंटर में, 40 करता हूँ, इसको करते हैं थोड़ा सेंटर में, हाँ। अब यहाँ पे ऐड चाइल्ड हियर टू रिसीव ड्रैगेबल, मतलब हमें यहाँ पे एक चाइल्ड रखना है जो ड्रैगेबल, मतलब इस चीज़ को रिसीव कर पाए। तो मान लो हम लोग रखते हैं यहाँ पे कंटेनर, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं, देखता हूँ ड्रैग होता है कि नहीं होता है। देखो, मैंने इसको यहाँ से उठाया, अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो अभी देखो ये रखा नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ अभी प्रीव्यू मोड में है, ठीक है? अगर प्रीव्यू मोड में नहीं रहते तो ये सही से काम करता, ठीक? तो मैं एक बार ड्रैगेबल का ना एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा किस तरह से आपको ड्रैगेबल इस्तेमाल करना है। पिछली वाली वीडियोस में हमने लेआउट के बारे में देखा था कि किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे पास और किस तरह के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारी एलिमेंट्स की। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा-सा यहाँ पे एक्शन पे मूव करना है कि फ्लटर फ्लो में आप कौन-कौन से एक्शंस बना सकते हो, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्शंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे कि कैसे डाटाबेस इंटीग्रेट करना है और सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे CRUD ऑपरेशन होता है, ये सारी चीज़ें। हालाँकि इसकी पहले वीडियोज़ आ चुकी हैं जो कि बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं, लेकिन
अभी रिसेंट में फ्लटर का 5.0 वर्ज़न आया है, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से ही ये वाला जो वीडियो है वो बना रहे हैं, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जानता हूँ कि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लेट आ रही हैं, हमने 2 महीने 3 महीने तक सिर्फ ज़ोमैटो क्लोन की वीडियो बनाई है, और अभी तक वो वीडियोज़ पूरी नहीं हो पाई हैं, तो सॉरी उसके लिए। बट वो वीडियोज़ हम लोग चाह रहे हैं कि एक साथ अपलोड करें, इसलिए हम थोड़ा-सा और टाइम लेंगे उस वीडियोज़ को अपलोड करने में, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। और परेशान मत होना, वो वीडियोस कंप्लीट हमारी बनेंगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग एक्शंस ऐड करते हैं, और एक्शंस में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसमें हैं। एक्शन ऐड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपका एक्शन है वो आप किसी भी चीज़ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? कॉलम पे ऐड करो, चाहे रो पे ऐड करो, मतलब किसी भी विजेट पे आप ऐड कर सकते हो एक्शन को। तो अब एक्शन को कैसे ऐड करना है, और क्या डिफरेंसेस होते हैं नॉर्मल पेज पे बाहर क्लिक करके ऐड करने पे और किसी एलिमेंट पे क्लिक करने पे, वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बाहर क्लिक करके, मतलब यहाँ पे हमने क्लिक किया बाहर, ठीक है? हम लोग पूरे पेज पे, या मतलब आप ऐसे समझो कि इस पूरे पेज पे हम लोग एक्शन ऐड कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंसेस क्या आते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें नई आती हैं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाहर क्लिक किया हमने और यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है? यहाँ पे हमने क्लिक किया, मतलब जब आप इनिशियल स्टेज पे जब फ्लटर फ्लो ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल पे, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक्शन पे, ठीक? और यहाँ पे आपका रहेगा एक्शन फ्लो एडिटर। आप अगर इसको ओपन करते हो तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे यहाँ पे ट्रिगर सर्च होंगे, और ये ऐड एक्शन, ऐड कंडीशनल एक्शन, ऐड लूप, ऐड पैरेलल एक्शन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? लेकिन अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे सीधे क्लिक करते हैं ऐड हम एक्शन, ठीक है? अब हमने यहाँ पे ऐड एक्शन पे क्लिक किया, अब हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएँगी कि जैसे मतलब हमारा यहाँ पे एक्शन 1 लिखा है वो आ जाएगा। अब जो यहाँ ऑप्शन 1 है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि इसका जो एक्शन है, उसका नाम क्या रखना है। जैसे मान लो हम लोग को रखना है ऑन पेज लोड, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा ये एक्शन है ना, ये हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कोड में कि हमारा जो ये एक्शन वो किस नाम से बना हुआ है, ठीक है? ये कोड में भी आ जाएगा, और यहाँ पे आप जो एक्शन बना रहे हो, इसके बारे में आप समझ भी पाओगे कि जो हमने ये एक्शन बनाया, वो किस लिए बनाया हुआ था, ठीक है? देन हमें यहाँ पे बाहर में क्लिक करना है, तो हमारा यहाँ पे ऑन पेज लोड जो हमारा एक्शन 1 लिखा था वो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है? अब हमें यहाँ पे सर्च फॉर एक्शंस का टैब मिलता है, जहाँ पे हम कई सारे एक्शंस जो हैं हमारे, वो हम सर्च कर सकते हैं, बट हमें अभी नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले आना है ट्रिगर पे, ठीक है? ये जो हमारा ट्रिगर था, ये सारी चीज़ें क्या हैं उन पे देखना है, ठीक? जैसे मैं अभी क्लोज़ करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड एक्शन, ठीक है? जब आप ऐड एक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप ऑफ एक्शंस, मतलब कई सारे एक्शंस होते हैं एक ऐप के अंदर, ठीक? जैसे होता है ऑन पेज लोड, मतलब जब भी ये पेज लोड होगा तब जो आपको एक्शन परफॉर्म कराना होगा, आप हमेशा ऑन पेज लोड एक्शन पे क्लिक करके ही आप करा पाओगे, ठीक है? देन हमारा आता है ऑन फ़ोन शेक। ऑन फ़ोन शेक का मतलब होता है जब आपका फ़ोन अगर आप शेक कर रहे हो, मतलब आप जैसे ना पहले आता था ना, एक फ्लैश लाइट आती थी जहाँ पे आप फ़ोन शेक करके फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करते थे, तो वो सेम चीज़ है कि आप अगर फ़ोन शेक करोगे तो जो एक्शन आपको परफॉर्म कराना है वो ऑन फ़ोन शेक वाले टाइप पे आएगा, ठीक है? देन आता है हमारा ऑन शॉर्टकट प्रेस। अब शॉर्टकट प्रेस क्या है कि जैसे आप अगर मान लो वेब ऐप बना रहे हो, ठीक है? तो हमारे कीबोर्ड में कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल डी, ऐसे करके अगर कोई क्लिक करता है शॉर्टकट पे, देन हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, वो चीज़ हमें करना होगा यहाँ पे ऑन शॉर्टकट प्रेस वाले एक्शन पे क्लिक करके, ठीक है? यहाँ पे देखो, आप अगर इस पे होवर करो तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट हैज़ बीन प्रेस्ड, मतलब अगर कोई कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस होता है तो आपको हमेशा ये वाला एक्शन चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब दोबारा मैं यहाँ पे ऐड एक्शन करते हैं, और मान लो हम लोग ने यहाँ पे किया हमने ऑन पेज लोड, मतलब जब पेज लोड होगा तो हमको क्या दिखाना है, इस पे क्लिक किया हमने, ठीक है? देन हम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्शंस चूज़ करना है कि ऑन पेज लोड होने पे हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है? तो अब जब हमें ज़्यादा बड़ा एक्शन बनाना पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक्शन फ्लो एडिटर, ठीक है? अब हमारा यहाँ पे आ गया साइड में ट्रिगर, ठीक? आप यहाँ पे नया ट्रिगर ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग का ऑन पेज लोड वाला ट्रिगर है तो हम लोग इसी को रखते हैं, ठीक? अब यहाँ पे हम लोग एक्शंस देखते हैं क्या-क्या एक्शंस हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहला हमारा आता है नेविगेशन का, मतलब नेविगेशन का यहाँ पे ब्लॉक बना के रखा है कि इसमें नेविगेशन के हैं, फिर बैकएंड एंड डाटाबेस का, स्टेट मैनेजमेंट का, ये सारे एक्शंस फ्लटरफ्लो ने एक नेम करके रखा है कि ये सारा ग्रुप एक में है, मतलब नेविगेशन का ग्रुप एक में है, बैकएंड का ग्रुप एक में है, ठीक है? तो इस टाइप का बना के रखा है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, नेविगेशन। तो नेविगेशन में आते हैं, नेविगेशन पे क्लिक करते हैं, नेविगेट टू, देन हमें यहाँ पे मिलता है पेजेस के नाम, मतलब आपको किस पेज पे नेविगेट करके जाना है, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर पेज पे जाना है, तो ये आपका एक्शन ऐड हो गया। देखो, कॉन्फ़िगर पेज मतलब हमारा ये वाला पेज है, ठीक है? ये वाले पेज पे अगर हमें आना है तो यहाँ पे हमने एक्शन ऐड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा-सा मान लो टेक्स्ट रखना है बीच में, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रख दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ पेज 2, ठीक है? पेज
2 रख देता हूँ और यहाँ पेज का अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पेज 2 नाम दे सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको पेज 1, जिससे कि आपको पहचानने में आसान हो कि कहाँ से कहाँ पे एक्शन जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किस पेज पे थे? पेज 1 पे थे। हमने यहाँ पे एक एक्शन ऐड किया था। मैं दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है? ऑन पेज लोड का ट्रिगर है, मतलब जब आपका पेज लोड हो रहा है तब इस एक्शन को परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे हम ऐड एक्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेविगेट टू, मतलब किस पेज पे हमें जाना है। ये कब जाएगा, जब हम लोग पेज लोड करा रहे हैं तब, ठीक है? तो हम लोग मान लो पेज 2 पे जाना है, तो ये अपने आप जब पेज लोड होगा हमारा, वो पेज 2 पे चला जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमने जब सेलेक्ट, मतलब हमने जब नेविगेशन किया यहाँ पेज पे, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि हमको सेट करना पड़ेगा, जैसे कि सेलेक्ट पेज, मतलब किस पेज पे आपको लेके जाना है। जैसे हमने यहाँ पे किया पेज 2, जो कि हमने पहले भी चूज़ कर लिया था। देन यहाँ पे आता है अलाउ बैक नेविगेशन। अगर आपको वापस आना है उस पेज से फिर पेज 1 पे, मतलब पेज 2 से अगर पेज 1 पे आना है आपको, तो आप यहाँ पे अलाउ बैक नेविगेशन को ऑन रखोगे, ठीक है? देन आता है रिप्लेस रूट। अब रिप्लेस रूट जो होता है उसका काम ये होता है कि जैसे मान लो आप पेज 1 से पेज 2 पे गए, देन पेज 2 से पेज 3 पे गए, ठीक है? अब अगर आप इसको अगर ऑन करके रखोगे तो ये क्या करेगा कि पेज, जब आप पेज 3 से बैक करोगे ना, तो पेज 2 से हटकर ये सीधे पेज 1 पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये होता है पेज, मतलब अगर पेज आपको छोड़ना है बीच वाला, अगर वापस नहीं आना है पेज पे, पीछे वाले पेज पे, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, मतलब जो बीच का रूट होगा उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है? देन आता है हमारा ट्रांजिशन टाइप। मतलब आपको जब पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो तो उसमें आपको ट्रांजिशन कैसा चाहिए। सबसे पहला आपका आता है इंस्टेंट, देन फेड, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्लाइड अप कर लेता हूँ, ठीक है? आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ड्यूरेशन, ठीक? ड्यूरेशन मतलब आप कितने मिली सेकेंड में आप इसको, पेज को चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है? यहाँ पे मान लो मैं 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकंड का एनिमेशन देना चाहूँ। उसके बाद हमारा नीचे आता है पैरामीटर। पैरामीटर थोड़ा सा एडवांस है, तो इसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से आपको पैरामीटर का यूज़ करना है और किस तरह से एक पेज से दूसरे पेज में डाटा ट्रांसफ़र करना है। अभी जस्ट मैं नेविगेशन बता रहा हूँ, तो सिर्फ नेविगेशन पे ध्यान देते हैं अभी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब इसको ज़रा क्लोज करता हूँ और पेज 1 में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी एक टेक्स्ट रख लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं पेज 1, ठीक है? पेज 1 लिख दिया मैंने। अब थोड़ा इसको करता हूँ सेंटर में और इसका जो साइज़ है उसको मैंने अभी जैसे बताया था, इसको साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे करता हूँ 29, 30 तक कर लेता हूँ, ठीक है? पेज 1 हो गया ये। और सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, विजेट स्टाइल कर लेता हूँ। विजेट स्टाइल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, इस पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब ये हो जाएगा हमारा पेज 2, ठीक? अब जरा हम इसको इस वाले पेज पे चलते हैं और इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे प्रीव्यू पे। देखो ये आपका पेज 1 है और ये रहा पेज 2। ओके, ये सेव नहीं हुआ है अभी, कोई बात नहीं। इस पे हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पे आते हैं पेज 2 पे। ओके, ये पेज 2 है, हम इसको ज़रा सेव करते हैं। उसके बाद इस पे ज़रा क्लिक करते हैं, पेज 2 हो गया हमारा, ये पेज 1 है। ये पेज 1 और ये पेज 2 हो गया। अभी देखो ये जो ऑन पेज लोड का नेविगेशन है वो प्रीव्यू मोड में काम नहीं करता। जब आप इसको रन मोड में जाओगे ना या टेस्ट मोड में जाओगे तब ये आपका काम करेगा। ये तो हो गया हमारा नेविगेट का एक्शन, जो कि हमने ऑन पेज लोड पे बनाया था, ठीक है? हमने किसी बटन पे क्लिक करके नहीं, हमने किसी विजेट पे क्लिक करके नहीं बनाया था, बल्कि हमने सिर्फ ऑन पेज लोड पे बनाया था, ठीक है? अब जरा दूसरा एक्शन देखते हैं कि दूसरा एक्शन क्या है। तो अगर आपको यहाँ पे एक्शन चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सेकेंड एक्शन जो है आपका वो नेविगेट बैक का है, मतलब जैसे आपका पेज लोड होता है वो अपने आप पुराने वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है? ये तो हो गया हमारा नेविगेशन बैक का। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्लोज डायलॉग या ड्रॉवर। देखो ये जो एक्शन है ना, अगर आपके ऐप में कोई ड्रॉवर ओपन है या तो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है तो उसको क्लोज करने के लिए होता है। मान लो आपने कुछ बटन बनाया, ठीक है? अब बटन पे क्लिक करके आपने कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन कराया या तो कोई स्नैक बार ओपन कराया, तो उसको क्लोज करने के लिए आप ये वाला एक्शन बना सकते हो। लेकिन ये ऑन पेज लोड में इसका कोई ज़रूरत ज़्यादा पड़ता नहीं है। इसका अगर ज़रूरत आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मान लो हम लोग को नहीं, हमने कार्ट में कुछ ऐड किया, ठीक है? हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो हमको वहाँ पे कोई डायलॉग बॉक्स क्लोज करना है, ड्रॉवर क्लोज करना है, तो उस सब चीज़ों के लिए हमारा ये ऑन पेज लोड में क्लोज डायलॉग या ड्रॉवर का ऑप्शन लग, ठीक है? अभी हम लोग ऑन पेज लोड से हटते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा जो एक्शंस होगा वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे प्रीव्यू मोड में, बट आपको मैंने समझा दिया है। ऑन पेज लोड का मतलब होता है कि अगर आप कोई एक्शन पेज लोड होने के तुरंत बाद परफॉर्म कराना चाहते हो तो आप इस ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? अब हम इसको थोड़ा मूव करते हैं। अब आता है ऑन फ़ोन शेक। तो ऑन फ़ोन शेक में भी सभी एक्शंस वही मिलेंगे, ठीक है? मतलब बस आपका इसमें ये होगा कि जो आपका फ़ोन अगर आप शेक करते हो तो ये एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है? अब हम लोग लेके आते हैं सबसे कॉमन चीज़ जो हमारा बटन होता है। तो बटन के ऊपर कई सारे एक्शंस परफॉर्म कराते हैं, तो वहाँ पे हम लोग समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा मैं करता हूँ बीच में। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेस मी।
प्रेस मी, ठीक है? ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा काम करता हूँ, यहाँ पे आइटम स्पेस करता हूँ 20 का, ठीक? अब इस चीज़ के ऊपर हम लोग कई सारे एक्शंस परफॉर्म कराएँगे, ठीक है? अब मैं मान लो इस पे क्लिक करता हूँ, एक्शंस ऐड करता हूँ और यहाँ पे ऐड एक्शन करता हूँ, तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, जो हमारा वहाँ पे ट्रिगर दिखा रहा था, वहाँ पे ऑन टैप का नहीं दिखा रहा था, ऑन डबल टैप नहीं दिखा रहा था, ऑन लॉन्ग प्रेस नहीं दिखा रहा था, ठीक है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑन टैप रखना है। ऑन टैप का मतलब सिंगल टाइम टैप करोगे तो आपका एक्शन परफॉर्म होगा। ऑन डबल टैप का मतलब आप डबल टाइम टैप करोगे तो एक्शन परफॉर्म होगा। और उसके बाद आता है ऑन लॉन्ग प्रेस। जैसे आपने कई सारे चैटिंग ऐप में देखा होगा कि आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो रिएक्शन वाला आ जाता है, इमोजीज आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें ऐसे ही बनती हैं। मतलब आप ऑनलाइन ऑन लॉन्ग प्रेस करोगे तो देर तक प्रेस करने के बाद जो एक्शन परफॉर्म होगा वो इसके अंडर आता है, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं ऑन टैप मेथड, मतलब जो ऑन टैप एक्शन ट्रिगर है उसे, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे करना होगा ऐड एक्शन, तो इस पर क्लिक करता हूँ और जो आपने नेविगेट टू देखा था, अब उसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि नेविगेट टू क्या करता है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं पेज वन पे, ठीक है? तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस बटन पे, तो ये हमको ले जाएगा पेज टू पे। तो मैं एक बार प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है? वैसे देखो यहाँ पे आई थिंक एक्शन तो लगा हुआ है बट ये परफॉर्म नहीं हो रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा। ओके, इसमें एक्शंस बने हुए हैं। सेलेक्ट पेज वन, सेलेक्ट पेज वन पे नहीं जाना, हमें पेज टू पे जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये पेज टू पे चला गया है, ठीक है? अब ये चीज़ आपको समझ में आई कि यहाँ पे हम लोग नेविगेट का जो ऑप्शन होता है उसको हम लोग नेविगेट करने के काम में आता है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाने पे। अब क्या करना है हमको, ट्रांजिशन टाइप जरा देख लेते हैं स्लाइड अप करके, ये काम करता है कि नहीं करता। जो ड्यूरेशन रखना है हमें वो मान लो हम 3 सेकंड का रखते हैं, तो थोड़ा सा हमें दिखेगा भी किस किस तरह से ये चेंज हो रहा है। सेव करता हूँ दोबारा इसको और मैं इस पर क्लिक करके प्रीव्यू पे जाता हूँ, तो ये देखो आपका ये 3 सेकंड में ये ऊपर आ रहा है, ठीक है? तो ये काम होता है हमारा ट्रांजिशन, मतलब जो एनिमेट होगा कि मतलब पेज किस तरह से लोड होना है या दूसरे पेज पे किस तरह से जाना है, वो सारा चीज़ हमारा ट्रांजिशन टाइप देखता है, ठीक है? तो आपको समझ में आया, प्रेस मी पे क्लिक करके, मतलब इस बटन पे क्लिक करके हम लोग नेविगेट का एक एक्शन बनाया है। अब दूसरा एक्शन क्या है हमारे पास, नेविगेट बैक का, ठीक है? तो जो नेविगेट बैक का एक्शन होगा उसे हमें बनाना पड़ेगा पेज टू पे। मान लो हम लोग इस टेक्स्ट पे क्लिक करके एक्शन बनाते हैं। देखो अभी आप एक चीज़ देखना ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास कई सारे एक्शंस आ गए हैं। मतलब अभी तक वहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑन टैप का था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे कई सारे एक्शंस दिख रहे हैं हमें, ठीक है? तो इन सब के बारे में थोड़ा देर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो हम लोग नेविगेट बैक वाला बना रहे थे उसको बनाते हैं। तो नेविगेट बैक पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब मैं दोबारा इसी पेज पे आऊँगा और इस पे क्लिक करके हम लोग वापस पुराने वाले पेज पे जाएंगे। यहाँ पे आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये प्रेस मी हो गया। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये वाला पेज ओपन हो रहा है आपका, ठीक है? अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये इस वाले पेज पे वापस आ जाएगा, ठीक? तो नेविगेट बैक का मतलब होता है कि आप जिस पेज से आए हो उसी पेज पे वापस चले जाना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका ये नेविगेशन वाला हो गया, ठीक है? नेविगेट बैक, और ये आता है हमारा क्लोज डायलॉग बॉक्स या ड्रॉवर, ठीक है? तो ड्रॉवर अगर बंद करना हो या कोई डायलॉग डायलॉग बॉक्स बंद करना हो तो उसमें इस्तेमाल आता है आपका क्लोज ड्रॉवर या डायलॉग बॉक्स। तो इसका जो एक्शन होगा उसको हम लोग कुछ नए तरह से परफॉर्म कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका इसमें एक विजेट होता है जिसका नाम होता है ड्रॉवर, ठीक है? तो ड्रॉवर उठा के रखते हैं यहाँ पे, तो ये अब साइड से ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बटन रख देता हूँ, इसी ड्रॉवर में बटन रखता हूँ, ठीक है? इस बटन को रख देता हूँ यहाँ पे। मान लो हटाता हूँ जरा इसको, यहाँ पे मैंने पहले इसको कॉलम रखना है इसमें, और उसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, और ये भी कर देता हूँ बीच में, ठीक है? अब यहाँ पे मैं बटन रखता हूँ, बटन लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ यहाँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्लिक करके लिखूंगा क्लोज, CLOSE, क्लोज ड्रॉवर, DRAWER, ठीक है? अब मैं ये एक्शन परफॉर्म करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे आता हूँ, क्लोज ड्रॉवर कर लेता हूँ, ठीक है? समझ में आया आपको? और जिसका बाहर वाला है यहाँ पे मैं क्लिक करके कर लेता हूँ ओपन ड्रॉवर, ओपन ड्रॉवर, या तो ड्रॉवर कर लेता हूँ, DRAWER। ड्रॉवर क्या करना है, हमें ओपन करना है। अब हम आते हैं प्रीव्यू मोड में दोबारा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका ड्रॉवर ओपन हो गया, और इसको क्लिक करूँगा तो ड्रॉवर क्लोज हो गया, ठीक है? तो आपको अगर कोई ड्रॉवर ओपन कराना है, क्या क्लोज कराना है, या तो फिर कोई पॉपअप है, उन सब चीज़ों को अगर डिसमिस कराना है आपको, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो उस एक्शन का, ठीक है? अब हम लोग आते हैं नीचे, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ड्रॉवर से हटते हैं यहाँ से। अब ये आपका नेविगेशन का पूरा खत्म हो गया। अब आते हैं बैकएंड एंड डाटाबेस मैनेजमेंट पे। देखो बैकएंड एंड डाटाबेस मैनेजमेंट का जो एक्शन होता है वो आप तभी परफॉर्म करा सकते हो जब आपका फायरबेस इसमें इंटीग्रेट हो, ठीक है? तो अभी के लिए जस्ट मैं बता देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं और कैसे कैसे इसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहला हमारा इसमें मिलता है फायर स्टोर। फायर स्टोर मतलब फायरबेस का जो डॉक्यूमेंट है हमारा, उसको क्या कराना है, मतलब उसको मॉडिफाई कराना है, रीड करना है, अपडेट करना है, क्यूरी करना है। तो वो सारी एक्शंस यहाँ से परफॉर्म होती हैं। मतलब आपका फायरबेस पे कोई डाटा रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, ठीक है?
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो रीड का भी नया-नया अभी ऑप्शन आ गया है, कोई बात। हम लोग सिर्फ यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे क्या करते हैं हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। हमको मान लो क्रिएट डॉक्यूमेंट ठीक है, फायरबेस की कलेक्शन के अंदर हमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कलेक्शन का नाम खोजेंगे, मतलब किस कलेक्शन के अंदर हमें ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको कलेक्शंस के बारे में नहीं बताया, अगर मैंने शायद बताया भी होगा तो उतना डिटेल में नहीं बताया आपको, राइट। तो अभी जस्ट हम लोग एक्शंस देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक्शंस के बारे में बताता हूँ, बाद में बताऊंगा कलेक्शंस कैसे क्रिएट करना होता है, कलेक्शंस क्या होते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपडेट करना है, कैसे रिट्रीव करना है, कैसे रीड करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो हमको यूज़र कलेक्शन के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कलेक्शन चूज़ कर लिया, उसके बाद हम फील्ड सेट करेंगे, मतलब हमें किस फील्ड के अंदर इसको रखना है। जो फील्ड आती है ना हमारी, वो कलेक्शंस क्रिएट करते समय जो हम लोग यहाँ पे फील्ड डालते हैं वो आती हैं, मतलब कि अगर आप ईमेल के अंदर अगर आप फील्ड क्रिएट करते हो, ठीक है, मतलब आप ईमेल फील्ड चूज़ करते हो और ईमेल के अंदर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, तो आपका एक ईमेल फील्ड वहाँ पर फायरबेस में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये कस्टम आईडी, एक्शन, आउटपुट वेरिएबल, ये मैं बाद में बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं, कि नेविगेशन की मतलब ये एक्शंस के ही पार्ट हैं, बट इतना डीप में अभी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये आपका बैकएंड से रिलेटेड है और फायरबेस आप में अभी इसमें इंटीग्रेटेड है नहीं, ठीक है। इसको भी बंद करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डाटाबेस मैनेजमेंट में हम बैकएंड डाटाबेस थोड़ा सा आगे हटते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधे इसमें स्टेट मैनेजमेंट में। स्टेट मैनेजमेंट मतलब होता है कि आपका जो ऐप है, ठीक है, उसके अंदर कई सारे स्टेट्स होते हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ कि जो आपका स्टेट मैनेजमेंट होता है उसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका जो डाटा है और जो विजेट है उसके बीच में एक लिंक होता है, जो लिंक को बनाए रख, ठीक है। मतलब आपका डाटा चेंज होगा तो उसके हिसाब से आपका विजेट भी चेंज होगा, ठीक। अब जो स्टेट मैनेजमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है लोकल स्टेट और होता है देन ग्लोबल स्टेट। लोकल स्टेट वह होता है जब जो आपका स्टेट है केवल एक विजेट के लिए, ठीक है, मतलब मान लो इस बटन के लिए इसका हमको कलर चेंज करना है तो उसके लिए सिर्फ है। देन जो ग्लोबल होता है वो पूरे ऐप के लिए होता है, मतलब आप अगर ग्लोबल चूज़ करते हो तो पूरे ऐप में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, और अगर आप लोकल स्टेट चूज़ करते हो तो आप सिर्फ उसी विजेट के अंदर चूज़ कर सकते हो या उसी पेज के अंदर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड एक्शन पे आता हूँ, स्टेट मैनेजमेंट पे आऊँगा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या मिलता है, अपडेट ऐप स्टेट, मतलब पूरे ऐप का स्टेट हमें अगर अपडेट करना है तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ऐप स्टेट अगर यहाँ पे अपडेट कराना है तो हमको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे हमें ऐप की स्टेट की वैल्यूज़, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे टेस्ट है, इज ट्रू है, रिच टेक्स्ट कॉन्टेक्ट कंटेंट है, ठीक है। तो हमको इसको अगर ऐड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके लिख सकते हैं टेस्ट, ठीक है। अब हम इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी है तो हम टेस्ट ए कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं क्रिएट। तो हमारा जो ऐप स्टेट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो हमारा ऐप स्टेट था उसको मैंने लिंक कर दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस पर क्लिक करके हमें अपडेट करना है उसी ऐप स्टेट को, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट ऐप स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेट फील्ड, मतलब हमें किस फील्ड को अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे टेस्ट ए। अब हमें क्या करना है, सेट वैल्यू, वैल्यू सेट करनी है। तो हमें वैल्यू हम लोग चाहें तो वेरिएबल से कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट फील्ड से कर सकते हैं, जो कि एडवांस चीज़ है तो उसको मैं बाद में ही बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ अपना नाम, ठीक है, हमारा नाम सेट हो जाएगा जैसे हम लोग अगर इस पर क्लिक करेंगे तो। अब अगर आपको इसको शो भी करना है तो कैसे शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेट फ्रॉम वेरिएबल कर लेते हैं, ऐप स्टेट में आते हैं और इसको हम लोग कर लेंगे टेस्ट ए पे क्लिक। देखो अभी इसके लिए परेशान मत होना, जो भी हमारा वेरिएबल से सेट हो रहा है वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये बैकएंड की चीज़ें हैं, ये डाटाबेस की चीज़ें हैं, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि टेस्ट ए हमको दिखाना है, ठीक है। मतलब ऐप स्टेट अपडेट हो रहा है, उस चीज़ को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ज़रा देखता हूँ बस प्रीव्यू में क्लिक करके कि हमारा ये चीज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीव्यू हमको बहुत कम उम्मीद है कि काम करेगा। देखो आपका ऐप स्टेट जो है वो प्रीव्यू मोड में काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना कि ऐप स्टेट का काम क्या होता है, ठीक है। मतलब ग्लोबल जो आपका ऐप स्टेट है वो ग्लोबल स्टेट होता है, मतलब वो पूरे ऐप, और उसको आप पूरे ऐप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं दोबारा और हम लोग एक्शंस में आते हैं। तो एक्शंस के अब थोड़ा नीचे आएंगे, स्टेट मैनेजमेंट नीचे, अब आता है हमारा अपडेट पेज स्टेट, ठीक है। पेज स्टेट हम लोग कैसे सेट करना है, तो पेज स्टेट सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये हमारा है लोकल पेज स्टेट वेरिएबल, मतलब ये सिर्फ इसी पेज के लिए वैलिड रहेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे रखते हैं टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग टाइप कर लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक, और हम लोग कर लेते हैं इसको इनिशियल टेक्स्ट रख लेते हैं श्रेयांश नाम से, ठीक है। तो अब इसी फील्ड के लिए, मतलब इसी पेज के लिए ये हमेशा रहेगा। मतलब आप इस फील्ड को, जो ये लोकल स्टेट वेरिएबल है, इसे आप किसी और पेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वैसे आप लोग को आई थिंक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि लोकल पेज स्टेट वेरिएबल और ग्लोबल पेज स्टेट वेरिएबल किस किस लिए इस्तेमाल होता है, बट मैं वो क्लियर कर दूंगा।
एक शॉर्ट वीडियो बना के या प्रॉपर उसी टॉपिक पे वीडियो बना के, ठीक है? अभी मैं इसको कन्फर्म करता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो अब हमको अगर मान लो यहाँ पे हम लोग को ऐप स्टेट का वेरिएबल चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? वो थोड़ा-सा नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास है क्लियर क्वेरी कैचे, मतलब मान लो हमारे पास कोई डाटाबेस लगा हुआ है इस पेज के अंदर, अगर हमको उसका क्वेरी क्लियर करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। देन आता है हमारा सेट फॉर्म फील्ड। अगर हम लोगों ने किसी फॉर्म विज़ार्ड का इस्तेमाल किया होगा अपने पेज के अंदर, तो उसमें हम लोग फील्ड सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे फॉर्म ले लिया, ठीक है? वैसे फॉर्म रखा है हमने यहाँ पे, मान लीजिए FORM करते हैं, ठीक है? फॉर्म वैलिडेशन यहाँ पे रखते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे इसको, ये फॉर्म हमारा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट फील्ड का जो मैंने आपको विज़ार्ड बताया था, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? अब प्रेस मी पे क्लिक करते हैं और वापस आते हैं स्टेट मैनेजमेंट में, तो ये हमारा रहेगा सेट फॉर्म फील्ड। हमें टेक्स्ट फील्ड 1 का जो नाम है उसमें हमें सेट करना है, ठीक है? हमें सेट क्या करना है, मान लो हमें यहाँ पे रखना है श्रेयांश। कर्सर पोजीशन क्या रहना चाहिए, एंड में, ओके। ये हो गया आपका। तो एक बार मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लो प्रेस मी पे क्लिक किया, ओके, डज नॉट वर्किंग प्रीव्यू मोड, मतलब ये प्रीव्यू मोड में काम नहीं करेगा, आपको इसको रन मोड में ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए प्रेस मी का आपको यहाँ पे समझ में आ गया जो हमारा एक्शन था कि हमको सेट फॉर्म फील्ड करना है, मतलब अगर हमारे पास कोई फॉर्म वैलिडेशन के अंदर कोई फील्ड है उसे सेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करके सेट कर सकते हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे आते हैं, यहाँ पे हम नीचे आएँगे, यहाँ पे हमारा रीसेट फॉर्म फील्ड, मतलब हमें कोई फॉर्म फील्ड या कोई टेक्स्ट फील्ड हमें रीसेट करनी है, तो इसको हम लोग रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके अगर हमको इसको रीसेट करना है, तो हम लोग इसको क्लिक करके यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कि हमें इस वाले फील्ड को रीसेट करना है। वैसे अगर आप इसको बाहर भी रखोगे ना, तब भी सेम एक्शन होगा। आप यहाँ पे, मतलब ये है ना जो फॉर्म फील्ड, इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर आप टेक्स्ट फील्ड रखे हो, ठीक है? मतलब कहीं भी आप कोई चीज़ अगर एंटर कर रहे हो या कोई यूज़र इंटरेक्शन हो रहा है उस विजेट के ऊपर, तो वहाँ पे आप फॉर्म फील्ड को रीसेट कर सकते हो, फॉर्म फील्ड को सेट कर सकते हो। स्टेट मैनेजमेंट मैनेजमेंट नीचे आएँगे, क्लियर क्लियर क्वेरी कैचे हो गया था हमारा, रीसेट फॉर्म फील्ड हो गया था, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी स्टेट मैनेजमेंट के अंदर। अब आता है हमारा विजेट यूआई इंटरेक्शन, ठीक है? विजेट यूआई इंटरेक्शन में कई सारे फील्ड्स मिल जाएँगे क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिससे कि आपका यूज़र जो है वो विजेट से इंटरैक्ट कर पाए, ठीक? तो सबसे पहला हमारा आता है बॉटम शीट। अब बॉटम शीट का मतलब क्या होता है कि कई कई सारे ऐप्स में आपने देखा होगा कि कई सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बॉटम शीट, ठीक है? हमको यहाँ पे बॉटम शीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमको कंपोनेंट चूज़ करना है। अभी हमारे पास कोई कंपोनेंट वैसे बना हुआ है नहीं, तो हम लोग एक कंपोनेंट बना लेते हैं इस पे क्लिक करके, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट चूज़ करते हैं, न्यू कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और माय थीम कर लेते हैं, क्रिएट एक्शन करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आएँगे वापस, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कंपोनेंट पे आते हैं, देन एक्शन टू शीट सिंपल पे क्लिक करते हैं। देन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका हाइट देना पड़ेगा। तो मान लो मैंने हाइट दिया यहाँ पे 200, ठीक है? तो 200 हाइट पे ये ओपन होगा। देन आता है बैकग्राउंड कलर, मतलब जब भी आपका ये बॉटम शीट ओपन हो तो बैकग्राउंड कलर कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। यहाँ पे मान लो मैंने क्लिक किया और ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है? 200 हाइट पे आ गया है ये। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आना है वापस। अब मैं यहाँ पे सेट करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर। अब बॉटम शीट का बैकग्राउंड कलर मान लो मुझे करना है, तो अब जब मैं इसको करूँगा चूज़, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? और प्रेस में करूँगा तो ये देखो रेड हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर कर सकते। देन बैरियर कलर आपको आपको रखना है, तो यहाँ पर क्लिक करके वैल्यू रखो, बैरियर कलर आ जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं प्रीव्यू करता हूँ, प्रेस में करता हूँ, तो ये देखो आपका बैरियर कलर में देखो यहाँ पे रेड रेड कलर का आ गया, ठीक है? तो इस तरह से आप जो बॉटम शीट होगा उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और बॉटम शीट का मतलब आप समझ गए कि जो भी चीज़ आपको बॉटम से ऊपर लेके आनी है, उन सब चीज़ों को हम लोग बैकग्राउंड कलर में इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे सेटिंग्स आती हैं, जैसे नॉन डिसमिसेबल, मतलब अगर आपका जो बॉटम शीट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो आपका वो पेमेंट ले रहा है या पेमेंट फेच कर रहा है, उसके लिए हम लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नॉन डिसमिसेबल, ठीक है? मतलब कि वो डिसमिस ना हो, मतलब यूज़र कहीं बाहर क्लिक करके उसे डिसमिस ना कर दे, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन डिसमिसेबल, ठीक है? देन आता है हमारा इनेबल ड्रैग। अगर आप इनेबल ड्रैग को ओपन करोगे, ठीक है? तो आप जो आपका ये विज़िट है ना, उसको आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है? आप ऊपर ले जा सकते हो, आप नीचे लेके आ सकते हो, ठीक? जैसे मैं यहाँ पे मान लो क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूँ, ये देखो आपका बैरियर कलर ऐसे आ गया है। अब देखो इसको मैं ड्रैग कर पा रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया ये? देखो मैं ड्रैग कर पा रहा हूँ, ठीक? अब मान लो मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो आपका जो साउंड आ रहा है ना, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये आपका नॉन डिसमिसेबल है, मतलब बाहर क्लिक करके वो डिसमिस नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आपको कुछ ऐसे विजेट्स बनाने हैं, ऐसे एलिमेंट्स बनाने हैं जिसमें आप चाहते हो कि वो डिसमिस ना हो बाहर क्लिक करने पे, आप तब उसका इस्तेमाल
कर सकते हो, ठीक? थोड़ा-सा नीचे आते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास है नॉन ब्लॉकिंग, मतलब अगर कोई और एक्शन परफ़ॉर्म हो रहा है तो इसको हमें ब्लॉक नहीं कराना है। जैसे मान लो हमने 2 एक्शन बनाए, सबसे पहले पे डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहा है, सेकंड वाले पे हमारा हो रहा है कि स्नैक बार शो कराना है हमको, लेकिन हमको इस बॉटम शीट, जो हमारा ये बॉटम शीट आ रहा है, इसको हमें डिसमिस नहीं कराना है, तो हम इसको नॉन ब्लॉकिंग ऑन कर सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका स्नैक बार शो होगा और ये भी साथ में उसके शो होगा, ठीक है? समझ में आया? अब थोड़ा-सा हम लोग नीचे बढ़ते हैं, जो बॉटम शीट के बाद हमारा डेट एंड टाइम पिकर, इस पे क्लिक करते हैं और हमारा डेट एंड टाइम पिकर इससे ओपन होगा। जैसे कि आपने कैलेंडर्स में देखा होगा कि डेट एंड टाइम पिकर ओपन होता है, वो सेम चीज़ है। तो एक बार मैं इसका प्रीव्यू दिखा दूँ, उसके बाद आप आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपका डेट एंड टाइम पिकर आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे डेट चूज़ कर सकते हो। अभी आपका टाइम चूज़ करने का नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ सेटिंग से डेट किया हुआ है, ठीक है? आप यहाँ पे डेट भी इंटर कर सकते हो और इसको करते हैं हम लोग ओके। ठीक, वापस आते हैं हम लोग प्रीव्यू से हट के, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि हमें डेट एंड टाइम पिकर में क्या चीज़ शो कराना है, डेट एंड टाइम शो कराना है, क्या सिर्फ डेट है या सिर्फ टाइम है। अगर मान लो हम डेट एंड टाइम करते हैं तो डेट भी दिखेगा और हमें टाइम भी दिखेगा। देन यहाँ पे नीचे सेटिंग्स में आता है डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम, मतलब जो आज का डेट है, मतलब जो आपका कैलेंडर ओपन हो रहा है ना, उसमें डिफ़ॉल्ट क्या रहना चाहिए, तो ऑब्वियस से हमारा जो आज का करंट डेट होता है वो रहता है, तो वो हमारा आता है करंट टाइम में। ठीक है, करंट टाइम में आ जाता है और जिसमें कि आपका डेट और टाइम दोनों चूज़ हो जाता है। देन आता है मिनिमम डेट एंड टाइम, मतलब कि आपको कितना मिनिमम डेट एंड टाइम रखना है, मतलब जैसे 12 से 1 रखना है या मिनिमम 12 पीएम तक ही रखना है, 12 एएम तक ही रखना है, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो और साथ-साथ में आप डेट भी रख सकते हो कि 10 तारीख, अक्टूबर में 10 तारीख से पहले ना जाए या नवंबर में 20 तारीख से पहले ना जाए, ठीक है? देन आता है मैक्सिमम डेट एंड टाइम, मतलब मैक्सिमम में जैसे अगर आज अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर या दिसंबर में 10 तारीख से ऊपर ना जाए या फ़रवरी में 10 तारीख से ऊपर आए, इस तरह से आप जो है मैक्सिमम डेट चूज़ कर सकते हो। देन नीचे आता है आपका अलाउ पास्ट डेट, मतलब आज से पहले की भी डेट आप चूज़ कर सकते हो, इसके लिए आता है। अलाउ फ्यूचर डेट, मतलब आपको बाद का अगर डेट चूज़ करना है, मतलब आज अगर 12 है तो 13 का चूज़ करना है, 14 का चूज़ करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आता है आपका यहाँ पे यूज़ कूपरनिटो स्टाइल, ये ज़्यादातर आता है आपका आईओएस डिवाइसेज़ के लिए, ठीक है? जो उसमें हमारा डेट एंड टाइम पिकर होता है, वो चीज़ आपका इसमें ओपन हो जाएगा जब आप इसको ऑन करोगे तो, ठीक? देन आता है आपका हेडर प्रॉपर्टीज़, जो आपकी हेडर है, उस पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे है। जैसे बैकग्राउंड कलर कैसा रहना चाहिए, ठीक है? टर्सरी में मैं कर देता हूँ फोरग्राउंड कलर, हेडर टाइटल क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन आप यहाँ पे सिलेक्टेड डेट का बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हो, एक्शन बटन का फोरग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हो और आइकॉन साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा रेड कलर से हट गया है, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइम भी आएगा चूज़ करने के लिए। देखो, ये ये हमारा टाइम आ रहा है और ये हमारा सेकंड है, ठीक है? सॉरी, सेकंड कह रहा हूँ, मतलब मिनट आ रहा है, ठीक? आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, 2 आवर्स 46 मिनट इस टाइप से, ठीक है? तो हमने जो पिछली वाली वीडियो में था ना, वो हमने बनाया था कहाँ पे, आपका डेट एंड टाइम पिकर तक, ठीक है? डेट एंड टाइम पिकर तक हमने बना लिया था पिछली वाली वीडियो में, क्योंकि हमने यहाँ पे एक छोटा सा बटन रखा था। यहाँ पे मैं बटन उठा के रख लेता हूँ बीच में, ठीक है? यहाँ पे रखा था और यहाँ पे मैंने लिखा था प्रेस मी, ठीक है? जिसमें डेट एंड टाइम पिकर हमने लगाया था, मतलब जहाँ से आप डेट एंड टाइम पिक कर सकते हो, ठीक? अब थोड़ा सा हम लोग आगे मूव करते हैं, तो आगे मूव करने में हमारे पास क्या है, जरा हम इसमें आते हैं विजेट एंड यूआई इंटरेक्शन में। यहाँ पे आता है हमारे पास कलर पिकर, मतलब आप इस एक्शन का यूज़ करके कलर पिक कर सकते हो, ठीक है? जैसे मान लो हमने यहाँ पे कुछ लिया, जैसे मान लो हमारा कंटेनर लिया हमने, ठीक है? कंटेनर लिया हमने, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखे और ये हमने कॉलम में रखा, ठीक है? ये चीज़ हो गया हमारा कॉलम। एक मिनट, हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे कंटेनर रखते हैं और एक कॉलम रखते हैं, इसको हम लोग रैप कर लेते हैं कॉलम में, ठीक है? ये आ गया हमारा, ऐसे सेंटर करते हैं इसको, ये हमारा कॉलम है, ठीक है? और हम यहाँ पे एक बटन फिर से रख लेते हैं, यहाँ पे बटन रखते हैं और इसको मैं थोड़ा करता हूँ बीच में, ठीक है? थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ अराउंड 20 का और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज कलर, ठीक है? आई थिंक ये वर्क नहीं करेगा इसमें, मतलब जो आपका प्रीव्यू मोड में उसमें वर्क नहीं करेगा, लेकिन मैं इसको एक बार टेस्ट मोड में चला के आपको ज़रूर दिखाऊँ कि किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है? अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जस्ट प्रीव्यू मोड में देखेंगे कैसे काम करता है, ठीक है? तो ये हमारा कॉलम हो गया, हम कॉलम को यहाँ हटाते हैं और हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं पहले कंटेनर, ठीक है? हमारा, ओह सॉरी, हमारा कंटेनर रखा हुआ था, कोई बात नहीं, सेंटर में करते हैं इसको, ठीक है? ये कंटेनर है हमारा। अब देखो क्या होता है कि आप फिल कलर यहाँ से करते हो, ठीक है? आप फिल कलर यहाँ से कर रहे हो और यहाँ से कलर फिल होगा नॉर्मली, लेकिन अगर आप चाहो तो यूज़र के हिसाब से भी आप कलर फिल करवा सकते हो। उसको करवाने के लिए आपका जो ये एक्शन है ना, ये वाला जो आपका कलर पिकर का एक्शन है, वो काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक्शन ऐड करते हैं, विजेट एंड यूआई इंटरेक्शन में आके कलर पिकर, ठीक है? ठीक। अब यहाँ पे इनिशियली सेलेक्टेड कलर, तो हमारा प्राइमरी कलर आ गया, मतलब जो पहले सेलेक्टेड होगा।
देन आता है टेस्ट कलर, मतलब जब ये प्रीव्यू होगा, जब मतलब कलर पिकर ओपन होगा तो उसका टेस्ट कलर क्या रहेगा, सेकेंडरी टेस्ट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी शो रिसेंट कलर, जो आपने रिसेंट कलर में यूज़ किया होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे इस जो हमने कलर यहाँ पे चूज़ किया है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिल कलर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे वेट स्टेट में, और ये कलर पिक्ड वहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो कलर है हमारा इस पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग काम करते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं। एक बार मैं इसको टेस्ट मोड में भी रन कर देता हूँ और साथ साथ में हम इसको प्रीव्यू मोड में भी रन करते हैं। टेस्ट मोड में रन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अराउंड 2 से 3 मिनट ले सकता है। तब तक हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको ना प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। तो चेंज कलर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये प्रीव्यू होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो और उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू मोड में ये सारी चीज़ जो एक्शन होता है या फंक्शन कहोगे वो चीज़ काम नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी एकदम आगे आ गया मैं, कोई बात नहीं, इधर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग, चेंज कलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हैं हम लोग, ओके। उसके बाद क्या करना है हमें, आप देखोगे यहाँ पे कई सारी चीज़ें और दी हैं, जैसे टेस्ट कलर रखा हुआ है, ठीक है। मान लो इसको हम लोग चेंज करते हैं, सेकेंडरी कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखोगे कि यहाँ पे ओके अभी नहीं आया, क्योंकि हमने सेव नहीं किया होगा या तो कुछ इश्यूज़ होंगे इसके। और हम फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं वापस, बटन पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेस्ट कलर हमारा सही है, ठीक है। सेव करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फिर से हम प्रीव्यू पे आते हैं, देखते हैं कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। देखो आपका जो कलर था वो चेंज हो गया है, ठीक है। आप चाहो यहाँ से भी कलर भी रख सकते हो, आप कलर कोड रखना रखना चाह रहे हो तो कलर कोड भी रख सकते हो आप, ठीक है। या तो आप यहाँ से कर लो, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कलर पिकर कैसे काम करता है। अब थोड़ा हम एक बार इसको रन मोड में भी चेक कर लें कि रन मोड में कैसा दिख रहा है और कैसा चल रहा है ये, ठीक है। हमारा ये ओपन हो गया है, ठीक। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और कलर पिक करते हैं। मान लो हम लोगों ने ये कलर पिक किया, सेलेक्ट किया हमने, तो ये देखो आपका कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब दोबारा हमने यहाँ पे उठाए और यहाँ से करते हैं, मान लो हमको कलर करना है रेड, सेलेक्ट किया हमने तो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर पिकर का यूज़ करते हो और इस तरह से आप किसी कलर को सेट करते हो उस कलर पिकर का यूज़ करके, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास देखते हैं क्या है। कलर पिकर आपको समझ में आ गया, और अब इससे थोड़ा सा आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें, नीचे आते हैं। अब आता है आपका ड्रॉवर। देखो ड्रॉवर जो होता है ना, वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपके फ़ोन के साइड्स से आता है, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे ऐप्स में देखा होगा कि कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेन्यू हो गया, वो साइड से आ रहा है। तो उस चीज़ों को एक्टिव करने के लिए हम लोग ड्रॉवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, पहले ड्रॉवर रखते हैं, तो ड्रॉवर विजेट ले लेते हैं यहाँ से। ये ड्रॉवर विजेट हो गया, इस पे रखते हैं। ओके, ड्रॉवर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब कि हमारे पास ड्रॉवर रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा ड्रॉवर, ठीक है। इसको हाइड करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको एक्शन नहीं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं ओपन ड्रॉवर, DRAWER, ठीक है। इसमें आते हैं ओपन ड्रॉवर में। अब हमने यहाँ पे जब एक्शन बनाया तो ड्रॉवर का एक्शन चूज़ किया था हमने। अब इसके अंदर भी आपका 2 चीज़ रहेगा, 2 एक्शन होगा। पहला है ओपन ड्रॉवर, सेकंड है ओपन एंड ड्रॉवर, और थर्ड है क्लोज़ ड्रॉवर। ओपन ड्रॉवर मतलब जो आपका नॉर्मल ड्रॉवर है उसको ओपन करे। जैसे मैं यहाँ पे मान लो करता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इस पे क्लिक करता हूँ और ओपन ड्रॉवर करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉवर ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन था ओपन एंड ड्रॉवर। एंड ड्रॉवर भी आपका एक विज़िट होता है जो इस साइड से ओपन होता है, मतलब हमारे राइट साइड से ओपन होता है, और जो नॉर्मल ड्रॉवर होता है हमारा वो लेफ्ट साइड से ओपन होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एंड ड्रॉवर रखते हैं, एंड ड्रॉवर में आते हैं, थोड़ा इधर रखते हैं इसको, ठीक है। तो ये साइड से देखो ओपन होता है, मतलब राइट साइड से। इसमें आते हैं, अब मान लो हमको इसको करना है तो हम यहाँ पे चूज़ किया हमने ओपन एंड ड्रॉवर, ठीक है। अब इसको हम सेव करके प्रीव्यू करते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू क्लिक करेंगे और इसको ओपन ड्रॉवर करो, सॉरी ये अभी आई थिंक ये चूज़ नहीं हुआ है सही से। इंस्टेंट रिलोड फिर से करते हैं कि हमारा यहाँ पे भी लोड हो जाए सही से, ठीक है। इस पे देखते हैं आके, ओपन एंड ड्रॉवर सही है, चलो इस पे क्लिक करते हैं हम लोग दोबारा, ओपन एंड ड्रॉवर करते हैं तो ये देखो आपका एंड ड्रॉवर ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्लोज ड्रॉवर। तो क्लोज ड्रॉवर का आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, इसे एडिट ड्रॉवर करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहेगा एंड ड्रॉवर, मतलब ड्रॉवर एक्शन चूज़ करते हैं यहाँ से ड्रॉवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्शन क्या चूज़ करेंगे, क्लोज ड्रॉवर, मतलब ड्रॉवर को हमें बंद करना है, ठीक है। सेव करते हैं इसको और ड्रॉवर बंद करते हैं। ओपन करेंगे यहाँ से, ओपन करेंगे ऐसे क्लिक करके, तो ये आप देखो हमारा साइड का ओपन हो रहा है, ठीक है। इधर वाला ओपन नहीं हो रहा है जो हमारा इस साइड से है। तो इसको ओपन करने के लिए हम लोग फिर से वही एक्शन बनाएंगे आपका कि नॉर्मल ड्रॉवर ओपन हो। तो यहाँ से हटाते हैं इसको, ओपन ड्रॉवर करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं इसको। आई थिंक ये रन हो गया होगा। एक बार मैं फिर से इंस्टेंट रिलोड कर देता हूँ और वापस आता हूँ यहाँ पे और प्रीव्यू में दिखाता हूँ इसको आपको। ओपन ड्रॉवर किया, अब क्लोज ड्रॉवर किया, बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉवर के ऊपर एक्शन बना सकते हो कि कब उसको ओपन करना है, कब उसे क्लोज करना है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें आप कंडीशन एक्शन भी लगा सकते हो, मतलब कि अगर एज 18 है या कोई
कोई और चीज़ हो रही है, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई कंडीशन लग रही है, तो उसके लिए भी आप ड्रॉवर ओपन, ड्रॉवर क्लोज का लगा सकते हो। ठीक है? जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा एक कंडीशन बना के दिखाता हूँ। मान लो हमने टेक्स्ट फील्ड लिया। टेक्स्ट फील्ड कैसे आपको बताया था कि आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी इनपुट कर सकते हो। ठीक है? हो गया है, हमारा टेक्स्ट फील्ड लिया हमने। ठीक है? अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक एक्शन बनाएंगे। ठीक है? एक्शन क्या बना रहे हैं हम लोग? ऑन चेंज का। ऑन चेंज मतलब क्या होता है? जब भी इसमें कुछ लिखा जाए, ठीक है, तो ये एक्शन परफॉर्म हो, जो कि है हमारा ऑन चेंज का। तो अब हमने ऑन चेंज पे एक्शन बनाया ड्रॉवर का। ठीक है? ड्रॉवर का एक्शन बनाया, मतलब जैसे ही अगर ऑन चेंज होगा तो ये ड्रॉवर ओपन हो जाएगा। ठीक है? अब हम लोग एक बार इसको प्रीव्यू करते हैं, सेव करेंगे इसको। एक्चुअली प्रीव्यू में आई थिंक कि ये काम नहीं करेगा, बट टेस्ट मोड में ज़रूर काम करे, तो इस पे आते हैं हम लोग और इसको हम लोग ज़रा इंस्टेंट रिलोड करते हैं दोबारा। ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है? अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, 1 लिख दिया। ठीक है? देखो अभी भी काम नहीं किया, देखो काम कर गया, मतलब थोड़ा सा टाइम लेगा ये काम करने में। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा। ठीक है? अब ये 2 हो गया, अब ये ओपन हो गया। जैसे आप देखो यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे लिखा 3। ठीक है? यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ, देखो सॉरी 4 लिखा था, अब देखो अब जब ये अपडेट हुआ तब जाके ये ओपन हुआ है। तो इस तरह से आप एंड ड्रावर हो गया या तो आपका नॉर्मल ड्रावर हो गया, उससे भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है? अब फिर से इसको हटाते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बटन रख लेते हैं वापस हम लोग यहाँ पे। ठीक है? बटन हो गया हमारा, अब थोड़ा वापस आते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है? देन आता है हमारा स्कैन क्यूआर कोड और स्कैन बार कोड। एक्चुअली आपको अगर कहीं से स्कैन करना है क्यूआर कोड या बार कोड स्कैन करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे मैं आपको लाइव मोड में नहीं दिखा सकता इसको, इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, बट आप इसको मैं एक बार दिखा रहा कैसे यूज़ करना है। आप इसको क्लिक करोगे। ठीक है? देन यहाँ पे बार कोड मोड होता है, मतलब अगर आपका बार कोड स्कैन करना है तो बार कोड ऐसे स्कैन हो जाएगा, नहीं तो आपका क्यूआर कोड हो जाएगा। ठीक है? आपका यहाँ पे और होता है कैंसिल बटन होता है। ठीक है? ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर नाम आपको डालना पड़ेगा। मतलब पैरामीटर का नाम मतलब यहाँ पे आपको वो चीज़ रखनी पड़ेगी जहाँ पे इसकी वैल्यू स्टोर होगी। मान लो आपकी क्यूआर कोड में वैल्यू आ रही है 2, तो उसको अगर स्टोर करना है आपको कि आप बाद में उस वैल्यू को गेट कर पाओ, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम। जैसे यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ रन। ठीक है? तो अब जो वैल्यू आएगी क्यूआर कोड की, वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। वैसे देखो अभी ये प्रीव्यू मोड में काम नहीं करेगा। ठीक है? प्रीव्यू मोड में काम नहीं करता। अगर आप फ़ोन पे टेस्ट करोगे तब ये काम करेगा। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, आपका ये ओपन ड्रॉवर हो गया, क्यूआर स्कैन हो गया। अब थोड़ा-सा आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। लॉन्च मैप। अगर आपको मैप लॉन्च करना है, ठीक है, अपने सिस्टम में, अपने डिवाइसेज़ में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? प्लेस टाइप क्या होगा? एड्रेस आपको लॉन्च करना है या तो आपको कोई लोकेशन लॉन्च करना है जो आपका गूगल मैप या एप्पल मैप पे ओपन हो, तो आप उसका यूज़ करके आप उसको कर सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूँ। जैसे आपका है प्रिफर्ड मैप टाइप। प्रिफर्ड मैप टाइप मतलब किस तरह का मैप आप प्रेफ़र करते हो। तो सबसे पहला आता है सिस्टम डिफ़ॉल्ट। ठीक है? सिस्टम डिफ़ॉल्ट मतलब जो भी आपके सिस्टम में मैप होगा उसे वो ओपन कर देगा। ठीक है? मतलब मैप का ऐप जो भी होगा उसको वो ओपन कर देगा। ठीक है? देन हमारे पास आता है एप्पल मैप। एप्पल मैप होता है जो आपके आईओएस डिवाइसेज़ में होता है। ठीक है? देन आता है हमारा वेज। वेज का अगर कोई ऐप होगा आपके फ़ोन में, अगर उसका मैप होगा तो वो ओपन कर देगा। ठीक है? देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि किस टाइप का लोकेशन आपको, मतलब किस टाइप का मैप आपको दिखाना है। किसी लोकेशन का देखना है, किसी एड्रेस का देखना है। ठीक है? तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि हमें लोकेशन का देखना है, तो आप लोकेशन पे चूज़ कर लो, या तो फिर एड्रेस का चूज़ कर सकते हो। ठीक है? देन अगर आप एड्रेस का अगर चूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है? जैसे मान लो आपका हो सकता है ये न्यू दिल्ली। ठीक है? या तो अगर आपको लोकेशन देना है तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देना पड़ेगा यहाँ पे। देन आता है टाइटल, मतलब जो आपने लोकेशन दिया है या जो एड्रेस दिया है उसका टाइटल क्या है। ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं इसमें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं एक्चुअली टेस्ट इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमारे पास कोई भी डिवाइस नहीं है, अभी एमुलेटर कनेक्ट भी नहीं है इससे, तो एमुलेटर पे चल जाता है आराम से, बट अभी नहीं चल पाएगा ये। ठीक है? थोड़ा-सा अब और आगे बढ़ते हैं इसके, ये तो यूआई इंटरेक्शन के आगे बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पे वैलिडेट फॉर्म। ओके। हाँ, ये चीज़ जो है उसको मैं आपको शो कर सकता हूँ कि वैलिडेट फॉर्म कैसे काम करता है, क्लियर क्लियर टेक्स्ट फील्ड एंड पिन कोड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रखना हो एक कॉलम, जो कि मैंने कॉलम अभी डिलीट कर दिया है जस्ट। यहाँ पे हम रखते हैं कॉलम। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लेते हैं हम लोग फॉर्म वैलिडेशन, यहाँ पे रखते हैं। अब इसके अंदर हम एक और कॉलम रखते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर रखेंगे हम टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड रखते हैं एक ये, और डुप्लीकेट करते हैं 2 3। अब थोड़ा कॉलम में आते हैं, कॉलम के यहाँ आइटम स्पेस कर देते हैं अराउंड 10 का। ठीक है? इसको लाते हैं सेंटर में, यहाँ पे नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है? अब क्या करना है हमें, यहाँ पे रखना है बटन। ठीक? ये हो गया बटन। ये मैं रियल यूज़ केस बता रहा हूँ आप लोगों को, आप इसको ध्यान से देखना। मान लो हमको इसको करना है सेव। ठीक है? सेव करना है। ठीक? टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा-सा मैं सही कर दूँ। यहाँ पे आता हूँ नीचे और बॉर्डर कलर दे देता हूँ इसका प्राइमरी, फोकस बॉर्डर कलर भी प्राइमरी। यहाँ पे देते हैं 10। ठीक है? अब ये देखो आपका जो है ना, मतलब ये
कॉलम है ये फॉर्म में बाइंडेड है, मतलब ये फॉर्म वैलिडेशन के अंदर है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, आते हैं यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन में, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखोगे आप फॉर्म वैलिडेशन मेरे को मिल जाएगा, वैलिडेट फॉर्म, मतलब किस फॉर्म को ये वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्म वन को, मतलब तो हमारे पास एक ही फॉर्म है ना, ये वाला जो फॉर्म है हमारा, इसको बोलते हैं फॉर्म वन है। तो इसको वैलिडेट करना है हमें। वैलिडेट मतलब कि सारी टेक्स्ट फील्ड भरी है या नहीं भरी है। तो इसको आपको परफॉर्म करने के लिए, मतलब इस एक्शन को आपको सही से परफॉर्म करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले फॉर्म पे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली वैलिडेट, मतलब अपने आप ये वैलिडेट कर देगा इसको। नहीं तो आप चूज़ कर सकते हो किस किस पे वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने चूज़ किया तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज लिखना पड़ेगा, जैसे कि यू हैव टू इंटर दिस फील्ड, FIELD कर देते हैं, ठीक है। देन आप और वैलिडेट कर सकते हैं कि मिनिमम कैरेक्टर कितना अलाउड है, मैक्सिमम कैरेक्टर कितना अलाउड है, ठीक है। या आप वैलिडेटर भी लगा सकते हो, मतलब टेक्स्ट को वैलिडेट कर लेगा कि इसने यूज़र नेम लिखा है या ईमेल लिखा है या वेबसाइट है या कोई कस्टम रिजेक्ट्स, मतलब होता है कि आप कुछ कस्टम तरह से लिखाना चाह रहे हो, ठीक है। समझ में आया आपको? अब जैसे मान लो हमको ईमेल लिखना है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देन टेक्स्ट फील्ड टू में आते हैं, टेक्स्ट फील्ड टू में हमारे पास मान लो वेबसाइट है, उसको लिखेंगे हम लोग। और थर्ड में हम लोग आते हैं यूज़र नेम में, ठीक है, यूज़र नेम हम लोग वैलिडेट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे सेव पे हमको एक एक्शन बनाना पड़ेगा, जो हमारा एक्शन बना हुआ है कि वैलिडेट फॉर्म वाला। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉर्म वैलिडेट। ये इसलिए लिख रहे हैं हम लोग एक्शन आउटपुट कि जो हमारा फॉर्म वैलिडेशन का रिटर्न है ना, मतलब जो हमको फॉर्म वैलिडेशन के विजेट से मिल रहा है वो यहाँ पे आके सेव हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसको ज़रा ओपन करते हैं और यहाँ पे रखेंगे कंडीशन, ठीक है। कंडीशन में क्या रख सकते हैं हम लोग, पेज स्टेट में आते हैं, विजेट स्टेट में आते हैं। या तो हमारे पास यहाँ पे पेज स्टेट नहीं मिलेगा, हमारे पास यहाँ पे एक्शन आउटपुट है फॉर्म वैलिडेट, ठीक है। कि अगर फॉर्म वैलिडेट होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्नैक बार दिखाना है। स्नैक बार मतलब जो नीचे से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्नैक बार। तो यहाँ पे होता है SUCCE सक्सेस। नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऐड एक्शन करेंगे, यहाँ पे रखेंगे क्या, स्नैक बार में स्टॉप, STOP, ठीक है। स्टॉप कर दिया हमने यहाँ पे। इसको हम लोग कर देते रेड कलर का और ये रहेगा वाइट कलर का, ठीक है। अब क्लोज करते हैं जरा हम लोग, एक बार प्रीव्यू में देख लेता हूँ इसको सेव करके। फिर प्रीव्यू में देखो, प्रीव्यू में आ गया ये, लेकिन एक बार मैं सेव पे क्लिक करूँ, वैलिडेट फॉर्म वैलिडेशन डज नॉट वर्क, ओके कोई बात नहीं, हम लोग इसको टेस्ट मोड में चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इंस्टेंट रिलोड करते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम लगा इंस्टेंट रिलोड में, ठीक है। ये हमारा हो गया है। देखो आप यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा यूआई सही नहीं है, तो यूआई पहले बात तो मैं सही कर दूँ इसका। यूआई में आते हैं, ये आपका ब्लैक कलर में दिखा रहा है, ओके। लाइट मोड और डार्क मोड का इशू आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से आते हैं, लाइट मोड को हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, डार्क मोड को बंद कर रहे हैं, लाइट मोड को नहीं बंद कर रहे हम लोग। यहाँ पे आते हैं, नीचे इस पर क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं थोड़ा सा, फोकस बॉर्डर कलर, एरर बॉर्डर कलर, ठीक है। और फिल कलर देखूँ क्या है इसका, फिल कलर अपना, ठीक है, सब कुछ सही है। अब एक बार फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको एक बार इंस्टेंट रिलोड करता हूँ मैं। और एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे पता चल पाए कि हम लोग किस में क्या क्या रख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाले में हमारे पास क्या था, जो पहला टेक्स्ट फील्ड था उसमें आते देखते हैं क्या था, हमारे पास ईमेल था, ठीक है। तो पहला ईमेल है, दूसरा हमारे पास वेबसाइट है, थर्ड है यूज़र नेम। तो पहला ईमेल है, तो यहाँ पे आते हैं हिंट टेक्स्ट में, इंटर इंटर मेल, ठीक है। ENTER इंटर मेल कर लेते हैं इसको। सेकेंड में आते हैं वेबसाइट, ठीक है। और इसमें आते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज़र नेम, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसको करते हैं टेस्ट मोड में रन। इसको इंस्टेंट रिलोड करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमको मेल लिखना है, ठीक है। मेल अगर मान लो मैं लिखता हूँ test@123.com, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब मान लो मैं वेबसाइट लिखता हूँ यहाँ पे www.com, देखो इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हैज़ टू बी वैलिड वेबसाइट, ठीक है। गूगल, यहाँ मान लो लिख देता हूँ google.com, ठीक है, तब इसने एक्सेप्ट किया। अब यूज़र नेम लिख रहे हैं, मान लो हमने लिखा यूज़र, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यूज़र नेम कैसा भी हो सकता है, चाहे आप अल्फ़ा न्यूमेरिक करो, मतलब चाहे आपका टेक्स्ट हो या उसके साथ आपका नंबर भी हो, तो कैसा भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। ये हो गया सक्सेस। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ गलती करता हूँ, जैसे कि हमने ये नहीं लिखा, ठीक है, तो ये देखो आपका क्या करेगा, ये देखो अब ये परफॉर्म ही नहीं होगा। क्यों परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फील्ड पे हमारा फॉर्म वैलिडेशन लगा हुआ, मतलब जब तक फॉर्म वैलिड नहीं होगा तब तक हमारा कोई आगे एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया आपको? अब मान लो मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ @ तो ये देखो वैलिडेट कर लिया, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा था, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ google.com तो चलेगा, ठीक है। www जो होता है, हमारा जो 3 W आता है, उसको मतलब नहीं है, बट जो हमारा मेन चीज़ है वो रहना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a.com, ठीक है। ये देखो कह रहा है कि भाई वैलिड वेबसाइट बताओ हमको आप, तो HTTPS कर लेता हूँ, ठीक है, और ऐसे करता हूँ, ठीक। और a.com है,
UA.com मतलब ये जो आपका है ना, ये इस तरह से वैलिडेट कर रहा है कि जो आपने दिया है वेबसाइट, वो एक वेबसाइट है। मतलब जो भी चीज़ आपने लिखा है इसके अंदर, वो एक वेबसाइट है, ठीक है? जैसे मान लो मैं इसको करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से वेबसाइट फ्लटरफ्लो की। ओके, इसको मैं कॉपी किया, यहाँ पे रखा और पेस्ट कर दिया, तो देखो ये वेबसाइट है प्रॉपर, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा गलत करता हूँ इसको। इसको हटाया मैंने यहाँ पे, देखो अभी सही आ रहा है। देखो, अब गलत होगा क्योंकि हमारे पास कोई भी डोमेन नहीं लगा हुआ लास्ट में, ठीक है? या अगर हम कोई डोमेन लगाते हैं, देखो कोई भी डोमेन चाहे वो मैच हो या ना हो, चाहे सही हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, बस डोमेन रहना चाहिए लास्ट में। तो इस चीज़ से इसको वैलिडेट कर लेता है, ठीक है? अब सक्सेस हो गया क्योंकि हमारा वैलिडेशन हो गया था, ठीक है? समझ में आया फॉर्म वैलिडेशन कैसे काम करता है? एक मैं फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूँगा कि जिसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाए कि फॉर्म वैलिडेशन का काम कहाँ पे होता है और कहाँ-कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओरली मैं बता देता हूँ, इसका जो यूज़ होता है फॉर्म वैलिडेशन पे, उसका यूज़ 3 से 4 जगह पे होता है। तो मैं उसको लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे-कैसे होता है। सबसे पहला जो आपका इसका यूज़ होगा ना, वो होगा यूज़र नेम में, ठीक है? यूज़र नेम में होगा, उसके बाद ईमेल में होगा, ठीक है? पिन कोड हो गया, ठीक? तो इन सब जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि वो फ़ील्ड जो हमारी है वो ब्लैंक ना जाए, ठीक है? अब थोड़ा-सा फॉर्म वैलिडेशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारे पास क्या है यहाँ पे? ओपन करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है? अभी आप लोग को ये भी बताना किस तरह से एक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए आप नॉर्मल देख लो, मैं बाद में एक्शंस कैसे लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ कैसे परफ़ॉर्म होता है, वो बताऊँगा मैं आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे आते हैं वी-टी-यू-आई इंटरैक्शन में, नीचे आते हैं क्लियर टेक्स्ट फ़ील्ड। मतलब अब हमारे पास जो भी टेक्स्ट फ़ील्ड है ना, उस पे हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो इस पे हम लोग क्लियर करना है, इसको क्लियर करना है, ठीक है? तो इस पे हम क्लिक करके हम लोग एक्शन बनाएँगे कि भाई इस वाले बटन पे क्लिक हो तो ये फ़ील्ड दोनों क्लियर हो जानी चाहिए। इस पे आते हैं और मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है? सेव करता हूँ, तो वो क्लियर हो गया ना? यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है? सेव करूँ तो ये दोनों क्लियर हो गया क्योंकि हमने वहाँ पे एक्शन बना के रखा था कि इस टेक्स्ट फ़ील्ड को हमको क्लियर करना है। ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? क्लियर टेक्स्ट फ़ील्ड हो गया आपका। अब थोड़ा-सा नीचे आते हैं। क्लियर टेक्स्ट फ़ील्ड के बाद क्या है हमारे पास? स्कैन का हो गया है, ओके। क्लियर ऑल, सेलेक्ट ऑल, ये कब होता है? जब आपका चॉइस चिप्स या चेक बॉक्स हो वहाँ पे। तो चलिए उसको हम लोग परफ़ॉर्म कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने चेक बॉक्स रखा है एक, चेक बॉक्स, ठीक है? ये चेक बॉक्स हो गया आपका। ओके, चेक बॉक्स ये रहा आपका, ठीक है? इसको हमने रखा, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे पेज यूआई इंटरैक्शन में यहाँ पे आते हैं, उसके बाद चेक बॉक्स में आते हैं। ओके, स्कैन, कलर पिकर कहाँ गया ये? चॉइस चिप्स और चेक बॉक्स ग्रुप, ओके, ओके, सॉरी, सॉरी। ये चेक बॉक्स नहीं, चेक बॉक्स ग्रुप चाहिए इसको। ओके, चेक बॉक्स ग्रुप पे आते हैं, ये रहा चेक बॉक्स ग्रुप, ठीक है? इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब मान लो हमको इसको एक्शन परफ़ॉर्म करना है कि सभी जो चेक बॉक्स हैं वो फ़िल हो जानी चाहिए, मतलब सब चेक हो जानी चाहिए, ठीक है? तो चेक बॉक्स पे आते हैं, ठीक है? 1 मिनट यूआई इंटरैक्शन में नीचे आएँगे और यहाँ पे देखेंगे चेक बॉक्स हमारा होगा क्लियर ऑल और सेलेक्ट ऑल, ठीक है? तो यहाँ पे चूज़ मल्टीपल मल्टी सेलेक्ट विजेट, चेक बॉक्स 1, ठीक है? एक्शन टाइप क्या होगा? क्लियर ऑल या तो सेलेक्ट ऑल। पहले हम लोग करते हैं सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे क्लिक करते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये सब चेक बॉक्स हो गया, मतलब चेक हो गया। या तो एक तरह से आप ऐसे कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल हो गया, ठीक है? जैसे आप बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड में करते हो या तो बहुत सारे ऐसी जगह पे करते हो जहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। जैसे आप मान लो कोई ऐसा ऐप बना रहे हो जहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, तो आप सेलेक्ट ऑल करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमें इसमें फायरबेस कनेक्ट करना है, ठीक है? तो फायरबेस कैसे कनेक्ट करते हैं उस पे आते हैं। तो फायरबेस कनेक्ट करने के लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग में, ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप फायरबेस पे क्लिक करोगे। ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ पे पहले से फायरबेस लगा हुआ है तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है? आपके पास यहाँ पे पहले से नहीं लगा होगा क्योंकि अगर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फायरबेस आपका यहाँ पे लगा हो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर फायरबेस नहीं है तो डिलीट करेंगे उसको और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग क्रिएट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट, ठीक है? अब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया तो हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है, मतलब ऐसा नाम जिससे आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हो पाए। मतलब आप जो ऐप बना रहे हो उसके नाम से भी यहाँ पे आप प्रोजेक्ट दे सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं जैसे कि लर्निंग, यहाँ पे लिखता हूँ टीचिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लिक करके कंटिन्यू और यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपका गूगल एनालिटिक है उसको आपको ऑन करके रखना है। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आपके ऐप पे जो भी यूज़र आएगा या जितने भी यूज़र आएँगे वो सब काउंट होके दिखाएँगे वहाँ पे, ठीक है? अगर जो भी यूज़र आता है उसका आपको एनालिटिक भी दिखाएगा, मतलब यूज़र बिहेवियर हो गया, उसके बाद कौन सा यूज़र क्या क्लिक कर रहा है, कहाँ पे क्लिक कर रहा है, वो सारी चीज़ आपको दिखती रहेंगी।
देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमको अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस अकाउंट के अंदर आप इसको दिखाना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक बार फिर से अकाउंट का नाम डालना पड़ेगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ पे प्रीवियस अकाउंट चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट अकाउंट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू प्रॉपर्टी इन दिस अकाउंट। मतलब ये कह रहा है कि जैसे आप इस अकाउंट के अंदर हम एक नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं जिस प्रोजेक्ट के नाम से आपने क्रिएट किया है। तो अगर आप इस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली क्रिएट कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हो, या तो फिर आप किसी से कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देन क्लिक करता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे। अब क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया हमने तो थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट होने में। और जैसे क्रिएट होता है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया और आपका जो प्रोजेक्ट का एक डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इसे हमें कनेक्ट करना है अपने फायरबेस से। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो ये होगा कि हम प्रोजेक्ट सेटिंग में आएंगे और यहाँ यूजर्स परमिशन में हम लोग फ्लटर फ्लो का जो एक्सेस ईमेल होता है उसको डालेंगे। जैसे कि हमारा जो ईमेल है वो ये है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट है तो हमारे पास यहाँ पे पहले से डला हुआ है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट रोल करना है। जैसे आपको यहाँ पे देना होगा रोल एडिटर का, ठीक है। देन आप यहाँ पे ऐड मेंबर कर सकते हो। वैसे मेरे पास पहले से भी है तो फिर से ये दोबारा ऐड हो जाएगा। वैसे देखो ऐड हुआ नहीं है बट आप में हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पहले से अकाउंट रखा हुआ था, ठीक है। तो अब ये कनेक्ट हो गया आपको। अब उसके बाद आना है आपको जनरल वाले सेटिंग में, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट आईडी को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे करना है उसे पेस्ट, और पेस्ट करते ही आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। और जैसे कनेक्ट करो यहाँ पे आप सक्सेस हो जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट सही से कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे सक्सेस दिखा देगा, नहीं तो आपको एरर दिखा देगा वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्लिक करते हैं जनरेट कॉन्फ़िगर फाइल। अब जनरेट कॉन्फ़िगर फाइल किया, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये फाइल जनरेट करा रहा है ना, उसमें आपकी दो चीज़ें जनरेट करा रहा है। सबसे पहला होता है जो एंड्रॉयड कॉन्फ़िगर फाइल्स होती है, मतलब आपके फायरबेस को एक्सेस करने के लिए कुछ क्रेडेंशियल्स फायरबेस प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके आप उसे उनकी डाटाबेसेस को एक्सेस कर पाते हो। तो वो फाइल जनरेट करने के लिए ये चीज़ मांगता है। अब इसमें दो चीज़ आपको मिलती है। पहला है पैकेज नेम। पैकेज नेम का मतलब ये होता है कि जैसे हर ऐप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेजेस में आपका रोल नंबर अलग अलग होता है, राइट। तो वैसे ही ऐप के लिए भी पैकेज नेम होता है, जो पैकेज नेम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सभी ऐप्स को, ठीक है। तो इसमें क्या है, पैकेज नेम हमको एंटर करना जो कि यूनिक हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कॉम डॉट जोमेटो लिख दिए तो फिर वो तो जोमेटो को ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिक देना होता है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डोमेन नेम होता है ना उसी को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एसपी डॉट यहाँ पे लेता हूँ लर्न, ठीक है। मतलब हमारा डोमेन हो गया और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट का निक नेम। प्रोजेक्ट का निक नेम मतलब प्रोजेक्ट को किस नाम से आप बुलाना चाहते हो, मतलब किस नाम से निक नेम इतना से कैस कौन सा नाम देना चाहते हो प्रोजेक्ट का, बस और कुछ नहीं, कि आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये प्रोजेक्ट हमारा इस नाम से है, ठीक है। देन हम लोग करेंगे यहाँ पे जनरेट फाइल्स। अब इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिखा देगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं जो कि है हमारा ऑपरेशंस परफॉर्म करना। अब ऑपरेशंस में कई सारे टाइप के आते हैं, जैसे कि आपका क्रिएट करना, मतलब आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है फायरबेस के अंदर, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले हमें फायरबेस में जाके हमारा जो फायर स्टोर होता है उसको एक्टिव करना होता है। तो इस पे हम चलते हैं फायरबेस के अंदर। देन बिल्ड पे आते हैं। बिल्ड के बाद हम लोग आएंगे फायर स्टोर डाटाबेस पे, ठीक है। फायर स्टोर डाटाबेस पे आने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट फायरबेस या क्रिएट डाटा स्टोर का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, ठीक है। हम लोग आते हैं क्रिएट डाटाबेस पे। इस पे मैंने क्लिक किया। अब आपको ये पूछेगा कि आपका जो डाटाबेस है उसका लोकेशन क्या रखना है, ठीक है। और लोकेशन ज़्यादातर रिकमेंडेड लोकेशन होती है वो ये होती है कि जहाँ पे आपका यूज़र बेस ज़्यादा है वहीं पे आप डाटा रखो, ठीक है। जैसे हमारा हमारा अगर यूज़र बेस इंडिया का है तो हम अपना जो डाटा होगा वो एशिया साउथ दिल्ली में रखेंगे, ठीक है। या तो आप मुंबई में रख सकते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया का है तो दिल्ली में रख लो, साउथ इंडिया का है तो मुंबई में रख सकते हो आप। देन इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो मोड पूछेगा किस मोड में आपको स्टार्ट करना है, जैसे प्रोडक्शन मोड में या टेस्ट मोड में। प्रोडक्शन मोड में क्या होगा कि जो आपका सिक्योरिटी रूल्स होगा वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा। मतलब एक तरह से ऐसा है कि आपका जो ऑथराइज्ड यूज़र है सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, या तो यूज़र डॉक्यूमेंट में जिसका अकाउंट होगा वही एक्सेस कर सकता है। और इसमें जो टेस्ट मोड में होता है वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए आपका जो डाटाबेस है वो ओपन टू ऑल रहेगा, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन मोड से। वैसे अगर हम चाहें तो टेस्ट मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमको फायरबेस अपने फ्लटर फ्लो से फिर फायरबेस में सिक्योरिटी डिप्लॉय कर देंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रोडक्शन मोड से, ठीक है। देन क्रिएट कर देते हैं यहाँ से।
आप इसको चाहो तो आप फ्लटर फ्लो से आप सिक्योरिटी डिप्लॉय कर सकते हो, जिससे कि ये सारी चीज़ चेंज होती रहेंगी। ठीक है, इस पे आप जैसा भी आप डाटाबेस बनाओगे उस हिसाब से ये चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, आपका जो डाटाबेस का डैशबोर्ड था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फायरस्टोर का डाटा डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे जाएंगे अपने फायरस्टोर पे। अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेरा बना हुआ है यूजर्स का, तो ये होता नहीं है बेसिकली, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं और रेफर को भी हम लोग करते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, हमने डिलीट कर लिया। एक्चुअली हमारा पहले से बना हुआ था, जैसे कि आपको अगर आपने सीरीज फॉलो की होगी तो हम लोग शुरू से बनाते आए हैं, सब कुछ ना कुछ चीज़ें इस पे बनाते आ रहे हैं, तो उसी सब का डाटाबेस यहाँ पे रखा हुआ था। हमें यहाँ पे नया डाटाबेस बनाना, नया कलेक्शन बनाना, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं यूज़र, मतलब जो हमारा यूज़र कलेक्शन होगा उसके अंदर हमारे यूज़र का डाटाबेस आएगा, मतलब यूज़र का जितना भी डाटा होगा वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये बता देगा कि लग रहा है कि आप यूज़र फील्ड क्रिएट कर रहे हो, इसलिए आप अगर प्री डिफाइंड फील्ड्स ट्राई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग प्री डिफाइंड फील्ड यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ईमेल, डिस्प्ले नेम, फोटो, यूआरएल, यूआईडी, क्रिएटेड टाइम, फ़ोन नंबर, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ गया है। अब जो सबसे मेजर चीज़ है वो ये है कि इसमें अब तो हमने क्रिएट कर लिया, हमने कलेक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसमें क्रिएट कैसे करें, मतलब डाटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हम इसमें अपने ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड करें। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई यूज़र आ रहा है तो वेरीफाइड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन का सबसे मेन पर्पज़ यही होता है कि वो चेक कर पाए कि ऑथराइज़ है या नहीं है, और जो ऑथराइज़ होगा वही क्रिएट कर सकता है, वही रीड कर सकता है। वो सारी चीज़ जो होती है वो सिक्योरिटी रूल्स में डिफाइंड होती हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले सेटिंग पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स में आप यहाँ पे आपको कलेक्शन नेम मिलेगा, मतलब किस कलेक्शन के अंदर हमें किस लोगों को परमिशन देनी और कैसी परमिशन देनी। मतलब देखो, पहला चीज़ मैं बताता हूँ, कलेक्शन का नेम आपको दिख गया कि किस कलेक्शन है, मतलब कौन सा कलेक्शन है आपका। देन क्रिएट, मतलब क्रिएट का जो परमिशन है वो किसको देना है, एवरीवन को देना है या ऑथेंटिकेटेड यूज़र को देना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑथेंटिकेटेड यूज़र पे। ठीक है, मतलब जो साइन अप होंगे या लॉगिन होंगे वही सब क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही हमको रीड का भी करना है, राइट का करना है, डिलीट का करना है। इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि अनऑथराइज्ड यूज़र इसमें क्रिएट नहीं कर सकता, अनऑथराइज्ड यूज़र इसमें राइट नहीं कर सकता। ठीक है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें डाटा लीक का जो डाटा लीक का इश्यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक, देन हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ऑथ, हाँ यहाँ पे भी ऑथ कर लेते हैं और डिलीट भी ऑथ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं डिप्लॉय। अभी आपको चेंजेस दिखाएगा कि आप जो आपने फाइरस्टोर में चेंजेस रखे थे वो ये चेंजेस से कितना ज़्यादा डिफर करते हैं। जैसे कि हमारा जो बिफोर था, मतलब जो इससे पहले हमारा रूल्स था वो इस टाइप में था। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं थे, जैसा कि हमने प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट किया था वही सेम रूल्स यहाँ पे अप्लाइड हुए थे। अब जो डिफरेंस आया वो ये आया कि ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। अब उसके बाद कैसा होगा वो ऐसा दिखेगा। देन वो करेंगे यहाँ पे डिप्लॉय नाउ। ठीक है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, देखो ये डिप्लॉयड हो चुका है। अब सेकंड चीज़ हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे। ऑथेंटिकेशन ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐप सेटिंग के अंदर आते हैं, देन ऐड करते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और इसको कर लेंगे इनेबल। अब इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देंगे, वो मैं एक-एक करके बताता हूँ क्या ऑप्शंस हैं ये। पहला है ऑथेंटिकेशन टाइप, मतलब आपको ऐप के अंदर किस टाइप का ऑथेंटिकेशन चाहिए, फायरबेस से चाहिए या तो फिर आपको सुपरबेस से चाहिए या कस्टम ऑथ चाहिए। कस्टम में आपका एपीआई कीज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और देन आपका सुपरबेस आता है, अगर आप सुपरबेस एज ए बैकएंड कनेक्ट कर रहे हो तो सुपरबेस में ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फायरबेस। अब जो फायरबेस जो नेटिव है, मतलब एक तरह से अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं फायरबेस को। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ पूछेगा, एंट्री पेज और लॉग्ड इन पेज। एंट्री पेज का मतलब जब आपके यूज़र पहली बार आपके ऐप पे आ रहे हैं तो वो कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपका यूज़र पहली बार आपके ऐप पे आ रहा है वो हमारे ऐप पे सबसे पहले लॉगिन या साइन अप पेज पे जाएगा। ठीक है, और सेकेंड चीज़ है हमारा लॉग्ड इन पेज, मतलब जब आपका यूज़र लॉगिन है, साइन अप है, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, तो उसका वो जो यूज़र होगा उस पेज पे जाएगा जहाँ पे हम लोगों ने अपना होम पेज बनाया होगा या डैशबोर्ड का बनाया होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे यूज़र को हमको कंटेंट दिखाना है। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पेज है वो कौन कौन सा है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ये 5-6 चीज़ें बनी हुई हैं, कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। चैट एआई स्क्रीन है, ओके, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको डिलीट करते हैं, मिस करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया ऑथ पेज, मान लो इसको हम लिखते हैं ऑथ, और ये हो गया हमारा होम पेज। ठीक है, ये दो पेजेस हो गए हमारे, ऑथ पेज और हो गया सेकंड होम पेज। अब इस पर क्लिक करते हैं, देन हमारा जो एंट्री पेज होगा वो ऑथ पेज होगा जहाँ पे हम लोग साइन इन का मेथड यूज़ करेंगे, और सेकंड होगा हमारा लॉग्ड इन पेज, मतलब जहाँ पे यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, साइन अप है, वो इस पेज पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब देखो हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग एक बार एरर चेक कर लेते हैं, एरर क्या आ रहा है। पेज नेम ऑथ इज़ नॉट अलाउड। ओके, हम लोग पेज नेम ऑथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसको हम लोग कर लेते हैं ऑथ एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये एंट्री पेज है एक तरह से, एंट्री पेज है हमारा। और सेकंड क्या, कस्टम फंक्शंस कुछ लगे होंगे तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, कोई बात नहीं, डिलीट कर देते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में सीखेंगे। तो हम लोग फिर से वापस आते हैं ऑथ एंट्री में। तो हमें यहाँ पे सिंगल ऑथ लगाना है, मतलब एक सिंगल ऑथेंटिकेशन लगाया है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपना सिंपल सा एनोनिमस ऑथ, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग को आईडी साइन नहीं करना है, हम लोग को नॉर्मल सा ऑथ यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं साइन एनोनिमस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक्शन बनाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्शन डिफाइन करेंगे ऑथ करने का, ठीक है। करना कि हमें लॉगिन करना है, और प्रोवाइडर क्या होगा, एनोनिमस होगा, मतलब कोई भी इसको क्रिएट कर सकता है, मतलब कोई भी यूज़र आके हमारा इस पे एनोनिमस क्लिक करके लॉगिन हो सकता है। उसको ईमेल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे कोई ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा चीज़ का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, क्रिएट यूज़र डॉक्यूमेंट, मतलब आप अगर चाहते हो कि जैसे यूज़र साइन करे या लॉगिन करे अपने आप उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब ये पूछे कलेक्शन कौन सा रखना है, तो हम यहाँ पे यूज़र्स रखते हैं, ठीक है। यूज़र कलेक्शन हमारा यहाँ पे आ गया है, तो जिसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे यूज़र कलेक्शन भी हमारा बना हुआ था। देन आता है आपको नेविगेट ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हो कि आपका यूज़र लॉगिन कर लिया है या साइन अप कर लिया और वो ऑटोमेटिक होम पेज पे चला जाए, तो इसको आपको ऑन रखना पड़ेगा। या अगर आप किसी और पेज पे जैसे टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे मूव कराना चाहते हो या तो फिर अपडेटेड प्रोफाइल पे मूव कराना चाहते हो, तो आप इसको ऑफ करके रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं अपने मेन चीज़ पे, जो चीज़ सीखने के लिए हम इस वीडियो में आए थे, जो कि है हमारा CRUD ऑपरेशन, मतलब क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, होम पे आते हैं, ठीक है। होम पे हम लोग एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं इसमें अपने विजेट चूज़ करते हैं और यहाँ पे कॉलम रख लेते हैं, ठीक है। कॉलम रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देंगे पैडिंग, मतलब सभी साइड से अराउंड 10 की या 20 की आप पैडिंग दे सकते हो। देन यहाँ पे रखेंगे रो, और रो के अंदर हम लोग रखेंगे टेक्स्ट फील्ड। ये टेक्स्ट फील्ड हो गया, इसको इसमें रखते हैं और नीचे आते हैं। देन ये हमारा होगा डेंस, ठीक है। डेंस को हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको और डिज़ाइन कर लेते हैं, लाइक फिल कलर जो हमारा होगा उसको हम प्राइमरी बैकग्राउंड कर लेते हैं, जिससे कि हमें दिखेगा कि हमें कहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे मैं बटन चूज़ कर लेता हूँ, बटन को यहाँ पे रख देता हूँ और थोड़ा सा आइटम स्पेस कर लूँगा इन दोनों के बीच में अराउंड 20 का, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट, मतलब हम लोग यहाँ पे क्रिएट वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जिस जो मैंने आपको CRUD ऑपरेशन बताया था उसका पहला मेथड है जो क्रिएट है, मतलब एक तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डाटाबेस के अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। मतलब वो यहाँ पे डाटाबेस जो हमारा है वो यहाँ पे आके क्रिएट होगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें इसको लिंक करना है अपने कलेक्शन से, मतलब किस कलेक्शन के अंदर हमें इसे क्रिएट करना है। तो एक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट। अब आपको यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो जानना होता है वो ये है कि यहाँ पे किस कलेक्शन के अंदर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक कलेक्शन है जो कि है यूज़र का कलेक्शन, ठीक है। अब अगर मान लो मैं फूड का कुछ कलेक्शन बनाता हूँ जहाँ पे मुझे फूड का डाटा स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फूड, ठीक। फूड लिखेंगे यहाँ पे और इसको हम लोग करते हैं क्रिएट। देन यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, लिखेंगे इसको फूड नेम, ठीक है। देन स्ट्रिंग होगा ये, और इस पर हम लोग क्लिक करके करेंगे सेव, मतलब यहाँ पे हम लोग को फूड नेम दिखाना है तो हम लोग फूड नेम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग को फिर से एक्शन बनाना होगा फूड के अंदर, ठीक। अब एक चीज़ आप ध्यान रखोगे यहाँ पे कि जब भी हम लोग कोई नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं ना, तो हमारा जो सिक्योरिटी रूल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट नहीं होता। तो हमको फिर से वापस आना पड़ेगा इसमें और इस पे क्लिक करके हमें सिक्योरिटी रूल्स अपडेट करने पड़ेंगे। मतलब जो मैंने सिक्योरिटी रूल्स आपको बताए थे यूज़र वाले में, ऐसा सेम सिक्योरिटी रूल होगा आपका फूड वाले में। मतलब इस वाले कलेक्शन को कौन क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रिएट पे, तो हम लोग का ऑथ यूज़र होगा और सब में हम लोग ज़्यादातर ऑथ यूज़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑथ यूज़र हो गया। और जो बाकी सारे इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका नो वन, मतलब कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी इसकी इस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। देन ले लेते हैं हम लोग टैग्ड यूज़र, मतलब सिर्फ वही लोग इसके अंदर इस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारा टैग होंगे, ठीक है। मतलब जो इस कलेक्शन के अंदर टैग किए रहेंगे। मतलब दो यूज़र हैं, अगर यूज़र ए टैग किया हुआ है, मतलब यूज़र ए का यूज़र आईडी इस कलेक्शन से मैच कर रहा है तभी वो कर सकता है, नहीं तो और नहीं कर सकता कोई, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे फॉलोवर्स फॉलो वाले कलेक्शन के अंदर या तो कोई मैसेजेस के कलेक्शन के अंदर करते हैं, तो वो सारा चीज़ है ये, ठीक है। देन हम यहाँ पे ऑथ पे आते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं डिप्लॉय। और जैसे ही आप डिप्लॉय करोगे इसमें आपको डिफरेंसेस दिखेंगे कि मतलब पहले कैसा आपका सिक्योरिटी रूल था और बाद में कैसा सिक्योरिटी रूल है, ठीक है।
देन यहाँ पे करते हैं हम लोग डिप्लॉय, थोड़ा सा टाइम लगेगा डिप्लॉय होने में। और यहाँ पे आप जैसे ऊपर में देख पा रहे हो डिलीट यूज़र रेफरेंसेस, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई यूज़र डिलीट करते हो तो साथ साथ में जहाँ पे उसका डाटा कनेक्टेड है, मतलब जिस भी कलेक्शन में वो डाटा कनेक्टेड है या जिस भी कलेक्शन में उस यूज़र का रेफरेंस है या वो यूज़र आईडी कनेक्टेड है, वहाँ से उसका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमें इस पर नहीं जाना है, हम नॉर्मल सा चीज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइल सिक्योरिटी रूल्स डिप्लॉय। अगर आपको चेक करना है कि सेम चीज़ डिप्लॉय है या नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और रूल्स में जाके चेक करोगे तो वो आपको सेम मिलेगा। मतलब आप एक बार इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ जो है आपकी वो सेम मिलेगी, ठीक। अभी का डिप्लॉय हुआ है 10:47 PM पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे बना लिया, अब हमको यहाँ पे फील्ड ऐड करनी है। हमने यहाँ पे कलेक्शन चूज़ किया, अब फील्ड ऐड करते हैं। तो फील्ड ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि कौन सी फील्ड को आपको मतलब क्रिएट करना है। तो हम लोग को फूड नेम क्रिएट करना है, ठीक है। और अगर आपके पास कई सारी फील्ड्स हैं तो और सारी फील्ड यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे मैं एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फूड कैटेगरी, और ये आपका होगा स्ट्रिंग, ठीक है। फूड कैटेगरी हो गया ये आपका, और यहाँ पे आप चूज़ करोगे तो ये हो जाएगा फूड कैटेगरी, ठीक है। फ्रॉम स्पेसिफिक वैल्यू कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट को वैल्यू देनी है तो स्पेसिफिक वैल्यू कर सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि यूज़र जो इनपुट करे वो देना, तो आप यहाँ पे फ्रॉम वेरिएबल करके आपको जहाँ पे यूज़र इनपुट कर रहा है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर अगर यूज़र इनपुट कर रहा है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको कन्फर्म करना है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फूड कैटेगरी पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिंपल सा जा रहे हैं अभी फूड नेम के ऊपर। तो यहाँ पे फ्रॉम वेरिएबल करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा जो एक्शन था क्रिएट करने का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक बार हम इसको टेस्ट मोड में रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग इसके रन मोड में आ चुके हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करके साइनिंग एनोनिमस करता हूँ, ठीक है। अब ये एरर दिखा रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है, एक बार हम लोग फिर से वापस चलते हैं और ऑथेंटिकेशन वाले मेथड पे आते हैं ज़रा, और देखते हैं कि जो हमने ऑथेंटिकेशन ऐड किया है वो इनेबल है या नहीं है। तो देखो आपने यहाँ पे देखा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड इनेबल नहीं किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा कि हमें मेथड्स चूज़ करना होगा जिससे हमें साइन इन कराना है या साइन अप कराना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे मेथड्स मिलेंगे, बट अभी के लिए हम एनोनिमस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं इनेबल और कर लेते हैं सेव, ठीक है। सेव हो गया। अब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे साइन इन एनोनिमस पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉगिन। अब लॉगिन होने के बाद हमको यहाँ पे लिखना है, मान लो वो लिखते हैं हाय और क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। एक बार हम वापस आते हैं फाइल स्टोर डाटाबेस के अंदर और चेक करते हैं कि हमारा जो कलेक्शन है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो आपका ये क्रिएट हो गया, ठीक। और जब ये क्रिएट हो गया, मान लो यहाँ पे मैं चीज़ और लिख देता हूँ श्रेयांश, या तो मैं ऐसा लिखता हूँ वी हैव क्रिएटेड अ कोर्स ऑन यूडेमी, ठीक है। यहाँ पे किया मैंने और ये देखो आपका क्रिएट हो गया, ठीक। तो पहला जो चीज़ था हमारा क्रिएट का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आना है रीड पे, मतलब आपका डाटा को क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब हमें उसी डाटा को रीड करना है, मतलब हम लोग उसी डाटा को हम लोग को रिट्राइव करके दिखाना है यूज़र को। तो वो कैसे करेंगे, तो आप चाहो तो इसी पेज के अंदर कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो हम लोग चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे और एक कॉलम ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट ऑफ डाटा है। तो कॉलम ले लेंगे और थोड़ा-सा आइटम स्पेस दे देते हैं और इसमें आके हम लोग यहाँ पे क्लिक करके बैकएंड क्वेरी ऐड करेंगे। जब भी हमें डाटा कोई रीड करना होता है तो हम लोग बैकएंड क्वेरी ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐड क्वेरी करेंगे और करेंगे क्या, क्वेरी कलेक्शन, मतलब हम लोग एक कलेक्शन को क्वेरी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें डाटा रिट्राइव हो रहा है, ठीक है। मतलब एक कलेक्शन हमारे पास, हम उससे पूछ रहे हैं कि जितना भी हमारे पास डाटा है वो हमें दे दो वापस, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्वेरी कलेक्शन करते हैं। यहाँ पे तो क्वेरी कलेक्शन करते हैं और उसके बाद हम लोग कलेक्शन किसका कलेक्शन को क्वेरी करना है, फूड को। इस पे क्लिक करता हूँ और क्वेरी टाइप क्या होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब हमें जितना भी डॉक्यूमेंट उस कलेक्शन के अंदर सेव है उसको हमें रिट्राइव करना है, उसको हमें लेना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं, मतलब आपको अगर फिल्टर लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। पहले हम लोग एक नॉर्मल सा देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड क्वेरी, देन हमें क्वेरी कलेक्शन करना था। उसके बाद हमें कलेक्शन चूज़ करना था कि जिससे हमें क्वेरी करना है। तो हम लोग करते हैं फूड, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते हो आप, सिंगल डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो अगर सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। और जो पहला जो डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा ना वो हमेशा फर्स्ट होगा, मतलब जो आपका इस सीक्वेंस में है ना, तो जो पहला डॉक्यूमेंट है ये वाला जो है वो दिखेगा हमेशा, दूसरा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंगल की जगह पे आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कर दो। देन यहाँ पे करते हैं हम लोग कन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म करते हैं और यहाँ पे रखते हैं टेक्स्ट। अब इसको आपको लिंक करना है जो डाटा इस लिस्ट में आ रहा है। तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे, इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम लोग सेट फ्रॉम वेरिएबल, ठीक है। और ये हमारा जो फूड का कलेक्शन था उस पर क्लिक करेंगे और ले लेंगे हम लोग फूड नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, नीचे आएंगे आइटम स्पेस करेंगे 20 का, ठीक है। अब सेव करेंगे, वापस हम लोग आते हैं अपने
इंस्टेंट रिलोड करते हैं, ये देखो जो आपने दोनों डाटा क्रिएट किया था वो यहाँ पे दिख गया है। ठीक, ये तो नॉर्मल हो गया रीड करने का। अगर आपको इसमें फ़िल्टर लगाना है तो वो भी देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं 2 हाय लिख देता हूँ, ठीक है? या तो 3, 4, 5, ठीक? अब यहाँ पे लिख देता हूँ नाम श्रेयांश, ठीक है? अब यहाँ पे काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो सिर्फ़ हाय नाम से है, ठीक है? सिर्फ़ उसको हमको अगर रिट्राइव करना है तो यहाँ पे आएँगे और फ़िल्टर लगाएँगे। अब फ़िल्टर कैसे लगेगा कि हमको कलेक्शन का फ़ील्ड नेम लेना पड़ेगा, मतलब किसके ऊपर हमें फ़िल्टर लगाना है उसको देखने के लिए हम लोग को उसका नाम चूज़ करना होगा, ठीक है? अब मान लो हमने नाम चूज़ किया फूड नेम, ठीक? अब इक्वल टू में देखेंगे कि इक्वल टू मतलब उससे मैच करता हो, तो किससे मैच कराना है हमें? हाय से, ठीक है? कन्फर्म कर लेते हैं और एक बार हम फिर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, मतलब जो भी हाय से होगा वो हमको डाटा यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हमने क्या किया इक्वल टू लगाया हुआ है, ठीक है? मतलब हाय वर्ड अगर डॉक्यूमेंट में दिए गए हाय वर्ड से मैच कर रहा है तो वो सिर्फ हमें यहाँ पे दिखाएगा। देखो हमारे पास सिर्फ हाय दिखा रहा है, ठीक है? समझ में आया आपको? और जैसे यहाँ पे देखो हाय है, यहाँ पे भी श्रेयांश लिखा हुआ है, यहाँ पे श्रेयांश है, श्रेयांश लिखा हुआ है, हाय लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे जो चीज़ है ना, आपको एक चीज़ ध्यान देखना है, यहाँ पे जो आपने हाय लिखा है वो है कैपिटल लेटर से। अगर आप यहाँ पे डबल फिर से कैपिटल लेटर से देते हो तो दोबारा दिख जाएगा, लेकिन अगर आप इसी सेम चीज़ को हाय स्मॉल में लिखते हो तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इक्वल टू लगा हुआ है। इक्वल टू से होता क्या है कि जो आपका लेटर होता है ना, उसको लेटर वाइज़ मैच करता है। अगर वो इक्वल टू में कोई कैपिटल में है, कोई स्मॉल में है, तो वो मैच नहीं करेगा, ठीक है? तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इक्वल टू लगाओ और अगर टेक्स्ट के अंदर लगा रहे हो तो आपका जो कैपिटल लेटर है और जो स्मॉल लेटर है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? अब ये तो आपका हो गया इक्वल टू का। अगर यहाँ पे करता हूँ नॉट इक्वल टू, ठीक है? नॉट इक्वल टू करता हूँ किससे? हाई से। यहाँ पे कन्फर्म करते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर फिर से इंस्टेंट रिलोड करते हैं, तो फिर देखना आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ठीक? मतलब जो आपका ये वाला था हाई, ये आपका नहीं दिखेगा क्योंकि हमने फ़िल्टर लगा दिया है और फ़िल्टर लगाने की वजह से ये यहाँ से हट गया है, नॉट इक्वल टू है, मतलब जो उससे मैच नहीं करेगा वही सिर्फ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? तो ये हो गया हमारा रीड करने का मेथड। अब अगर हमें अपडेट करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है? हमने इधर रिट्राइव कर लिया, अब हमें मान लो इसको अपडेट करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कोई एक वर्ड लिख देता हूँ, या तो आपने यूआई डिज़ाइन करना और विजेट्स के बारे में जान जान लिया पहले वाली वीडियोज़ में, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि एक मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है? डुप्लीकेट किया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा ये रो है उसके अंदर हम बैकएंड क्वेरी लगाते हैं, ठीक है? फूड आइटम से और सिंगल डॉक्यूमेंट का लगाते हैं, ठीक? और कंफर्म करते हैं इसको, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पे दिखा देना है फूड नेम में, ठीक? मतलब हमारी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है, मतलब आपको अब अपडेट का मेथड दिखाना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अपडेट डॉक्यूमेंट, ठीक है? मतलब जो डॉक्यूमेंट होगा उसे ये अपडेट करेगा, ठीक? यहाँ तो समझ में आया आपको? अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे जो हमारा कॉलम था उसी को रखते हैं हम लोग, वापस से हम लोग जैसे आपको बताया था लिस्ट, डायनेमिक लिस्ट जनरेट करना, उसमें आते हैं, मतलब एक तरह से क्वेरी कलेक्शन करना। डायनेमिक लिस्ट अलग होता है, क्वेरी कलेक्शन अलग होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेरी कलेक्शन करते हैं और फूड दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग करते हैं कन्फर्म करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट रखते हैं हम लोग और इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे होगा फूड नेम और कॉलम होगा यहाँ से, आइटम स्पेस करते हैं 20 का, ठीक? और अब हमें यहाँ पे अपडेट का एक्शन बनाना है। मैंने इसको इसलिए रखा है कि जैसे जो भी यहाँ पे आएगा ना, मैं जब उसको अपडेट करूँगा तो आपको यहाँ पे वो रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपडेट डॉक्यूमेंट का एक्शन बनाता हूँ, तो अपडेट डॉक्यूमेंट जब सेम है, आपको एक्शन पे आना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है अपडेट डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब ये पूछेगा किस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, तो इस डॉक्यूमेंट को करना है जो कि हमारा कलेक्शन है, मतलब इस वाले डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है जो आपने अभी लगाया है उसको, जिसको आपने रैप किया है, मतलब जिसको आपने क्वेरी कलेक्शन किया उसी को आपको अपडेट करना है, ठीक है? और ये तभी मिलेगा जब आपका जो बटन है, मतलब जिस पे आप एक्शन बना रहे हो, वो उस क्वेरी कलेक्शन के अंदर में हो। मतलब आपने अगर कॉलम पे क्वेरी लगाया है और आपने बटन को बाहर रखा है तो फिर आप वो एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है और ऐड फील्ड करना है, मतलब किस फील्ड को आपको अपडेट करना है। तो फूड नेम को अपडेट करना है, कहाँ से अपडेट करना है, इस वाले टेक्स्ट से अपडेट करना है हमें, ठीक है? ये हो गया, कैंसिल करते हैं इसको और यहाँ पे आते हैं, फिर से सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे करते हैं इंस्टेंट रिलोड। ये देखो हमारे पास सबसे पहले आया है हाय, क्योंकि आपका ये पहले में है। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ श्रेयांश इज़ अ बॉय, ठीक है? अपडेट करता हूँ, ये देखो आपका चेंज हो गया। अगर मैं फिर कुछ और लिखता हूँ द या इज़ एम आर, ये इज़ एम आर हो गया, ठीक है? मतलब एक तरह से ये आपका अपडेट वाला एक्शन हो गया, जो कि आपके डाटाबेस के अंदर भी अपडेट हो रहा है। अगर मैं इसको अगर यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ ना और यहाँ पे लिख के आपको दिखाऊँ, ऐसे 1 मिनट, इसको बहुत जल्दी-जल्दी चेंजेस हो रहा है ना, तो फिर आपको तुरंत दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको दिखता है वो चीज़, ठीक है?
कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग थोड़ा-सा आगे आते हैं। हमारा हो गया क्रिएट का, अब आपने रीड भी कर लिया और डिलीट का बनाते हैं। तो ठीक है, डिलीट का कैसे बनाना है, यहाँ पे आएँगे और जैसा कि आपको डिज़ाइन में पता है कि इसमें इसको रैप करेंगे रो के अंदर, क्योंकि हमको यहाँ पे एक बटन रखना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं बटन, ठीक? और इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा स्ट्रेच। यहाँ पे क्लिक करके करेंगे डिलीट, DELET, डिलीट हो जाएगा हमारा और इसके अंदर हम लोग लगाएँगे एक्शन। कौन सा एक्शन लगाना है हमें? डिलीट का एक्शन लगाना है, ठीक है? DELET, ठीक? डिलीट डॉक्यूमेंट का मतलब हमें यहाँ पूछेगा कि किस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, तो हम लोग यहाँ पे आके फूड डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा किस रेफरेंस को डिलीट करना है, मतलब जो फूड कलेक्शन है उसके अंदर तो कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है? ये कह रहा है कि आप किस डॉक्यूमेंट आईडी वाले डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, मतलब जैसे मान लो हमारे पास ए है, बी है, सी है, तो हम लोग चाह रहे हैं ए को डिलीट करना है, तो वो सेम चीज़ पूछ रहा है कि किस रेफरेंस को डिलीट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फूड रेफरेंस, ठीक? कन्फर्म करते हैं, ठीक है? बस इतना छोटा सा एक्शन है। अब इसको हम लोग फिर से रीलोड करते हैं और हमारा डिलीट का जो एक्शन होगा वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक? ये हम अगर डिलीट करते हैं यहाँ पे डिलीट देखो, आपका जो डिलीट का एक्शन है परफॉर्म हो रहा है और यहाँ से भी देखोगे आपका डॉक्यूमेंट डिलीट होते चला जा रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखो आपका डिलीट हो गया और मैं इसको तीनों डिलीट कर दूँ अगर, तो ये डिलीट हो गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जैसे मैंने डिलीट किया है आपका दोनों चीज़ गायब हो गया है। क्यों गायब हुआ है कि हमने वहाँ पे एक सेटिंग चूज़ की थी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सेटिंग क्या चूज़ की थी, हाइड विज़िट इफ़ नो मैच, मतलब ये अपने आप हाइड कर देगा अगर कोई मैच नहीं है इसके पास, मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो। सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है आपका, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है नहीं तो अपने आप ये हट जाएगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैं किसी सब्सक्राइबर का नाम लिखता हूँ जो भी मुझे याद है, जैसे सोनू हो गया, ठीक है? ठीक, ये देखो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, इनिशियल फ़ील्ड में था वो इसलिए, ठीक है? और मैं अगर यहाँ पे अपडेट करना चाहूँ सोनू को, मैं करना चाहूँ श्रेयांश, तो देखो क्या दिखाता है आपको, ये देखो श्रेयांश हो गया। अब मैं सोनू श्रेया लिख लूँ अगर यहाँ पे क्लियर करूँ और फिर भी मैं अगर यहाँ पे चेंज करूँगा तो हमको पहला वाला ही चेंज करेगा, दूसरा चेंज नहीं करेगा, ठीक है? और डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट होता चला जाएगा, ठीक? तो आप एक ही पेज के अंदर समझ गए किस तरह से आपको रीड कराना है, किस तरह से डिलीट करना है और किस तरह से आपको अपडेट करना है, ठीक है? तो जो ये हमारा ट्यूटोरियल है बिगिनर्स का, उसको आज हम लोग यहीं एंड करते हैं और जो सीरीज़ है उसको भी एंड करते हैं और जो इसके बाद वाली जो सीरीज़ आएगी वो होगी हमारी इंटरमीडिएट लेवल की, जहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ऐप बनाएंगे और यूआई बनाएंगे उसका, देन हम लोग सीखेंगे उसे। और आप लोग परेशान मत होना, अब देखो वीडियोज़ आती रहेंगी टाइम से। मैं बहुत बाहर से बोल रहा हूँ बट अब सीरियसली वीडियोज़ आती रहेंगी टाइम से। चलिए आज के बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।